सो गाइज वी आर लाइव। क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप तक क्लियरली आ रहा है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फर्स्ट सो दैट वी कैन स्टार्ट ऑफ विद टुडेज सेशन। ऑडियो वीडियो ठीक ठाक आ रहा है? सो गाइज वी आर ऑडियो वीडियो सीम्स ओके। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, so hello everybody and welcome to this special marathon for CA final direct taxes and international taxation। सर क्या है मैराथन में एग्जैक्टली क्या कवर करने वाले हैं? लेट मी ब्रीफ यू आउट। सी पूरे इनकम टैक्स को होलिस्टिकली मैंने ना 3 पार्ट्स में बांट दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंटरनेशनल टैक्सेशन, उसका अलग से एक मैराथन कर लिया विच वाज अबाउट 7 आवर्स। पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमने उसमें कवर कर रखा है। सेकेंड मैराथन वी टुक फॉर was स्मॉल टॉपिक्स। सर जितने भी बी कैटेगरी सी कैटेगरी टॉपिक्स है सर, जैसे क्लबिंग हो गया, सेट ऑफ हो गया, वी हैड मिसलेनियस प्रोविजंस, टैक्स ऑडिट, डिडक्शन, सर ऑल द स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स वी टुक टुगेदर एंड उसको ना हमने एक अलग से 4.5 घंटे 5 घंटे के मैराथन में कर लिया। कुल मिला के सर हमने टाइम दिया 12 घंटे का, जिसमें हमने लगभग 55 मार्क्स का कवरेज कवर कर लिया, 60 मार्क्स का भी कवरेज कर लिया होगा। सर आज जितना भी रिमेनिंग टॉपिक्स है ना सर, like capital gain, like PGBP, like assessment of various entities, like assessment procedure, like trust taxation, like TDS, and sir at last penalties, सर जो कि क्रीम एरियाज है जिनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको पता है, और आएगा तो कॉम्प्लेक्स आएगा और इसको कवर करने में टाइम भी बहुत लगता है। तो सर इसको कैसे कवर किया जाए आज इस मैराथन में, कम से कम टाइम में उस सारे चैप्टर्स के की कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई फालतू बात नहीं, कोई बकवास बात नहीं, सिर्फ टू द पॉइंट की बातें। So with that, I welcome you all to this marathon. We have with us Tushar Parmar. Hello, Tushar. Shivani with us. Okay, Kanika. Good morning, sir. Radhe, 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 Kanika. We have with us Vamshi. We have Kirti. We have Shubham. We have Ganesh. We have Prince. We have Shraddha. We have Lokesh. Hello, everybody, and welcome. देखो तुम लोग मैराथन पे आते हो तो बढ़िया लाइक भी करते रहा करो, एंड आई नो एग्जाम के काफी पास में है, तो थिंग्स आर टू बी बिट थोड़ी सी क्या वो एंशियस, थोड़ी सी एंजाइटी बिल्ड होती है। तो याद रखो सर, आपका मैराथन सिर्फ इसलिए नहीं कि आप कंसेप्ट पढ़ लो, सर दिस मैराथन इज ऑल्सो टू रिलीव योर एंजाइटी। आप जिस चीज से परेशान होते हो ना सर, उस परेशानी को दूर करने के लिए आप इस मैराथन में आओ, एक आध घंटा बैठ जाओ और उसके बाद चले जाओ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। मन नहीं कर रहा तो भी मैराथन देख लो सर, उसके बाद थोड़ा सा भी कुछ पढ़ने का मन कर जाए, वापस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लो, बस आओ बातें करके चले जाओ सर। दैट इज ऑल्सो द पर्पस ऑफ दिस मैराथन इज। बाकी सर जो लास्ट डे एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हैं उनके लिए टू द पॉइंट बातें करनी होंगी। सो हियर वी स्टार्ट। ठीक है सर, ओके ओके, हेलो 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 सबको, वेरी 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 वार्म वेलकम, वेरी वेल गुड मॉर्निंग। सीधे शुरू करते हैं सर, सबसे पहले चैप्टर से बेसिक्स टैक्स रेट्स, जनरल टैक्स रेट्स एंड स्पेशल टैक्स रेट्स। सर इसमें क्या पढ़ने जैसा है, देखो बेसिक बेसिक टैक्स रेट ये सब आप नहीं पढ़ोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा, यू ऑलरेडी नो दीज थिंग्स। सर ये आपसे पूछने नहीं वाला, बेसिक टैक्स रेट्स ओल्ड टैक्स रेजिम में आपसे आज की डेट में कोई पूछता नहीं है। उसके अलावा सर पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट यू ऑलरेडी नो सर, इन सब में आपको स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है एग्जाम के एक दिन पहले। सर स्ट्रेस देना चाहिए ऑन 115 एवरी स्टूडेंट शुड स्ट्रेच ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज पता नहीं क्यों ना 115 BAA का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है अब यहाँ पे। तो 115 BAA क्या बोलता है सर, अगर आप कोई भी डोमेस्टिक कंपनी हो तो भैया आपको एक स्पेशल टैक्स रेट का बेनिफिट देते हैं विच इज 22%। सर अगर होलिस्टिकली बोलूं तो 22% टैक्स रेट रहता है सर, 10% सरचार्ज लग रहता है, प्लस 4% एजुकेशन सेस रहता है। सर कोई भी इनकम जो कि 30% या 25% से टैक्सेबल थी सर, अब उन सारी इनकम्स पे सर 22% लगेगा। सर बिजनेस इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो कंपनी के हाथ में, सर आईएफओएस की इनकम हो कंपनी के हाथ में, सब पे 22% टैक्स लग जाएगा। सर अगर कोई स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम हो जैसे कैपिटल गेन वाली इनकम, सर कोई ऐसी इनकम हो जैसे हमारी लॉटरी वाली इनकम, सर इन सारी इनकम के रिस्पेक्टिव सेक्शन में टैक्स लगेगा 30% एज द केस में भी, 12% एज द केस में भी, जो भी रिस्पेक्टिव सेक्शन कहते हैं वैसे लगा दो। लेकिन जो बाकी नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल है उस पर 22% टैक्स लगा दो, प्लस 10% सरचार्ज। सर ध्यान देना, इवन 1 रुपए की भी इनकम होगी
फॉर अ कंपनी ऑप्टिंग फॉर 115 BAA 1 रुपए की भी इनकम होगी ना, तो यू हैव टू ऐड 10% सरचार्ज टू इट बाय डिफॉल्ट। आपको ऐड करना ही करना है, इसको भूलने का नहीं अपने को। सर इससे ज्यादा क्या 115 BAA में ध्यान देना है सर? इससे ज्यादा कुछ भी आपको ध्यान देने की BAA में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर वी आर वेरी मच अवेयर। सर 115 BAB क्या इसमें ध्यान देने वाली चीज है? देखो 115 BAB इज वेरी लेस लाइकली टू आस्क, ठीक है? क्योंकि होता क्या है ना, 115 BAB का सबसे खास बात क्या है सर? अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर एंड कमेंस कर लेती है अपने ऑपरेशंस बिफोर 31 मार्च 2024, यानी पिछले साल की बात हो गई। अगर कोई पिछले साल अगर चालू करती है तो भैया इसका क्वेश्चन इस बार आपसे पूछे, देयर इज वेरी लेस लाइकली चांस सर पूछे आपसे। फिर भी अगर आपसे पूछता है तो यू मस्ट बी अवेयर कि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग इनकम है, कोई भी सर कंपनी है जो कि सर मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है और 115 BAB में टैक्स भर रही है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग इनकम है सर, मैन्युफैक्चरिंग इनकम में 15% टैक्स लगेगा। सर अगर उसको एसटीसीजी होता है ऑन डेप्रिशिएबल एसेट्स तो इस पे भी 15% लगेगा। बाकी सर अदर इनकम्स पे 22% लगेगा और स्पेशल टैक्स रेट पे स्पेशल टैक्स रेट वाला ही टैक्स लगने वाला है। सब सिंपल सा पॉइंट हो गया। इन सब के अलावा सर 10% चार्ज हमेशा फेंक के मारने का, वो तो कभी छोड़ना भी नहीं। 4% एजुकेशन से बिल्कुल फेंक के मारने का, उसको भी बिल्कुल कतई नहीं छोड़ने का। सर इस कंपनी के केस में एक प्रोविजन रहता है कि अगर कभी भी हाई टैक्स पेइंग एंटिटी से आप इस लो टैक्स पेइंग एंटिटी में प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो उस पे असेसिंग ऑफिसर 30% से टैक्स लगा देता है। सरचार्ज रिमेन 10% ओनली एंड 4% एजुकेशन सेस। सर ये क्वेश्चन कम पूछने का चांसेस है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये आपसे कम पूछेगा। अगर आपसे कुछ पूछता भी है ना, तो यू आर अवेयर कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इनकम पे एसटीसीजी ऑन डेप्रिशिएबल एसेट्स पे हम 15% लगाएंगे, बाकी सारी जनरल इनकम से 22% लगाएंगे और सर स्पेशल टैक्स रेट को स्पेशल तरीके से ही डील करने वाले हैं। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं पूछने वाला है। सर 115 BAD एंड BAE सर सिमिलर टू BAA एंड BAB, इसमें अलग से स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं, इसमें अपने को एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल भी जरूरत देने की नहीं है। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर? कॉमन पॉइंट्स। अगर आप BAA ऑप्ट कर रहे हो, BAB ऑप्ट कर रहे हो, BAD ऑप्ट कर रहे हो और BAE ऑप्ट कर रहे हो, सर इन सब में आपको क्या पॉइंटर्स ध्यान देने पड़ते हैं? सर अगर आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड मैट क्रेडिट दैट शैल लैप्स, रिमेंबर सर ब्रॉड फॉरवर्ड मैट क्रेडिट जो भी है ना वो लैप्स कर जाएगा सर, कंटिन्यू नहीं कर सकते आप। सर एएमटी क्रेडिट है वो भी लैप्स कर जाएगा। सर अगर आप 115 BAB या BAE में जा रहे हो ना, तो आपको एएमटी और मैट के अकॉर्डिंग वैसे भी टैक्स भरना भी नहीं पड़ता। सर वी गॉट इट सर। सर कुछ डिडक्शंस आपको नहीं मिलते। एडिशनल डेप्रिसिएशन भैया बीएबी बीए लिखा हो ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन को बिल्कुल आंख बंद करके इग्नोर करना। जैसे गधे के सर पे सींगे होती हैं, वैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन को बिल्कुल इग्नोर कर देना सर। इन रेजिम्स पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। सर 10AA या चैप्टर 6 के कोई डिडक्शंस नहीं मिलते सर, लेकिन ध्यान देना चैप्टर 6 के 3 डिडक्शंस मिलते हैं सर। एक बार सबको टाइप करो सर। 80AA आपको न्यू टैक्स रेजिम मिलेगा, 80LA भी मिलेगा और 80M मिलेगा सर। तीनों सेक्शंस आपको 115 ये न्यू टैक्स रेजिम में मिलते हैं। बाकी कोई डिडक्शन चैप्टर 6 वाला आपको नहीं मिलता। तीनों इन सेक्शंस को टाइप करो, 80AA, 80M और 80LA सर, ये न्यू टैक्स रेजिम में मिलेगा। बाकी कोई भी सेक्शन आपको नहीं मिलता। सर इन सब के अलावा अगर आप टी कॉफी रबर वाला बिजनेस काम कर रहे हो सर, इसमें जो 40% और 20% का आपको स्पेशल डायरेक्शन मिलता था ना, वो भी नहीं मिलता। सर सेक्शन 35 सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सेक्शन 35 क्या बोलता है सर? रिमेंबर सेक्शन 35 में आप दो काम करते थे, या तो आप साइंटिफिक रिसर्च का काम करते थे, बिजनेस कमेंस हो चुका था, या तो साइंटिफिक रिसर्च का काम कर रहे थे, बिजनेस कमेंस अभी नहीं हुआ था। दो चीजें। सर अगर बिजनेस कमेंस हो जाता है तो जो भी रेवेन्यू खर्चा करते हैं और जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं एक्सेप्ट लैंड आपको अलाउ हो जाता था। सर लेकिन अगर बिजनेस कमेंस नहीं हुआ तो जिस दिन बिजनेस कमेंस होता है उसके पिछले 3 साल का सारा रेवेन्यू खर्चा इन दी फॉर्म ऑफ सैलरी, इन दी फॉर्म ऑफ मटेरियल आपको अलाउ हो जाता था। सर ये सब हमने पढ़ा हुआ था, ये सब पढ़ा हुआ था, ये सर ने पढ़ा हुआ था, ये सब बहुत बढ़िया करने का, ये सब हमको अलाउ हो जाता था। सर उसके अलावा सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पिछले 3 साल का अलाउ हो जाता था, लेकिन लैंड वाला अलाउ नहीं होता था। दिस वाज द सेक्शन 35। सर एक और सेक्शन होता था, हम किसी को डोनेट कर रहे हैं, वी आर डोनेटिंग मनी टू समबडी हु इज इनटू साइंटिफिक रिसर्च। तो सर अगर डोनेशन करते हो ना, तो डोनेशन इज नॉट अलाउड अंडर 115 BAA, BAB, BAC, BAD, BAE। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च का काम कर रहे हो एंड यू आर ऑप्टिंग एनी रेजिम, तो भैया आपको डिडक्शन सारे मिल जाता है, रेवेन्यू का मिल जाएगा, केपेक्स का मिल जाएगा। लेकिन सर अगर आप साइंटिफिक रिसर्च को डोनेट कर रहे होते हो ना, तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है, कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलता है, कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। 115 BAC BAD में नहीं मिलता, ओल्ड रेजिम में आपको मिल जाता है। सर स्पेसिफाइड बिजनेस का कोई डिडक्शन नहीं मिलता। उसके अलावा सर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, स्किल डेवलपमेंट का भी नहीं मिलता है। सर मान लो मैं पिछले साल तक 35 BD ऑप्ट करता था, इस साल में अगर मान लो 115 BA ऑप्ट करता हूँ, फिर क्या होगा? प्रोविजन कहता है जितना भी आपका अनअब्सॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर था ना, ऐसा मान लिया जाएगा दैट विल लैप्स, वो आपका यूटिलाइज मान लिया जाएगा।
सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई इनमें इनके अलावा कोई भी ऐसा इसमें ध्यान देने वाली चीजें नहीं है। 115 बीएसी। सी 115 बीएससी तुमको लगता है क्या कि तुम परेशान होते हो इसमें? आई पर्सनली डोंट थिंक कि इट इज अ टॉपिक जहां पे ना कोई बच्चा परेशान होता है। 115 बीएससी की टैक्स रेट सबको बनती है, 115 बीएससी की भी कंडीशन सबको बनती है, तो दिस इज नॉट द एरिया वेयर यू शुड फोकस। बस एक चीज ध्यान दे देना सर, कभी भी 115 बीएससी अगर ऑप्ट करा एसएससी, तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन सैलरी रहता है नहीं सर, 50,000 से बढ़ के 75,000 मिलने वाला है, बस इतना ध्यान दे देना। इसके अलावा सर 115 बीएससी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अलग से पढ़ने को मिलेगा और आप अलग से परेशान हो इस टॉपिक में। इसमें परेशान कोई भी नहीं होता है सर। टीडीएस इन केस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, टीडीएस इन केस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग या इनकम इन केस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, मैं डालूंगा इसको होल्ड पे। ये सिर्फ उनको पता चलेगा जो कि लास्ट तक बैठे हुए हैं, क्योंकि सर इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, मुझे पता है ना लास्ट तक तुम लोग बैठोगे नहीं, इसलिए लास्ट तक तुमको बैठना पड़ेगा फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। लास्ट में करेंगे सर टीडीएस ऑन ऑनलाइन गेमिंग सर। इनकम इन केस ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। सर अगर आप कभी भी कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेल कर रहे हो सर, क्रिप्टो करेंसी हो गई या फिर सर एनी काइंड ऑफ बिटकॉइन हो गया, एनी काइंड ऑफ इथेरियम हो गया, एनी काइंड ऑफ करेंसी हो गई सर, अगर आप सेल कर रहे हो, या फिर सर एनी काइंड ऑफ एनएफटीज आप सेल कर रहे हो सर, या एनी काइंड ऑफ ऐसा एसेट सेल कर रहे हो विच इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सर, उस पर आपका 115 बीबीएच लगता है। कैपिटल गेन कंपटीशन कैसे करते हैं सर? कैपिटल गेन कंपटीशन करते हैं, जो भी सेल्स प्राइस है उस सेल्स प्राइस को ले लो सर, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस कर दो सर, जो भी टोटल इनकम आ जाती है सर, टोटल इनकम आपको 30% से टैक्सेबल करवानी है सर। कई बार ऐसा होता है ना आपके सामने, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, ये राहुल है, राहुल ने बिटकॉइन में सर प्रॉफिट अर्न किया 5 लाख रुपए का, और सर इथीरियम में लॉस कर लिया 2 लाख रुपए का, तो सर क्या इथीरियम का लॉस बिटकॉइन से सेट ऑफ कर सकते हैं? राइट आंसर इज नो। एक क्रिप्टो करेंसी का लॉस दूसरे क्रिप्टो करेंसी से नहीं किया जा सकता सेट ऑफ। ओके सर, मान लो अगर मैंने एक बिटकॉइन बेचा और प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए का, और दूसरा बिटकॉइन बेचा सर लॉस हो गया 1 लाख रुपए, क्या सेट ऑफ कर सकता हूँ? अरे बाबा नहीं कर सकते तुम कोई लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते सर। नो सेट ऑफ ऑफ एनी लॉसेस अलाउड अगेंस्ट दिस क्रिप्टो करेंसीज। ओह माय गॉड। सर कोई ट्रांसफर एक्सपेंसेस मिलेंगे क्या? सर नहीं मिलेगा। कोई इंडेक्सेशन वगैरह बेनिफिट मिलेगा क्या? सर कुछ नहीं मिलने वाला। ओनली डिडक्शन अलाउड इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर, उसके अलावा कुछ भी डिडक्शन आपको इस प्रोविजन में अलाउ नहीं होता है सर। आर वी क्लियर ऑन दिस फ्रंट? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली क्लियर। ध्यान देना सर, अगर कोई गिफ्ट गिफ्ट कार्ड है, रॉयल्टी पॉइंट है, नॉन या फिर सब्सक्रिप्शन है सर, दीज आर नॉट वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्योंकि सर ये क्रिप्टोग्राफिक मींस में स्टोर नहीं होते सर, दीज आर जस्ट इंटेंजिबल एसेट्स, इनको आप क्रिप्टो करेंसीज या वर्चुअल डिजिटल एसेट नहीं बोल सकते हो। आर वी क्लियर ऑन दिस फ्रंट? सर एक चीज बस ध्यान देनी पड़ेगी सर, अगर कभी भी कोई इनकम आती है उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अलावा कोई खर्चा अलाउ नहीं होता, चैप्टर 6 से कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होता, कोई बेसिक एग्जामिशन लिमिट भी नहीं मिलती, कोई सेट ऑफ भी नहीं मिलता किसी लॉसेस से। उसके अलावा सर कहता है इसका जो लॉस है ना वो डेड लॉस होता है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हो सर। सिंपल सा प्रोविजन था। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट सर? अगर डाउट नहीं है तो मस्त मस्त रूप से क्लियर 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 लिखते चलो सर, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोग की एंजाइटी बर्स्ट हो रही एंड यू आर एबल टू रिकॉल। सर जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ना, इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सर बाकी चीजें या तो आपके दिमाग में पहले से ही बनती है, 115 बीएससी वगैरह आपको पहले से ही बनता है, नॉर्मल टैक्स रेट सरचार्ज रेट आपसे पूछने वाला थोड़ी है वैसे फाइनल में। तो जितना आपने पढ़ा है ना इतना ही बहुत है, इतना ही मोर देन सफिशिएंट है इन फर्स्ट चैप्टर। इतना भी आप करके चले जाओगे ना तो सर आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है सर। एब्सोल्युटली 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 क्लियर हो गई अपने को बात। सर आ जाओ कैपिटल गेन पे। कैपिटल गेन पे डू यू थिंक दैट चार्जिंग सेक्शन सीए फाइनल पूछेगा आपसे? राइट आंसर इज नो। सर कैपिटल एसेट डेफिनेशन, अरे बाबा कैपिटल एसेट डेफिनेशन कौन पूछता है सीए फाइनल में? बस एक चीज पता होनी चाहिए कि सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड अगर इंडिया में है तो इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। रूरल एग्रीकल्चर लैंड अगर इंडिया में तो इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। उसके अलावा अगर एफआईआई किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमेशा कैपिटल एसेट होगी। इसके अलावा सर आपसे कुछ भी सीए फाइनल लेवल पे नहीं पूछने वाला। सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड कौन सी होती है? सर वी आर अवेयर, इसको अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम हो जाता है सर। 2 किलोमीटर तक का एरिया बियॉन्ड, अगर पॉपुलेशन 10,000 ज्यादा किया तो ये सब चीजें अपने को बनती हैं सर। आई डोंट थिंक इस पे अपने को स्ट्रेच करने की जरूरत है, सीए फाइनल में टाइम देने की जरूरत भी नहीं है इस पे। सर ट्रांसफर की डेफिनेशन एट सीए फाइनल लेवल सर, ट्रांसफर आपसे नहीं पूछने वाला सर। आपसे पूछ सकता है सर पीरियड ऑफ होल्डिंग कॉन्सेप्ट। पीरियड ऑफ होल्डिंग कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकता है सर, विच इज द फिफ्थ कॉन्सेप्ट ऑफ द डे सर। आपसे पूछेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग। सर कब एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनेगा, कब एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बनेगा सर, उसके लिए डिपेंड करता है आपने कितना टाइम उस एसेट को होल्ड कर रखा है। एंड दिस concept is important because sir there came an amendment from 23rd July 2024। 23rd July 2024 से पहले ना आप अलग पीरियड ऑफ होल्डिंग देखते थे सर, अलग चीजें चेक करते थे, अलग पीरियड के लिए होल्ड करते थे टू मेक दैट एसेट लॉन्ग टर्म। सर उसके बाद आपने पीरियड ऑफ होल्डिंग में एक छोटा सा चेंज देखा होगा सर। व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट? सर 23 जुलाई 2024 से पहले अगर आप कोई भी एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, यानी 22 जुलाई या उससे पहले कभी भी अगर एसेट ट्रांसफर कर रहे हो,
तो यू हैड 3 स्लैब्स सर। अगर आपने कोई लिस्टेड सिक्योरिटीज बेची अदर देन बिजनेस ट्रस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बेचा हुआ है सर, जीरो कूपन बॉन्ड बेचा हुआ है, या फिर यूनिट्स ऑफ यूटीआई बेचा हुआ है, इस केस में अगर आपने इसको 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड कर रखा है, 1 साल नहीं, 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड कर रखा है, इट शैल बिकम लॉन्ग टर्म, अदरवाइज ये शॉर्ट टर्म बन जाता था। सर अगर आपने कोई अनलिस्टेड सिक्योरिटीज होल्ड कर रखी है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है सर, अगर आपने इसको 2 साल से ज्यादा होल्ड किया था तो लॉन्ग टर्म बनता था, अदरवाइज शॉर्ट टर्म बन जाता था। सर अगर आपने कोई भी अदर एसेट, सर फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, फॉर एग्जांपल डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो गया, सर फॉर एग्जांपल एनी अदर एसेट्स हो गए सर, अगर आपने 3 साल से ज्यादा होल्ड किए होते थे तो आपके लिए लॉन्ग टर्म हुआ करता सर, ये पुराने प्रोविजन से। सर अगर आपके क्वेश्चन में डेट ऑफ ट्रांसफर पहले का दे रखा है, डेट ऑफ ट्रांसफर पहले का दे रखा है, तो भैया आपको ये पुराने प्रोविजन ही रेफर करने पड़ जाएंगे। ओह माय गॉड सर, सही में पुराने प्रोविजन? अरे हाँ सर, सो पुराने प्रोविजन रेफर करने पड़ेंगे। सर विथ इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई क्या चेंज हुआ सर? एज सच भगवान ने कुछ परिवर्तन आपके लिए नहीं किया, या यूं बोलो निम्मोताई ने कोई परिवर्तन आपके लिए नहीं किया। सर कहा अब बिजनेस ट्रस्ट के लिए भी आप 1 साल चेक करने वाले हो और अब 3 साल का कुछ नहीं बचा सर, एवरीथिंग इज नाउ 2 years कॉन्सेप्ट। यानी सर any listed securities, any equity oriented mutual funds, any zero coupon bonds and any units of UTI सर बस 1 साल होल्ड कर लिए, 1 साल ज्यादा होल्ड कर लिए लॉन्ग टर्म, अदरवाइज इट शैल बिकम शॉर्ट टर्म। सेकंड थिंग सर, कोई भी और एसेट सर, कोई भी और एसेट सर, कोई भी और एसेट अगर आपने 2 साल होल्ड कर लिया तो इट शैल बिकम लॉन्ग टर्म, अदरवाइज इट शैल बिकम शॉर्ट टर्म। तो भैया ज्यादा चेंज कुछ नहीं किया, जो पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग पढ़ते थे वही पीरियड ऑफ होल्डिंग रही, बस अब बिजनेस ट्रस्ट के लिए 1 साल की कर दी और बाकी जितने भी एसेट 3 years वाली पीरियड ऑफ होल्डिंग में फॉल करते थे उसको सर अब 2 साल की पीरियड ऑफ होल्डिंग में कर दिया है। सर अपने को क्या समझ में आता है? ये सर मस्त समझ में आ जाता है। सर एग्जाम में डेट ऑफ सेल नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे? अरे बाबा तुमको दिया होगा, तुमको फॉर श्योर दिया होगा, और अगर नहीं दिया है ना, इन केस खुदा ना खास्ता ये लोग इतना गंदगी कर देते हैं कि दिया ही नहीं है तुमको, तो तुम नई वाले प्रोविजंस मानना। हमेशा जो नए प्रोविजंस है वो आपको लगाने, इन केस अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो। सर ठीक है? यस सर, यस सर, क्लियर हो जाता है सर, एब्सोल्युटली अपने को क्लियर हो जाता है सर पीरियड ऑफ होल्डिंग कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। सर कोई दिक्कत है क्या? अरे सर कोई दिक्कत नहीं। अरे सर फिर भी एक बार बता दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन, अच्छा, कॉन्सेप्ट नंबर 6 सर, पीरियड ऑफ होल्डिंग के बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है विच इज एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। आई डोंट नो व्हाई सर ये पूछ ले रहा है इस समय। कुछ अटेम्प्ट्स है ना आपके एमटीपीज में, आरटीपीज में सर कुछ एग्जेम्प्ट ट्रांसफर से रिलेटेड, कुछ सेट ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है जो कि साथ में मिक्स करके पूछ लेता है वो। सर एग्जेम्प्ट ट्रांसफर में 2-3 चीजें बस अपने को ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले ना, अगर आप कभी भी, अगर एज एन इंडिविजुअल एचएफ आप कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, सर फॉर एग्जांपल मेरे पास एसेट है, मेरे पास घर है, मैंने भक्ति को दे दिया फ्री में, मैंने कहा लो भक्ति लो, फ्री में ले लो, बिल्कुल मेरा घर ले लो, क्या मेरे हाथ में कैपिटल गेन लगेगा? राइट आंसर इज नो, मेरे हाथ में कैपिटल गेन नहीं लगता है। सर लेकिन अगर यही में कंपनी होता, लेकिन अगर यही में कंपनी होता, राहुल प्राइवेट लिमिटेड होता, और राहुल प्राइवेट लिमिटेड अगर भक्ति को एसेट दे देता, तो भैया इस केस में ये कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाता। ये exempt ट्रांसफर इन केस ऑफ गिफ्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एचएफ। सर पहले हुआ करता था कि कंपनी अगर गिफ्ट देती थी तो एग्जेप्ट होता था, लेकिन सर आपके अटेम्प्ट के लिए ना सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ ही अगर कभी गिफ्ट दे रहा है तो इट इज एग्जेप्ट, अदरवाइज इट शैल बिकम टैक्सेबल। क्या ये बात अपने को समझ में आती है? एब्सोल्युटली सर, मस्त समझ में आ जाती है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ अगर गिफ्ट कर रहा है तो इट इज एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, बाकी कोई भी एसएससी अगर गिफ्ट कर रहा है तो इट इज नॉट एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। सर वहां पे कैपिटल गेन के प्रोविजंस लग जाएंगे। सर ये बात अपने को समझ में आती है? यस सर आ जाती है। इसके बाद सर एक हमारा एग्जाम ट्रांसफर और है विच इज बीइंग आस्क्ड, आपके मे 25 में पूछा गया था, व्हाई नॉट टू कवर इट? सर मेरे को कई बार लगता है कि परेशान न करे एग्जाम में आपसे वापस से। सर होता क्या है, अगर आप कभी भी प्रोपराइटर हो और कंपनी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, अगर आप एलएलपी हो और कंपनी में कन्वर्ट करवाना चाहते हो, तो भैया आपको कन्वर्ट करना अलाउ किया जाता है। जब भी आप कन्वर्ट करते हो सर, देयर हैपेंस टू बी सर्टेन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। तो ट्रांसफर ऑफ एसेट जब भी होता है तो आपके हाथ में कैपिटल गेन लगना चाहिए, लेकिन सरकार कहती है कि अगर आप कुछ कंडीशंस को फुलफिल करते हो तो उस कैपिटल गेन को हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। व्हाट आर दोस कंडीशंस? दोस कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट, जो आपके मे 25 एग्जाम में पूछा गया था। सर क्या पूछा गया था देखना, मान लो कोई प्रोपराइटर है, फॉर एग्जाम्पल प्रोपराइटर है कीर्ति, कीर्ति अपने सारे एसेट्स दे रही कीर्ति प्राइवेट लिमिटेड को। सरकार कहती है कि भैया जितने भी एसेट ट्रांसफर करेगी ना कीर्ति, वो कंपनी को ट्रांसफर करेगी। जब कभी भी कन्वर्जन होगा ना तो सारे एसेट ट्रांसफर करने, ऐसा नहीं कि कीर्ति 2-4 एसेट्स बाहर बेच दे, 2-4 एसेट्स बाहर बेचेगी तो फिर कैश को ट्रांसफर करना पड़ेगा, लेकिन जो एसेट्स कीर्ति के पास है वो सारे के सारे कंपनी के पास जाने चाहिए। सर कीर्ति को रिटर्न में क्या मिलना चाहिए? देखो कीर्ति अपने सारे एसेट जाने दे रही है तो रिटर्न में क्या मिलना चाहिए? सरकार कहती है सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी के सर शेयर्स मिलने चाहिए। शेयर्स के अलावा सर कीर्ति को कोई और कंसिडरेशन नहीं मिलनी चाहिए। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो एग्जाम में पूछी गई इस बार, कि सर कीर्ति शुड होल्ड 50% ऑफ द शेयर होल्डिंग
विद इन अप टू 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द कन्वर्जन। सर फॉर एग्जाम्पल आज अगर कन्वर्जन हो रहा है सर 1/4/2024 को कन्वर्जन हो रहा है, तो टिल 31 मार्च 2029 सर कीर्ति के पास मिनिमम 50% होना चाहिए। इन्हें सर जिस दिन कन्वर्ट किया होगा इस दिन 100% शेयर होल्डिंग कीर्ति के पास होगी। सर कीर्ति बेचे, शी इज अलाउड टू सेल हर शेयर, शी इज अलाउड टू सेल हर शेयर, शी अलाउड, लेकिन सर बेच बेच के ना सर 50% से कम बस ना कर दे, 50% से कम नहीं कर दे। अगर 50% से कम कर दिया ना बेच बेच के तो भैया जो भी आपको एग्जेम्पशन मिला था ना यहाँ पे, इस एग्जेम्पशन को हम टैक्सेबल करवा देंगे सर, टैक्सेबल करवा देंगे सर। क्या ये बात क्लियर होती है? यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर हो जाती है। सर ध्यान देना, जो प्रोपराइटर है वही सिर्फ शेयर होल्डर बनना चाहिए कंपनी में। सर ये अगर पार्टनरशिप फर्म अगर कभी बन रही है, पार्टनरशिप फर्म अगर कन्वर्ट हो रही है कंपनी में, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? जो भी पार्टनर्स हैं सर उनको उनके रिस्पेक्टिव कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में शेयर्स अलॉट होने चाहिए। सिमिलरली सर अगर अनलिस्टेड कंपनी अगर एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है तो क्या कर सकती है? क्या बड़े आराम से कर सकती है, बट देयर हैज टू बी टू कंडीशंस फुलफिलिंग दिस। दो कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए सर। कौन सी दो कंडीशन? कहता है जो भी कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट करवाना चाहती है ना सर, उसके पिछले 3 सालों में, जिस साल में कन्वर्ट हो रही है उसके पिछले 3 सालों में किसी भी साल में आपकी ग्रॉस रिसीट 60 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हर साल में 60 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरा सर, आप जिस साल कन्वर्ट करवाना चाहते हो उसके पिछले 3 साल की बैलेंस शीट में आपके पास कभी 5 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स नहीं होने चाहिए, तो यू आर अलाउड टू कन्वर्ट। आप अपना स्टेटस कन्वर्ट करवा सकते हो। बस ध्यान क्या देने वाली बात है, जिस साल में कन्वर्ट करवा रहे हो उसके पिछले 3 सालों में सर आपके पास कोई भी सर ऐसा एसेट नहीं होना, आपके पास कोई 5 करोड़ तक से ज्यादा के एसेट नहीं होने चाहिए सर, देन यू आर अलाउड टू कन्वर्ट। सर एक बार आप कन्वर्ट करवाना भी चाहते हो ना, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा जितने भी एसेट्स है कंपनी के ये एलएलपी में जाने चाहिए। जितने भी शेयर होल्डर्स है ना कंपनी के सारे पार्टनर्स बनने चाहिए। इन द रेशियो ऑफ देयर शेयर होल्डिंग दे शुड गेट द प्रॉफिट, दे शुड गेट द कैपिटल कंट्रीब्यूशन डन। सर ध्यान देना सर, जो पार्टनर्स है ना इनको, सॉरी शेयर होल्डर्स है ना, इनको और कुछ नहीं मिले, इनको कोई पैसा वैसा नहीं मिले सर, इनको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? इनको सिर्फ चाहिए सिर्फ शेयर होल्डिंग इन दी पार्टनरशिप फॉर्म, इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं चाहिए। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर जो भी शेयर होल्डर्स पार्टनर बने हैं सर, दे शुड होल्ड मिनिमम 50% ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अप टू 5 years। 5 साल तक इनको कम से कम अपना 50% शेयर होल्डिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर सर ये लोग मेंटेन नहीं करते तो क्या होगा सर? वायलेशन हो जाएगा, और जैसे ही वायलेशन होगा सर, नई वाली एंटिटी के हाथ में टैक्स लगा देंगे। ओके सर, ओके। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, विच मे बी आस्क्ड इन एग्जाम। सर कहता है कभी भी अगर कंपनी कन्वर्ट हो गई एलएलपी में, तो कंपनी जिस दिन कन्वर्ट हो रही है उस दिन जो भी एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ रिजर्व्स है ना, वो पार्टनर्स लेके नहीं जा सकते। कंपनी जिस दिन कन्वर्ट हो रही थी सर, उस दिन जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है दैट कैन नॉट बी टेकन बाय द पार्टनर्स, उसको पार्टनर अपने साथ नहीं लेके सकते, वो कंपनी के साथ ही रहने वाला है। सर अगर ये सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो बढ़िया, अगर एक भी कंडीशन वायलेट हो जाती है तो भैया जो भी आपकी नई एंटिटी है, जो भी कंपनी बन रही है या जो एलएलपी बन रही है सर, वो सारी की सारी कंपनी के हाथ में टैक्स लग जाएगा। सर यही क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था May 25 में, जहां पे बोला गया था कृषा के नारा एंड कीर्ति सर शायद क्वेश्चन था, जहां पे उन्होंने कन्वर्ट कर रखा था, 50% ज्यादा शेयर होल्डिंग बेच चुके थे वो लोग, जिस कारण से 55 लाख रुपए का कैपिटल गेट टैक्सेबल हो रहा था। काफी स्टूडेंट्स उसमें गलती कर रखी थी, तो इस बार भैया प्रिपेयर्ड रहे। ऐसे माना रिपीट करे ना करे, लेकिन हमारे पास तो हमेशा स्कोप है जो कॉन्सेप्ट पिछली बार छूट गया था उसको कवर करने का। ओके सर, वी गॉट दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज सर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। सर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन में इंपॉर्टेंट क्या है? अरे बाबा, कंप्यूटेशन में दो बातें रहती है, ध्यान देना। सर सबसे पहले तो अपने को फॉर्मेट हमेशा फॉलो करना है। इस कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर्मेट। सर आपको जब तक फॉर्मेट सही नहीं करोगे, देयर इज ग्रेटर चांस कि आपका आंसर गलत होगा। एंड व्हाट इज द फॉर्मेट? सर हमेशा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सबसे पहले ऊपर लिखने वाले हो। कुछ नहीं आता कैपिटल गेन में तो भी सर ये फॉर्मेट जरूर लिख के आओगे, फिर इस फॉर्मेट में जो डेटा मांगा जा रहा है वो डेटा को फीड करोगे आप। सर क्या फॉर्मेट होता है? सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस करने वाले हो, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, सर ट्रांसफर एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली माइनस करना पड़ेगा, और उसके बाद जो फिगर आता है सर वो आ जाता है नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन में से सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने वाले हो, नेट कंसिडरेशन में से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने वाले हो सर, व्हेनेवर इंडेक्सेशन इज एप्लीकेबल। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सर ये सब लेने वाले हो, इसके बेसिस पे आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। इसके नीचे सर एग्जेम्पशन आपको माइनस करनी पड़ती है। सर एग्जेम्पशन जो भी सेक्शन 54 की, सेक्शन 54F की या 54 जो भी सेक्शन है, 54EC की सर एग्जेम्पशन है, सर ये आप एग्जेम्पशन माइनस करोगे। इसके बाद जो आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन आएगा, इसमें आपको टैक्स रेट चार्ज करना पड़ता है। दिस इज योर प्योर फॉर्मेट। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना भैया, आपको फॉर्मेट में चिपक के रहना है। फॉर्मेट अगर भूलोगे, मैं बता रहा हूं आंसर गलत होगा।
आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, दिमाग ब्लैंक हो गया, क्वेश्चन देख के आप फॉर्मेट बना दो, फॉर्मेट में जो-जो डेटा माँग रहे हैं ना, उस डेटा को ढूँढने की करो कोशिश, कैपिटल गेन कभी गलत नहीं होने वाला एंड आई स्ट्रिक्टली थिंक इस बार कैपिटल गेन पूछा जाएगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस बार कैपिटल गेन पूछा जाएगा, बिकॉज़ ना ये लोग 1 साल फर्म टैक्सेशन पूछते हैं, 1 बार कैपिटल गेन पूछ लेते हैं। फर्म टैक्सेशन पूछ लिया इन्होंने, या तो ये लोग इस बार मैट पूछ के आपको परेशान करेंगे, या तो फर्म टैक्सेशन पूछ ये या तो कैपिटल गेन पूछेंगे इस बार क्वेश्चन नंबर 2 ए में। तो इसलिए थोड़ा-सा ना इसको ध्यान से तैयारी करना। सर हमने एक प्रोविज़न हुआ करता था, एक प्रोविज़न होता था अगर आप एसेट को 23 जुलाई के पहले बेच रहे हो, अगर आप एसेट को 23 जुलाई के पहले बेच रहे हो तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है सर उसको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किया जाता था। सर ध्यान देना 23 जुलाई के पहले बेच रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करेंगे सर। लेकिन अगर 23 जुलाई के बाद बेच रहे हो तो भैया कोई इंडेक्सेशन नहीं करना, कोई इंप्रूवमेंट नहीं करना। भैया कभी भी किसी भी एसेट में 23 जुलाई के बाद ना इंडेक्सेशन करने वाले हैं ऑन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ना इंप्रूवमेंट पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करने वाले हैं। सर वी आर नॉट गोइंग टू इंडेक्स एट ऑल। सर ध्यान देना इसका, सौगंध है तुमको माता रानी की, तुम कभी भी 23 जुलाई के बाद के ट्रांसफर पे इंडेक्सेशन नहीं करने वाले। सर वी गॉट इट क्लियर, वी गॉट इट एब्सोल्युटली क्लियर कि भैया आप इंडेक्सेशन नहीं करने वाले हैं। सर वी गॉट इट क्लियर। सर इंडेक्सेशन के लिए रेट कौन सी है? सर इंडेक्सेशन के लिए रेट दे रखी है अपने को 363 फॉर आवर केस, अगर कभी एप्लीकेबल है तो 363 अपने को याद करना पड़ जाएगा। सर, कई बार क्या होता है ना सर, कई बार एसेट अगर 1/4/2001 के पहले का है तो अपने को देखना पड़ता है सर एक्चुअल कॉस्ट और एफएमई पकड़नी पड़ती है। और सर इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में हमने पढ़ रखा है कि कभी भी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकती। सर वी आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। इसके अलावा सर इस पे और कुछ भी ध्यान देने वाली बात नहीं है। सर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है सर व्हाइल कैलकुलेटिंग दी कैपिटल गेन। सर इट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसमें गलतियां होती हैं बच्चों की आज तक, क्योंकि एग्जाम में कभी ढंग से पूछा नहीं है। सर इसमें ध्यान से देखना क्या एग्जैक्टली बात क्या चल रही है। कभी भी सर नॉन रेसिडेंट के केस में, नॉन रेसिडेंट या फिर सर फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, नॉन रेसिडेंट अगर फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कई बार फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस पे गेन और लॉस होते हैं। सर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस के कारण बहुत सारे लॉसेस होते हैं। उस लॉसेस को काउंटर करने के लिए निम्नोताई बोलती है। निम्नोताई क्या बोलती है? आप फॉर्मेट बना लो अपना, कैपिटल गेन जैसे कैलकुलेट करते हो ना वैसे कैलकुलेट कर लो। सर कैसे कैलकुलेट करते हैं? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लो, माइनस सर ट्रांसफर एक्सपेंसेस ले लो, सर माइनस दिस विल गिव अस नेट कंसिडरेशन। सर इसके बाद क्या करो? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो, आलू ले लो, ओके। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले लो। सर इससे आ जाएगा कैपिटल गेन, इसको भी निकालो। सर जैसे आप निकालते हो ना वैसे निकालो, कोई दिक्कत नहीं। आप रुपीस में निकालते हो आप रुपीस में निकालो। सर जैसे ही आपका कैपिटल गेन आ जाए ना इसको आप डॉलर में कन्वर्ट कर दोगे, ऐसे इसको आप डॉलर में कन्वर्ट कर दोगे। सर डॉलर में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो आपका अल्टीमेटली जो कैपिटल गेन कंप्यूटेशन होगा ना ये फॉरेन करेंसी में जाती है निमोताई। निमोताई नहीं चाहते कि तुम रुपीस में कन्वर्ट करो, तुम देसी लायक हो नहीं तुम विदेशी लायक हो, इसलिए तुमको ना डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाउ विल यू कन्वर्ट? सर जो भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होती है ना, जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होती है वो एवरेज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। जो डेट ऑफ ट्रांसफर है सर उस दिन का एवरेज रेट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, सर उस रेट से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी सर ये एवरेज और सेलिंग डेट का एवरेज रेट, सेलिंग डेट का एवरेज रेट लेने वाले हो, ट्रांसफर एक्सपेंसेस के लिए भी सेलिंग डेट का एवरेज रेट लेने वाले हो। सर इससे आपका नेट कंसिडरेशन भी प्रॉपर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए सर बाइंग डेट का एवरेज रेट लेने वाले हो सर, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए इंप्रूवमेंट के दिन का आपको एवरेज रेट लेके चलना पड़ जाएगा। सर कभी भी अगर कैपिटल गेन आएगा तो कैपिटल गेन को कन्वर्ट कैसे करते हैं रुपी में? कैपिटल गेन को कन्वर्ट करने के लिए सर अपने को लेना पड़ जाता है, कैपिटल गेन को कन्वर्ट करने के लिए लेना पड़ जाता है बाइंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन आप ट्रांसफर करते हो तो उस दिन का बाइंग रेट लेना पड़ता है। तो देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ सेलिंग, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ बाइंग। सर लेकिन अगर कैपिटल गेन कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए अपने को लगता है बाइंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। जैसे ही हम बाइंग रेट को कन्वर्ट करेंगे हमारा कैपिटल गेन रुपीज में आ जाएगा और ये हमारा आंसर हमेशा सही होगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक आई पर्सनली थिंक इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन एग्जाम। देखो एग्जामिनर ढूंढता है वो एरियाज जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है और बच्चों को परेशान करते हैं। अंडरस्टैंड, ये इजी भी है लेकिन परेशान करता है क्योंकि बच्चे छोड़ के जाते हैं, इसलिए सर थोड़ा सा इसको ध्यान देना पड़ेगा। सर व्हेन विल वी टेक इंग्लिश वीडियोस फॉर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स? मंडे इंटरनेशनल टैक्सेशन, ट्यूसडे स्मॉल टॉपिक मैराथन एंड थर्सडे दिस 8 सुपर 80 टॉपिक। कार्तिक, ओके। थर्ड प्रोवाइजो, फोर्थ प्रोवाइजो आई डोंट पर्सनली थिंक कि ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी आस्क्ड। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यू आर अवेयर। सर दिस 45(1) के एग्जामिशन सर ये काम का नहीं। कम ऑन टू यूलिप टैक्सेशन। यूलिप इज अ टॉपिक दैट हैज नेवर बीन आस्क्ड इन एग्जाम। ध्यान देना, जब से अमेंडमेंट आया है परेशान कर रहा है यूलिप लोगों को, और पूछा नहीं गया आज तक कभी। पूछेगा तो तहलका मचाएगा, मचाएगा भी तो परेशान भी करेगा। सर लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम बस इस पिक्चर को अपने दिमाग में ध्यान रखना, तुम बस ये पिक्चर अपने दिमाग में ध्यान रखना। सर दिस पिक्चर यू मस्ट रिमेंबर दिस पिक्चर। इस पिक्चर को जैसे तुम ध्यान रखोगे ना यू विल गेट एवरी आंसर करेक्ट। सर क्या कहता है?
सर यूलिप हो या एलआईपी हो, यूलिप हो या एलआईपी हो, सर अगर आपका एनुअल प्रीमियम 10% से ज्यादा है, एनुअल प्रीमियम इज ग्रेटर देन 10% ऑफ सम एश्योर्ड और 15% ऑफ सम एश्योर्ड और 20% ऑफ सम एश्योर्ड, भैया बाय डिफॉल्ट आपको उसको टैक्सेबल करवाना है आईएफओएस में। यूलिप हो या एलआईपी हो, सर आपको उसको बाय डिफॉल्ट टैक्सेबल करवाना है आईएफओएस में। इट इज फॉर श्योर टैक्सेबल अंडर आईएफओएस। सर कभी भी 10% ज्यादा है, आपको दिमाग लगाने का ही नहीं है सर, समझ में आ जाती है, अपने को मस्त समझ में आ जाती है। सर अगर एनुअल प्रीमियम 10% से कम है, 15%, 20% की लिमिट से कम है, तो भैया इस केस में क्या करोगे? सर देखोगे क्या वो यूलिप है कि क्या वो एलआईपी है। अगर वो यूलिप है, अगर वो यूलिप है तो देखो क्या यूलिप आपका 1 फेब 2021 से पहले इशू किया गया है। सर क्या वो फर्स्ट फर्स्ट फेब 2021 से पहले इशू किया गया है? अगर सर फर्स्ट फेब 2021 से पहले इशू किया गया है तो भैया उसकी दैट विल बी ऑलवेज बी मैच्योर। अगर वो 10%, 15%, 20% वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, इट इज ऑलवेज मैच्योर। भले 10 करोड़ का यूलिप क्यों ना एक साल में खरीदा हो, 10 करोड़ का प्रीमियम एक साल में क्यों ना पे किया हो, सर दैट विल बी एग्जेम्प्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, सर ऑलवेज एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन सर अगर आपने खरीद रखा है सर एक एक दो 2021 के बाद, तो सरकार कहती है ना कि 2.5 लाख तक के प्रीमियम, 2.5 लाख तक के प्रीमियम आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे सर। उसके बियॉन्ड जो भी प्रीमियम होंगे सर दैट शैल बिकम टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। सर एक 2.5 लाख तक के प्रीमियम आपके एग्जेम्प्ट होंगे और सर उसके बियॉन्ड जो भी आपके प्रीमियम होंगे दैट शैल बिकम टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। सर टैक्सेबल कहां पे होगा? सर अभी भी यूलिप अगर टैक्स हो रहा है ना बिकॉज ऑफ 2.5 लाख लिमिट, सो इट इज टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन। और कौन सा टैक्स लगेगा सर? 112A वाला टैक्स रेट लगता है। सर वी आर अवेयर, यूलिप अपने को समझ में आता है। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सुन लो। सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी अगर 15% से ज्यादा, 10% ज्यादा अगर लिमिट रखती है, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर आईएफओएस। लेकिन सर अगर आपने 15%, 10%, 20% वाली लिमिट के अंदर फॉल कर रहे हो और आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रखी है 1/7/2023 से पहले, तो सर सच लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑलवेज एग्जेम्प्ट ऑन मेच्योरिटी। हमेशा 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 एग्जेम्प्ट होगी मेच्योरिटी में। सर लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू की गई सर 1/4/2023 के बाद, सर व्हाट टू डू? सरकार कहती है अगर कभी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1/4/2023 के बाद इशू हो रही है तो देखो 5 लाख तक की पॉलिसी हम आपको एग्जाम करवा देंगे। जितनी पॉलिसीज की वैल्यू 5 लाख रुपए तक की है सर हम उसको एग्जाम करवा देंगे। सर उसके अलावा जितनी भी पॉलिसीज है सर, अगर 5 लाख से ज्यादा की कोई पॉलिसी है या एग्रीगेट में सर किसी को मिलाने के कारण अगर 5 लाख की लिमिट क्रॉस हो रही है तो उन पॉलिसीज को हम टैक्सेबल करवा देंगे। और सर टैक्सेबल हमेशा आईएफओएस में होती है। यूलिप इज टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन, सर मेजॉरिटी एलआईपी इज टैक्सेबल अंडर आईएफओएस। सर ठीक है, समझ में आ गया अपने को। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर भले एलआईपी हो भले यूलिप हो, भले 10% से ज्यादा हो भले 10% से कम हो, भले 2.5 लाख से ज्यादा हो 2.5 लाख से कम हो, 5 लाख से ज्यादा हो 5 लाख से कम हो, सर कभी भी अगर मेच्योरिटी पे मिलती है सर, मेच्योरिटी मिलती है एंड मेच्योरिटी इज एट द डेथ ऑफ द एनी पर्सन। अगर डेथ के टाइम पे अगर मेच्योरिटी हो रही है ना, दिस ऑलवेज एग्जाम्प्ट। सर डेथ के टाइम पे कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपका पैसा मिलता है दैट इज ऑलवेज एग्जाम्प्ट, भले वो टैक्सेबल ही क्यों ना था। सर अपने को समझ में आ गया? यस सर समझ में आ गया। सर कभी भी कीमत इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलता है दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। सर अपने को ये बात भी क्लियर है। सर कई बार क्या होता है ना, जब हम 5 लाख की लिमिट लेते हैं, जब हम 5 लाख की लिमिट लेते हैं तो हमेशा ना अपने को एक्स जीएसटी अमाउंट लेके चलना पड़ता है। सर एक्स जीएसटी अमाउंट अपने को लेके चलना पड़ता है। यानी सर फॉर एग्जांपल 4,80,000 रुपीज का अपना टैक्सेबल वैल्यू था प्रीमियम का, लेकिन जीएसटी लग गया 18%, 18% जीएसटी लग गया, विच इंप्लाइज सर आपको नियरली 5,60,000 रुपीज पे करना पड़ा। सर अगर एक्स जीएसटी देखोगे तो इट इज एग्जाम्प्ट, और सर विथ जीएसटी देखोगे तो भैया इस केस में टैक्सेबल हो जा रहा है। तो सरकार कहती है कभी भी अगर एलआईपी हो या यूलिप हो सर, अपने को हमेशा ना एक्स जीएसटी अमाउंट देखना है सर, टैक्सेबल वैल्यू को चेक करना है, उस टैक्सेबल वैल्यू के बेसिस पे उसका सर मेजॉरिटी टैक्सेबल निकालनी है। दैट इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट। एक और चीज सुन लो सर, कई बार क्या होता है सर, जब कभी आपको एलआईपी का पैसा मेच्योरिटी मिलता है सर, एलआईपी का पैसा मेच्योरिटी मिलता है, तो वट एवर मनी रिसीव्ड इज, वट एवर मनी रिसीव्ड सर यू हैव टू टेक दैट। जो भी मनी मिल रही है वो आपको ले लेनी है, माइनस सर जितना पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है सर उसको भी ले लेना है। लेकिन ध्यान देना है इसमें क्या कैच है, अगर कभी भी आपने कोई पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, फॉर एग्जांपल 15 मतलब आपने 2.5 लाख रुपए हर साल का प्रीमियम दे रहे हो फॉर 10 ईयर्स, तो इसमें से अगर किसी पैसे का आपने 80 में डिडक्शन ले रखा है ना, तो भैया उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। दैट इज नॉट अलाउड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो मैंने क्या बोला, देखो जितना भी आपको पैसा मिल रहा है वो आपके लिए पैसा टोटल रिसीट में मानना पड़ेगा। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितना भी आपने प्रीमियम पे कर रखा है इतने साल में उसको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन सर अगर किसी पैसे का आपने डिडक्शन ले रखा है 80 में, तो भैया उसका आपको एप्लीकेशन नहीं मिलने वाला, उसको आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलाउ करने नहीं दिया जाएगा। एलआईपी का टैक्सेशन ऐसे चलता है सर, अपने को समझ में आता है क्या? एक एग्जाम्पल देख लो, देखो फॉर एग्जाम्पल यूलिप 3 है जहां पे सर एनुअल प्रीमियम, यूलिप 2 है एनुअल प्रीमियम 120, यूलिप 3 में एनुअल प्रीमियम 130। साल भर में मिला के मेरा एनुअल प्रीमियम सर 2.5 लाख हो रहा है, यानी सर ये दोनों ही यूलिप हमारे मेच्योरिटी पे एग्जेप्ट होंगे।
सर लेकिन एक और यूलिप मैंने खरीद लिया सर, जिसका एनुअल प्रीमियम 2,40,000 है। यानी कुल मिला के सर मेरे पास 3 यूलिप्स हैं एज़ ऑफ नाउ सर, 120, 130, 240। सर आई हैव अ चॉइस सर, 2.5 लाख तक के यूलिप सारे एग्जेम्प्ट होंगे, उसके बियॉन्ड टैक्सेबल। तो 2.5 लाख मेरे पास कौन-कौन से होंगे? या तो 120, 130 दोनों मिला के ले लूँ, 120 प्लस 130 मिला के 2.5 लाख की लिमिट क्रॉस करवा लूं, या तो सर 2.5 लाख रुपए के लिए सर 240 में यूज कर लूं, 2,40,000 रुपीज में यहाँ पे यूज कर लूं, एंड सर इसको टैक्सेबल करा लूं। सर आई हैव अ चॉइस, विच एवर इज बेनिफिशियल फॉर मी आई एम गोइंग टू चूज दैट। सर अगर मल्टीपल यूलिप्स में चॉइस करना पड़ा तो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू चूज। सर स्लम सेल, पता नहीं क्यों आईसीआई को पसंद आता है, मुझे पसंद आए ना आए, आपको पसंद आए ना आए, आईसीआई को बहुत पसंद आता है। एंड सर स्लम सेल में सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? स्लम सेल की सबसे खास बात क्या है पता है तुमको? सर पीरियड ऑफ होल्डिंग के कॉन्सेप्ट में चेंज हुआ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ, लेकिन स्लम सेल की पीरियड ऑफ होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है। स्लम सेल करवाने के लिए अगर पहले यूनिट 3 साल के लिए होल्ड करनी पड़ी तो आज भी 3 साल के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग रखनी पड़ेगी। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग में सारे एसेट्स के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 साल से 2 साल कर दी गई, लेकिन स्लम सेल के लिए 3 साल से 2 साल नहीं की गई है सर। सिंपल कारण बीइंग सर स्लम सेल 50 बी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग गवर्न होता है, और 50 बी में कोई भी चेंज नहीं किया सरकार ने। तो रिमेंबर सर, स्लम सेल में आपको 3 साल आज भी चेक करना पड़ेगा। इफ यू होल्ड अ यूनिट फॉर 3 years देन ओनली इट विल बिकम कैपिटल एसेट, अदरवाइज इट विल नॉट बिकम कैपिटल एसेट। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड सर, वी गॉट योर पॉइंट। सर कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं स्लम सेल में? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल गिव अस कैपिटल गेन। अब सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं? फॉर दैट मैटर वी हैव थ्री थिंग्स, वी हैव थ्री थिंग्स। सबसे पहले सर एफएमवी 1 चाहिए, एफएमवी 2 चाहिए, और सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए। एफएमवी 1, एफएमवी 2 विचएवर इज हायर लेना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए चाहिए अपने को नेटवर्थ। सर ऐसे हमारा कैपिटल गेन आ जाएगा। सबसे आसान सर चीज होती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, सबसे आसान चीज होती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कभी भी आपको चाहिए ना, तो अपने को क्या लेना पड़ेगा सर? आपकी जो एसेट्स डले हुए हैं ना बैलेंस शीट में, उसको पकड़ लो। सर जितने भी आपके सर डेप्रिशिएबल एसेट्स है उन पे डेप्रिशिएट डब्ल्यूडीवी ले लो एज पर इनकम टैक्स है। कोई पेटेंट वगैरह डला हुआ है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया हुआ है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो। ये लोग पेटेंट का क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं। पेटेंट है, डेप्रिशिएबल एसेट से डेप्रिशिएट माइनस करके जो भी डब्ल्यूडीवी आ रही वो ले लो। मशीनरी है सर, बिल्डिंग है सर, इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए सर, डेप्रिसिएशन चार्ज करके ले लो। 3580 का एसेट है भैया, इसकी तो कोई वैल्यू होती नहीं है सर। जैसे सेल्फ जनरेटेड वैल्यू सर, सेल्फ जनरेटेड एसेट, इसको भी निल ले लो। सर कोई भी और एसेट है सर, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री है सर, फॉर कैश हो सकता है सर, बैंक बैलेंस हो सकता है सर, इन्वेस्टमेंट हो सकती है सर, डेटर हो सकते हैं। इन सबको आप क्या करने वाले हो सर? बुक वैल्यू पे लेने वाले हो। यानी सर जितने भी एसेट्स है, डेप्रिशिएबल एसेट्स है, उनकी डब्ल्यूडीवी ले लो। सर अदर एसेट्स की बुक वैल्यू ले लो। सर इनका आप जैसे टोटल करोगे ना सर, आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। माइनस कर दोगे सर लायबिलिटी एट बुक वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो बड़े आराम से आप निकाल लो, बड़े बिल्कुल मक्खन फॉर्मेट में आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत आपको आनी ही नहीं वाली। सर कई बार क्या करते हैं ना, ये लोग चोटापंथी करते हैं, लोग गंदगी करते हैं सर। ये लोग क्या करेंगे, आपके डेप्रिशिएबल एसेट्स को रीवैल्यू कर देंगे। सर फॉर एग्जांपल 50 लाख की बिल्डिंग थी, इन्होंने रीवैल्यू कर दिया 70 लाख रुपए। तो भैया अपने को रीवैल्यूएशन हमेशा इग्नोर करना है, अपने को ओरिजिनल कॉस्ट लेनी पड़ेगी, और ओरिजिनल कॉस्ट पे जो डेप्रिसिएशन होना चाहिए वो चार्ज करेंगे हम। कभी भी रीवैल्यू फिगर्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लेते हैं सर, ऐसे अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। अरे वाह सर, परफेक्ट बात है। सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं? सर एफएमवी 1 और एफएमवी 2 विचएवर इज हायर लेना पड़ता है। सर अब एफएमवी 1 एफएमवी 2 क्या होता है देखो, मैंने अगर फॉर एग्जांपल अपनी भैंस बेची कार्तिक को, फॉर एग्जांपल आई हैड अ बफेलो, आई सोल्ड दिस प्रॉपर्टी कार्तिक, मैंने कार्तिक को अपनी बफेलो बेच दी फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो सर देखो, जो बफेलो की एफएमवी है ना, दैट इज कंसिडर्ड एज एफएमवी 1। सर रिटर्न में कार्तिक जो मेरे को, मान लो कार्तिक मेरे को दे रहा है गोल्ड, कार्तिक मेरे को रिटर्न में गोल्ड दे रहा है, तो प्रोविजन कहता है सर वॉट एवर गोल्ड आई एम रिसीविंग इज एफएमवी 2। सर ये आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए। एफएमवी 1 इज द एसेट फॉर गिवन, एफएमवी ऑफ द एसेट गिवन, और सर एफएमवी 2 इज नथिंग बट एफएमवी ऑफ द एसेट रिसीव्ड। सर व्हिचएवर इज हायर आपको लेना पड़ेगा। हो सकता है मैंने गाय दी, एक भैंस दी 1 लाख रुपए की, कार्तिक ने गोल्ड दे दी 10 लाख रुपए, तो प्रोविजन कहता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शैल बी 10 लाख रुपीज। तो देखो ज्यादा वाला लेना है हमेशा, जो एसेट दिया वो उसकी एफएमवी, जो एसेट मिला उसकी एफएमवी। सर अभी कैसे निकालते हैं, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट इज। सर एफएमवी 1 कैसे निकालेंगे? सर जो भी अंडरटेकिंग आपने ट्रांसफर की उसके अंदर क्या कोई ज्वेलरी थी तो ज्वेलरी की ओपन मार्केट ले लो, कोई सर कोई अगर पेंटिंग वगैरह थी तो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। सर कोई आर्टिस्टिक वर्क है, सोने का सिक्का था सर, इन सब की आप ओपन मार्केट वैल्यू ले लोगे। सर जो एसेट आपने अंडरटेकिंग ट्रांसफर की, जो भी आपने अंडरटेकिंग ट्रांसफर की, उसमें अगर कोई शेयर्स थे, सिक्योरिटीज थी सर, तो इसमें क्या करोगे सर, इनकी आप फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। अब सर फेयर मार्केट वैल्यू कैसे हो सकती है? सर ऐसा मेंशन्ड नहीं है, स्लम सेल में मेंशन नहीं है। सर अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज है तो सीधी सी बात है सर, आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू ले लोगे। अनलिस्टेड वैल्यू है तो इस केस में आप क्या करने वाले हो सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट ले लोगे। सर अगर आप कोई
प्रॉपर्टी है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो यूनिट गई उसमें कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो भैया उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेने वाले हो सर। कोई कॉस्ट नहीं लेने वाले सर, कोई एफएमवी नहीं लेने वाले सर, सीधे सीधे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लोगे। इन तीनों एसेट्स के अलावा अगर मान लो कोई और एसेट्स था सर फॉर एग्जांपल अपने पास डेटर्स थे, फॉर एग्जांपल वी हैड मशीनरी, सर वी हैड अदर एसेट्स लाइक वी हैड अदर लाइक एसेट्स लाइक कैश, वी हैड अदर एसेट्स लाइक बैंक बैलेंस, इनको आप बुक वैल्यू पे लेने वाले हो। सर कई बार क्या करते हैं सर ये लोग इन सब चीजों को इन्फ्लेट कर देते हैं सर, रिवैल्यूएट फिगर्स पे लेके आ जाते हैं। सरकार कहती है कुछ नहीं करो, बिल्कुल चुप, एक्सेप्ट कर लो। सर एफएमवी कैलकुलेट करने के लिए अगर कोई रिवैल्यूएशन हो रखा है ना तो आपको उसको इग्नोर करना है, आपको ले लो रिवैल्यू फिगर्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओह माय गॉड सर, लेकिन सर मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए रिवैल्यूएशन हटाना पड़ता है? हाँ सर हटाना पड़ता है, लेकिन एफएमवी कैलकुलेशन के लिए हटाएंगे? नहीं सर, एफएमवी के लिए नहीं हटाएंगे रिवैल्यूएशन को। सर वी गॉट इट। सर मैंने क्या बोला देखो, कोई ज्वेलरी वगैरह है उसकी ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, कोई शेयर्स वगैरह उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, कोई बिल्डिंग है उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लो। इन सब के अलावा जो एसेट्स बचे उनकी कॉस्ट, उनकी 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 क्या ले लोगे सर? बुक वैल्यू ले लोगे सर। इसमें से सारी लायबिलिटी माइनस कर देना। लायबिलिटीज में ध्यान देना, शेयर कैपिटल रिजर्व सब लायबिलिटी नहीं होते आपके। सर टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दीज आर नॉट योर लायबिलिटीज, इनको आपको इग्नोर करना है सर। एफएमई 1 आपका आ जाएगा सर, एफएमई 1 आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एसेट्स दैट आर गिवन सर, ये एफएमई 1 हो गया सर। रिटर्न में क्या मिल रहा है सर? अगर रिटर्न में आपको कोई कैश मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, बैंक में पैसा मिल रहा है सर, उसको ले लो आप। सर रिटर्न में मान लो, रिटर्न में जैसे मेरे को अगर मान लो शेयर्स मिल रहे हैं तो भैया शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। सर रिटर्न में मेरे को कोई बिल्डिंग वगैरह मिल रही है तो बिल्डिंग की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लो। रिटर्न में सर अगर मेरे को कोई ज्वेलरी वगैरह मिल रही है, कोई सर आर्टिस्टिक स्किल्स मिल रही है, कोई पेंटिंग मिल रही है तो भैया उसकी आप ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। विचएवर इज हायर सर, एफएमवी 1 और एफएमवी 2 सर विचएवर इज हायर मेरा बन जाएगा। विचएवर इज हायर मेरा बन जाएगा सर। अपने को क्या बात समझ में आती है? ये सर मस्त रूप से समझ में आ जाती है। वैल्यूएशन डेट सर आपको इग्नोर करनी है सर। टैक्स सेविंग टूल्स, कभी भी स्लम सेल में टैक्स बचाना है, दो तरीके होते हैं। जिस एंटिटी को बेच रहे हो सर, जिस एंटिटी को फर्दर सेल कर रहे हो उसको अपनी सब्सिडरी बना दो, 100% सब्सिडरी बना दो, इसके थ्रू टैक्स बच जाएगा सर। फॉर एग्जांपल राहुल के पास एक केमिकल डिवीजन है, केमिकल डिवीजन बेच रहा हूँ सर फॉर एग्जांपल हमारे पास वैशाली को, तो एक काम कर लो सर, वैशाली प्राइवेट लिमिटेड के 100% शेयर्स अक्वायर कर लो, तो भैया 100% सब्सिडरी बन जाएगी। इस केस में जो ट्रांसफर होगा एग्जाम ट्रांसफर होगा। या तो एक काम करो सर, राहुल की केमिकल डिवीजन का डीमर्जर कर दो सर, डीमर्जर इज ऑल्सो एग्जाम ट्रांसफर सर। ये दो टैक्स सेविंग टूल्स हो जाते हैं। स्लम सेल क्लियर हो जाता है बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली 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 किल करने ऐसा क्लियर हो जाता है सर। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ एसेट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर एंड फर्म टू पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर एंड पार्टनर टू फर्म, ये अपने प्रोविजन है। देखो दिस हैज येट नॉट बीन आस्क्ड इन एग्जाम, अभी तक नहीं पूछा गया ये टॉपिक। पूछेगा तो लंका लगाएगा सर। आई एम ब्रीफिंग यू आउट इन द सिंपलेस्ट एवर मैनर, आई विल ट्राई टू ब्रीफ इट आउट इन सिंपलेस्ट मैनर। सर देखो, पार्टनरशिप फर्म अगर कभी भी एसेट ट्रांसफर करती है, ऐसा देखो पार्टनर ट्रांसफर करता है फर्म को, तो भैया पार्टनर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। जिस वैल्यू पर रिकॉर्ड करती है, वैल्यू रिकॉर्डेड बाय फर्म सर, दिस विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस सर जो भी पार्टनर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, पार्टनर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा ही लगेगा सर, सीधी सी बात है सर। लेकिन व्हाट इफ उल्टा इज टू सर, अगर फर्म कभी भी ट्रांसफर कर रही है पार्टनर को, तो भैया दो टाइप के केसेस में कैपिटल गेन लगता है सर। व्हाट आर दोस टू केसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल इज सर 9B एंड 45(4). 9B और 45(4) दो केसेस में टैक्स लगता है सर। 9B कब कब लगता है सर? 9B लगता है कभी भी अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है प्लस डिसोल्यूशन हो रहा है सर, दोनों केसेस में लगता है सर। 45(4) लगता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में। अपने को समझना पड़ेगा दोनों सेक्शन क्या बात करते हैं सर, क्या बात करते हैं सर? दोनों ही सेक्शन बात करते हैं। अगर कभी भी आप कोई कैपिटल एसेट पार्टनर को दे रहे हो, दोनों ही बातें करते हैं सर। अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट पार्टनर को दे रहे हो एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, एंड सर 45 भी बात करता है सर, अगर आप पार्टनर को कैपिटल एसेट दे रहे हो एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन सर, कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा? थोड़ा सा ध्यान से, बिल्कुल प्रेम मोहब्बत के साथ, हौले हौले से सुनना विद दिस एग्जांपल सर। मल्टीपल टाइप्स एग्जांपल हम ले चुके हैं, अभी भी इसी एग्जांपल के साथ कवरेज करेंगे। इसी एग्जांपल के से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा सर। सवाल क्या है? सवाल कैसा है जनाब का सर? एक्स वाई एक्स एंड कंपनी एक फर्म है, इसके चार पार्टनर्स हैं। ए कोई भी होगा, कोई भी होगा, कोई भी होगा, चौथा पार्टनर इज प्रेम, एंड प्रेम सर 1/4 शेयर होल्ड करता है। 1/4 शेयर होल्ड करता है सर। प्रेम रिटायर कर जाता है ऑन यूलिव का पीडीएफ शेयर कर दूंगा स्नेहा, उससे हो जाएगा। देखो, प्रेम रिटायर कर जाता है ऑन 1 अप्रैल 2024। उस टाइम पे प्रेम जब रिटायर कर जाता है ना, तो प्रेम को रिटायरमेंट के टाइम पे क्या क्या दिया गया? एक नागपुर की लैंड थी, नागपुर की लैंड थी
जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 45 लाख रुपीज, वो दिया गया। प्लस प्रेम जब रिटायर कर गया ना तो उसको 15 लाख रुपए कैश भी दिया गया, कैश दिया गया, कुल मिला के 60 लाख रुपए दिया गया। ओह! सर प्रेम की अगर कैपिटल अकाउंट बैलेंस निकालता ना, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, तो सर कितना निकलता, सर कितना निकलता, नियरली 32 लाख रुपीज के आसपास से कैपिटल अकाउंट बैलेंस निकलता। ये केस का एग्जांपल है, समझना आप क्या कह रहे हैं। एक बार वापस से रीड करता हूं, जल्दी से देखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रेम इज अ पार्टनर इन एक्सन कंपनी, उसमें 4 पार्टनर्स है, सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इक्वल है। प्रेम रिजाइन करता है 1/4/2024 को ऑन द सेम सेट डेट। कैपिटल अकाउंट सारे बैलेंस का सर 32 लाख रुपए। इन ऑर्डर टू सेटल द ड्यू, सर फर्म ने रिवैल्यू किया अपने सारे एसेट्स को। सर सबको रिवैल्यू किया, सर रिवैल्यूएशन होता है हमेशा, रिकॉन्सिलिएशन के टाइम में रिवैल्यूएशन होता है एसेट्स का। सर पहली बार रिवैल्यूएशन किया गया। सर जो भी पुणे वाली लैंड है सर 15 लाख की थी, अब 50 लाख रुपए की निकाली गई। नागपुर वाली लैंड 25.4 लाख रुपीस की थी, 45 लाख की वैल्यू की गई। 88 लाख की वैल्यू थी सर, 250 लाख वैल्यू किया गया, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल 0 थी सर, 75 लाख वैल्यू किया गया। सर इस केस में आपको सर ये समझना है कि आंसर कैसे निकालना है। आंसर कैसे निकालना है सर, पहला स्टेप व्हाट फर्म के हाथ में होगा, पहला स्टेप जो फर्म के हाथ में होगा विल बी हाउ दिस टैक्स वुड टर्न आउट अगर ये एसेट पार्टनर को नहीं देके अगर बाहर बेचते। अगर ये एसेट पार्टनर को नहीं देके बाहर बेचते तो क्या टैक्स लगता, तो देखो भैया अगर बाहर बेच लेते तो आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पूरा 45 लाख रुपीस मिलता। जो नागपुर वाली प्रॉपर्टी है जो 45 लाख में दे दी गई प्रेम को, अगर 45 लाख रुपीस वाला एसेट अगर आप बाहर बेच देते तो 45 लाख आपको मिलता। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लेते हैं, सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25.4 लाख होती। सर अल्टीमेटली ट्रांसफर अगर आप बजट से पहले करो, 23 जुलाई से पहले ट्रांसफर करो तो इंडेक्सेशन भी मिलता, तो भैया 254 इंटू 363 यानी कुल मिला के 336.3 लाख का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाता। कैपिटल गेन वो टर्न आउट टू बी 8.7 लाख रुपीस, इतना कैपिटल गेन आता पार्टनरशिप फर्म के हाथ में। सिंपल पॉइंट। सर अगर पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर को एसेट दे रही है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्सिलिएशन और एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, सर कभी भी दे दे, पहला चीज जो हमको करनी पड़ेगी दैट इज 9B। सर 9B क्या बोलता है, ये देखो ना कि बाहर अगर बेच रहे हो तो कितना मिलता। अगर यही एसेट अगर बाहर बेच रहे होते, किसी बाहर को बेच रहे होते 9B में, तो उतना बता दो, उतना बता दो कि सर ये आपका 9B का आंसर आ जाएगा। ओके सर 9B का आंसर आ जाएगा, हमारा 9B का कैपिटल गेन अपना 870 आ जाएगा। इसमें टैक्स कितना लगेगा सर, टैक्स अपना वही 20% लग जाएगा, 20%, 20% टैक्स लगेगा, 4% एजुकेशन सेस, कुल मिला के 180 तो पे करना ही पड़ेगा, 180 तो पे करना ही पड़ेगा सर। इसमें तो कोई सवाल संशय संदेह है ही नहीं, कोई भी इसमें तो दिक्कत है नहीं, ये तो पे करना पड़ेगा। सर अगला स्टेप आता है, सर अगला स्टेप आता है पार्टनर्स अकाउंट कैलकुलेशन। पार्टनर के अकाउंट में कैपिटल गेन का कैलकुलेशन सर ये आता है। सर ये कैसे निकालेंगे, देखो 32 लाख रुपए की कैपिटल थी, 32 लाख रुपए कैपिटल थी एट द टाइम ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। 32 लाख की कैपिटल में ना अपने को देखना पड़ेगा बुक प्रॉफिट कितना ऐड होता। देखो अगर ये प्रॉपर्टी बाहर बेचते तो 45 लाख रुपीस का गेन होता, 45 लाख में 25.4 लाख रुपीस की तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, यानी कुल मिला के 19.6 लाख रुपीस का एक्चुअल कैपिटल गेन निकल के आता। 19.6 लाख रुपीस का एक्चुअल कैपिटल गेन निकल के आता, यानी सर कुल मिला के अगर 4 पार्टनर से बांटू, 4 पार्टनर्स में 19.6 लाख रुपीस को अगर मैं बांटता हूं ना, तो सर कितना आता है, 4,44760। इतना प्रॉफिट हर पार्टनर की झोली में जाता, हर पार्टनर की झोली में इतना प्रॉफिट जाता अगर ये एसेट में बाहर बेचता। सर इसके अलावा सर जितना टैक्स है सर, टैक्स जितना भी हमारा बन रहा है 870 का, इस टैक्स को भी मैंने 4 हिस्सों में बांटा, कुल मिला के सर पार्टनर से कैपिटल कितनी आ जाती है, 36,44,760 की कैपिटल आ जा रही है। यानी सर अगर ये एसेट बाहर बेच रहा होता तो भैया पार्टनर की कैपिटल इतनी बन जाती। आप देखो इस 36 लाख की कैपिटल के बदले पार्टनर को मिला कितना है, 60 लाख का एसेट मिला हुआ है। whatever excess that we have paid, whatever excess that we have paid to the partner in excess to his capital, सर ये आपके हाथ में। सर 45(4) में कैपिटल गेन में टैक्स लगता है, सर 45(4) में कैपिटल हेड में टैक्स लगता है। सर बेसिक सा प्रोविजन है, आपको पहले ये देखना है कि अगर बाहर बेचते तो कितना टैक्स लगता, बाहर जितना बेचने में टैक्स लगेगा वो 9B में आप भर दोगे। बाहर बेचने के कारण सर बुक प्रॉफिट में बुक प्रॉफिट में कितना डिफरेंस आता, बुक्स में कितना टैक्स का इंपैक्ट आता है सर, उस इंपैक्ट को आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोगे। जैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोगे आपकी पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगी। फिर आप देखोगे उस पार्टनर्स कैपिटल के बदले आपने कितने पैसे दे रखे हैं, जो पैसे दे रखे हैं, जो बिल्डिंग दे रखी है सर, वो आप कंपेयर करोगे, जो गेन आएगा सर 45(4) में जाने वाला है। सर 45(4) में गेन चला जाएगा। अल्टीमेटली जो भी 45(4) का गेन होगा ना, इसका आपको क्या करना है सर, इसको आपको एपोर्शन करना है। सर जितने भी एसेट्स रिवैल्यू हो रहे हैं सर, जैसे ये एसेट रिवैल्यू हो रहा है 35 लाख से, ये एसेट रिवैल्यू हो रहा है 162 लाख से, ये एसेट रिवैल्यू हो रहा है 70 लाख से, तो जितने भी एसेट रिवैल्यू हो रहे होते हैं ना, इन एसेट्स के रेशियो में आपको बांट देना है, इन एसेट्स के रेशियो में अपने को बांट देना है। सी जैसे हम बांटेंगे हमारे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दीस एसेट्स बन जाएगा। सर इससे आपने कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं इस टॉपिक में। इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसा, देखो दिस इज अ टॉपिक
विच इज टेक्निकल इन इटसेल्फ। हमने इसके बारे में इन डेप्थ चर्चा कर रखी है अपने सारे के सारे बैचेस में, ठीक है, सारे के सारे बैचेस में। अभी अगर आपको बनता था, समझ में आता है तो वेल डन, लेकिन अगर आप इसको एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो या अभी भी देख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा ना, यू कैन टेक अ रिस्क ऑफ लीविंग दिस टॉपिक। आप इसको छोड़ सकते हो, कॉन्फिडेंटली आप इसको छोड़ सकते हो। सर अगर ये एग्जाम में आ जाता है, मुश्किल आता है, तो वी विल अटेम्प्ट डिफरेंस क्वेश्चन, लेकिन इस टॉपिक को अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसको छोड़ दोगे, इसको आप वापस से दोबारा टाइम नहीं देने वाले, बिकॉज एग्जाम के एक दिन पहले आपके पास टाइम नहीं है। सर नेक्स्ट टॉपिक सर दैट इज लिक्विडेशन। सर लिक्विडेशन, सर लिक्विडेशन में कैपिटल गेन कैसे आता है? सर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कभी भी कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे पैसा देती है मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को, अगर पैसा देती है तो भैया जो भी पहले पैसा देती है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, सर वो डीम्ड डिविडेंड बन जाता है। टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डीम्ड डिविडेंड बन जाता है, तो सरकार कहती है जो भी पैसा शेयर होल्डर्स को मिलेगा ना, जो भी पैसा, जो भी एसेट शेयर होल्डर को मिलेगा ना सर, उसमें से पहले तो वो हटा दो, पहले तो जितना भी डीम्ड डिविडेंड वाला पोर्शन है सर उसको हटा दो। जो बचा ये आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाती है सर, इसमें से आप शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देना, इससे आपका कैपिटल गेन लग जाता है, इससे कैपिटल गेन लग जाता है। तो देखो कंपनी शक्ति स्वरूप, हाय सर बहुत मजा आ रहा है, अरे वाह शक्ति, थैंक यू सो मच, मस्त। सुनो लिक्विडेशन की बात करें सर, कभी भी अगर कंपनी कोई भी पैसा, कोई भी शेयर्स अगर लिक्विडेशन के टाइम में बांटती है, सर वी आर अवेयर कि लिक्विडेशन पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सेक्शन 222(3)(222)(c) में सर वो डीम्ड डिविडेंड माना जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। सर जितना भी आप पैसा बांट रहे हो सर, वो पैसा पहले डीम्ड डिविडेंड माइनस कर दो, जो बच्चा उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लो, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दोगे तो शेयर होल्डर्स के हाथ में कैपिटल गेन आ जाएगा। सर कंपनी के हाथ में कोई टैक्स लगेगा क्या? राइट आंसर इज नहीं। अब सर सुनो, इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, तुम सुनो सुनो गौर से फाइनल वालों। सर पूछता है एग्जामिनर, क्या इस कैपिटल गेन के अगेंस्ट में मैं सेक्शन 54 इसी ले लूं? क्या इस कैपिटल गेन के अगेंस्ट में सेक्शन 54F ले लूं? सर सुनो सुनो, सवाल क्या पूछता है एग्जामिनर, 54 ईसी के अगेंस्ट में सर, क्या इसके अगेंस्ट 54 ईसी ले लूं? सर तुम सीधे मना करना सर, 54 ईसी सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलता है, इसमें नहीं मिलेगा 54 ईसी। अगर कभी भी लिक्विडेशन के टाइम पे कैप गेन होता है ना, क्या इसके अगेंस्ट लोगों को 54 ईसी का बेनिफिट मिलेगा? राइट आंसर इज नहीं मिलता। सर क्या 54F का बेनिफिट मिलता है? राइट आंसर है सर 54F भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सरकार एक वर्ड यूज करती है, सरकार एक वर्ड यूज करती है। सर कौन सा वर्ड यूज करती है? सरकार बोलती है दिस इज नॉट एक्चुअल ट्रांसफर। ये एक्चुअल ट्रांसफर नहीं, एक्चुअल कैपिटल गेन नहीं है सर, इट इज अ काइंड ऑफ वर्चुअल कैपिटल गेन सर, डीम्ड कैपिटल गेन, ये डीम्ड कैपिटल गेन है। देयर इज नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ एसेट टेकिंग प्लेस। तो भैया इस केस में ना 54F का भी एग्जेम्पशन नहीं देती है आपको सरकार। समझ लेना सर, 54F भी अपने को नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है सर। वी मस्ट बी वेरी मस्ट क्लियर, ये अपने को वर्ड ऐसे ही ऐसे लिख के आ जाने, ना 54 ईसी मिलेगा ना 54F मिलने वाला है सर। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन सर, इस बार मुझे पता नहीं क्यों ना बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कैपिटल गेन आपसे पूछने वाला है, पता नहीं क्यों स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, इसलिए इतना स्ट्रेच करूं, अदरवाइज आई वुडंट हैव स्ट्रेच्ड दिस टॉपिक दिस लॉन्ग। डीम्ड कैपिटल गेन बन जाता है सर, इसमें कोई भी यस कैपिटल, इसमें कोई भी कैपिटल गेन अपने को कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता। सेक्शन 50AA, सेक्शन 50AA क्या बोलता है सर? देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ एसेट्स, थ्री काइंड्स ऑफ एसेट्स, जो भले लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्यों ना बन जाए, भले लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्यों ना बन जाए सर, कोई भी कैपिटल गेन अगर एसेट्स पे होगा ना, दैट विल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म। एसेट्स लॉन्ग टर्म बन जाए सर, सच अ कॉम्प्लेक्स प्रोविजन एक्सप्लेन सो इजली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। 50AA क्या बोलता है? सुनो सुनो, 50AA क्या बोलता है? कहता है तीन ऐसे एसेट्स होंगे, ओ ओ ओ, इधर इधर देखो, ध्यान से इधर स्क्रीन पे, स्क्रीन पे सर, तीन ऐसे एसेट्स होंगे सर जिनको हो सकते हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो, लेकिन उन पे कैपिटल गेन ऑलवेज शॉर्ट टर्म होगा। सर कौन से तीन एसेट? सबसे पहला मार्केट लिंक्ड डिबेंचर सर, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर सर, फॉर एग्जांपल मेरा और कीर्ति का एग्रीमेंट हुआ, कीर्ति मेरे को पैसा देगी, मैं उसको ब्याज दूंगा, कीर्ति मेरे को पैसा देगी, मैं उसको ब्याज दूंगा। सर कीर्ति पूछती कितना ब्याज दूंगा, मैंने बोला जितना तुम बोलो। कीर्ति बोलती फिर भी सर बताओ ना, मैंने बोला सुनो कीर्ति, मार्केट जितना बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल सेंसेक्स अगर 10% देगा मैं तुमको 12% दूंगा, सेंसेक्स 100% देगा मैं 120% दूंगा। जितना सर सेंसेक्स ग्रो करेगा उसका 1.2 टाइम्स मैं इंटरेस्ट दूंगा, जितना सेंसेक्स ग्रो करेगा उसका 1.2 टाइम्स। तो सर जहां ऐसी सिक्योरिटीज जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में किसी अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करता है ना, उसको मार्केट लिंक डिबेंचर्स बोलते हैं। ऐसे डिबेंचर्स कभी भी अगर आप ट्रांसफर करते हो ना, इट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सुनो सुनो सुनो, एसेट मे बी लॉन्ग टर्म, कैपिटल गेन विल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म, ठीक है? एसेट हो सकता है लॉन्ग टर्म बने, लेकिन कैपिटल गेन विल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म। सर मैं क्यों एम्फेसिस कर रहा हूं? देखो अगर एसेट लॉन्ग टर्म है और इस पे कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है, तो यू आर स्टिल एंटाइटल्ड फॉर सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन। सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन इन एसेट्स में मिल सकता है सर, इन एसेट्स में मिल सकता है भले, क्योंकि अगर एसेट लॉन्ग टर्म बन गया और कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म हो गया ना, तो भैया आपको स्टिल आपको एग्जेम्पशन 54F वाला इन पे मिल जाएगा।
सेकंड चीज सर, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, संजय वाला क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, संजय वाला क्वेश्चन आपका मैंने करवा रखा है। सर वी गॉट योर पॉइंट, वी गॉट योर पॉइंट। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, सर ऐसे म्यूचुअल फंड दैट आर बीइंग इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद इशू किए गए हैं। एंड सर उन म्यूचुअल फंड का ना 35% से कम, 35% से लेस देन मनी सर इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी में इन्वेस्टेड है। इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट, अरे रे रे रे, मतलब पूरा पैसा डेट में लगा के बैठे हुए हैं, पूरा पैसा डेट में लगा के बैठे हुए हैं। कमीशन कहता है सर ऐसे म्यूचुअल फंड को भी हम स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड बोलेंगे। और तीसरा कहता है सर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके केस में अमेंडमेंट और तक पूछा नहीं गया, सर कहता है कोई भी अनलिस्टेड बॉन्ड्स है या डिवेंचर्स है, कोई भी अनलिस्टेड बॉन्ड्स है या डिवेंचर्स है सर, अगर ये कभी भी या तो रिडीम हो रहे हैं या तो ट्रांसफर हो रहे हैं या तो मैच्योर हो रहे हैं सर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2023 के बाद, अगर ये ऐसे कोई अनलिस्टेड बॉन्ड्स या तो मैच्योर हो रहे हैं या तो रिडीम हो रहे हैं या तो ट्रांसफर हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, रिडीम हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं सर, जो कैपिटल गेन आएगा विल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म। सर ये एग्जाम में टेस्टेबल है, हो सकता है आपको एग्जाम में दे दे कि सर आधे बॉन्ड्स पहले मैच्योर हो रहे हैं, आधे बॉन्ड्स बाद में मैच्योर हो रहे हैं, तो जो पहले मैच्योर हो रहा है वो लॉन्ग टर्म होगा, जो बाद में मैच्योर हो रहा है वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। सर दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जाएगा तो परेशान करेगा। सर इसके अलावा एनी अदर थिंग टू रेफर, सर सीधे सीधे बिना किसी टाइम वेस्ट के आ जाओ टैक्स नेट्स पे। सर इसके अलावा कैपिटल गेन में और कुछ ज्यादा ध्यान देने वाला ऐसा है नहीं जो टेस्ट करे। सर जो अमेंडमेंट वाला पोर्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो टेक्निकल पोर्शन है मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी पोर्शन अगर आप स्किप आउट भी कर जाओ ना तो भी आपसे काम हो जाएगा सर, तो भी आपका काम हो जाएगा। सर टैक्स रेट्स क्या लगते हैं, सर टैक्स रेट्स क्या लगते हैं, क्या लगता है आपको टैक्स रेट लगेंगे? सर टैक्स रेट लगाने के लिए सबसे पहले डेट ऑफ ट्रांसफर पकड़ेंगे। सर डेट ऑफ ट्रांसफर पकड़नी पड़ेगी। सर डेट ऑफ ट्रांसफर सर अगर 23 जुलाई से पहले किया तो भैया अलग टैक्स रेट पुराने वाले लगेंगे, अगर 23 जुलाई के बाद अगर ट्रांसफर हो रहा है तो फिर अलग टैक्स रेट लगेंगे। सर क्या टैक्स रेट लगते हैं सुनो, सर अगर 23 जुलाई के पहले अगर आप कोई 112A वाला कैपिटल गेन अर्न कर रहे हो ना तो इस केस में क्या होगा सर, आपके ऊपर सर 10% टैक्स लगेगा ओवर 1.25 लाख, और बाद में सर 12.5% लग जाएगा ओवर 1.25 लाख। सर मेनी 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 स्टूडेंट्स मिसअंडरस्टैंड दिस प्रोविजन, सर मिसअंडरस्टैंड दिस प्रोविजन। सर कैपिटल गेन आपका जैसे निकलता है वैसे ही निकलेगा, कैपिटल गेन जैसे निकलता है वैसे ही निकलेगा। सर दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल फॉर टैक्स कैलकुलेशन। सर जो 1.25 लाख का बेनिफिट है ना ये टैक्स कैलकुलेशन के लिए। आप बोलो कि नहीं सर कैपिटल गेन कम क्यों नहीं किया आपने, 5 लाख का कैपिटल गेन था तो आपने 1.25 लाख माइनस क्यों नहीं किया? अरे बाबा दिस इज ओनली फॉर टैक्स कैलकुलेशन, ध्यान देना बहुत सारे डाउट्स आते हैं इस चीज में। सर 1.25 लाख का जो बेनिफिट है ना दैट इज ओनली फॉर टैक्स कैलकुलेशन नॉट फॉर द कैपिटल गेन कंप्यूटेशन। सर ठीक है, 1.25 लाख का 1.25 लाख का बेनिफिट साल भर आपको मिलेगा सर, साल भर में सॉरी साल भर के लिए मिलेगा, पहले बेचो बाद में बेचो सर आपको पूरा लेके चलना पड़ जाएगा। सर वी गॉट दिस पॉइंट। सर ट्रिपल वन क्या बोलता है, सर ट्रिपल वन बोलता है कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटीज में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, पहले 15% मिलेगा बाद में 20% मिलेगा। ओके सर वी गॉट इट। सर अदर एससीसी यानी सर मैंने गोल्ड बेचा शॉर्ट टर्म के लिए, प्रॉपर्टी बेची शॉर्ट टर्म के लिए, सरकार कहता है पहले भी स्लैब से टैक्सेबल था अभी भी स्लैब से ही टैक्सेबल है। और लास्ट में सर 112 इस पे चर्चा मैं 2 मिनट तक करूंगा, लेकिन पहले 20% लगता था बाद में 12.5% सो कर दिया गया। थैंक यू सो मच स्नेहल। देखो अगर वीडियो लाइक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलो ना, मुझे बड़ा मजा आता है तुम लोग लाइक करते हो तो। चलो सर 112 में कौन सी सिक्योरिटीज है, देखो 112 में कौन सी सिक्योरिटीज है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, कोई भी लिस्ट कोई भी इक्विटी शेयर्स बेच रहे हो जिसपे परचेज सेल के टाइम पे एसटीडी पे कर रखा है, म्यूचुअल फंड है सेल के टाइम पे एसटीडी पे कर रखा है, बिजनेस ट्रस्ट सेल के टाइम पे एसटीडी पे कर रखा है, आपको टैक्स लगने वाला है सर 10% बिफोर 23 जुलाई और सर 12.5% लगने वाला है आफ्टर 23 जुलाई। आपके हाथ में दिस टैक्स रेट विल प्रीवेल। सर सिंपल सा पॉइंट है सर, कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी सर कभी भी तुषार करवा दूंगा बाद में करवा दूंगा। सुनो सर कभी भी आप लिस्टेड सिक्योरिटीज बेच रहे हो विच आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, सर कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटीज बेच रहे हो सर 112A वाली सिक्योरिटीज, सर कैपिटल गेन का बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है, सर कैपिटल गेन का बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है, सर कैपिटल गेन के अलावा एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का बेनिफिट मिलता है। सर whenever you are selling any securities which are listed on recognized stock exchange, सर उसमें आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का बेनिफिट मिलता है। सर कौन सा बेनिफिट मिलता है, देखो सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप एक इन्फ्लेटेड कॉस्ट लेने वाले, सर कौन सी, सर एक्चुअल कॉस्ट पकड़ लोगे वो, या फिर सर लोअर ऑफ जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है एज ऑन 31 Jan 2018, या फिर सेल्स वैल्यू विचएवर इज लोअर लेने वाले हो, सर इसको कंपेयर करोगे कॉस्ट से और विचएवर इज हायर आप लेने वाले हो, विचएवर इज हायर लेने वाले हो। तो समझ में आता है, यस सर समझ में आ जाता है, बड़ा तरीके से समझ में आ जाता है सर। आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बेनिफिट मिलेगा। सर आप फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं, सर अगर शेयर्स लिस्टेड है
अगर शेयर सिक्योरिटीज लिस्टेड है तो क्या करने वाले हो सर, 31 मार्च 31 जन 2018 की हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस ले लो, हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस ले लो सर। यहाँ पे एवरेज नहीं, यहाँ लोएस्ट नहीं सर, हाईलाइट करना है हाईलाइट कर लो सर, हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस लेना पड़ेगा अपने को, एवरेज लोएस्ट नहीं लेना पड़ता सर। अगर मान लो अनलिस्टेड, अगर मान लो अनलिस्टेड है म्यूचुअल फंड में क्या करोगे सर, एनएवी ले लो, 31 जन की एनएवी ले लो सर। बाकी कोई यूनिट्स है, बाकी कोई अगर शेयर्स है जो कि अनलिस्टेड है, इनके लिए क्या करोगे सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पकड़ लो, ईयर ऑफ एक्विजिशन से सीआईए से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 272 से, इससे सर आपकी एफएमवी आ जाएगी। नॉट अ पॉइंट टू बी वर्थ नोटिंग, बट सर आपको पता होना चाहिए आपको एफएमवी कैसे निकालनी है। 31 जन 2018 की एफएमवी कैसे निकालते हैं सर, आपको हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस लेना पड़ेगा इन केस ऑफ शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस सर। अगर लिस्टेड नहीं है तो म्यूचुअल फंड की एनएवी, बाकी के लिए कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना पड़ जाता है सर, बेसिक सी बात है सर। डाउट आता है कि 112 का बेनिफिट सर किसको किसको मिलता है सर। पहली बात तो ये कि सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन में मिलेगा, इनकम कैलकुलेशन में नहीं मिलेगा सर, इनकम कैलकुलेशन में नहीं मिलता। दूसरा सर रेसिडेंट को मिलेगा, हाँ सर मिलेगा। क्या नॉन रेसिडेंट को मिलता है सर, नॉन रेसिडेंट को बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, नॉन रेसिडेंट को बाय डिफॉल्ट मिलता है। क्या नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी को मिलता है सर, मिलता है, बिल्कुल मिलता है। क्या किसी एफआईआई को मिलता है सर, एफआईआई को भी मिल जाता है। क्या किसी ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है सर, नहीं मिलता। किसी एनआरआई को मिलता है, देखो अगर एनआरआई ऑप्शनल प्रोविजंस में जा रहा है, ऑप्शनल प्रोविजंस में ऑप्ट कर रहा है तो भैया नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ऑप्शनल प्रोविजंस में ऑप्ट नहीं कर रहा तो इसका बेनिफिट मिल जाएगा सर। इसके अलावा किसी अगर अगर कोई मान लो स्पोर्ट्स पर्सन है, क्या उसको मिलेगा, हाँ सर उसको मिल जाएगा। कोई अगर स्पेसिफाइड फंड है उसको मिल जाएगा, हाँ सर मिल जाएगा सर। दैट इज हाउ, दिस इज हाउ बेनिफिट इज गिवन बाय डिफॉल्ट, सबको बेनिफिट दिया जाता है। डाउट दिक्कत नॉर्मली एनआरआई में आता है, एनआरआई अगर ऑप्शनल प्रोविजंस ऑप्ट करते तो उसको मिलता, उसको नहीं मिलता बेनिफिट 1.25 लाख का, अदरवाइज सबको मिल जाता है। अच्छा हाँ, अगर आप कभी भी जीडीआर बेच रहे हो सर, जीडीआर बेच रहे हो सर, जीडीआर पे भी आपको बेनिफिट नहीं मिलता, जीडीआर पे भी 1.25 लाख वाला बेनिफिट नहीं मिलता है सर। सर ट्रिपल वन भी यही बात करता है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है ऑन दीज लिस्टेड सिक्योरिटीज, तो भैया इस केस में क्या होगा, पहले 15% टैक्स लगाएंगे, उसके बाद सर बजट के बाद 23 जुलाई के बाद 20% टैक्स लगा देंगे। तो भैया बॉटम लाइन इज 10 12.5% ओवर 1.25 लाख, फिर 15 20%, फिर उसके बाद सर स्लैब, फिर उसके बाद 20 12.5% सर, ये बॉटम लाइन है। बॉटम लाइन इज दिस ओनली सर, बॉटम लाइन इज दिस ओनली, ये आपको लर्न होना चाहिए सर। उसके बाद सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन 112 है सर। अगर मैं मान लो इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहा हूं सर, फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड बेच रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं सर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स बेच रहा हूं सर, इस केस में कैसे टैक्सेशन होगा सर, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट सर, बाय डिफॉल्ट पहले क्या होता था अब क्या होता है सब बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से सर। पहले क्या होता था, मैं आपको पहले ब्रीफ कर रहा हूं सर, ये एरिया सबसे ज्यादा गलत करते हैं लोग सर। 23 जुलाई के पहले क्या कहानी थी, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बेचते, कोई भी एसेट बेचते, 20% टैक्स लगता था, लेकिन आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था सर। अगर आप कभी भी लिस्टेड सिक्योरिटीज बेचते थे अदर देन 112A सर, फॉर एग्जांपल सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड वगैरह बेच रहा हूं मैं, या एसएमई आईपीओ की चीजें बेच रहा हूं सर, इन सब में क्या होता था, आपको एक बेनिफिट मिलता था 10% विदाउट इंडेक्सेशन, 20% विथ इंडेक्सेशन। आपके पास एक ऑप्शन होता था, और थर्ड में होता था सर, अगर कभी फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है तो भैया 10% से टैक्स भरता था सर, नो इंडेक्सेशन सर। पहले जमाने में ये टैक्सेशन हुआ करता था 112 का, पहले जमाने में ये टैक्सेशन हुआ करता था 112 का सर। इन सबको सर 12.5% कर दिया गया, इन सबको 12.5% कर दिया गया, इन सबको 12.5% कर दिया गया, इन तीनों को 12.5% कर दिया गया है सर। तीनों ही केसेस में अब इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलने वाला है, इंडेक्सेशन नहीं मिलने वाला। तो मैंने क्या बोला, देखो पहले 20% विद इंडेक्सेशन था, अब उसको 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। पहले 10-20 में ऑप्शन था, अब फ्लैट 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। उसके बाद से पहले 10% हुआ करता था अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में, अब फ्लैट 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन सर कर दिया गया है। दिस इज द टैक्स रेट, दिस इज द टैक्स रेट 112 का सर। बट हियर इज अ कैच, जो आपसे एग्जाम में टेस्टेबल है, एग्जाम में पूछना जायज है सर, आपसे पूछना जायज है। व्हाट इज दैट पॉइंट सर, अगर कभी भी इंडिविजुअल एचयूएफ सर जो कि रेसिडेंट है सर, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं सर, अक्वायर्ड प्रायर टू 23 जुलाई, सोल्ड आफ्टर 23 जुलाई सर, इनका टैक्स कैलकुलेशन ना वैसे तो नॉर्मली 12.5% ऑन कैपिटल गेन ही करने वाले विदाउट इंडेक्सेशन, बट सर दे हैव ऑप्शन टू पे अ लोअर टैक्स। कितना सर, दे कैन आल्सो पे 20% ऑफ कैपिटल गेन विथ इंडेक्सेशन। देखो नॉर्मली इंडेक्सेशन कंप्यूटेशन में नहीं होने वाला है, कंप्यूटेशन में इंडेक्सेशन नहीं होने वाला है, कंप्यूटेशन में इंडेक्सेशन नहीं होने वाला है, लेकिन टैक्स कैलकुलेशन में ना सर इनके पास एक ऑप्शन है कि भैया 12.5% तो हम सबसे ले रहे हैं, तुम अगर तुच्छे तुच्छे छोटे छोटे लोगों जो प्रॉपर्टी में कैपिटल गेन अर्न करके बैठे हुए हो, तो भैया तुम्हारा जो 20% कैपिटल गेन का आ रहा है विद इंडेक्सेशन, तुम देख लो
अगर उसके अकॉर्डिंग कम बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कम भर सकते हो आप। सर वी गॉट दिस पॉइंट, वी गॉट दिस पॉइंट। सर तो जब हम इस 10% और 12.5% 20% लेंगे तो क्या अपने को एग्जाम्पशन भी अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ेगी? हाँ सर, एग्जाम्पशन भी अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ेगी। ओ ऐसा? सर एक एग्जांपल ले लो ना, थोड़ा सा एग्जांपल ले लो, चलो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल जल्दी से ले लो सर। फॉर एग्जांपल हमारे बीच में फॉर एग्जांपल तुषार ने मान लो सर प्रॉपर्टी खरीदी 1/4/2020 में। सॉरी 1/4/2002 में खरीदी थी, कितने की? 10 लाख की खरीदी थी, ठीक है सर। एक 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 अगस्त 2024 को तुषार सेल करता है इस प्रॉपर्टी को, फॉर एग्जांपल 40 लाख में सेल करता है, 40 लाख नहीं, मान लो 60 लाख में सेल करता है। सर कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? कैपिटल गेन विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 60 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर इंडेक्सेशन मिलेगा क्या? सर कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलता सर, 10 लाख माइनस कर दोगे सर, 23 जुलाई के बाद कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलता, 50 लाख का कैपिटल गेन आ गया। तुषार ने सर कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट करवाने के लिए सर एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया। एग्जेम्पशन कौन सा? सर 54 का एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया, 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद ली सर, जीरो कैपिटल गेन हो गया। ओह वाओ सर। सर कैपिटल गेन कैसे निकाला जाएगा? चलो मान लो 50 लाख का नहीं खरीदा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए मान लो 50 लाख की नहीं, 20 लाख का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर लिया, 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई 30 लाख का कैपिटल गेन आ रहा है, 30 लाख का कैप गेन आ रहा है तुषार का। सर अब टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा ये समझना। टैक्स कैलकुलेशन के लिए अपने को लेना पड़ेगा सर 30 लाख का 12.5%, दिस इज द फर्स्ट चॉइस, दिस इज द फर्स्ट चॉइस। सेकंड चॉइस वुड बी सर आप कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे बेस्ड ऑन इंडेक्सेशन, तो कैसे निकलेगा सर? 60 लाख माइनस 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 363 यानी 36.3 लाख रुपीस की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। कैपिटल गेन वुड टर्न आउट टू बी सर नियरली 23.7 लाख। इस 23.7 लाख के कैपिटल गेन पे आपने 20 लाख की एग्जेम्पशन दे रखी है, तो आपका एक्चुअल कैपिटल गेन वुड टर्न आउट टू बी 3.7 लाख, और इस पे आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो सर आपका एग्जेम्पशन भी अकॉर्डिंगली चेंज करने वाली है, कि एग्जेम्पशन भी अकॉर्डिंगली चेंज करेगी इन केस सर अगर आपका कि आपने एग्जेम्पशन क्लेम कर रखी है। तो सर दिस इज द एरिया आई पर्सनली थिंक कि आपका में नहीं पूछा गया था, इस बार पूछा जा सकता है। सर सिंपल सी बात है। सर लास्ट पॉइंट सर, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का कभी भी अगर सेट ऑफ लेना हो सर, अगर आपके पास मान लो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पड़ी हुई हो, तो देखो नॉन रेसिडेंट को तो कभी नहीं मिलती है, नॉन रेसिडेंट को तो कभी 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 भी नहीं मिलती सर। लेकिन अगर रेसिडेंट को चाहिए ना, तो रेसिडेंट को भी सर सिर्फ और सिर्फ 112 की इनकम, 112A की इनकम और 111A की इनकम के अगेंस्ट मिलती है। अदर इनकम के अगेंस्ट कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता है। आर वी क्लियर ऑन दिस फ्रंट सर? दैट कंप्लीट्स आवर कैपिटल गेन टॉपिक। सर कोई डाउट है क्या किसी को? इतना भी अगर आप करके चले जाओगे ना एग्जाम के एक दिन पहले, सर मोर देन इनफ है सर। अगर क्लियर है तो जल्दी से मुझे बताओ, अगर क्लियर है या कोई डाउट है तो मुझे जल्दी से बता दो, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक। उफ उफ उफ। 1 घंटा और कैपिटल गेन डन, ओरे वाह 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 वाह। 1 घंटा और कैपिटल गेन डन, ओरी बाबा। सर क्लियर, सर क्लियर। सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सर व्हाट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में इंपॉर्टेंट क्या है? देखो एज सच कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। डीम्ड डिविडेंड में आ जाओ सर, जो आपसे पूछा गया मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में, डीम्ड डिविडेंड वाले टॉपिक से पूछी जाती चीजें, व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सर डीम्ड डिविडेंड एक्चुअल डिविडेंड नहीं, इट इज जस्ट अ प्रिजम्पटिव इनकम, ठीक है? प्रिजम्पटिव डिविडेंड नहीं, एक्चुअल डिविडेंड नहीं होता ये। सर कभी भी अगर कोई भी कंपनी एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, देखो मनी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिविडेंड, मनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एक्ट डिविडेंड बताता है, लेकिन एसेट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ डिविडेंड एज पर कंपनीज एक्ट, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड नहीं होता। एग्जाम्पशन देखना है कीर्ति देख सकते हो, बाकी ज्यादा काम की नहीं, एग्जाम्पशन बाय डिफॉल्ट बन जाती है, एग्जाम्पशन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है, एग्जाम्पशन आपसे बन जाती है। आप एक बार जरूर देख लो, एग्जाम्पशन 54F की देख सकते हो, 54E देख सकते हो, बाकी आपसे बन जाएगी, ठीक है सर। डीम्ड डिविडेंड, डीम डिविडेंड क्या है सर? डीम डिविडेंड क्या होता है सर? अगर कंपनी कभी भी 5 या 6 कंडीशन में फुलफिल करती है सर, उस डिविडेंड को हम डीम डिविडेंड मानते हैं। सर कौन सी 5 6 कंडीशन? सबसे पहले सर, अगर कभी भी कोई भी कंपनी एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है सर, एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है सर, एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है सर, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन इज अ काइंड ऑफ डीम डिविडेंड। सर कहते हैं जितना भी आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है ना, उतने तक का एसेट डिस्ट्रीब्यूशन आपका डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। जितना भी आपका सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है ना सर, उसको डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा, उतना अगर आप एसेट्स बांट रहे हो, इट इज डीम डिविडेंड। ओके सर। सर मान लो सर मैं एसेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा सर, मैं जबरदस्ती लाइबिलिटी फ्री में बांटे जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग पलक। गुड मॉर्निंग, दोपहर होने का टाइम आ गया तो मॉर्निंग बोलती हो, वेरी बैड। अब सुनो, अब ध्यान से टॉपिक में कंटिन्यू करना। सर सर सुनो, अगर एसेट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, एसेट डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय सर मैंने लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, एक शेयर होल्डर को फ्री में डिबेंचर्स बांट दिए,
और अब मुझे उसको पे करना पड़ेगा। सरकार कहती है एनी फ्री में डिबेंचर्स बांटना, एनी फ्री में डिबेंचर्स बांटना या एनी फ्री में डिपॉजिट सर्टिफिकेट बांटना, सर दीज आर कॉल्ड डीम्ड डिविडेंड, इसको डीम्ड डिविडेंड बोलते हैं। सर अगर आप कभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर बोनस दे रहे हो ना, उसको भी हम डीम्ड डिविडेंड मान लेते हैं सर, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। सर उसके अलावा कहते हैं अगर आप कभी भी लिक्विडेशन के टाइम पे किसी भी शेयर होल्डर को अगर एसेट बांट रहे हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डीम्ड डिविडेंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डीम्ड डिविडेंड। सर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल के टाइम पे अगर एसेट बांट रहे हो तो भैया इसको भी डीम्ड डिविडेंड बोला जाता है। सर लास्ट में कहता है इन चारों पॉइंट्स के लिए, सर कई बार लोग क्या करते हैं, लोग अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर देते हैं। सर एग्जांपल समझना मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पे है पलक, पलक की बैलेंस शीट ऐसी है सर, एसेट्स है मान लो सर 10 लाख रुपए के, रिजर्व है मान लो 9 लाख रुपए के, और कैपिटल अकाउंट है सर 1 लाख रुपए का। तो भैया जितने भी एसेट्स पलक बांटेगी, जितने भी एसेट्स पलक बांटेगी, तो 9 लाख रुपए तक का डिस्ट्रीब्यूशन वुड बिकम डीम्ड डिविडेंड। यस सर, इतना बन जाएगा। तो पलक ने क्या किया, पलक ने चोरपंथी करने की कोशिश की। सर पलक ने चोरपंथी कैसे की, सर इस रिजर्व से बोनस बांट दिया, अब रिजर्व कुछ बचे नहीं, कैपिटल अकाउंट हो गया 10 लाख रुपए का। पलक बोलती है देखो सर देखो सर देखो सर, मैंने तो कुछ, मेरे पास तो कोई रिजर्व है ही नहीं, आई डोंट हैव एनी रिजर्व सर, तो कोई डिविडेंड नहीं बनेगा। सरकार कहती है इधर कुछ लिखा है क्या, इधर कुछ लिखा है क्या। सर इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, आप कैपिटलाइज करते हो या नहीं करते फर्क नहीं पड़ता सर, इट शैल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड ओनली। सर 222 ई जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है सर, अगर आईएफएस से क्वेश्चन आता है तो 222 ई से ही आता है, इस पर आएगा तो 222 एफ से आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। सर क्या कहते हैं, अगर आप, अगर आप कोई कंपनी हो ठीक है, कंपनी हो, कंपनी लोन बांट रही है या कंपनी एडवांस बांट रही है, किसको बांट रही है सर, कंपनी पहली बात तो अनलिस्टेड होनी चाहिए। अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी लोन बांट रही है या एडवांस बांट रही है, सर किसको बांट रही है लोन, सर कहता है किसी भी शेयर होल्डर को बांट रही है जो कि 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है। ओके सर, दूसरा, सर किसी कोई कंपनी किसी भी ऐसे पर्सन को बांट रही है, ऐसे पर्सन को लोन बांट रही है जो कि सर, जिसमें सर शेयर होल्डर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल किसी पार्टनरशिप फर्म को बांट रही है जिसमें शेयर होल्डर 20% ज्यादा शेयर पार्टनर पे पीएसआर रखता है, या फिर सर किसी ऐसे पर्सन को लोन बांट रही है अनलिस्टेड कंपनी में लगता है, यस, किसी ऐसी पर्सन को लोन बांट रही है जैसे मैनेजर वगैरह को, जो आगे सर के शेयर होल्डर को पैसा दे देगा। सरकार कहती है एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवांसेस बाय द अनलिस्टेड कंपनी टू शेयर होल्डर, or any of the company in which such shareholder is substantially interested, or any of the person on behalf of such shareholder shall become deemed dividend। So ध्यान देना, to the extent of accumulated profits, to the extent of accumulated profits, sir accumulated profits जितने हो उतना deemed dividend मानना है। मान लो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है 32 लाख, accumulated profit सर मान लो आपका है 20 लाख, सर तो 20 लाख को डीम्ड डिविडेंड मानना है। सर ये आपके कई बार पीजीपी क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको आपको वहां से हटाना है, इसको पीजीपी से हटाना है, इसको लेके आना आईएफओएस में, इसको पीजीपी से हटाना है और आईएफओएस में लेके आना है। सर 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 कंपनी अगर कभी भी डीम्ड डिविडेंड भी बांटती है ना, तो कंपनी हैज अ ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट टीडीएस ऑन डीम्ड डिविडेंड आल्सो। कंपनी को टीडीएस डीम्ड डिविडेंड में भी काटना होता है। तो कई बार सर आपकी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, आपकी में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि आपको डीम्ड डिविडेंड अर्न हो रहा है, आपको मान लो 10 लाख रुपए का, या कंपनी का एक्यूमुलेट प्रॉफिट से 8 लाख रुपए, तो आपको 8 लाख रुपए आपको आईएफओएस में ऑफर करने पड़ जाएंगे, और सर उस 8 लाख वाले अमाउंट पे ना आपको टीडीएस भी क्रेडिट मिलेगा। ध्यान देना सर, टीडीएस भी कटा हुआ होता है हमेशा टीम डिविडेंड में। सर वी गॉट इट पॉइंट, वी गॉट योर पॉइंट सर, वी गॉट योर पॉइंट। सर कई बार क्या होता है, कंपनी ने मान लो अगर शेयर होल्डर को लोन दिया और शेयर होल्डर रीपे कर रहा है उसको, शेयर होल्डर उस लोन को रीपे कर रहा है, रीपे कर रहा है, रीपे 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 कर रहा है सर विद मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ना बोलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी ज्यादा रीपे कर रहा है, सरकार कहती है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज ऑलवेज डीम्ड डिविडेंड, उसको हमेशा डीम्ड डिविडेंड ही मानने वाले हैं। सर यहाँ पे जब कभी भी एक्यूमुलेट प्रॉफिट लेते हैं ना, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट उठाते हैं, अकाउंटिंग रिजर्व्स उठाते हैं, सर अकाउंटिंग रिजर्व्स उठाते हैं हम, इनकम टैक्स के रिजर्व्स या फिर असेट्स टू असेट प्रॉफिट्स नहीं निकालते। सर मान लो अगर कंपनी ने कभी लोन दे रखा है, इट इज ऑलवेज डीम्ड डिविडेंड। अगर कंपनी शेयर होल्डर को लोन दे रही है, इट इज ऑलवेज डीम्ड डिविडेंड। लेकिन सर अगर कंपनी एडवांस दे रही है शेयर होल्डर को, एडवांस दे रही है, सर कौन सा एडवांस, सर मान लो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दे रही है, कमर्शियल नेचर का एडवांस दे रही है, या फिर सर ऐसा एडवांस दे रही है जिसके बदले में शेयर होल्डर सर्विसेज देने वाला है, तो भैया ऐसे एडवांसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड। सर इनको क्या बोला जाता है, सर एक टर्म यूज की जाती है, राइट डाउन दैट टर्म, टेक द पेन विथ योरसेल्फ एंड राइट डाउन, सर ग्रेटिट्यूअस, ग्रेटिट्यूअस एडवांसेस, इसको ग्रेटिट्यूअस एडवांस बोला जाता है। सर ये वर्ड इज बीइंग यूज्ड बाय द आईसीआई, इस वर्ड को आपको जरूर कोट करके आना है। अगर कभी भी एडवांस बांट रही है जिसके अगेंस्ट में सर्विसेज मिल रही है, तो इट इज नॉट अ ग्रेटिट्यूअस एडवांस, सर नॉट अ ग्रेटिट्यूअस एडवांस, ये इच्छा से नहीं दे रही, इसके बदले सर्विसेज मिलने वाली है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का इसलिए दे रही है। सर ऐसा वर्ड कहां कॉइन किया गया था, वरुण कुमार मल्होत्रा, वरुण कुमार मल्होत्रा नहीं सॉरी वरुण कुमार नहीं था, प्रदीप मल्होत्रा था, यस प्रदीप मल्होत्रा,
प्रदीप मल्होत्रा। सर नाम याद रहता है, ठीक है, प्रदीप अंकल का। अगर नहीं याद रहता तो यू कैन इग्नोर दिस अंकल। ओके, याद रखना है सर, इट इट जो भी आप एडवांस दे रहे हो ना, दिस शुड नॉट बी अ ग्रेटिट्यूस एडवांस। स्वेच्छा से, विथ योर विश, विथ योर हैप्पीनेस, विथ योर काइंडनेस आप नहीं दे रहे हो उसको। आप रिटर्न में सर्विसेज रिसीव करो तो ही सर इसको डीम डिविडेंड से बचाएंगे, नहीं तो डीम डिविडेंड लगा देंगे। 222F। सर कोई भी कंपनी अगर बायबैक के टाइम में पैसा बांटती है, कोई भी कंपनी बायबैक के टाइम में पैसा बांटती है, जितना पैसा बांटेगी दैट शैल बिकम डीम डिविडेंड। आगे चर्चा आगे वाले टॉपिक में। सर इंटरेस्ट वाला टैक्सेशन हमारे काम का नहीं। सर गिफ्ट टैक्सेशन सुन लो, गिफ्ट टैक्सेशन सुन लो सर, इसमें थोड़ा सा बस चीज ध्यान देने वाली बात है, अदरवाइज कुछ इतना इतना टेक्निकल है नहीं। सुनो सर, अगर कभी भी कुछ गिफ्ट मिलते हैं तो कुछ गिफ्ट एग्जेम्प्ट होते हैं। सर कौन कौन से गिफ्ट एग्जेम्प्ट होते हैं? सर कभी भी अगर रिलेटिव से मिल रहा है इट इज एग्जेम्प्ट, अगर रिलेटिव से मिल रहा है इट इज एग्जेम्प्ट। सर रिलेटिव से मिल रहा है गिफ्ट इट इज एग्जेम्प्ट, सर कोई इशू नहीं है। शादी में मिल रहा है सर गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है। मेरी शादी मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट होगा सर। अगर मेरे पापा, अगर मेरी शादी मेरे पापा को मिल रहा है तो सर उस केस में एग्जेम्प्ट नहीं होता, उनके लिए एग्जेम्प्ट नहीं होता। सर मेरे को मिल रहा है तो मेरे लिए एग्जेम्प्ट होगा, मेरी शादी मेरी बहन को मिलेगा तो भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा उनके लिए। सर विल में मिल रहा है, इनहेरिटेंस में मिल रहा है, इट इज एग्जेम्प्ट। सर एक और प्रोविजन आता है सर, कभी भी अगर ट्रस्ट को प्रॉपर्टी सस्ते में मिल जाती है, आपके सामने कई बार क्वेश्चन आता है कि ट्रस्ट ने प्रॉपर्टी खरीदी से 1 करोड़ रुपए में, जबकि उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2.5 करोड़ थी। तो अगर ट्रस्ट का भी सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदी तो ट्रस्ट के यहाँ पे 56 नहीं लगाया जाता। बाकी यू कैन स्किप आउट एवरी पॉइंट, जो कोविड वाला रिलैक्सेशन यू कैन स्किप आउट। सर कहता है अगर आपकी अगर आपने अपने अगर कोई इंडिविजुअल, आपने अपने रिलेटिव के बेनिफिट के लिए अगर कोई ट्रस्ट बना रखा है, तो इस ट्रस्ट को अगर जो भी जिसको ट्रस्ट कोई भी गिफ्ट मिलता है ना, इट इज एग्जेम्प्ट फॉर द ट्रस्ट। सर ये पॉइंट काम का नहीं, बस सुन लिया तो बहुत है, इसके बाद आप इसको इग्नोर कर सकते हो। सर रिलेटिव कौन होता है? रिलेटिव कौन होता है? सर ये क्या बना दिया इन्होंने, ये क्या बना दिया इन्होंने? इधर सुनो, इधर सुनो, रिलेटिव कौन होता है? सुनो 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 गौर से दुनिया वालों। ओके, हु इज अ रिलेटिव? रिलेटिव कौन होता है? सर कहता है एक इंडिविजुअल के लिए उसका स्पाउस रिलेटिव होता है, इंडिविजुअल के लिए उसके लीनियल डिसेंडेंट, यानी सर उसके बच्चे, बच्चों की वाइफ, मम, बेटा, बेटी, बहू रानी, उसके अलावा दामाद जी, सब रिलेटिव बन जाते हैं। इंडिविजुअल के लिए सर उसके सिस्टर, ब्रदर, उसकी सिस्टर प्लस उसका स्पाउस, उसके ब्रदर प्लस उसका स्पाउस, स्पाउस का ब्रदर, उसका स्पाउस, स्पाउस का सिस्टर, उसका स्पाउस, ये इंडिविजुअल के रिलेटिव बनते हैं। इंडिविजुअल के लिए उसके मदर फादर रिलेटिव बन जाते हैं, इंडिविजुअल के लिए उसके स्पाउस के मदर फादर रिलेटिव बन जाते हैं। इंडिविजुअल के लिए उसके लीनियल असेंडेंट रिलेटिव बन जाते हैं, इंडिविजुअल के लिए उसके लीनियल असेंडेंट रिलेटिव बन जाते हैं। इंडिविजुअल के लिए उसके मदर फादर के ब्रदर सिस्टर एंड देयर स्पाउस, फादर के ब्रदर सिस्टर एंड देयर स्पाउस, सर ये भी रिलेटिव बन जाते हैं। सर अगर आपको देख के समझ में आ रहा है, इट इज अ माउस। ये माउस अपने को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द रिलेटिव। ये माउस अपने को याद करना पड़ जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस फ्रंट? अरे बाबा लोग, आर वी क्लियर ऑन दिस फ्रंट? सर रिलेटिव कौन होता है? यस सर, अपने को रिलेटिव समझ में आ जाता है। सर एचएफ के लिए सारे मेंबर्स रिलेटिव होते हैं। सर इसमें ज्यादा कुछ चर्चा करने वाली टॉपिक है नहीं, बस एक छोटी सी बात सुन लेना। सुनो, बस सुनो ध्यान, सुनो ध्यान से। अगर सर मेरे को कोई भी एसेट मिल रहा है, मनी मिल रही है, फ्री में मिल रही है, सर मान लो सर अगर 50,000 ज्यादा की फ्री में मनी मिल रही है, एंटायर मनी रिसीव्ड इज टैक्सेबल। जो भी अगर 50,000 ज्यादा मिल रही है मनी, एक से मिले, दो से मिले, मल्टीपल लोगों से मिले, इट इज एब्सोल्युटली गिफ्ट, हमेशा मेरे हाथ पे टैक्सेबल होगा। सर अगर मेरे को कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही, सर मेरे को अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही, सर फॉर एग्जांपल मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब सर एनी काइंड ऑफ शेयर, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट, बुलियन, वर्चुअल डिजिटल एसेट, सर ये अगर मेरे को मिल रहा है ना, तो ये मेरे टैक्सेबल होगा। सर मैंने क्या बोला? मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, सर दैट इज ओनली टैक्सेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? सर शेयर, सिक्योरिटीज, ड्राइंग, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट, और बुलियन। सर बुलियन इज आल्सो टैक्सेबल। सर वर्चुअल डिजिटल एसेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा नहीं गया अभी तक ढंग से, बहुत अच्छे से नहीं पूछा गया, पूछा जाएगा तो परेशान करेगा। फ्री में अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट मिल रहा है तो इट इज आल्सो टैक्सेबल, ध्यान देना। ओके सर, ओके ओके ओके। सर अगर मूवेबल प्रॉपर्टी मान लो मेरे को मिल रही, मान लो कनिका ने मेरे को 2,000 के शेयर्स दिए, भक्ति ने 5,000 रुपए के मान लो सिक्योरिटीज दे दी, उसके अलावा स्नेहा ने मेरे को कोई पेंटिंग दे दी, सब मिला के गिफ्ट अगर मेरे को 50,000 के ऊपर मिल रहे हैं तो भैया इट इज टैक्सेबल। कहते हैं अगर आपको विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट मिल रहा है सर मूवेबल प्रॉपर्टी का 50,000 ज्यादा की एफएमवी है, तो भैया एंटायर एफएमवी इज टैक्सेबल। लेकिन सर अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए मिल रहा है, सर मान लो मेरे से थोड़े थोड़े पैसे ले लिए तुम लोग ने, तो प्रोविजन कहता है अगर एफएमवी माइनस कंसिडरेशन अगर 50,000 ज्यादा का है तो भैया एंटायर एफएमवी इज टैक्सेबल, एंटायर डिफरेंस इज टैक्सेबल। सर सिंपल सी बात है, इतना कुछ परेशान होने वाली बात है नहीं। सर सर व्हाट इट सेज, अगर कभी मेरे को इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, सर इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, सर फ्री में मेरे को अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी दे देता है, तो प्रोविजन कहता है सर अगर विदाउट कंसिडरेशन मिल रही 50,000 से ज्यादा की एसडीवी, तो भैया मेरे लिए पूरी की पूरी एसडीवी टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन सर अगर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए मिल रही, सर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए तब क्या होगा? प्रोविजन कहता है सर अगर एसडीवी माइनस कंसिडरेशन, अगर एसडीवी माइनस कंसिडरेशन सर अगर 50,000 ज्यादा का है,
प्लस एसटीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन। तो इस केस में जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस शैल बिकम टैक्सेबल। जो डिफरेंस है ये मेरे हाथ में टैक्सेबल बन जाएगा सर, बेसिक से प्रोविजन से। सर इंपॉर्टेंट 2-3 बातें सर इस गिफ्ट प्रोविजंस को पढ़ाने का सर 1-2 बातें रहती है, 1-2 बातें इंपॉर्टेंट रहती है। सर गिफ्ट आपके हाथ में टैक्सेबल तभी होगा, गिफ्ट आपके हाथ में टैक्सेबल तभी होगा सर जब आपके हाथ में वो कैपिटल एसेट है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई सस्ते में प्रॉपर्टी दे रहा है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज गिफ्ट ओनली व्हेन सच प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय मी एज कैपिटल एसेट। अगर मैं उस प्रॉपर्टी को एज स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, तो भैया सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदना थोड़ी गिफ्ट होता है सर, इट इज नॉट अ गिफ्ट। सर अगर कभी बिजनेस रिलेशन कारण कोई गिफ्ट मिलता है तो इट इज नॉट गिफ्ट अंडर आईएफओएस। अगर सैलरी कारण अगर मेरे को गिफ्ट मिल रहा है, एम्प्लॉय रिलेशन कारण कह रहा है सर, इट इज ऑल्सो नॉट गिफ्ट। सर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में कुछ मिलता है, इट इज ऑल्सो नॉट गिफ्ट। सर अगर ना वो पीजीबीपी हो ना वो सैलरी हो, अगर किसी भी हेड में नहीं हो, तब जाके अगर मेरे को गिफ्ट मिल रहा है तो ही वो आईएफओएस बनेगा। और ध्यान देना वो भी तब जब कैपिटल एसेट हो तभी आईएफओएस बनेगा, अदरवाइज वो गिफ्ट नहीं बनता है। सर एक और छोटा सा प्रोविजन आता है, अगर कभी भी इंडिविजुअल है ना, वो बिजनेस कर रहा है प्रॉपर्टी डीलिंग का, और वो प्रॉपर्टी डीलिंग करते टाइम अगर सेल कर रहा है प्रॉपर्टी, सेल करते टाइम अगर वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में ट्रांसफर करता है ना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में ट्रांसफर करता है, तो 43 सीए के प्रोविजंस लग जाते हैं। 43 सीए क्या बोलता है? 43 सीए बोलता है कि सर अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में ट्रांजेक्शन कर रखा है, इफ एसडीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो भैया जो आपकी एसडीवी है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाती है। सर इससे आपको आईएफओएस में कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सर एक होता है फैमिली पेंशन का टॉपिक। सर फैमिली पेंशन देखो, फैमिली पेंशन होता क्या है? देखो, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रहते हैं जिनकी रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है उनको। सर बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज रहते हैं जिनकी डेथ के बाद भी गवर्नमेंट उनको पेंशन देती है, या बहुत सारी ऐसी एंटिटीज है पुराने जमाने में सर जिनकी डेथ के बाद भी 10 साल, 5 साल, 8 साल तक पेंशन आती है लोगों की फैमिली में। सर अगर ये फैमिली वालों को पेंशन रिसीव होती है तो उसको फैमिली पेंशन कहते हैं। सरकार कहती है जो भी फैमिली पेंशन है जो रिसीव करा है उसके हाथ में टैक्सेबल होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज सर, फैमिली पेंशन पे एक डिडक्शन मिलता है। सर कितना डिडक्शन मिलता है? सरकार कहती है आपको 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन रिसीव्ड का डिडक्शन मिलता है। सर 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, जितनी भी 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन है इसका डिडक्शन मिलेगा आपको। सर ठीक है। या फिर सर 25,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा अगर आप 115 बीएससी में टैक्स भर रहे हो। अगर सर ओल्ड रिजीम में हो तो इस केस में सर 15,000 रुपए डिडक्शन मिलेगा। सर ये लास्ट ईयर ही आपके अटेम्प्ट के लिए इसको अमेंड किया गया है। आपके अटेम्प्ट के लिए सर इस 15,000 को 25,000 किया गया है फॉर 115 बीएससी। आई माइट थिंक कहीं आपसे एमसीक्यू में पूछने लगी है। आई माइट थिंक आई डाउट कि कहीं एमसीक्यू में पूछ ना ले, इसलिए सर इस पॉइंट को जरूर कवर करके जाना, बिकॉज अदरवाइज ये चीज छूट जाएगी तो भैया अखर जाएगा। इतनी मेहनत करने के बाद अगर 2 नंबर इस कारण जाएंगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा आपको। सर फैमिली पेंशन अगर मिल रही है परमवीर चक्र या वीर चक्र रेसिपिएंट को एग्जिट, फैमिली पेंशन मिल रही है किसी आर्म्ड या पैरामिलिट्री फोर्स के किसी जवान को या उसकी वाइफ, जवान के वाइफ को, सर जिनकी डेथ हो गई सर उनकी वाइफ को अगर मिल रही है, उनके बच्चों को मिल रही है, इट इज एग्जिट। सर अलाउेबल डिडक्शन, सर ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सर एमसीक्यू में बार बार पूछता है, सर बार बार पूछता है। सर अगर आपकी कोई भी आईएफओएस की इनकम है, सर अगर आपकी कोई भी आईएफओएस की इनकम है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट, सर अगर आपकी कोई भी आईएफओएस की इनकम है, उस आईएफओएस की इनकम के लिए आपको डिडक्शन अलाउ हो जाते हैं। सर कौन कौन से डिडक्शन अलाउ हो जाते हैं? सरकार कहती है जो भी खर्चा आपने कर रखा है टू डायरेक्टली अर्न दैट इनकम, वो एक्सपेंडिचर आपको अलाउ हो जाता है। जो भी खर्चा आपने डायरेक्टली अर्न कर रखा है टू अर्न दैट इनकम इज अलाउ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को मान लो रेंट अर्न करने के लिए, लैंड पे रेंट अर्न करने के लिए मेरे को कुछ टैक्सेस पे करने पड़े, लैंड को अर्न करने के लिए कुछ वसूली चार्जेस पे करने पड़े, सर दैट आर लीगल। सर अगर वो मैंने जो वसूली चार्जेस, लीगल चार्जेस, यानी मैंने अपने लोगों को भेजा और फिर रेंट कलेक्शन करवाया, तो कलेक्शन चार्जेस भी इट इज अलाउड। जो भी सर डायरेक्टली अपोर्शनेबल होते हैं, डायरेक्टली अप्रोप्रिएबल रहते हैं सर उस इनकम को अर्न करने के लिए, दोज एक्सपेंडिचर आर अलाउड टू मी। सर अगर कभी भी मेरे को कॉम्पनसेशन मिल रहा है फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन, उस कॉम्पनसेशन के ऊपर अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, सरकार कहती है जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है ना उस इंटरेस्ट में 50% डिडक्शन मिलता है। 50% एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। जिस साल में इनकम रिसीव होती है सर उस साल में 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर अगर कभी मेरे को डिविडेंड मिलता है, अगर कभी भी मेरे को डिविडेंड मिलता है ना, और डिविडेंड को अर्न करने के लिए मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर पे कर रखा है, डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड को अर्न करने के लिए मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर पे कर रखा है, तो उस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर में मेरे को डिडक्शन मिलता है। कितना डिडक्शन मिलता है सर? 20% ऑफ द डिविडेंड के बराबर। जितना डिविडेंड है उसका 20% मेरे को इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर मिल जाता है। सर इसमें 2-3 बातें ध्यान देने वाली बात है, गौर से सुनना। मैं बता रहा हूँ, कोई अगर प्यारा इंसान यहाँ तक पहुंचा है ना, पहले तो वीडियो को लाइक करना और फिर यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प जरूर देना। सर सुनो क्या बात बोल रहा हूँ। सर कभी भी अगर डिविडेंड आप अर्न कर रहे हो ना, आपको उस डिविडेंड के अगेंस्ट 20% ऑफ द डिविडेंड अमाउंट आपको एक डिडक्शन मिलता है। 20% ऑफ द डिविडेंड अमाउंट आपको एक डिडक्शन मिलता है। सर कितना? इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है हमेशा। अगर मान लो डिविडेंड अर्न करने के लिए आपने इंटरेस्ट पे करा था, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। सर सिंपल बात है। इंपॉर्टेंट बात सर क्या है, आपको कभी भी 222 एफ वाले डिविडेंड के लिए डिडक्शन नहीं मिलेगा।
मान लो सर आपका डिविडेंड है व्हिच इज इन द नेचर ऑफ बायबैक, सर आपको बायबैक के फॉर्म में डीम्ड डिविडेंड मिला हुआ है, क्या डिडक्शन मिलेगा? राइट आंसर, उस पे कभी डिडक्शन नहीं मिलेगा, उस पे कभी भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। सर अब एक सवाल पूछता हूं मैं आप लोगों से, एक सवाल पूछता हूं फॉर एग्जांपल, इन्फोसिस से मेरे को डिविडेंड मिला, मान लो इन्फोसिस से डिविडेंड मिला मेरे को 1 लाख रुपए, और इसके लिए मैंने इंटरेस्ट पे कर रखा है मान लो 25,000 रुपए, 25,000 रुपए पे कर रखा है। ओके सर, यही मेरे को मिल 25 नहीं 30,000 मान लो, 30,000 मान लो, 30,000 पे कर रखा है। यही अगर मेरे को टीसीएस से मिल रहा है 1 लाख रुपए डिविडेंड, और इसके लिए मैंने इंटरेस्ट पे कर रखा है 15,000 रुपए, सर मेरे को कितना इंटरेस्ट अलाउ होगा? क्या आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हो? कितना इंटरेस्ट अलाउ होगा? क्या आप लोग मेरे को कैलकुलेट करवा सकते हो? सर इसके 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 दो मेथड्स है। पहला मेथड, सर आप क्या करोगे? सर 2 लाख का इंटरेस्ट ले लोगे, 2 लाख का डिविडेंड लोगे, ले लोगे, इसका 20% ले लोगे, सर 40,000। हमने इंटरेस्ट कितना पे कर रखा है? हमने कितना इंटरेस्ट पे कर रखा है? यू कैन सी सर 45,000 पे कर रखा है, विच एवर इज लोअर अपने को अलाउ हो जाएगा। तो सर यू विल रिड्यूस 40,000 रुपीज सर, एंड यू विल मेक 160 एज टैक्सेबल। दिस इज करेक्ट सर, दिस इज करेक्ट एब्सोल्युटली, इसमें कोई दो राय, कोई संशय, कोई सवाल ही नहीं है सर, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। सर लेकिन आपके May 25 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था, विच वाज द फर्स्ट एमसीक्यू, फर्स्ट एमसीक्यू। सर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो सर, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि सर इन्फोसिस को जो डिविडेंड मिला इसका 20% ले लो, तो यहाँ 20,000 अलाउ हो जाएगा। टीसीएस का जो डिविडेंड है इस पे सर डिविडेंड रिसीव और 20,000 15,000 विचएवर इज लोअर ले लो। सर आप 33-35,000 का भी अगर डिडक्शन करके आए हो, इंडिविजुअल डिविडेंड पे 20% लेके आए हो, तो भी एग्जामिनर ने सही किया है। अगर आप आंसर चेक करोगे ना, सजेस्टेड आंसर, तो दोनों को सही किया हुआ है। अगर आपने टोटलिटी में कर रखा है ना, तो इट इज करेक्ट, अगर आपने इंडिविजुअली कर रखा है ना, देन टू इट इज करेक्ट। एग्जामिनर ने गलत नहीं किया इसको। तो एग्जाम में अगर कभी आए आपके सामने और आपका मन घबराए कि यार इंडिविजुअल करूंगी टोटलिटी में करूं, भैया दोनों सही है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए टोटलिटी में करना, आपको नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। दैट कंप्लीट्स आवर आईएफओएस टॉपिक ऑल्सो। कोई डाउट आईएफओएस में? सर बेसिक सा प्रोविजन ये अपने को, लेकिन ये पता होना चाहिए। नो सर, बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर, क्लियर वाला, बिल्कुल क्लियर वाला, बिल्कुल क्लियर वाला। ओके सर, क्लियर वाला, क्रिस्टल क्लियर। सर आ जाओ पीजीबीपी में, पीजीबीपी सर, पीजीबीपी में एक सेक्शन बस इंपॉर्टेंट होता है, मतलब वैसे तो आपको बनती है चीजें पीजीबीपी में, जो ध्यान देने वाली बात है ना सर, वो मैं आपको बस बता रहा हूँ। सबसे पहला ध्यान देने वाली बात आती है सर, एक अमेंडमेंट है पीजीबीपी में। कौन सा? सर कहता है अगर आपको कभी भी रेंट मिल रहा है, आपको कभी भी अगर रेंट मिल रहा है, सर रेंट मल्टीपल जगह से मिल सकता है। सर रेंट आपको मिल सकता है सर, सर रेंट कहीं से मिल रहा हो, आप ये देखो, क्या रेंटल इनकम आपका बिजनेस है? क्या रेंट पे देना आपका बिजनेस है? सर इफ नॉट बिजनेस, नॉट अ बिजनेस, रेंट पे देना आपका कोई बिजनेस नहीं है सर, नॉट अ बिजनेस, तो इस केस में क्या करोगे? वॉट एवर जो इनकम है ना फ्रॉम रेंट विल बी अंडर हाउस प्रॉपर्टी, दिस विल ऑलवेज बी हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका बिजनेस नहीं रेंट पे देना, जो इनकम होगी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी, जो भी इनकम हो रही है सर दैट इज हाउस प्रॉपर्टी की इनकम सर, नो डाउट व्हाटसोएवर इन दिस। अगर बिजनेस नहीं रेंट का, सर भले कमर्शियल प्रेमिसेस हो, भले पर्सनल प्रेमिसेस हो, सर सब हाउस प्रॉपर्टी होगा। लेकिन सर अगर आपका बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस है, तो नॉर्मली पीजीबीपी होता था, लेकिन आपके अटेंड के लिए क्लैरिफिकेशन आया, बोला कि भैया अगर आप कमर्शियल प्रेमिसेस रेंट आउट कर रहे हो ना, कमर्शियल प्रेमिसेस लेट आउट कर रहे हो ना, तो ये आपका पीजीबीपी में जाएगा। लेकिन सर अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर आप दे रहे हो ना, तो ये हाउस प्रॉपर्टी में ही जाने वाला है। तो देखो, अगर आपका बिजनेस है लेट आउट करने का, तो बिजनेस है लेट आउट करने में वैसे पीजीबीपी जाता है, लेकिन अगर आप रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अगर आप लेट आउट कर रहे हो ना, तो इट इज कंसिडर्ड हाउस प्रॉपर्टी, ओनली सो हाउस प्रॉपर्टी ही माना जाता है। सर आई होप यू गॉट द पॉइंट। सर एक और पॉइंट आता है, देखो एक पॉइंट और आता है। सर कभी भी अगर आप अमलगमेट करते हो किसी एंटिटी के साथ, अगर कभी भी अमलगमेट करते हो किसी एंटिटी के साथ, किसी एंटिटी में कन्वर्ट करते हो, किसी भी एंटिटी में अमलगमेट कर जाते हो, कन्वर्ट करते हो, डीमर्ज करते हो, सक्सेशन करते हो, सर रीऑर्गेनाइजेशन होता है, सर मल्टीपल चीजें पॉसिबल है। सर इस केस में ध्यान देना, आपका जो बिजनेस लॉस होता है ना, वो नई एंटिटी में कैरी फॉरवर्ड होता है, नॉर्मली फ्रेश 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड करने को मिलता है अमलगमेशन के केस में। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज, यू आर ओनली अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस ओनली। आप स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस को ना कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। आप स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस को आप नई अमलगमेटेड एंटिटी में कैरी फॉरवर्ड नको 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 सर, यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड। सर आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर।
कभी भी अगर आप नई एंटिटी में बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, यू आर अलाउड। अमलगमेटिंग एंटिटी में बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सर स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस नई एंटिटी में कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड नहीं होता है। सर अमलगमे आपको क्या स्पेसिफाइड बिजनेस मिलता है, स्पेसिफाइड बिजनेस अगर कंडीशन फुलफिल करती है मिल जाता है। हाउस प्रॉपर्टी लॉस यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड इन केस ऑफ अमलगमेशन। कैपिटल गेन लॉस यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड इन केस ऑफ अमलगमेशन। ओनली बिजनेस लॉस इज अलाउड। वो भी ध्यान देना, स्पेक्युलेटिव बिजनेस अलाउड नहीं होता है। सर डेप्रीसिएशन 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 सर डेप्रीसिएशन में क्या क्या बातें ध्यान देने वाली बातें होती हैं। सर लैंड गुडविल पे डेप्रीसिएशन मिलेगा नहीं। एक बार डेप्रीसिएशन रेट्स मेरे साथ रिकॉल करोगे क्या? बाबा कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो ना, मैं नहीं कह रहा मेरी बुक में से देख रहे हो सर, कोई बुक फॉलो कर रहे हो ना, उस बुक का ये डेप्रीसिएशन वाला पेज खोल लो सर, क्योंकि डेप्रीसिएशन इज अ टॉपिक जो हर बार पूछेगा आपसे, हर बार पूछेगा। और सर गलतियां भी होती हैं, इसका पता होने के बाद भी गलतियां होती है सर, इसलिए एक बार सब कुछ खोलो, रेट्स मेरे साथ रिपीट करने की कोशिश करो। सबसे पहला सर, अगर आप कोई बिल्डिंग है, अगर आपके पास कोई बिल्डिंग एज अ क्लास है, तो बिल्डिंग में आपके पास 3 अलग-अलग ब्लॉक्स रहते हैं, कौन-कौन से? सर अगर आपके पास कोई भी, अगर मान लो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, 5% डिप्रिसिएशन मिलेगा। सर कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, कोई रेगुलर बिल्डिंग इन यूज़ है, कोई भी जनरल बिल्डिंग है सर, उसपे 10% मिलता है। और सर अगर कोई भी टेम्परेरी और वुडन हाउसेज़ है सर, इन केस में 40% डिप्रिसिएशन मिलता है। बिल्डिंग में अपने पास 3 अलग-अलग ब्लॉक्स रहते हैं। सेकंड थिंग, सर हमारे पास है फर्नीचर फिक्सचर्स। अगर अपने पास कोई भी फर्नीचर फिक्सचर्स है, पाइप अगर फर्नीचर फिक्सचर्स है, पाइप फिटिंग्स है सर, ये सब हमारे फर्नीचर में आते हैं। कोई इलेक्ट्रिकल वायर्स है, स्विचेस है, बोर्ड्स है सर, ये सब भी हमारे सर फर्नीचर्स में आते हैं। इन सब के अलावा सर अगर आपके पास कोई भी बोर्ड्स है, स्विचेस है, ये सब आपके फर्नीचर में ही आ जाते हैं सर। इन सब पे आपको 10% डेप्रिसिएशन मिलता है। तीसरा सर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी सर 3 टाइप की होती है। सबसे पहली प्लांट एंड मशीनरी होती है 40% वाली। इस 40% प्लांट मशीन में सर 6 चीजें आती है सर, कौन-कौन सी? सबसे पहला सर, अगर आपके पास कोई एरोप्लेन है, एरोस्पेस है, एरो इंजन है सर, ये सब 40% से डेप्रिशिएबल होते हैं। दूसरा, सर आपके पास कोई बुक्स है एनुअल पब्लिकेशन वाली, या कोई भी अदर बुक्स है सर, 40% से डेप्रिशिएबल होती है। थर्ड चीज सर, आपके पास कोई भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइस है सर, लाइक प्रिंटर, लाइक स्कैनर, सर इस पे 40% लगता है, प्लस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे 40% लगता है। ओह! कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40%। सर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देखो, अगर इंटेंजिबल एसेट है तो उससे 25% लगेगा। लेकिन मान लो जैसे मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है और इस लैपटॉप के अंदर मेरे पास मान लो माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम डाला, माइक्रोसॉफ्ट का वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्या इस पे अलग से 25% लगाऊंगा? राइट आंसर इज नहीं ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे भी साथ में लग जाता है 40% ही। ठीक है, अलग से मेरे पास कोई इंटेंजिबल एसेट्स है तो उस पर 25% लगाऊंगा मैं। सर तीसरा, मैंने 40% वाला बोला सर, कोई पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है, कोई रिन्यूएबल डिवाइस है, या फिर लास्ट में कोई मेडिकल इक्विपमेंट है, इस पे 40% लगता है। सर अगर मेरे पास कोई शिप है, बिज़नेस में कोई शिप है, बोट है, कोई इलेक्ट्रिक बोट है, सर कोई यॉट है, सर इस पे 20% डेप्रिसिएशन लगता है। उसके अलावा कहते हैं कोई भी अदर प्लांट एंड मशीनरी है सर, अदर प्लांट एंड मशीनरी लाइक, सर मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मेरे पास ईपीआईबीएक्स है। ईपीआईबीएक्स क्या होता है सर? जो पुराने ज़माने में टेलीफ़ोन नहीं होता था, जो बटन घुमाते थे, टॉम एंड जेरी में आपने देखा होगा, ऐसे गोल घुमा रहे हैं, फिर इधर गोल घुमा रहे हैं, फिर इधर गोल घुमा रहे हैं, उसको ईपीआईबीएक्स बोलते हैं। वो ईपीआईबीएक्स है आपके पास। सर आपके पास कोई मोटर व्हीकल है, या फिर आपके पास कोई भी अदर प्लांट एंड मशीनरी है ना, या फिर कोई ऑयल वेल है, इससे 15% डेप्रिसिएशन मिल जाता है, आपको 15% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। सर वी आर वेरी मच क्लियर विद दिस पॉइंट। सर आपने इसमें प्लांट एंड मशीनरी में एक चीज देखी है सर, एक चीज और है सर, अगर इंटेंजिबल एसेट है तो इसपे फ्लैट आपको 25% मिल जाता है। सर अगर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है सर, प्लांट एंड मशीनरी में नॉर्मली 15% मिलता है, लेकिन अगर आपका बिजनेस है सर, रेंट पे देना प्लांट एंड मशीनरी, या आपके लिए प्लांट एंड मशीनरी या स्टॉक इन ट्रेड है, तो भैया इसमें स्टॉक इन ट्रेड पे तो डेप्रिसिएशन मिलता ही नहीं। अगर आपका रेंट आउट करने का बिजनेस है, तो इस केस में आपको 30% डेप्रिसिएशन मिल जाता है। ऑल्सो सर कई बार क्या होता है ना, अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी 30th अगस्त 2019 से लेकर 31st मार्च 2020 के बीच में खरीद रखी, तो आपको 15% ना मिलके 30% देंगे। सिमिलरली अगर आपका बिजनेस रेंट आउट करने का है, लीज पे देने का है, तो अगर आपने इस बीच में खरीद रखी है तो 45% डेप्रिसिएशन देते हैं। सर ये याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है छोड़ दो। नॉर्मली प्लांट एंड मशीनरी 15%, लेकिन अगर आपको लेट आउट करने का बिजनेस है प्लांट एंड मशीनरी को, तो उस केस में 30% मिल जाता है। विंडमिल, मोदी सरकार के आने से पहले विंडमिल में मिलता था 15% डेप्रिसिएशन, उसके बाद हो गया सर 40% हो गया। मोदी सरकार जी की जय हो। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है? सर एक्चुअल कॉस्ट पकड़ लेना, जो भी आपने ओपनिंग डब्ल्यूडी वो पकड़ लेना। जितना भी सर एसेट अक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर है, इसको पकड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सर एसेट अक्वायर्ड में 3 हिस्सों में बाँटना पड़ेगा सर, कौन-सा? जो आपने 180 डेज़ या उससे ज़्यादा के लिए पुट टू यूज़ कर रखे हैं, लेस देन 180 डेज़ पुट टू यूज़ कर रखे हैं, नॉट पुट टू यूज़ कर रखे हैं सर, इन 3 केसेस में अपने को ऐड करना पड़ेगा। माइनस सर जो भी एसेट हमने सेल कर रखा है सर, उस सेल्स वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा सर। अगर कभी भी आप एसेट को सेल करते हो ना, तो आपको सेल्स प्राइस माइनस करनी है, ऑलवेज़, ऑलवेज़, ऑलवेज़ सेल्स प्राइस माइनस करनी है सर, कभी भी सर इसमें अपने को एफएमवी, एसडीवी ये सब माइनस नहीं करना, ऑलवेज़ सेल्स प्राइस माइनस करनी है। सर इससे डब्ल्यूडीवी आ जाएगी।
डब्ल्यूडी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। अगर आपने एसेट पुट टू यूज नहीं किया, नो डेप्रिसिएशन। पुट टू यूज लेस देन 180 डेज किया, सर फुल हाफ रेट से डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन अगर आपने पुट टू यूज कर रखा है, अगर जो रिमेनिंग डब्ल्यूडी बन जाती है उसमें फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाता है। सर एक एप्लीकेशन वगैरह ध्यान नहीं देने वाली बात है सर, इंपॉर्टेंट बात है सर एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन ध्यान देने वाली बात है सर, सुनो। एडिशनल डेप्रिसिएशन में सबसे ज्यादा गलतियां होती है। पहली बात तो सर एडिशनल डेप्रिसिएशन न्यू टैक्स regime में नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन न्यू टैक्स regime में नहीं मिलेगा। भले भगवान ऊपर से आके तुमको बोल देना बेटा दे दो दे दो दे दो, मैं कह रहा हूं ना दे दो, मना कर देना, बोलना कि सर मैं नहीं नहीं, कुछ नहीं सर, नहीं देना नहीं देना नहीं देना, कुछ कुछ भी नेगेटिव बोलने से अच्छा बचे हम सर। कोई भी आके बोल देना, अगर मैं भी एग्जाम में आके तुमको बोलूं ना कि सुनो सुनो पलक एडिशनल एप्लीकेशन डालो, तुम बोल देना नहीं सर आप ही ने मना किया था नहीं डालेंगे, आप ही ने बोल देना आप ही ने मना किया था नहीं डालेंगे। सर आपको कभी भी एडिशनल एप्लीकेशन 115 BAA BAB BSc BAD BAE में नहीं देना सर, सिंपल सी बात है। बाकी केसेस में कब मिलेगा सर, कहते हैं अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हो, सर प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल के बिजनेस में हो, या प्रिंटिंग के बिजनेस में हो, या फिर सर पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन के बिजनेस में हो, सर इस केस में जो भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो, जो भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो फॉर द पर्पज ऑफ फैक्ट्री, आपको उस पे सर आपको उस पे एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलता है 20% से 20% से एडिशनल डिप्रिसिएशन मिल जाता है। जो भी आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो ना, उस पे आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन 20% से मिल जाता है। सर सिंपल सा पॉइंट है, नॉट डिफिकल्ट एज सच। सर दिक्कत कहां पे आती है, देखो अगर आपने जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी उससे 20% डिप्रिसिएशन कॉस्ट पे मिलता है सर, जिस साल में खरीदी उस साल में मिलेगा, हर साल नहीं मिलता, पहले साल ही मिलता है बस, 20% मिलता है। सर मान लो अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी सर लेस देन 180 डेज के लिए पुट टू यूज की इस साल में, तो भैया इस साल में सिर्फ 10% मिलेगा और नेक्स्ट ईयर में बैलेंस 10% मिल जाएगा। सर कई बार क्या होता है सर, आपने प्लांट एंड मशीनरी इस साल में पुट टू यूज ही नहीं की, तो भैया इस साल में कोई एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, अगले साल मिल जाएगा। ओह सर आपको हमेशा प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री प्रेमिसेस के लिए यूज करनी है सर, अगर आपने ऑफिस के लिए यूज कर ली इट इज नॉट अलाउड। अगर आपने सर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए यूज कर ली सर, उस पर भी आपको डिप्रिसिएशन नहीं मिलता, एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलता। कोई भी ऐसी प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जिसके लिए आपने किसी बिजनेस में 100% डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हो, उस पर 100% डिडक्शन क्लेम कर चुके हो, उस पर आपको कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। सर सरकार कहती है अगर आपने अगर आपने कोई भी सर व्हीकल खरीद रखा है, शिप खरीद रखी है, एयरक्राफ्ट खरीद रखा है, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल खरीद रखा है, इस पे आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलता सर। लेकिन अगर आप फोर्कलिफ्ट ट्रक यूज करते हो सर, फोर्कलिफ्ट ट्रक होती है सामान उठाने के लिए यूज होती है सर, अगर फोर्कलिफ्ट ट्रक खरीदते हो तो इस पे एडिशनल डिप्रिसिएशन मिल जाता है सर। नो सेकंड हैंड प्लांट मशीनरी इज अलाउड सर, नो सेकंड हैंड, सर ध्यान देना। कई बार क्या होता है सर, बहुत जगह पे आपने पीजीपी में पढ़ा होगा कि सेकंड हैंड प्लांट मशीनरी इज नॉट अलाउड, लेकिन जो इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी है सेकंड हैंड ही होगी, हम उसको नया मानेंगे, या 20% इज अलाउड, कई बार ऐसा कहता है, लेकिन सर एडिशनल डेप्रिसिएशन में नो सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी इज अलाउड, नॉट एट ऑल। सर एक्चुअल कॉस्ट आई डोंट थिंक एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ पूछना चाहिए आपको। एक्चुअल कॉस्ट में एक चीज पर बस ध्यान दे देना सर, एक्चुअल कॉस्ट में एक चीज का ध्यान देना, सुनना कई बार क्या गलती होती है सर, समझना। सर कई बार आपके सामने सर ऐसा एक्सपेंडिचर दिया होगा सर, फॉर एग्जांपल आपने इंटरेस्ट पे कर रखा है, यू हैव पेड इंटरेस्ट टू अक्वायर द एसेट। सर कई बार क्या होता है, आपको पुट टू यूज तक की डेट दे रखी होगी, तो जितना भी इंटरेस्ट आपने पुट टू यूज तक की डेट तक का पे कर रखा है ना सर, उसको आपको कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करना है। जितना भी इंटरेस्ट आपने पुट टू यूज तक की डेट तक अगर पे कर रखा है ना सर, उस इंटरेस्ट को आपको कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कर देना, उसके बियॉन्ड आपको सब कुछ इग्नोर कर देना, उसके बियॉन्ड सब इंटरेस्ट पीएनडल में आपको अलाउ हो जाएगा सर, ठीक है। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, कई बार क्या होता है आपको क्वेश्चन में मिलेगा, सर आपको क्वेश्चन में कई बार मिलेगा कि सर फॉर एग्जांपल मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए मैंने 100 लाख रुपए 200 लाख रुपए एक टेक्नीशियन को पे किया टू इंस्टॉल दैट प्लांट एंड मशीनरी, और वो खर्चा मैंने पीएनएल में डाल दिया और उस पर टीडीएस भी नहीं काटा। सर भयंकर एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है, सुनो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। सर मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, इंस्टॉलेशन करवाई, उस इंस्टॉलेशन के लिए मैंने 100 लाख रुपए दिए फॉरेन टेक्नीशियन को और टीडीएस भी नहीं काटा और पीएनएल में भी डाल दिया। ओ माई गॉड सर, ओ माई गॉड। सबसे पहले तो सर क्योंकि टीडीएस नहीं काटा है तो पीएनएल से तो डिसअलाउ कर दोगे, और सर अगर टीडीएस काटा भी होता तो भी पीएनएल से डिसअलाउ होता, क्योंकि सर अगर कोई भी डायरेक्ट सैलरी पे करते हो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द कॉस्ट, तो भैया पीएनएल में तो कतई नहीं जाएगा, भले टीडीएस काटो या ना काटो। अगर आपने पीएनएल में कोई सैलरी एक्सपेंस डाल रखा है विच इज रिलेटिंग टू इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, उसको हमेशा हटाओगे, वो हमेशा कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड होता है सर। लेकिन सर क्या कोई ऐसा एक्सपेंडिचर हम कॉस्ट में ऐड कर देंगे जिसमें टीडीएस नहीं काटा? अरे बाबा कर दोगे आप, कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको टीडीएस काटना जरूरी था।
अगर आपने फॉरेन टेक्नीशियन की सैलरी नहीं पे की है, तो उसको कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करने से कोई मना नहीं करता आपको, आप आराम से उसको ऐड कर सकते हो कॉस्ट ऑफ एसेट में, इवन दो यू हैव नॉट डिडक्टेड टीडीएस ऑन दैट पेमेंट। अगर हम टीडीएस नहीं भी काट रखा है तो भी आप उसको कॉस्ट ऑफ एसेट में तो बरोबर ऐड करोगे सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई प्यारा इंसान सुन रहा है ना यहाँ तक, अभी तक रिकॉर्डेड वालों को बोल रहा हूँ सर, इस केस में आप इसको टाइम स्टैम्प जरूर दे देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। कभी भी अगर आप कोई ऐसी प्लांट एंड मशीनरी है जिसपे आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करेंगे, टीडीएस नहीं काटा है भैया, टीडीएस काटो या ना काटो, कॉस्ट ऑफ एसेट में तो ऐड होगा ही होगा वो। इन सब के अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर डेप्रिसिएशन में कुछ है क्या सर? एज सच इंपॉर्टेंट पॉइंट डेप्रिसिएशन में नहीं है सर। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आप जीवन भर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, सैलरी को छोड़ के किसी भी हेड से आगे चल के भी आप सेट ऑफ कर सकते हो सर। इतना अपने को, इतना बस अपने को पता होना चाहिए। आ जाओ सर नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज टी कॉफी रबर बिजनेस, सेक्शन 33 AB। अभी तक पूछा नहीं गया है, पूछा जाएगा तो लंका लगाएगा सर। आरंट यू सेइंग वेरी रॉन्ग वर्ड्स? कौन कौन यूज करता है लंका लगाएगा वर्ड? अरे बाबा, तुमको स्ट्रेंज लग रहा है तो तुम्हारे दिमाग में बैठ रही है ना बात। अगर तुमको स्ट्रेंज लगेगा ही नहीं, तुमको एक नॉर्मल बात लगेगी तो दिमाग में बैठेगी कैसे सर? इसीलिए बता रहा हूँ सर। अगर आप टी कॉफी रबर बिजनेस में हो, अगर आप टी कॉफी रबर बिजनेस में हो, तो भैया आपको एक स्पेशल डिडक्शन दिया जाता है, आपको एक स्पेशल डिडक्शन दिया जाता है सर। कौन सा स्पेशल डिडक्शन सर? व्हाट टाइप ऑफ स्पेशल डिडक्शन यू गेट? प्रोविजन से सर, अगर आप कुछ भी पैसा नाबार्ड में डिपॉजिट करवा दो सर, नाबार्ड में, तो भैया जितना भी डिपॉजिट करवा रहे हो वो अमाउंट, या फिर सर 40% ऑफ पीजीबीपी सर, विच एवर इज लोअर, आपको अलाउ कर देंगे। जितना आप नाबार्ड में जमा करा रहे हो वो अमाउंट, या 40% ऑफ पीजीबीपी विच एवर इज लोअर, आपको अलाउ कर देंगे सर। ये अमाउंट आपको टी कॉफी रबर बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग यूज करना है, जैसा वो बोले वैसा यूज कर लेना। सिमिलर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बिजनेस सर। अगर आप पेट्रोलियम नेचुरल गैस बिजनेस में हो, पेट्रोलियम नेचुरल गैस बिजनेस में हो, तो सर जितना भी पैसा आप साइट रिस्टोरेशन अकाउंट ऑफ एसबीआई में जमा कराओगे वो, या 20% ऑफ पीजीबी विच एवर इज लोअर, आपको डिडक्शन दे देंगे। ये पैसा आपको यूज करना है कब तक सर? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री जैसा बोलेगी वैसा यूज कर लेना, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ डिपॉजिट कब तक करवाना है सर? आरओआई से पहले या 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, विच एवर इज लो, विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पैसा डिपॉजिट करवाना है सर प्रीवियस ईयर एंड होने से पहले सर। दोनों ही केसेस में, दोनों ही केसेस में सर, अगर आपने कुछ वायलेशंस किए अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। कोई भी अगर वायलेशन किया ना, अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। कौन कौन से वायलेशन? सबसे पहला सर, अगर आपने पैसा विथड्रॉ किया, नाबार्ड से पैसा निकाला या साइट रिस्टोरेशन अकाउंट से पैसा निकाला, एंड यू हैव टू यूज दैट इन प्रीवियस ईयर ओनली। अगर प्रीवियस ईयर में यूज कर लेते हो तो ठीक है, प्रीवियस ईयर से एक दिन भी आपने डिले किया ना भैया, जितना पैसा टैक्स, जितना पैसा यूज नहीं कर पाया उतना टैक्सेबल हो जाएगा सर। अगर पैसा निकाल के, अगर आप ऑफिस के लिए कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद लेते हो, ऑफिस के लिए कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो सर, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो, अरे बाबा ये अपराध मत करो, ना करो जी, ना करो सर, इट शैल बिकम टैक्सेबल। कोई ऑफिस अप्लायंस खरीद ले रहे हो सर, कोई ऑफिस अप्लायंस सर, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑफिस अप्लायंस सर, आयरन खरीद ली तुमने, तुमने कोई भी मशीनरी खरीद ली, केटल खरीद ली सर, उस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा सर। कंप्यूटर पे लेकिन मिल जाएगा सर। कभी भी अगर आपके सामने कंप्यूटर डला हुआ हो ना, मान लेना कंप्यूटर आपके फैक्ट्री के लिए ही है, फिर कोई भी ऐसा डिडक्शन, जो भी कोई भी ऐसा प्लांट एंड मशीनरी इस पे 100% डिडक्शन ले चुके हो सर, वो वापस खरीदोगे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा सर, उस पे आपको टैक्सेबल करवा दिया जाएगा। यानी दो अमाउंट टैक्सेबल हो सकते हैं, पहला निकाल के यूज नहीं किया, दूसरा निकाल के गलत जगह पे यूज कर लिया, तीसरा सर अगर कोई एसेट मैंने खरीदा था और उस एसेट को सर एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एक्विजिशन से 8 साल के अंदर मैंने बेच दिया, तो भैया इस केस में क्या करेंगे? सीधे गला पकड़ेंगे और टैक्सेबल करवा देंगे सर। तीन चीजों को टैक्सेबल करवाना पड़ता है सर, तीन चीजों को टैक्सेबल कराना पड़ता है सर। अगर मैं मान लो कोई एसेट खरीद रहा हूं तो उस पर क्या डिप्रिसिएशन मिलेगा? राइट आंसर इज नहीं सर। अगर मैंने कोई एसेट खरीदा हुआ है ना, जिससे मैंने 30 जिस जिस जो डिडक्शन लेने के बाद जो पैसा है, उस पैसे से अगर मैंने कोई एसेट खरीद रखा है ना, उससे मेरे को कोई भी डिप्रिसिएशन नहीं मिलता सर। इतना सा पॉइंट था सर। कैसे कैलकुलेशन करते हैं सर? यहाँ पे ये पॉइंट दे रखा है सर, नेट प्रॉफिट उठा लेंगे। 33 एबी का डिडक्शन लेने से पहले का नेट प्रॉफिट उठा लो, इसमें से 33 एबी माइनस कर दो, जो अमाउंट मिस यूटिलाइज है उसको पकड़ लो, जो आपने एसेट सोल्ड कर रखा है उसको पकड़ लो, जो भी अमाउंट विड्रॉन है सर उसको पकड़ लो सर। जो आ जाएगा सर, इसको आपको पीजीबीपी और एग्रीकल्चर के रेशियो में स्प्लिट करना पड़ेगा। अगर आप टी कॉफी रबर बिजनेस में हो तो, टी के बिजनेस में हो तो 60% एग्रीकल्चर होता है, 40% बिजनेस होता है। कॉफी के बिजनेस में हो तो 75% एग्रीकल्चर होता है, 25% बिजनेस होता है। कॉफी ग्रो कर रहे हो, क्योर कर रहे हो, रोस्ट कर रहे हो, ग्राउंड कर रहे हो, 60-40 का स्प्लिट होता है। और रबर के बिजनेस में 65 और 35 का स्प्लिट हो जाता है सर। हाँ, एनी डाउट टिल नाउ? एक मिनट थोड़ा सा रिलैक्स करो।
थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो जी तुम लोग, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो जी। Sir, I know these are not the provisions that appeal you. I know these are not the provisions but that appeal you, but believe me, ये प्रोविजंस ना अगर एग्जाम में आते हैं ना, इतना दर्द होता है, पता है, इतना यहाँ दर्द होता है कि यार ढंग से पढ़ा था लेकिन ढंग से नहीं पढ़ पाया कि याद नहीं आ रहा। थोड़ा सा बस एग्जाम टाइम पे आपको अपना नर्व स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, इवन दो यू आर नॉट विलिंग टू डू, बिलीव मी, यू डोंट हैव अ चॉइस, यू हैव टू। समझ पा रहे हो इस बात को? माना कि ये टॉपिक सुन के लगता है कि अरे यार सब मजा नहीं आ रहा, जैसा कैपिटल गेन में कितना मजा आता था, कितना मजा आता था सर उसको करने में, ऐसे स्प्लिट वगैरह करने में, लेकिन इसमें मजा नहीं आ रहा। अरे बाबा, तो मजा हर चीज में नहीं मिलता ना, इसलिए थोड़ा सा अपने को अपनी नर्व को कंट्रोल रखना है, अपने टॉपिक को बस सॉलिड फॉर्म में कंटिन्यू करना है। ठीक है, भले मजा आए या ना आए, मजा इज नॉट इम्पोर्टेंट टू क्लियर एग्जाम्स। एग्जाम क्लियर करने के बाद जब जॉब लगती है या प्रैक्टिस चालू करते, पैसा आता है, उसमें मजा आता है। ठीक है सर। साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। जितना डोनेशन करोगे साइंटिफिक रिसर्च वालों को सर, उतना आपको अलाउ हो जाएगा। अगर आप खुद साइंटिफिक रिसर्च के बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तो भैया जितना भी रेवेन्यू खर्चा करते हो वो अलाउ हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो वो भी अलाउ हो जाएगा सर, लेकिन कभी भी लैंड के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता है सर। अगर आपने बिजनेस चालू नहीं किया, अगर आपने बिजनेस चालू नहीं किया है, तो कहते हैं जिस दिन बिजनेस चालू करोगे उसके पिछले 3 साल का जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था ना, फॉर मटेरियल, फॉर सैलरी, अलाउ हो जाएगा सर। 3 साल में अगर आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रखा है ना, लैंड को छोड़ के, सब अलाउ हो जाएगा। जिस साल में खर्चा करे उस साल में अलाउ हो जाएगा सर, बेसिक सी बात है सर। इन सब के अलावा, इन सब के अलावा सर, अगर आप किसी इंडियन कंपनी को डोनेट करते हो, किसी आईआईटी, आईआईएस या नेशनल लेबोरेटरी को डोनेट करते हो, या फिर सर किसी अप्रूव्ड कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च एसोसिएशन या इंस्टीट्यूट को डोनेट करते हो ना सर, 100% अलाउ हो जाता है सर। ये ओल्ड रिजीम की बातें हैं सर। अगर आपके सामने 115 बीडब्ल्यू नहीं पूछ रहा, तो आपको ये सब देख के चलना है, सब देख के चलना है। लेकिन सर अगर आपसे 115 बा पूछ लेता है, 115 बीडब्ल्यू पूछ लेता है, फिर क्या करना पड़ेगा सर? इस केस में अपने को सर ये डिडक्शंस 115 बीडब्ल्यू में अलाउ हो जाते हैं, 115 बीडब्ल्यू में ये अलाउ हो जाते हैं सर, ये सारे डिसअलाउड हो जाते हैं, डिसअलाउड। आर वी क्लियर ऑन दिस फ्रंट सर? अगर कभी भी ये सारे अगर डोनेशन वाले पॉइंट्स है ना, ये आपके 115 बीडब्ल्यू में डिसअलाउ हो जाते हैं। हमने इसके बारे में चर्चा पहले कर ली सर। अगर आप कभी भी 33 35 में साइंटिफिक एसेट, कोई एसेट लेके बैठे हो, उसको आप बेच खाए, आपने उसको बेच खाया सर, 100% डिडक्शन लिया और बेच खाए, अरे वाह सर, इससे ज्यादा क्या चाहिए? डिडक्शन लिया और बेच खाया, अरे वाह सर। सरकार कहती है जितना भी सेल्स अमाउंट है या डिडक्शन क्लेम अर्लियर विच एवर इज लोअर को हम टैक्सेबल करवा देंगे पीजीबी को। सर इसके अलावा कुछ ध्यान देने वाली बात है नहीं सर? ऐसा कुछ ध्यान देने वाली बात नहीं सर। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, हमने मान लो डोनेशन दिया किसी को, हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किया, फॉर एग्जाम्पल आईआईटी को डोनेट किया, और आईआईटी आगे चल के बंद हो गया, फिर सेम ईयर में बंद हो गया, फिर सरकार कहती है दैट इज इररिलेवेंट, आपको डिडक्शन मिल जाएगा सर। स्पेसिफाइड बिजनेस, आई डोंट पर्सनली थिंक स्पेसिफाइड बिजनेस आपके काम का है। एक चीज बस सुन लो स्पेसिफाइड बिजनेस के बारे में, नहीं सर, कुछ भी काम का नहीं, कुछ भी काम का नहीं स्पेसिफाइड बिजनेस में। दिस इज नॉट द थिंग दैट यू शुड स्टडी लास्ट। एक स्पेसिफाइड बिजनेस में ऐसा कुछ अलग से पॉइंट पूछता नहीं आपसे, पूछेगा भी तो आपको बस ये थोड़ा बहुत कच्चा पक्का ध्यान होना चाहिए, कौन सा बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस। आपको पता होना चाहिए कोल्ड चेन अगर आता है तो इट स्पेसिफाइड बिजनेस। आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्पेसिफाइड बिजनेस होता है। आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेचुरल गैस या पेट्रोलियम आपका स्पेसिफाइड बिजनेस होता है। 2 स्टार या बिगर होटल इज योर स्पेसिफाइड बिजनेस, या फिर सर 100+ पेशेंट बेड वाला हॉस्पिटल इज योर स्पेसिफाइड बिजनेस। आपको पता होना चाहिए सर स्लम रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अगर कोई काम कर रहे हो, या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो सर, इट इज स्पेसिफाइड बिजनेस। फर्टिलाइजर का काम कर रहे हो सर, हनी बी कीपिंग का काम कर रहे हो, या फिर वेयरहाउसिंग शुगर कर रहे हो सर, इट इज स्पेसिफाइड बिजनेस। सर अगर आप स्लरी पाइपलाइन का काम कर रहे हो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेचुरल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, स्पेसिफाइड बिजनेस। इनलैंड कंटेनर डिपो काम कर रहे हो, या फिर सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम कर रहे हो, या फिर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का काम कर रहे हो, दीज आर स्पेसिफाइड बिजनेस। आपको बिजनेस के नाम याद होने चाहिए। इन बिजनेसेस में जो भी आप एसेट खरीदोगे ना, जो भी एसेट खरीदोगे, इस पे 100% डिडक्शन मिलता है। जो भी एसेट खरीदोगे इनमें 100% डिडक्शन मिलता है सर। ध्यान देना, लैंड पे कभी नहीं मिलेगा, बाकी सब पे मिल जाएगा। आपके पीजी में भी क्वेश्चन में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता हूँ। बिजनेस है अपने पास, ये 14 बिजनेस मेंशन कर देगा, ऐसा बोलेगा कि भैया इस बिजनेस में हमने इतना डिडक्शन ले रखा है, इतना डिडक्शन दे रखा है सर, इतना डिडक्शन है, इसमें से लैंड इतनी है, तो भैया लैंड वाले पे डिडक्शन आपको नहीं देना, बाकी सब पे डिडक्शन आपको दे देना है।
सेकंड थिंग सर, कभी भी अगर स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है ना, तो आप स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस किसी भी सर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस सेट ऑफ नहीं कर सकते सर, बस इतना ध्यान दे देना। इसके अलावा आई डोंट पर्सनली थिंक कि आपसे कुछ और इसमें पूछने वाला है, इससे आप इसके अलावा आपसे कुछ भी और नहीं पूछेगा इस टॉपिक में। सेक्शन 19 में आ जाओ, सर्टेन सॉरी सेक्शन 36 में आ जाओ, सर्टेन डिडक्शंस। आई थिंक वी शुड टेक सम ब्रेक, अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, मुझे लग रहा है। सर इट इज 11:52। आप 12:05 तक ब्रेक लो, आप 12:10 तक ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि पीजी भी थोड़ा लंबा चलता ही है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद करेंगे तो मेरे को भी थोड़ा सा थ्रोट को आराम मिल जाएगा अच्छे से, आप लोग को भी बढ़िया से एनर्जी आ जाएगी। सेक्शन 36 है ना, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें और इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम में कई बार पूछता है और परेशान करता है, तो आप आराम से ब्रेक ले लो, तो इट विल बी बेटर फॉर बोथ ऑफ अस। चलो ठीक है, ठीक है गाइस, सी यू आफ्टर द ब्रेक। आराम से 10 मिनट ब्रेक ले लो, 10-15 मिनट ब्रेक ले लो आराम से। ब्रेक के बाद आते हैं तो बढ़िया से पीजीपीयू कंटिन्यू करते हैं।
So guys, welcome back from break. क्या आप सभी लोग ब्रेक से वापस आ चुके हो? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं सर। सर वी वर कंटिन्यूइंग पीजीबीपी, वी वर स्टडीइंग एक्चुअली पीजीबीपी, हम पीजीबीपी में आगे बढ़ रहे हैं। यस सर, यस सर, यस सर। सेक्शन 36 में सर, सेक्शन 36 नॉर्मली जो बेसिक बेसिक बातें करता है मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। सर अपने को ध्यान क्या देने वाली बात है इसमें, सेक्शन 36 की सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली बात है सर, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है सर इसमें। सर कभी भी अगर एज एन एम्प्लॉयर आप कभी भी अपने एम्प्लॉय के पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हो सर, पहले जमाना हुआ करता था कि 10% अलाउ होता था, बट सर आपके अटेम्प्ट के लिए सर इसको अमेंड करके 14% कर दिया गया। तो जितनी भी आप सैलरी पे करते हो प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट पे कर रहे हो, उसका आपको ना उसका एज ऑफ नाउ आपको 14% अलाउ हो जाता है। एग्जाम में कोई भी फिगर आ जाए सर, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया होगा 16%, तो भाई आपको 2% डिसअलाउ करना पड़ेगा। आपको अगर 20% दिया है तो 6% डिसअलाउ करना पड़ेगा, यानी ऑल इन ऑल 14% आपको अलाउ हो जाएगा। सर इतना आपको समझ में आता है? ये सर समझ में आता है। सर पे भी करना पड़ेगा सर, आरवाई की डेट तक पे करना पड़ेगा। इसके अलावा सर और कुछ ध्यान देने वाली बात है सर सेक्शन में, और कोई ऐसा ध्यान देने वाली बात सेक्शन 36 में नहीं है। सर कभी भी अगर आपके सामने बिजनेस में लाइव स्टॉक है, बिजनेस में अगर कभी भी लाइव स्टॉक है सर, लाइव स्टॉक एज कैपिटल एसेट सर, जैसे गाय भैंसे हैं, बकरियां हैं, मुर्गियां हैं सर, दीज आर हेल्ड एज कैपिटल एसेट नॉट एज स्टॉक इन ट्रेड। तो इस केस में क्या होगा, प्रोविजन कहता है सर इन पे आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। प्रोविजन कहता है जैसे आप ये एसेट्स परमानेंटली यूजलेस हो जाते हैं, ये एसेट्स सर डेड हो जाते हैं, परमानेंटली यूजलेस हो जाते हैं, तो जो भी इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था माइनस स्क्रैप वैल्यू सर, ये आपके लिए सर ये आपको डिडक्शन अलाउ हो जाता है, इस पे आपको डिडक्शन अलाउ हो जाता है सर, सिंपल सा प्रोविजन है। सर बैड डेट से रिलेटेड सर कोई भी प्रोविजन होगा आपको बैड डेट अलाउ नहीं होता है सर, वी आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। सर एक्चुअल बैड डेट होगा वो भी सेल्स से रिलेटेड तो अलाउ हो जाएगा सर, अगर ये भी लोन से रिलेटेड है तो अपने को अलाउ नहीं होता है सर, बैड डेट अपने को अलाउ नहीं होता सर। लेकिन रिकवरी ऑफ बैड डेट कभी भी अगर आपको हो रहा है दैट इज टैक्सेबल, जितनी भी रिकवरी होती है सर दैट बिकम्स टैक्सेबल इन योर हैंड्स। सर सुनना, कई बार क्या होता है देखना, फॉर एग्जाम्पल सर हमने बैड डेट क्लेम किए थे 1000 रुपए, हमने बैड डेट क्लेम किए 1000 रुपए, इनकम टैक्स वालों को कहना था कि नहीं 1000 नहीं, हम अलाउ करने वाले कुल 500, हम सिर्फ चलो हम चलो 700 अलाउ करेंगे। अलाउड सिर्फ 700 थे, यानी सर 300 जो थे ना वो डिसअलाउ कर दिए। ओके सर ठीक है। सर आगे चल के ना मेरे को रिकवरी हो गई सर, मान लो फॉर एग्जाम्पल रिकवरी हो गई 500 रुपए की, तो जस्ट सोच, जस्ट थिंक ऑफ दिस पॉइंट, जस्ट थिंक ऑफ इट दैट वे सर। कई बार आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, कई बार आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि भैया बैड डेट थे 1000, अलाउ की गए 700 और आगे चल के 500 रिकवर हो गए। तो एक बात बताओ, डिपार्टमेंट ने तो बोला था सर 300 रिकवरी होगी, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग तो मेरी सिर्फ 300 रिकवरी होने वाली थी, क्योंकि उन्होंने 300 डिसअलाउ किया, मतलब डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग 300 रिकवरी होनी चाहिए थी। सर मेरी 500 रिकवरी हो गई, तो भैया 200 रुपए जो एक्स्ट्रा रिकवर हो गए ये टैक्सेबल हो जाते हैं ना? राइट आंसर यस सर, ये टैक्सेबल हो जाते हैं सर। कभी भी अगर आपके ज्यादा रिकवर हो जाते हैं ना, जितना भी रिक्वायर्ड से ज्यादा रिकवर हो जाते हैं ना सर, दैट बिकम टैक्सेबल इन योर हैंड्स। सर कई बार क्या होता है, अगर मैंने बैड डेट इनकर किए, मैंने बैड डेट इनकर किए और आगे चल के सर मैं रिकवर कर रहा हूँ ना, प्रोविजन कहता है मेरे हाथ में टैक्सेबल होंगे। मेरा बिजनेस है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता सर, अगर मैं बैड डेट क्लेम कर रहा हूँ और सर मैं रिकवर कर रहा हूँ, तो भैया कहता है मेरे को टैक्सेबल करवाया जाएगा। लेकिन सर अगर पार्टनरशिप फॉर्म बैड डेट क्लेम कर रही और आगे चल के सर पार्टनर्स रिकवरी कर रहे हैं ना, इस केस में पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबिलिटी नहीं आती सर, नहीं आती सर, नहीं आती। वी आर क्लियर विद दैट पॉइंट। कई बार क्या होता है सर, जैसे कोई इंडिविजुअल फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने सर सेल्स कर रखी, सर आगे चल के मिस्टर ए की डेथ हो गई और उसके लीगल हायर बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसके लीगल हायर के सामने वो डेट बैड हो गया, तो क्या लीगल हायर बैड डेट क्लेम कर सकते हैं? राइट आंसर इज यस सर, लीगल हायर भी बैड डेट क्लेम कर सकते हैं सर। अगर सेल्स किसी और ने कर रखी है और आप सक्सेशन में बिजनेस उठा रहे हो, तो जो भी सेल्स पे बैड डेट होता है सर, वो बैड डेट आप क्लेम कर सकते हो। सर अगर कोई बैंक है ना, बैंक को सर एक प्रोविजन फॉर बैड डेट अलाउ हो जाता है सर, बैंक को प्रोविजन फॉर बैड डेट अलाउ हो जाता है, कितना? सर कहता है अगर कोई बैंक है जो कि 8.5% ऑफ जीटीआई तक का डिडक्शन ले सकता है प्रोविजन फॉर बैड डेट पे, जितनी भी जीटीआई है ना सर, जीटीआई पे 8.5% ले सकता है, प्लस जितने भी सर जो उस बैंक की रूरल ब्रांचेस है, रूरल ब्रांचेस, उन रूरल ब्रांचेस के द्वारा दिया हुआ जितना भी एडवांस है सर, बैंक ने जितना भी एडवांस रूरल ब्रांचेस से दे रखा है सर, उस रूरल ब्रांचेस का सर 10% अलाउ हो जाता है सर, उस रूरल ब्रांचेस का 10% अलाउ हो जाता है सर, सिंपल सा पॉइंट है।
सर कोई फॉरेन बैंक है, कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, कोई एनबीएफसी है, सर ये लोग चाहे तो 5% ऑफ द जीटीआई के बराबर डिडक्शन ले सकते हैं। सर ये बात अपने को ध्यान देनी पड़ेगी। कोई भी एक्चुअल बैड डेट होगा, कोई भी एक्चुअल बैड डेट होगा तो एक्चुअल बैड डेट पहले इससे सेट ऑफ किया जाएगा प्रोविजन से, फिर जो बचेगा उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है। डिडक्शन की बात करूं तो बाबा इतना ही था, डिडक्शन की बात करूं तो इतना ही था। सर कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है कि किसी को? सर एज सच कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती। सेक्शन 37 में देखो, जो बार बार रिपीटेड पॉइंट्स पूछता है ना, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर वो चीजों को मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा हूँ। सब में डेप्थ में घुसेंगे तो हमारा खत्म ही नहीं हो पाएगा। सर जो बेसिक बेसिक जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती है ना सर, उन गलतियों वाले एरियाज को हम टैकल कर रहे हैं। सर जनरल डिडक्शन सर व्हाट डज दैट इम्प्लाई? सर जनरल डिडक्शन, सर कोई भी खर्चा विच इज लीगल, कोई भी खर्चा विच इज पर्सनल, विच इज फॉर बिजनेस, एंड कोई भी खर्चा विच इज इनकर्ड सोलली फॉर बिजनेस पर्पस। सर रेवेन्यू खर्चा होना चाहिए एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए होना चाहिए, लीगल खर्चा होना चाहिए, दैट इज ऑलवेज अलाउड अंडर सेक्शन 37। सर बहुत सारे लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर है सर, कुछ कुछ जो गलती वाले जोन से मैं बता दे रहा हूँ वो गलत होते हैं। सबसे पहले सर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का खर्चा कभी अलाउड नहीं होता, ऑलवेज एड बैक। उसके अलावा सर शेयर इशू एक्सपेंसेस, सर कभी भी अगर आईपीओ के टाइम पे, ओके भला जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर शेयर इशू करते टाइम पे, सर फॉर एग्जांपल आप आईपीओ लेके आ रहे हो, आप एफपीओ लेके आ रहे हो, या फिर सर आप कभी भी राइट लेके आ रहे हो, सर इस टाइम पे जो भी आप शेयर इशू एक्सपेंसेस करते हो ना सर, दैट इज ऑलवेज डिसअलाउड, हमेशा डिसअलाउ होते हैं। सर अगर कभी भी आप पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में, पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में, सर ब्रोशर में, पैम्पलेट में या शॉवेनियर में, सर अगर कभी भी कोई प्रिंटिंग में खर्चा कर रहे हो ना सर, दैट इज कंसिडर्ड एज डोनेशन ओनली। सर जितना भी डोनेशन करोगे दैट इज ऑलवेज डिसअलाउड। सर डोनेशन डिसअलाउ होता है, लेकिन आपको 80 जीजीबी में अलग से डिडक्शन मिल जाता है। सर नॉर्मली कभी भी आप कोई प्रोविजन बनाते हो, इनकम टैक्स में प्रोविजंस आर डिसअलाउड, प्रोविजंस आर डिसअलाउड, लेकिन सर अगर प्रोविजन अगर आईसीडीएस के अकॉर्डिंग अलाउ होना तो आपको अलाउ हो जाता है। सिमिलरली सर जो बैंक्स रहते हैं ना, जो बैंक्स रहते हैं ना, बैंक्स को ना प्रोविजन फॉर बैड डेट अलाउ हो जाता है। सर बैंक को प्रोविजन फॉर बैड डेट अलाउ हो जाता है। सर कितना अलाउ होता है? प्रोविजन कहता है सर अगर जीटीआई है, अगर जीटीआई है बिफोर क्लेमिंग दिस डिडक्शन, सर उसका 8.5% आपको अलाउ हो जाएगा। प्लस आपकी जितनी भी रूरल ब्रांचेस है ना, उन रूरल ब्रांचेस का सर 10% ऑफ दी, जितना भी रूरल ब्रांचेस का जितनी भी एडवांस है उसका 10% आपको और प्रोविजन अलाउ हो जाता है। सर दिस इज फॉर शेड्यूल्ड बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, इन सबको इतना अलाउ हो जाता है। सो कोई फॉरेन बैंक है, कोई स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी, इनको जीटीआई का 5% मिलता है। मतलब समझ में आया कि इसमें क्या डाउट है? एक बार वो डाउट मेंशन कर देना, आई विल क्लियर इट। इसके अलावा सर कई बार आपके सामने क्या होगा, कई बार आपके सामने लिखा हुआ होगा कि एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल राहुल, राहुल का शूज का काम है, सर इसको अपना काम ना एक्सपैंड करना है, इसको अपना काम यूएसए में एक्सपैंड करना है, तो यूएसए में शूज के लिए एक ब्रांच डालने गया राहुल। तो भैया अगर मान लो यूएसए में मैं गया हूँ ब्रांच डालने के लिए, तो क्या वो ब्रांच का खर्चा अलाउ होगा? एंड आंसर इज सर एग्जिस्टिंग बिजनेस में कभी भी अलाउ हो जाता है। एक्सिस्टिंग बिजनेस के एक्सपेंशन में जो भी आप खर्चा करते हो अलाउ हो जाता है। सर मान लो अगर यूएसए मेरा बिजनेस नहीं चला, यूएसए मेरा शूज वाला बिजनेस नहीं चला, तो क्या मेरा खर्चा अलाउ हो जाएगा? राइट आंसर इज यस सर, अलाउ हो जाएगा। कभी भी अगर मेरा एक्जिस्टिंग बिजनेस नहीं चल पाता है, फॉर सम रीजन नहीं चल पाया, मेरा एक्जिस्टिंग बिजनेस सर मैं एक्सपैंड कर रहा था, नहीं चला, तो भैया खर्चा अलाउ हो जाता है। लेकिन सर कई बार क्या होता है कि मैं एक्जिस्टिंग बिजनेस से किसी नए बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है फॉर मेडिसिन, और अब मैं अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सर मैं यूएसए जा रहा हूँ, मेरे डायरेक्टर्स यूएसए जा रहे हैं, तो क्या खर्चा अलाउ हो जाना चाहिए? राइट आंसर इज नो। राइट आंसर इज नो सर। अगर कभी भी मेरे डायरेक्टर लोग किसी नए बिजनेस के लिए जा रहे हैं और आगे चल के वो नया बिजनेस मटेरियलाइज नहीं होता, तो उस नए बिजनेस का खर्चा ही पुराना बिजनेस काय को सहेगा? नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा सर। नए बिजनेस का खर्चा पुराना बिजनेस काय को सहेगा? मतलब व्हाट डज एग्रीकल्चर एडवांसेस मीन, समझो। फॉर एग्जांपल एसबीआई की मान लो 100 ब्रांचेस है, 100 ब्रांचेस में से 90 ब्रांचेस रूरल इंडिया में है, तो रूरल इंडिया में जितनी भी एडवांसेस है ना, जितनी ब्रांचेस है ना, रूरल इंडिया की ब्रांचेस जितना भी एडवांस मारेंगी उसका फ्लैट 10% आपका ऐसा मान लिया जाएगा कि बैड डेट में जा सकता है, इसलिए फ्लैट 10% आपको प्रोविजन मिलेगा। टोटल जीटीआई का 8.5% तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जो रूरल ब्रांचेस आपका जो भी एडवांस मारते हैं उसका 10% आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। रूरल ब्रांचेस ने मान लो सब मिला के 10 लाख करोड़ का एडवांस बांट दिया, तो 1 लाख करोड़ तो आपको प्रोविजन ही मानना पड़ेगा अपना। ओ, क्योंकि रूरल ब्रांचेस जो एडवांसेस बांटती है दैट इज रिस्की। सर ठीक है सर, वी गॉट इट सर। अगर कभी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कोई खर्चा इनकर होता है, एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कोई खर्चा होता है, तो भैया दैट इज सर अलाउड एक्सपेंडिचर। सर किसी न्यू बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए खर्चा होता है और आगे चल के वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं करता, तो भैया दैट एक्सपेंडिचर इज दिस अलाउड एक्सपेंडिचर। सर इन सब के अलावा
इन सब के अलावा सर कहता है कभी भी अगर मैं कोई नई मूवी बना रहा हूँ और नई मूवी अबैंडन हो जाती है तो भैया उसका खर्चा अलाउ हो जाता है। अगर मैं मूवी मूवी मेकिंग बिज़नेस में हूँ मूवी मेकिंग बिज़नेस में हूँ और नई मूवी बनाता हूँ और मूवी नहीं चलती मान लो आगे चल के, तो क्या खर्चा अलाउ हो जाएगा? राइट आंसर इज़ यस सर, अलाउ हो जाएगा। सर रिट्रेंचमेंट कमीशन सर अगर बिज़नेस क्लोज़ हो रहा है तो फिर खर्चा अलाउ नहीं होता। लेकिन सर अगर यूनिट क्लोज़ हो रही है तो खर्चा अलाउ हो जाता है। सर गॉट इट सर, समझ में आ गया अच्छे से। सर कंपाउंडिंग फीस इट इज़ नॉट अलाउड एज़ एक्सपेंडिचर। सर अगर कभी भी मैं कोई इनकम टैक्स का इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, इनकम टैक्स की पेनल्टी पे कर रहा हूँ, इनकम टैक्स का टैक्स पे कर रहा हूँ, इनकम टैक्स की लेट फीस पे कर रहा हूँ, सर इट इज़ नॉट अलाउड। कभी भी सर इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता है सर, इनकम टैक्स का कोई खर्चा अलाउ नहीं होता, कभी टैक्स अलाउ नहीं होता। सर अगर मैं लेकिन अदर टैक्सेस की बात करूँ सर, फॉर एग्जांपल जीएसटी का इंटरेस्ट अलाउ होता है क्या? राइट आंसर इज यस सर, अलाउ हो जाता है। सर जीएसटी का टैक्स सर अगर क्रेडिट नहीं मिलता तो अपने को जीएसटी का टैक्स का भी डिडक्शन मिल जाता है सर, जीएसटी में लेट फीस पे करो दैट इज आल्सो अलाउड। सर लेकिन किसी भी एक्ट की किसी भी लॉ की अगर मैं पेनल्टी पे करता हूँ, पेनल्टी इज नेवर अलाउड एक्सपेंडिचर, इट इज नेवर एवर अलाउड एक्सपेंडिचर। सर कई बार अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देते हो सर, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की पेनल्टी पे करनी पड़ती है, प्रोविजन कहता है इट इज नॉट अलाउड। कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने की पेनल्टी है सर, इट इज नॉट अलाउड। सर कई बार सर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, मैट में क्वेश्चन मिलेगा खासकर सर, अगर कभी भी सर अगर कभी भी लेट फीस आप टीडीएस पे पे करते हो ना, इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर। आई ये ऐसा वैसे डिबेटेबल टॉपिक है, इवन इंडस्ट्री में भी डिबेटेबल टॉपिक है। अगर आप टीडीएस में लेट फीस पे कर रहे हो सर, इट इज नॉर्मली अलाउड एक्सपेंडिचर। सर ऐसा यहाँ पे मैट के क्वेश्चंस में आईसीआई ट्रीट करके चलता है। सर इतना हमारा था अलाउबल एक्सपेंडिचर। आपके इन्हीं क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड नहीं आपके क्वेश्चन बार बार आ रहे होते हैं। कनिका, आईपीओ कैंसिल हो गया तो अलाउड, राइट आंसर डिसअलाउड होगा, फिर भी डिसअलाउड होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। आईपीओ से रिलेटेड खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर काउंट होता है, इट इज डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। सेक्शन 37 में सर नॉर्मली आपको यही सारे खर्चे मिलने वाले। सर ये सारे खर्चे अगर आपको समझ में आते हैं, आपके पीजीबी काफी सारे क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट्स इन्हीं टॉपिक से आते हैं, इन्हीं क्वेश्चन से आते हैं। सेक्शन 40 सर, सेक्शन 40 क्या बोलता है? सेक्शन 40 समझना सर, इसमें है तो बहुत सारी डेप्थ लेकिन पूछता बहुत लिमिटेड चीजें हैं। सर सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। अगर मैंने कोई पेमेंट किया, उस पे टीडीएस काटना चाहिए था प्रीवियस ईयर में, मैंने नहीं काटा। पेमेंट किया, पेमेंट पे टीडीएस काटना चाहिए था प्रीवियस ईयर में, नहीं काटा, सर खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। सर लेकिन काटा, आरओआई तक पे नहीं किया तो भैया इस केस में भी खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। दैट मीन सर अपने को प्रीवियस ईयर में काटना भी है एंड आरओआई से पहले पे भी कर देना है। सर दोनों कंडीशंस अगर हम पे दोनों कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो खर्चा अलाउ होगा, अदरवाइज खर्चा इस साल में सर रेसिडेंट के केस में 30% डिसअलाउ हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट केस में 100% डिसअलाउ हो जाएगा। सर ठीक है, अपने को समझ में आ गया। कभी भी सुनो ध्यान से सुनो, काटना भी है प्रीवियस ईयर में एंड आरओआई से पहले पे भी कर देना है। प्रीवियस ईयर में काटना भी है और आरओआई से पहले पे भी कर देना है। सर दोनों कंडीशन फुलफिल करोगे तब जाके खर्चा अलाउ होता है। कोई भी एक मिस आउट कर गए, प्रीवियस ईयर में काटना भूल गए या आरओआई से पहले पे करना भूल गए, सर आपको खर्चा डिस अलाउ हो जाता है। सर 30% इन केस ऑफ रेसिडेंट, 100% इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट अपना अलाउ हो जाता है। पलक सुपर 100 में 4-5 क्वेश्चन है, पीजीपी के 6 क्वेश्चन, उन 6 क्वेश्चन को आप कर लोगे ना, आपके सारे एडजस्टमेंट्स कवर हो जाएंगे उसमें। 5-6 क्वेश्चन उसमें सारे एडजस्टमेंट्स कवर हो जाएंगे, उनको कर सकते हो आप। सर ये बातें ध्यान से सुनो। सर आपसे पेपर में कई बार ऐसा मिलेगा कि आपने खर्चा किया, टीडीएस काटना भूल गए, 30% डिसअलाउ हो जाएगा। टीडीएस काटा लेकिन पे करना भूल गए, 30% डिसअलाउ हो जाएगा या 100% डिसअलाउ हो जाएगा इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट। सर लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच आता है सर, व्हाट कैच? सर छोटा सा कैच आता है सर, कई बार क्या होता है सर, आपने पिछले किसी साल में टीडीएस काटना भूल गए, इस साल में आपने काट के पे कर दिया। सर पिछले से किसी साल में टीडीएस काटना भूल गए, इस साल में काट के पे कर दिया, या फिर सर पिछले साल में काटा था लेकिन इस साल में पे किया है, पे इस साल में किया है। सरकार कहती है जिस साल में पे करोगे उस साल अलाउ होता है। सर जिस साल में एक्चुअल में पे होगा ना सर, उस साल में अलाउ होता। तो आपके सामने कई बार क्वेश्चन में आएगा कि सर लास्ट ईयर आपने एक ऑडिट फीस का प्रोविजन बनाया था, टीडीएस नहीं काटा था, इस साल आपने दिसंबर में टीडीएस काटा और पे किया, तो भैया 30% ऑडिट फीस लास्ट ईयर डिसअलाउ हो गई थी, इस साल में 30% अलाउ हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि सर आपने लास्ट ईयर में काटना चाहिए था, आपने नहीं काटा, लास्ट ईयर आपने नहीं काटा तो इस साल में लास्ट ईयर में नहीं काटा तो लास्ट ईयर 30% डिसअलाउ हो गया होगा, इस साल आपको 30% अलाउ हो जाएगा। ऐसा आपको करके ट्रीटमेंट चलना है। ऐसा क्वेश्चन आपसे कई बार मिलेगा, खासकर ऑडिट फीस से रिलेटेड या कोई भी टेक्निकल फीस से रिलेटेड। 30% लास्ट ईयर डिसअलाउ हो गया था, इस साल आप काट रहे हो, इस साल पे करो तो इस साल अलाउ हो जाएगा। दैट इज हाउ थिंग्स विल गो दिस ईयर। सर ये सब चीजें ज्यादा काम की नहीं है सर, ये सब चीजें नॉर्मली पूछता नहीं है आपसे, तो इन सब चीजों पे अपने को ध्यान नहीं भी देंगे तो भी काम चल जाएगा। सर इक्वलाइजेशन लेवी काटना चाहिए था, नहीं काटा, इक्वलाइजेशन लेवी काटा लेकिन सरकार को पे नहीं किया, 100% डिसअलाउ हो जाएगा। जब पे करोगे आगे चल के तब वो अलाउ हो जाती है। सर नॉन रेसिडेंट को, सुनना 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 सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
सर नॉन रेसिडेंट पर्सन को अगर आप सैलरी पे टीडीएस नहीं काटते हो ना, या नॉन रेसिडेंट के लिए सैलरी पे टीडीएस काट रहे हो लेकिन आरओआई तक पे नहीं कर रहे हो। नॉन रेसिडेंट की सैलरी पे टीडीएस अगर आप सर टीडीएस की ड्यू डेट तक अगर पेमेंट नहीं कर रहे हो, नॉन रेसिडेंट की सैलरी पे अगर टीडीएस की डेट तक अगर पेमेंट नहीं कर रहे हो ना, तो भैया वो 100% डिसअलाउ हो जाएगा। भले आरओआई तक पे ही क्यों ना कर दो, वो 100% डिसअलाउ हो जाएगा सर। ये नॉन रेसिडेंट का सैलरी वाला पॉइंट ना आपसे एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है सर। इतना क्या समझ में आता है क्या? हाँ सर समझ में आ जाता है, सर समझ में आ जाता है। सर ये कैश पेमेंट वाला पॉइंट ऐसा परेशान नहीं करता अपने को। सर परेशान करता है क्या सर? डीम्ड पीजीबीपी, सर डीम्ड पीजीबीपी, सर डीम्ड पीजीबीपी में क्या परेशानी होती है? सबसे बड़ी बात ये समझो। कई बार सर हमारे पास कोई लायबिलिटी रहती है, ट्रेडिंग लायबिलिटी होगी। फॉर एग्जांपल मैंने पलक से सामान खरीदा, मैंने पलक से सामान खरीदा, अब पलक मेरे से पैसे ही नहीं मांग रही। मैं देना चाह रहा हूँ लेकिन पलक ले ही नहीं रही। पलक बोलती है अरे सर आपसे क्या लेना, आपसे क्या लेना, आपसे क्या लेना, ऐसा बोलती है। मैं देना चाह रहा हूँ, पलक पलक ले लो ले लो ले लो, पैसा ले लो पैसा ले लो पैसा ले लो, पलक ले ही नहीं रही। सर क्या करूं मैं? हुण की करा, हुण की करा, हुण की करा। सरकार कहती है सर इस केस में आपको क्या हुआ? आपको पलक टेबल है ही नहीं, मेरी बुक्स में पलक टेबल होनी नहीं चाहिए। सरकार कहती है अगर मेरी कभी भी ट्रेडिंग लायबिलिटी सीज ऑफ हो जाती है या मेरा एक्सपेंडिचर जिसका डिडक्शन में पहले ले चुका था वो अब एक्सपेंडिचर एक्चुअल में एक्सपेंडिचर रहता ही नहीं है, सरकार कहती है दैट शैल बिकम टैक्सेबल इन योर हैंड्स, वो आपके हाथ में टैक्सेबल बनेगा और सर डीम्ड पीजीबीपी फॉर्मेट में टैक्सेबल बनेगा। मतलब सर एक लायबिलिटी थी जो आपको पे ही नहीं करनी, भैया लायबिलिटी जब पे ही नहीं करनी तो भैया आपके लिए तो इनकम हो गई ना एक तरीके की वो। सर मेरे को लोन मिला हुआ था, अब मेरे को लोन वापस ही नहीं करना, तो मेरे को फ्री का पैसा मिल गया ना, तो अगर फ्री का पैसा मिला तो इट शैल बिकम टैक्सेबल ना, तो भैया टैक्सेबल करवा देंगे। सर वी गॉट दिस पॉइंट, वी गॉट दिस पॉइंट सर, मस्त समझ में आ गया सर। लेकिन इसका क्वेश्चन पेपर में क्या पूछता है ये समझना। सर फॉर एग्जाम्पल मैंने कस्टमर से जीएसटी लिया 7 लाख रुपए, मैंने सरकार को 7 लाख रुपए पे कर दिया, लेकिन सर हमारी अपील चल रही थी गवर्नमेंट के साथ, हाईकोर्ट में हम अपील जीत गए और सरकार ने मेरे को 3 लाख रुपए रिफंड कर दिया। सरकार ने मेरे को 3 लाख रुपए रिफंड कर दिया। सर क्योंकि मैंने कस्टमर से जीएसटी का पैसा लिया था तो कस्टमर को वापस कर देना चाहिए था। मैंने कस्टमर को सर 1 लाख रुपए कुल वापस कर रखा है, 1 लाख रुपए वापस कर रखा है। देखो जो रिफंड का पैसा मेरे को मिला, मेरे को कस्टमर्स को वापस कर देना चाहिए था ना। मैंने अगर 1 लाख ही वापस किया तो जो 2 लाख रुपए वापस नहीं कर रखा ना, दिस शैल बिकम माई डीम्ड पीजीबीपी, डीम्ड पीजीबीपी। सर आपसे पेपर में ऐसी चीजें पूछता है। सर आपने कस्टमर से पैसा लिया एंड कस्टमर को पैसा दे देना चाहिए था, लेकिन आप सॉरी आपने आपको गवर्नमेंट से पैसा मिला, आपको कस्टमर को पैसा पास ऑन कर देना चाहिए था। जितना पास ऑन नहीं करोगे सर उतना आपका डीम्ड पीजीपी बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट, ऐसा एडजस्टमेंट आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन से मिल जाएगा। सर कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है सर, आपका लोन वेव ऑफ हो जाता है। सर लोन वेव ऑफ हो जाता है, प्रोविजन कहता है सर कभी भी अगर गवर्नमेंट के थ्रू अगर लोन था जो वेव ऑफ हो जाता है तो भैया वो आपकी इनकम का पार्ट बनाया जाएगा। सर गवर्नमेंट ने मेरे को कोई लोन दे रखा था, वेव ऑफ कर दिया, भैया मेरी इनकम बना दो। गवर्नमेंट ने लोन दिया था सर, वेव ऑफ कर दिया, इनकम बना दो सर, नो डाउट व्हाटसोएवर। लेकिन सर कोई अदर ने लोन दे रखा था, और अदर ने लोन दे रखा था सर कैपिटल नेचर से रिलेटेड का। सो अगर कभी भी कैपिटल नेचर से रिलेटेड लोन रहता है ना, तो भैया उसको हम क्या करेंगे, उसको हमेशा कॉस्ट ऑफ एसेट पे से एडजस्ट कर लेते हैं, तो उसका टैक्सेबिलिटी अलग से आती नहीं। फॉर एग्जाम्पल सर जैसे हमारा कोई लोन था रिलेटेड टू एनी एसेट, एसेट से रिलेटेड लोन था, तो एसेट से रिलेटेड लोन तो सीधे एसेट से एडजस्ट कर देंगे ना, ब्लॉक से एडजस्ट कर देंगे, तो फिर काय को टैक्सेबल करवाओगे सर? कोई टैक्सेबिलिटी नहीं करवाएंगे उसकी। लेकिन सर मान लो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड लोन था, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड लोन था और आगे चल के सर वो माफ कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने लोन लिया 10 लाख रुपए का, आगे चल के सरकार ने माफ कर दिया वो लोन। सरकार कहती है वट एवर द प्रिंसिपल पोर्शन वॉज, अब वो पेबल नहीं है तो मिले टैक्सेबल हो जाएगा। अल्टीमेटली जो प्रिंसिपल पोर्शन मेरे को मिला वो तो फ्री में मिल गया ना, अब मेरे को वो तो टैक्सेबल हो जाना चाहिए। राइट आंसर इज यस सर, इट विल बिकम टैक्सेबल। सर लेकिन अगर जो इंटरेस्ट पोर्शन है, इंटरेस्ट पोर्शन की बात करूं, इंटरेस्ट पोर्शन की बात करूं, इंटरेस्ट पोर्शन की बात करूं, सरकार कहती है सर वैसे भी इंटरेस्ट पोर्शन मेरे को 43B में डिसअलाउ हो गया होगा, तो इंटरेस्ट पोर्शन जब कभी अलाउ ही नहीं हुआ, इंटरेस्ट पोर्शन में लायबिलिटी कभी बना ही नहीं, तो भैया ऐसे में कभी भी अगर इंटरेस्ट पोर्शन रेमिट हो जाता है, वेव ऑफ हो जाता है, तो इट इज नॉट टैक्सेबल सर, इंटरेस्ट पोर्शन इज नॉट टैक्सेबल। सर इंटरेस्ट पोर्शन इज नॉट टैक्सेबल, प्रिंसिपल रेमिट हो जाता है, प्रिंसिपल शैल बिकम टैक्सेबल, इंटरेस्ट रेमिट हो जाता है, इंटरेस्ट शैल नॉट बिकम टैक्सेबल। सर वी आर क्लियर विद दैट पॉइंट, वी आर क्लियर विद दैट पॉइंट। ठीक है। एक्सपेंसेस अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, कुछ खर्चे तभी अलाउ होंगे जब आप पेमेंट करोगे सर, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है सर। व्हाट आर दोज एक्सपेंसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल
कोई भी टैक्स है सर, कोई भी टैक्स है सर, फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल टैक्सेस हो गया, फॉर एग्जांपल जीएसटी हो गया, दीज आर ओनली अलाउड इफ यू पे देम अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई। अगर आरओआई की ड्यू डेट तक पेमेंट कर देते हो तो अलाउ हो जाएगा, आरओआई के बाद पेमेंट कर देते हो जिस साल में पेमेंट करोगे उस साल में अलाउ होगा। सर अगर कोई भी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआईसी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, सुपर एनुएशन फंड है सर, ये सारे के सारे तब अलाउ होंगे जब आप आरओआई तक पे कर देते हो। आरओआई तक पे नहीं करोगे, ये खर्चा उस साल में डिसअलाउ हो जाएगा, जिस साल में पे करोगे उस साल में फिर अलाउ हो जाएगा। सर कभी भी अगर बोनस या कमीशन एम्प्लॉइज को पे कर रहे हो, बोनस या कमीशन एम्प्लॉइज को पे कर रहे हो सर, बोनस कमीशन एम्प्लॉइज को पे कर रहे हो सर, इट इज ओनली अलाउड व्हेन इट इज पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई सर, ठीक है। कोई भी इंटरेस्ट की बात पकड़ लो सर, इंटरेस्ट बैंक को पे करना है, इंटरेस्ट कोऑपरेटिव बैंक को पे करना है, इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस को पे करना है, इंटरेस्ट एनबीएफसी को पे करना है, इंटरेस्ट किसी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको भी इंटरेस्ट पेमेंट करो ना सर, आरओआई की ड्यू डेट तक पे कर देना, अदरवाइज डिसअलाउ हो जाएगा। लीव इनकैशमेंट हो गया सर, रेलवे को उसके एसेट्स यूज करने के लिए जो पेमेंट करना है सर, आरओआई तक पेमेंट कर देना, इट विल बी अलाउड। सर अगर एनबीएफसी से बोरो कर रहे हो तो उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट करो आरओआई तक पे कर देना, अदरवाइज वो खर्चा डिसअलाउ हो जाता है सर, सिंपल पॉइंट है। अगर आरओआई तक पे कर देते हो तो करंट प्रीवियस ईयर में प्रीवियस 24-25 मिल जाएगा। लेकिन सर अगर आरओआई के बाद पे करते हो तो भैया जिस साल में एक्चुअल पेमेंट कर रहे हो सर उस साल में अलाउ हो जाता है। एक 43 बी एच करके एक सेक्शन आता है सर, कभी भी अगर आप माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को पेमेंट करो, सर मीडियम एंटरप्राइज का कवर नहीं है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को कभी भी अगर आप पेमेंट कर रहे हो ना, सरकार कहती है जो भी टाइम लिमिट एमएसएमई एक्ट के सेक्शन 15 में प्रेस्क्राइब्ड है उस टाइम लिमिट तक आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सर एमएसएमई एक्ट के सेक्शन 15 में क्या टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है? बहुत सिंपल सा टाइम लिमिट है सर, कहती है देखो एग्रीमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरा और कनिका के बीच में एग्रीमेंट हुआ, भैया 30 दिन में पेमेंट हो जानी चाहिए, मेरा और कनिका दोनों ही माइक्रो इंटरप्राइजेस है, मेरा और कनिका के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि भैया 15 दिन में या 30 दिन में पेमेंट हो जानी चाहिए, 30 दिन में पेमेंट हो जानी चाहिए, तो यू हैव टू ऑनर दैट एग्रीमेंट। वॉट एवर द एग्रीमेंट इज, एमएसएमई एक्ट कहता है उसको आप ऑनर करोगे, उस एग्रीमेंट को आपको ऑनर करना पड़ेगा, उस एग्रीमेंट के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। सर लेकिन अगर हमारा एग्रीमेंट बहुत बड़ा है, फॉर एग्जांपल मेरे और कनिका में एग्रीमेंट है सर 6 महीने पेमेंट करनी है, सरकार कहती है नहीं, अगर आपका एग्रीमेंट 45 डेज से लंबा है ना तो आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट कर देनी, अगर 45 डेज में पेमेंट नहीं करोगे तो खर्चा डिसअलाउ होगा, इट विल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज पेड। सर उसके अलावा कहते हैं हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं, फिर क्या होगा? अगर मेरे और कनिका के बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तो इस केस में क्या होगा? सरकार कहती है अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आपको 15 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज सर सच एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड, अदरवाइज सच एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड। सर एक सवाल जवाब आपको देना है, एक सवाल आपको जवाब देना है सर, फॉर एग्जाम्पल मान लो सर राहुल एंड कनिका, कनिका स्पेलिंग सही लिखिए, ओके स्पेलिंग सही लिखिए सर, एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट टू पे इन 25 डेज। सर 4 मई को एग्रीमेंट कर रखा है सर, पेमेंट हो जाना चाहिए 4 मार्च को एग्रीमेंट कर रखा है 2025 को, आइडियली राहुल को पेमेंट कर देना चाहिए 29 मार्च 2025 को। राहुल ने सर 31 मार्च को पेमेंट किया है, 31 मार्च को पेमेंट कर दिया, और एग्रीमेंट हुआ, ट्रांजेक्शन हुआ 4 मार्च को, 25 डेज के अंदर राहुल को पेमेंट कर देना है सर, 25 डेज खत्म कब हो रहा है सर? 29 मार्च को खत्म हो रहा है। एग्रीमेंट क्या हुआ? सुनो 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 सुनो, एग्रीमेंट क्या हुआ सर? एग्रीमेंट हुआ सर 25 दिन में पेमेंट कर देना है, ट्रांजेक्शन 4 मार्च का है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट की थी 29 मार्च, सर राहुल ने 31 कर दिया, डिले कर दिया, सब बताओ खर्चा अलाउ होगा कि डिसअलाउ होगा? खर्चा अलाउ होगा कि डिसअलाउ होगा सर? खर्चा अलाउ होगा कि डिसअलाउ होगा? सर 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 बता दो ना। तुषार कहते अलाउ हो जाएगा, तुषार कहते अलाउ हो जाएगा, तुषार कहते अलाउ हो जाएगा, अरे कैसे अलाउ हो जाएगा, कैसे अलाउ हो जाएगा? तुमने डिले कर दिया ना, तुमने तो डिले कर दिया पेमेंट करने में, तुषार डिले कर दिया ना पेमेंट करने में, तुमने तो डिले कर दिया ना, तुमने तो डिले कर दिया। अंकित कहता है, अंकित कहता है, अंकित भी कहता है अलाउड हो जाएगा, अरे ऐसे कैसे अंकित अलाउ हो जाएगा, ऐसे कैसे अलाउ हो जाएगा? सर वेदिका भी कहती है अलाउ हो जाएगा, सर 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 दिस विल बी अलाउड। माना सर अपने को एग्रीमेंट को ऑनर करना पड़ेगा, वी हैव टू ऑनर द एग्रीमेंट, यू हैव टू ऑनर द एग्रीमेंट, दैट इज ट्रू ऑफ यू सर। लेकिन एक बात ये भी तो बताओ ना कि हमने प्रीवियस ईयर में पे तो कर दिया, माना एग्रीमेंट को ऑनर नहीं किया हमने, तो भैया जिस प्रीवियस ईयर में पे करे उस प्रीवियस ईयर में अलाउ करवा दो ना, हमने करंट प्रीवियस ईयर में पे कर दिया तो अलाउ हो जाएगा, हमने करंट प्रीवियस ईयर में पेमेंट कर दिया इसलिए अलाउ हो जाएगा सर, वी गॉट दैट पॉइंट।
नो 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 45 डेज वाली लिमिट नहीं देखनी। जो एग्रीमेंट है ना, आपको उस एग्रीमेंट को ऑनर करना पड़ेगा। अगर मैं पेमेंट मान लो, अगर मैं पेमेंट 31 मार्च के बदले 1 अप्रैल को पेमेंट करता ना, तो दिस वुड हैव बीन डिसअलाउड। इवन तो मैं 45 डेज में पेमेंट कर रहा हूँ ना, दिस वुड हैव बीन डिसअलाउड। ओह, दिस इज भौमेश। ओके भौमेश, हाय भौमेश। ओके ठीक है, सॉरी सर। अगर मैंने अगर 31 मार्च के बदले 1 अप्रैल को पेमेंट किया होता, अगर मैंने 31 मार्च के बदले 1 अप्रैल को पेमेंट किया होता, दिस वुड हैव बीन डिसअलाउड। व्हाई सर? क्योंकि सर आपने एग्रीमेंट को ऑनर नहीं किया और सर नेक्स्ट ईयर पेमेंट कर रहे हो, यानी सर प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांजैक्शन और सर ट्रांजैक्शन ऑफ पेमेंट का ईयर अलग अलग होगा, तभी प्रोविजन लगता है। जब ये अलग अलग ईयर होगा तभी आपके ऊपर ये प्रोविजन लगता है, अदरवाइज ये प्रोविजन नहीं लगता है सर। नको 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 सर, वी गॉट दैट पॉइंट। वी गॉट दैट पॉइंट टू द फुलेस्ट सर, अपने को मस्त समझ में आ गया। सर कुछ और बातें रहती है पीजीबीपी में ध्यान देने वाली बातें। सर कौन सी बातें? देखो सुनो सुनो सुनो। सर फॉर एग्जांपल मेरे को इंटरेस्ट पेमेंट करना चाहिए था, मेरे को इंटरेस्ट पेमेंट कर देना चाहिए था। फॉर एग्जांपल भोमेश को इंटरेस्ट पेमेंट कर देना चाहिए था। मैंने बोला भोमेश भोमेश भोमेश, एक काम करो ना, इस इंटरेस्ट को एक नया लोन बना दो, इस इंटरेस्ट को नया लोन बना दो। क्या कन्वर्जन ऑफ दिस इंटरेस्ट शैल बिकम क्या कन्वर्जन ऑफ दिस इंटरेस्ट शैल बिकम पेमेंट? राइट आंसर इज नो। फॉर द पर्पस ऑफ 43 भी अगर आप कभी भी लोन को कन्वर्ट करवा देते हो, अगर आप कभी भी इंटरेस्ट को कन्वर्ट करवा देते हो इन द फॉर्म ऑफ न्यू लोन, सर इट इज नॉट कंसिडर्ड एज पेमेंट। उसको पेमेंट नहीं बनती जब तक आप इस एक्चुअल नए लोन का पेमेंट नहीं करते, तब तक इसका डायरेक्शन आपको नहीं मिलता। सर मियर कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इनटू लोन डज नॉट अमाउंट टू पेमेंट। ठीक है सर। फॉर एग्जांपल मेरे को पेमेंट करना था बैंक को, और मैंने सर बैंक को पेमेंट करने के बजाय एक नई बैंक गारंटी फर्निश कर दी। मेरे को पेमेंट करना चाहिए था, मैंने पेमेंट करने की बजाय एक बैंक गारंटी फर्निश कर दी। सर क्या बैंक गारंटी फर्निश करना पेमेंट माना जाएगा? राइट आंसर इज नो। सर कभी भी अगर बैंक गारंटी फर्निश कर रहा हूं ना, तो बैंक गारंटी फर्निश करना अपने आप में पेमेंट नहीं माना जाता। सर यू हैव टू मेक द एक्चुअल पेमेंट, देन ओनली सच एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड। फर्निशिंग ऑफ बैंक गारंटी डज नॉट अमाउंट टू पेमेंट। एंड एट लास्ट सर, कई बार क्या होता है सर, फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है सर, आप बोनस बांटते हो अपने एम्प्लॉइज को, बोनस अपने एम्प्लॉइज को बांटते हो, और सर एम्प्लॉइज लेने से मना कर देते, बोलते हैं नहीं चाहिए हमें बोनस, नहीं चाहिए जज साहब बोनस, ऐसा करके एम्प्लॉइज मना कर देते हैं। सर कई बार एम्प्लॉइज बोनस लेने से मना कर देते हैं। सर वाई मना कर देते हैं? सर इनको चाहिए ज्यादा बोनस। तो आपको क्या करना पड़ता है सर? आपको ट्रस्ट को बोनस देना पड़ जाता है। टू गेट द डिडक्शन ऑफ दिस बोनस आप इस ट्रस्ट को दे देते हो। सर ट्रस्ट को बोनस देना, इंस्टेड ऑफ गिविंग बोनस टू एम्प्लॉइज, अगर आप ट्रस्ट को बोनस दे रहे हो, विल दैट एक्सपेंडिचर बी अलाउड और डिसअलाउड? क्या वो अलाउड होगा कि डिसअलाउड होगा? सर दैट कंप्लीटली डिपेंड्स। वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि जो ये ट्रस्ट है ना, क्या इसने एम्प्लॉइज को आरओआई तक बांट दिया? अगर ये आरओआई तक बोनस बांट दिया, तो इट विल बी अलाउड टू मी, इट विल बी अलाउड। लेकिन सर अगर आरओआई तक नहीं बांटा है, तो इट विल बी डिसअलाउड टू मी। ओ माय गॉड सर, कैसी बात कर दिया आपने? अरे ऐसी ही बात करेंगे, ऐसे ही बात करेंगे सर। ऐसे फ्लैट डिसअलाउंस अपने को कभी नहीं करना सर। अपने को हमेशा ये चीज असेस करनी पड़ेगी कि जिस ट्रस्ट को मैं डोनेट कर रहा हूं, वो ट्रस्ट क्या आरओआई तक पे कर दे रही है? अगर वो ट्रस्ट आरओआई तक पे कर देती है, तो भैया वो खर्चा अलाउ हो जाएगा। अगर वो ट्रस्ट पे नहीं करती आरओआई तक, तो भैया दैट एक्सपेंडिचर विल बी कंप्लीटली डिसअलाउड, दैट एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। सर इतना सा ही था अपना ये वाला पॉइंट सर, 43 बी वाला। सर इसके बाद अगले टॉपिक सीधे आ जाओ सर, किस पे? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पे। सर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन टैक्स ऑडिट में पता नहीं क्यों ना बार बार अलग अलग तरीके से पूछ रहा है आपसे। सर 44 एडी, 44 एडी क्या बात करता है सर? सबसे पहले 44 एडी बोलता है, कभी भी अगर आप ऐसे एसएससी हो जो कि एक इंडिविजुअल एचयूएफ या फिर फर्म के फॉर्म में हो, इंडिविजुअल एचयूएफ या फर्म, नॉट एलएलपी, ठीक है सर, जिनकी प्रीवियस ईयर में इनकम सेल्स 2 करोड़ तक की है, 2 करोड़ तक की सेल्स है, तो यू हैव एन ऑप्शन। सर आपके पास एक ऑप्शन है। सर कितना? सर आपके पास ऑप्शन है कि जितनी भी सेल्स आपकी बैंकिंग चैनल से रिसीव हो गई है अप टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई, सर जितनी बैंकिंग चैनल से सेल्स रिसीव हो गई, उसका 6% आप अपनी पीजीपी डिक्लेयर कर लो, और सर 8% आप अदर्स का पीजीपी डिक्लेयर कर सकते हो। सर जो भी आपको रिसीव नहीं हुई, या जो भी आपकी क्रेडिट सेल्स है, या जो भी आपकी कैश में सेल्स है, सर वो सारी की सारी सेल्स आप 8% डिक्लेयर कर दो। जो रिसीव हो गया बैंकिंग चैनल से, सर उसका 6% डिक्लेयर कर दो। सर ये 44 एडी किससे किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं? सर किसी का अगर एजेंसी बिजनेस है तो 44 एडी एप्लीकेबल नहीं होता।
सर अगर आपका कोई ब्रोकरेज का कमीशन का बिजनेस है तो 4480 एप्लीकेबल नहीं होता। सर आपका कोई 44 AE वाला बिजनेस, सर मान लो आप कोई ट्रांसपोर्टर हो, मान लो आप कोई ट्रांसपोर्टर हो सर 44 AE वाले, तो आपके ऊपर भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। सर इन सब के अलावा सर कहता है अगर कोई ऐसा एसएससी है जो 10AA क्लेम कर रहा है, 80 आईए से लेके 80 आरआरबी तक के डिडक्शन क्लेम कर रहा है सर, इनके ऊपर 4480 नहीं मिलता। प्लस सर एक छोटा सा पॉइंट कहता है सर अगर कोई एसएससी है ना, जिसकी टोटल टर्नओवर का, सर टोटल टर्नओवर का सिर्फ 5% सर कैश टर्नओवर है, या यूं बोलो टर्नओवर का 9 सर हाँ, तो टर्नओवर का कैश टर्नओवर सिर्फ 5% तक का है, सिर्फ 5% ही आपका कैश में टर्नओवर हो रखा है। सिर्फ 5% ही कैश, 5% का कैश टर्नओवर है। सर इन दिस केस सर आपका जो 2 करोड़ की लिमिट है ना, ये आपके लिए लिमिट बन जाती है सर 3 करोड़ की। आप 3 करोड़ तक 4480 ऑप्ट कर सकते हो। 3 करोड़ तक 4480 ऑप्ट कर सकते हो। सर एक बार आपने 4480 ऑप्ट किया तो फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स यू हैव टू मैंडेटरीली ऑप्ट फॉर 4480। यू हैव टू मैंडेटरीली ऑप्ट फॉर 4480। अगर 4480 तक आपने एक बार ऑप्ट किया ना, तो आप 5 साल तक आपको मैंडेटरीली ऑप्ट करना पड़ेगा। सर किसी भी एक साल में इफ यू फील लाइक कि नहीं आपको ऑप्ट नहीं करना, आपको कम डिक्लेयर करना है, तो भाई आपको नेक्स्ट 5 इयर्स तक मैंडेटरीली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ जाएंगी एंड सर ऑडिट करवाना पड़ जाएगा। सर एक साल में भी अगर आप ऑप्ट आउट करते हो तो फिर आपको नेक्स्ट 5 इयर्स तक आपको मैंडेटरीली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी एंड ऑडिट कराना पड़ जाता है। सर वी आर क्लियर ऑन दिस फैक्ट। सिमिलरली सर अगर आप कोई स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हो जो कि रेसिडेंट हो, सर एचयूएफओ फर्म हो, सर एलएलपी को नहीं मिलेगा। सर जो कि 44AA वाला कोई प्रोफेशन है, सर आप चाहो तो 44ADA का काम कर सकते हो। सर यानी आपकी अगर ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख तक की हैं, तो आप उस 50 लाख पे 50% अपना पीजीबीपी डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स 95% ज्यादा बैंक चैनल से रिसीव हो चुकी है, या सिर्फ 5% ही आप कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो इस केस में आपके ऊपर 75 लाख वाली लिमिट लग जाएगी। 75 लाख तक आप 44ADA ऑप्ट कर सकते हो। सर इतना सिंपल सा प्रोविजन है इसमें। सर इसमें अपने पास कोई भी वो चोचलेबाजी नहीं कि 1 साल ऑप्ट किया तो 5 साल ऑप्ट नहीं कर सकते, 1 साल फिर ऑप्ट आउट किया तो 5 साल तक ऑडिट कराना पड़ेगा। देयर इज नो सच चोचलेबाजी। लेकिन सर इसके कॉमन पॉइंट्स बड़े ही प्यारे प्यारे से। सर व्हेनेवर यू ऑप्ट फॉर 44AD ADA, सर एक बात का ध्यान देना पड़ता है, सर अपने को कोई एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा। सर डेप्रिसिएशन हो, सर उसके अलावा साइंटिफिक बिजनेस हो, सर कोई भी डोनेशन हो, सर कोई भी आपने इंटरेस्ट पे कर रखा हो, सर कुछ भी अलाउ नहीं होता। सर आपका डिडक्शन ऐसा मान लिया जाता है कि आपने जो भी आपने 8% डिक्लेयर करे उसमें आपके सारे डिडक्शन का इम्पैक्ट दिया जा चुका है। इन सब के अलावा सर अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म हो, तो भैया आपको इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन टू पार्टनर का भी डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला। सर इसके अलावा सर आपका ब्लॉक लेकिन कम होता रहेगा। सर इवन तो आपको डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलता, लेकिन जितना भी आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट है ना सर, उतने अमाउंट से आपका ब्लॉक कम होता जाएगा, ताकि जब आप एक्चुअल में 4480 नहीं ऑप्ट करोगे, तो आपका जो ओरिजिनल ब्लॉक है वो ओरिजिनल ब्लॉक डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे दिख रहा हो। सर आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं। 4480 एडीए में लास्ट में कहता है सर अगर आप कभी भी एडवांस टैक्स पे करते हो, तो आपको सिर्फ एक सिंगल इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स ही पे करनी पड़ेगी। अगर आप कभी भी एडवांस टैक्स पे कर रहे हो, सिंगल इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, वो भी कब 15 मार्च को, वो भी 100%, और आपको आरओआई से 31 जुलाई तक ही फाइल करना पड़ जाता है। सर 44A एक इंपॉर्टेंट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है। सर एमसीक्यूज में कई बार आपसे पूछता है जो आपको परेशान कर सकता है। सर इसमें सबसे ज्यादा रिस्कियर एरिया कौन सा होता है? सर एक तो लिमिट याद नहीं आती, दूसरी बात याद आती तो गलत याद आती है। सर क्या गलती होती है 44A में? कहता है अगर आप कोई भी ट्रांसपोर्टर जिसके पास साल भर में 10 ट्रक्स है, 10 ट्रक्स है सर, 10 ट्रक्स है, और 10 ट्रक्स में से ना आपके पास ऑप्शन है प्रिजम्पटिव इनकम डिक्लेयर करने का। सर कैसा ऑप्शन है? सर कैसा ऑप्शन है? सर कहते हैं अगर आपके पास मान लो हैवी ट्रक्स है, हैवी ड्राइवर, आप हैवी ट्रक्स चला रहे हो सर, यानी 12,000 किलो से ज्यादा का ट्रक्स है, 12,000 केजी से ज्यादा के ट्रक्स है सर, इस केस में आपको सर 1000 रुपीज पर टन, पर ट्रक, पर मंथ ऑफर करना पड़ जाएगा। पर टन, पर मंथ एंड पर ट्रक आपको ऑफर करना पड़ जाएगा 1000 रुपए। सर लेकिन अगर आपका सर लेस देन या तो 12,000 केजी का है या तो लेस है, तो इस केस में 7500 रुपीज पर ट्रक पर मंथ लग जाता है। इंपॉर्टेंट इस पूरे ट्रांजेक्शन में क्या है सर? 12,000 अगर आपके पास है, 12,000 का आपके पास ट्रक है ना, 12,000 किलो का, तो आपके लिए सर 7500 वाली टाइम लिमिट लग जाए, 7500 वाली लिमिट लग जाती है। सर ठीक है। सर क्या इसमें सिर्फ एलएलपी ऑप्ट कर सकता है, कोई पार्टनरशिप इंडिविजुअल? सर कहते हैं 44A कोई भी ऑप्ट कर सकता है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ या पार्टनरशिप फर्म ही कर सकते हैं सर, एलएलपी भी कर सकती है, 44 कोई भी कर सकता है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सर कहता है आपको 30 से लेके 38 तक का कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होने वाला, 30 से लेके 38 तक का कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होने वाला सर, लेकिन यहाँ पे ना 40 भी जो पार्टनरशिप फर्म का इंटरेस्ट रेम्युनरेशन है ना, ये अलाउ हो जाता है। प्रीजम्पटिव टैक्सेशन में सर 40 बी का जो डिडक्शन है ना सर, ये आपको अलाउ हो जाता है सर, अगर आप कभी पार्टनरशिप फर्म हो। सर पार्टनरशिप फर्म के केस में अगर ऑपरेट कर रहे हो सर ट्रांसपोर्टर का बिजनेस, तो अपने को ये अलाउ हो जाता है सर, ये आपको अलाउ हो जाता है सर, ये आपको अलाउ हो जाता है। इंटरेस्ट रेम्युनरेशन पेड टू पार्टनर सर इस प्रॉफिट प्रिजम्पटिव इनकम से में से माइनस करने दिया जाता है। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं, चारों इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स ही पे करनी पड़ जाएगी। सर इस पूरे काफिले में एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज है, तीनों ही प्रिजम्पटिव इनकम्स, तीनों ही प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सर, कौन से सर 44 एडी बोल लो, एडीए बोल लो, एई बोल लो, तीनों ही प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में सर अपने को अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अगर अपने को माइनस करना हो इसमें से, तो आपको माइनस करने नहीं दिया जाएगा सर, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन माइनस करना हो इससे नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन सर क्या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कर सकता हूँ? राइट आंसर इज यस सर, कर सकता हूँ। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस इन इनकम से माइनस की जा सकती है, लेकिन अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन माइनस करने नहीं दिया जाता है सर। दैट कंप्लीट्स आवर पीजीबीपी टॉपिक। हमारा सर पीजीबीपी कंप्लीट हो जाता है सर। किसी को कोई सवाल, संशय, संदेह मन में, तो एक बार दिल खोल के पूछ लो, एक बार दिल खोल के पूछ लो, क्योंकि फिर मैं अब आगे बढ़ने वाला हूं एक अलग से, अलग ही दुनिया वाले टॉपिक में। अगर कोई सवाल हो, संशय हो, संदेह हो मन में, तो भैया दिल खोल के पूछ लो। आगे घुसने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे प्यारे से टॉपिक में। आगे बढ़े सर, वन मोर कंफ्यूजन, पूछ लो पूछ लो पूछ लो पलक, जल्दी से पूछ लो, किसी को कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सर, ग्रेट, परफेक्टली। देखो 2.5 घंटे हुए हैं अपना, मस्त क्लियर, ओए होए होए, ऑल क्लियर। ओके देखो 2.5 घंटे हुए, इट हैज बीन ओनली 2.5 आवर्स। हमने बेसिक्स कंप्लीट कर लिया, कैप्लियन, आईएफएस, पीजीपी कंप्लीट कर लिया, ठीक है सर। एग्जाम टाइम पे अगर आप रेफर करना चाह रहे हो ना, आई एम स्टिल सेइंग दिस इज ऑप्टिमम फॉर इवन एग्जाम डे। अगर आप एग्जाम डे में भी रेफर कर रहे हो ना, तो आप एग्जाम डे पे भी रेफर कर सकते हो उसको। आप इंटरनेशनल टैक्सेशन 6.5 घंटे का, उसको भी रेफर कर सकते हो। 5 घंटे का आपके पास वो वाले टॉपिक्स है जो स्मॉल कैटेगरी वाले, 11 घंटे हो गया, 7 घंटे के आसपास ये जाएगा लगभग। तो ये भी आप एग्जाम डे पे रेफर करोगे, 18-19 आवर्स का कंटेंट 1.5x की स्पीड पे, 15 घंटे में, 10 घंटे में सारे कंसेप्ट विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। न्यू टैक्स regime एंड ओल्ड टैक्स regime, विच इज अलाउड एंड विच इज नॉट अलाउड। पलक सुनो, जो आपने देखो सवाल अच्छा है पलक का, बहुत अच्छा सवाल है सर। अगर न्यू टैक्स regime और ओल्ड टैक्स regime में क्या फर्क होता है? कई बार सर अपने को समझ नहीं आता कि न्यू टैक्स regime में कौन सा खर्चा अलाउ होगा, ओल्ड में कौन सा अलाउ होगा। सुनो एक थंब रूल बताता हूँ आप। जो आपने पीजीबीपी के प्रोविजंस पढ़े ना, जो भी आपने पीजीबीपी के प्रोविजंस पढ़े, ये सारे के सारे ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग थे। न्यू रिजीम में कौन कौन से इनमें से अलाउ नहीं होते सर? सबसे पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको अलाउ नहीं होता। दूसरा सर, साइंटिफिक रिसर्च को अगर आप 35 में जमा करवाते हो सर, डोनेट करते हो, इट इज नॉट अलाउड। बाकी सब अलाउ हो जाएगा सच। 35 AD आपको न्यू रिजीम में अलाउ नहीं होता सर। 35 CCC, स्किल डेवलपमेंट, सॉरी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सब अलाउ नहीं होता। इसके अलावा चैप्टर 6 से अलाउड होते, बाकी सब अलाउ हो जाता है। बाकी सब पलक नॉर्मली अलाउ हो जाएगा, सब एज सच अलाउ हो जाएगा न्यू टैक्स regime में। सिर्फ ये 5-6 खर्चे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाए थे, जब मैं आपको 115 BAA पढ़ा रहा था, तो जो खर्चे मैंने वहां मेंशन कर रखे हैं ना, वो छोड़ के बाकी सब आपको दोनों regime में अलाउ हो जाते हैं। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट सर। जो खर्चे मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए थे सर, वो छोड़ के सारे खर्चे जो भी है ना, जो भी खर्चे सारे है ना सर, वो सारे के सारे अलाउ हो जाते हैं दोनों regime में। सिर्फ एक तो अपना जो बड़े बड़े डिडक्शन रहते हैं, 100% डिडक्शन आप एक बार में ले रहे हो, वो सब आपको नहीं अलाउ होते बस। सर टैक्सेशन ऑफ फर्म, एलएलपी। अगर आपका कोई फ्रेंड है अभी कंटिन्यू करना चाह रहा है, यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम नाउ आल्सो। तो भैया अब अपने को आराम समझना है, छोटे छोटे टॉपिक्स है, लेकिन सर छोटा तीर घाव करे गंभीर, ऐसे वाले टॉपिक्स है। सर बात क्या कर रहा है? सबसे पहले फर्म टैक्सेशन। सर फर्म टैक्सेशन में एज सच कुछ अलग नहीं पढ़ना अपने को। जो कैपिटल गेन रेट्स हमने ऊपर पढ़ के आए, कैपिटल गेन में जो भी कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स रेट लगते हैं इंडिविजुअल के ऊपर, ऊपर हम पढ़ के 112A में, 112 में या 111A में, सर वो सारे के सारे सेक्शंस
मोहित सर सुपर 100 क्वेश्चन जो कराए थे वो इस सीरीज में इंक्लूडेड है क्या? इंटरनेशनल टैक्सेशन में करवाए, स्मॉल टॉपिक में करवाए, इन टॉपिक में सारे नहीं करवा पाऊंगा मोहित, नहीं तो टाइम ज्यादा खिंच जाएगा। बाकी ये आपके लगभग सुपर 100 में से 70-80 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं अब तक, 2 इस मैराथन सीरीज में करवा चुका हूं। देखो, फर्म के हाथ में टैक्स रेट क्या लगती है सर? देखो, फ्लैट 30% से टैक्सेबल होती है। फर्म के हाथ में जो इनकम होगी फ्लैट 30% से टैक्सेबल होगी। सरचार्ज क्या लगता है सर? अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा की है तो भैया सरचार्ज 12% लगेगा फर्म के ऊपर। फर्म के पास सर कोई भी ऑल्टरनेट रेजिम नहीं होती, 115 पीडब्ल्यूए हो, बीएबी हो, बीएससी हो, बीएडी हो, बीएई हो, सर फर्म के ऊपर कोई भी एप्लीकेबल नहीं होती। फर्म हो गया, एलएलपी हो गया, इनके ऊपर कोई एप्लीकेबल नहीं होती। ऑल्सो पॉइंट वर्थ नोटिंग सर, कैपिटल गेन जो पढ़ के आए सेम वही कैपिटल गेन लगता है सर। यहाँ पे एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या मिलता है फर्म को? सर फर्म कभी अगर पार्टनरशिप फर्म अगर कभी इंटरेस्ट बांट रही है या रेम्यूनरेशन बांट रही है तो ये एक एडिशनल डिडक्शन अलाउ होता है फर्म को। पार्टनरशिप हम इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन बांट रही है तो उसको एक्स्ट्रा अलाउ हो जाता है। सर कितना अलाउड हो जाता है समझना। सर पार्टनरशिप हम इंटरेस्ट बांटे सर किस पे? सर इंटरेस्ट बांट रही कैपिटल अकाउंट पे, इंटरेस्ट बांट रही करंट अकाउंट पे, इंटरेस्ट बांट रही लोन अकाउंट पे, इंटरेस्ट बांट रही किसी भी तरीके से का। अगर पार्टनर को इंटरेस्ट बांट रही है, पार्टनर को इंटरेस्ट बांट रही है तो भैया इस इंटरेस्ट को ये आपको अलाउ हो जाएगा अप टू लिमिट। सर लिमिट कितनी? कहते हैं अगर डीड में कोई लिमिट दे रखी है तो, अगर डीड में कोई लिमिट नहीं दे रखी, अगर डीड में कोई लिमिट नहीं दे रखी तो भैया कोई इंटरेस्ट नहीं अलाउ होने वाला। कोई लिमिट नहीं दे रखी डीड में, मान लो डीड में कोई इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर रखी तो भैया कोई अलाउ नहीं होगा। सर डीड ने ऑथराइज कर रखा है तो भैया जितना डीड ने ऑथराइज कर रखा है, मान लो 10%, 8% तो इतना अलाउ करवा लो। लेकिन सर डीड में मान लो बहुत ज्यादा ऑथराइज करवा दिया है सर, मान लो 20% डीड बोलती है तो भैया आपको मैक्सिमम 12% मिलने वाला है, मैक्सिमम 12% मिलने वाला है सर। यानी मैक्सिमम अलाउड इंटरेस्ट कितना है सर? 12%। सर कई बार ये एग्जामिनर वाले थे चोटे हैं ना, आपको क्वेश्चन देंगे, टेलीग्राम मैसेज कर दो, नंबर ड्रॉप कर दो, आई कॉल। सुनो सुनो सुनो, ये एग्जाम वाले इतने चोटे हैं ना, ये लोग क्या करेंगे तुम्हारे सामने पता? ये लोग बोलेंगे कि सर पहले तो कोई एग्रीमेंट था नहीं, पहले तो कोई एग्रीमेंट था नहीं, लेकिन उन्होंने साल के बीच में क्या किया सर? 1 जुलाई को एग्रीमेंट कर लिया कि अब से ना 16% इंटरेस्ट बांटेंगे हम, अब से हम 16% इंटरेस्ट बांटेंगे, और वो भी सर रेट्रोस्पेक्टिवली 1 अप्रैल से। सुनो सुनो सुनो, 1 अप्रैल को एग्रीमेंट था नहीं, लेकिन ये लोग 1 जुलाई को एग्रीमेंट करेंगे, डीड को अमेंड करेंगे और बोलेंगे 16% से इंटरेस्ट देंगे, वो भी 1 अप्रैल से। पहली बात तो सर रेट्रोस्पेक्टिवली आपको अलाउ होगा नहीं, दूसरी बात 16% मेरी अलाउ नहीं होगा। तो भैया इसका ध्यान देना, हमेशा कभी भी अगर आप डीड अमेंड करते हो, इंटरेस्ट हो या रेम्यूनरेशन हो, हमेशा प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे अलाउ होता है, रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे अलाउ नहीं होता है। सर पार्टनरशिप फर्म अगर कभी पार्टनर को रेम्यूनरेशन बांटती है, रेम्यूनरेशन बोल लो, कमीशन बोल लो, सर बोनस बोल लो, सर सैलरी बोल रहे हो, सर रॉयल्टी बोल लो, सर कोई भी चीज दे रहे हो आप पार्टनर को, कोई भी चीज बोल रहे हो सर, कोई भी चीज बोल रहे हो सर विच इज इन द नेचर ऑफ रेम्यूनरेशन, आपके एग्जाम में आएगा सर रॉयल्टी बांट रहे हैं सर, रॉयल्टी भी डिसअलाउ करना पड़ेगा। या आईसीआई वाले रॉयल्टी भी डिसअलाउ करते हैं सर, सब कुछ करते हैं, सब चीजें जो भी नेचर ऑफ रेम्यूनरेशन है वो आपको एड बैक करना पड़ेगा। सर अगर मान लो डीड ने कुछ भी ऑथराइज नहीं कर रखा भैया, कुछ अलाउ नहीं होगा, डीड कुछ अलाउ नहीं करती, कुछ अलाउ नहीं होगा सर। लेकिन अगर डीड ऑथराइज करती है तो भैया नॉन वर्किंग पार्टनर को अलाउ तो फिर भी नहीं होने वाला, वर्किंग पार्टनर को अलाउ होगा एज पर स्पेसिफाइड लिमिट, जो लिमिट स्पेसिफाइड है उस बेसिस पे वर्किंग पार्टनर को अलाउ होगा। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर अगर मैंने मान लो एबीसी करके 3 पार्टनर्स है, एक पार्टनरशिप फर्म है एबीसी के नाम पे, 3 लोग हैं पार्टनर्स। सर अगर फर्म इंटरेस्ट दे रही है सर ए की एचयूएफ को तो भैया विदाउट एनी लिमिट अलाउ हो जाता है, कोई लिमिट नहीं है सर, रीजनेबल बस पे कर दो अलाउ हो जाएगा। आप इंडिविजुअल के पार्टनर के एचयूएफ को दे सकते हो सर, विदाउट एनी लिमिट अलाउ हो जाएगा। पार्टनर की वाइफ को दे सकते हो, विदाउट एनी लिमिट अलाउ हो जाएगा। पार्टनर के बच्चे को दे सकते हो, विदाउट एनी लिमिट अलाउ हो जाएगा। सर ध्यान क्या देना है सर? बच्चा मेजर होना चाहिए ऑफ कोर्स सर, यानी पार्टनर को अगर आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दे रहे हो एनी इंटरेस्ट तो वो 12% की लिमिट में नहीं आता है सर। ठीक है, रेम्यूनरेशन कितना अलाउ होता है? रामू निवेशन कितना अलाउ होता है? सरकार कहती है जो भी बुक प्रॉफिट आएगा उस बुक प्रॉफिट के पहले 6 लाख पे सर 90% और 3 लाख whichever is higher। जो बुक प्रॉफिट आएगा उसके पहले 6 लाख पे 90% और 3 लाख whichever is higher, और जो बैलेंस बुक प्रॉफिट है उस बैलेंस बुक प्रॉफिट पे 60% सर आपको अलाउ हो जाएगा। सर ये आपको इतना अलाउ किया जाएगा। सर अब बुक प्रॉफिट होता क्या है? तो देखो जैसे आप पीजीबीपी निकालते हो, जैसे आप पीजीबीपी निकालते हो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, 90% of 3 lakh rupees, Ankit, 90% of 3 lakh whichever is higher, not 6 lakh, 90% of 3 lakh, 90% of 3 lakh। सुनो, अगर आप बुक प्रॉफिट निकालते हो, बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हो सर? एज गुड एज पीजीबीपी होता है। आप जैसे पीजीबीपी निकालते हो ना, एज पर पीजीबीपी की प्रोविजंस वो पकड़ लो, उसमें जो भी आपने सर रेम्यूनरेशन पीएनएल में डाल रखी है वो ऐड कर दो, यानी पीजीबीपी बिफोर रेम्यूनरेशन।
सर कोई भी अगर आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है उसको इग्नोर करोगे, सिर्फ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या ब्रॉड फॉरवर्ड या फिर करंट या डेप्रिसिएशन आपको माइनस कर देना है, जो आ जाएगा बुक प्रॉफिट आ जाएगा। तो मेरे क्या बोलो सुनो, पीजीबीपी बिफोर रेम्यूनरेशन, पीजीबीपी बिफोर रेम्यूनरेशन, आफ्टर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, बिफोर लॉसेस। सर मेरे साथ ये लाइन रिपीट करो नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर। सुनो सुनो, पीजीबीपी बिफोर रेम्यूनरेशन, before remuneration, before losses, but after unabsorbed depreciation. PGBP before remuneration, before losses, but after unabsorbed depreciation. सर unabsorbed depreciation माइनस करना पड़ेगा, लॉसेस और रेम्यूनरेशन माइनस नहीं करने वाले, लॉसेस और रेम्यूनरेशन के पहले वाला जो प्रॉफिट है वो वाला अपने को लेना पड़ेगा, ये बुक प्रॉफिट कहलाता है। कभी भी बुक प्रॉफिट में सर अपने को हमेशा रेम्यूनरेशन एड बैक कर देना पड़ेगा। सर जितना भी करंट या डेप्रिसिएशन है, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है तो लॉसेस का क्या करेंगे सर, लॉसेस अपने को नहीं माइनस करने, इसका ध्यान देना पड़ जाएगा। सर पार्टनरशिप फर्म के अगर कभी भी कोई भी लॉसेस होते हैं, पीजीबीपी बिफोर रेम्यूनरेशन, बिफोर लॉसेस, बट आफ्टर अनलॉक डिविजन। बहुत बढ़िया करने का, बहुत 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 बढ़िया। सुनो आप ध्यान से, क्या बात चल रही है। सर मान लो अगर पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर्स थे, एबीसी करके 3 पार्टनर्स थे। सर अगर कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है, कोई भी पार्टनर रिटायर कर जाता है, तो प्रोविजन कहता है कि सर उस रिटायर्ड पार्टनर का जो शेयर ऑफ लॉसेस है, रिटायर्ड पार्टनर का शेयर ऑफ लॉसेस है सर, वो शेयर ऑफ लॉसेस कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड बाय द फर्म, उसको फर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती है। सर लेकिन अगर पार्टनर डेथ हो जाती है तो भैया डेथ में भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती हूँ। अगर पार्टनर गया ना, अगर ये पार्टनर गया ना तो इसके हिस्से का लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती। लेकिन सर अगर डेथ के केस में उसके लीगल हायर कंटिन्यू करते हैं ना बिजनेस, तो भैया फिर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप। अगर डेथ के केस में लीगल हायर बिजनेस कंटिन्यू करते हैं तो उस केस में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सर सिंपल सा प्रोविजन था, इतना सा सिंपल सा प्रोविजन था। इसी बीच में, इसी बीच में सर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन झांक के बोला था मेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या, तो भैया अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ लॉसेस पे चलते हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर रिटायर कर जाता है तो उसके हिस्से के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। डेथ हो जाती है उसके से भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते सर, लेकिन डेथ के केस में लीगल हायर आ जाता है तो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। ये सारे के सारे प्रोविजंस अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के ऊपर नहीं लगाए जाते हैं। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुल्लो कुल्लो सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर ये आपको डीडी डबल ए के क्वेश्चन में मिलेगा। सर अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, एंड सर कोई डीड ही नहीं है, मान लो डीड ही नहीं, दो लोगों के बीच 3 लोग पार्टनरशिप फर्म बना के बैठे, डीड ही नहीं है, तो भैया उनका असेसमेंट एज इंडिविजुअल पार्टनर्स किया जाएगा, एज इंडिविजुअल पर्सन किया जाएगा, या एज अ पार्टनरशिप ये लोग असेस नहीं किए जाएंगे। Whatever profits that are arrived in the hands of the partnership firm, whatever the profits that are arriving at the hands of the partnership firm, वो सारे के सारे पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबल होंगे। Whatever the losses that are of the firm, ये सारे के सारे पार्टनर्स के हाथ में ही अलाउ होंगे। सर अगर कभी भी डीड नहीं है तो सारा का सारा असेसमेंट पार्टनर्स के हाथ में होता है, फर्म के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। ओके सर, वी गॉट दिस पॉइंट। ये ऐसा क्वेश्चन आपको, ऐसा क्वेश्चन आपको डीडी डबल में एक राम प्रकाश वाला क्वेश्चन है, इफ यू हैव सीन, आपको ऐसा क्वेश्चन राम प्रकाश वाला क्वेश्चन मिल जाएगा डीडी डबल में। सर वी गॉट दिस पॉइंट, अपने को ये बात बड़े तरीके से समझ में आ गई, मस्त समझ में आ गई। सर प्रोविजन कहता है अगर आप किसी भी साल में पार्टनर थे और उस साल के लिए सर लायबिलिटी निकल आती है, तो भले आज आप पार्टनर हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, जिस साल में लायबिलिटी निकली, अगर उस साल में पार्टनर थे तो यू शैल बी हेल्ड अकाउंटेबल। सर एक और बात कहता है, अगर पार्टनरशिप फर्म में जिस दिन सर डिसोल्यूशन हो गया और उस साल में पता चला कि डिसोल्यूशन आपने करा ही इसलिए था क्योंकि आप चोरी करना चाहते थे, तो जो भी पार्टनर डिसोल्यूशन के टाइम पे पार्टनर्स थे, वो पार्टनर सारी की सारी लायबिलिटीज के लिए लायबल होंगे। एंड सर लास्ट में कहता है पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और एलएलपी की लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज अनलिमिटेड। सर उनकी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन से बियॉन्ड भी हो सकती है। सर एओपी टैक्सेशन में आ जाओ। एओपी टैक्सेशन एज सच इंपॉर्टेंट ऐसा लग नहीं रहा मेरे को, बोलो तो एओपी टैक्सेशन पढ़े नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं, बोलो तो एओपी टैक्सेशन पढ़े नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं सर, जैसा आप बोलो एओपी टैक्सेशन पढ़े तो आगे बढ़ सकते हैं सर। एज सच आई डोंट थिंक कि एओपी आपसे ज्यादा पूछेगा। सुन लो, एओपी की बात क्या करते हैं सर, एओपी अगर कभी भी कोई इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन बांटती है सर, इट इज डिसअलाउड फॉर एओपी। एओपी अगर कभी भी इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन अगर अपने मेंबर को बांटती है सर, एओपी के हाथ में डिसअलाउ हो जाता है। सर एओपी अगर एओपी अपने प्रॉफिट्स पे या एओपी अपने प्रॉफिट्स पे सर अगर एमएमआर पे टैक्स भरती है तो मेंबर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है। एओपी अपने हाथ में अगर स्लैब रेट से टैक्स भरती है तो मेंबर के हाथ में पहले ऐड किया जाता है, उसके बाद सर उसको एक रिबेट दी जाती है सेक्शन 86 में। वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। सर एओपी के हाथ में सर टैक्स कितना लगता है, देखो अगर एओपी के अंदर जो मेंबर्स हैं, एओपी के अंदर जो मेंबर्स है सर, अगर मेंबर्स का शेयर नोन है और सारे के सारे मेंबर्स की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम की है, सारे के सारे मेंबर्स की इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम की है तो भैया एओपी के हाथ में स्लैब रेट टैक्स लगता है। लेकिन सर अगर एक भी मेंबर की इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन में ज्यादा चली गई ना तो एओपी को एमएमआर से टैक्स भरना पड़ता है।
एमएमआर कितना होता है सर? एमएमआर कितना होता है सर? 30 प्लस 37 प्लस 4 और सर 30 प्लस 25 प्लस प्लस 4। बाय डिफॉल्ट 30 प्लस 25 प्लस 4 इज सरचार्ज, सॉरी एमएमआर। सर अगर ओल्ड रेजिम में तो 30 प्लस 37 प्लस 4 से एमएमआर पे टैक्स भरना पड़ता है एओपी को। सर यही अगर एओपी का शेयर नोन ही नहीं है तो भैया बाय डिफॉल्ट एओपी एमएमआर पे ही टैक्स करती है। सर सिंपल से प्रोविजन है सर। एओपी क्या बोला मैंने? एओपी क्या बोला? देखो एओपी के अगर मेंबर्स का शेयर नोन है, पता है कि 4 मेंबर से चारों का 25-25% शेयर है, प्लस सारे मेंबर्स की इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम की है, तो भैया इस केस में एओपी स्लैब रेट टैक्स भरेगी। व्हाटएवर द टैक्स दैट एओपी पेज स्लैब रेट से होगा। ये सारी की सारी इनकम पार्टनर्स के हाथ में आएगी, पार्टनर्स के हाथ में ऐड की जाएगी और पार्टनर को 86 की रिबेट दी जाएगी, 86 की रिबेट दी जाएगी। लेकिन सर अगर मान लो पार्टनर्स की इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट ज्यादा चली गई तो इस केस में क्या होगा सर? एओपी एमएमआर पे टैक्स भरती है और सर ये सारी की सारी इनकम पार्टनर्स के हाथ में एग्जम्प्ट हो जाती है। एमएमआर क्या होता है सर? एमएमआर 30 प्लस 25 प्लस 4, 30 प्लस 37 प्लस 4 एज द केस में। सर मान लो अगर एओपी पार्टनर्स का शेयर ही नोन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट एओपी एमएमआर पे टैक्स भर देती है सर। एक और क्या सर, कभी भी अगर एओपी एमएमआर पे टैक्स भरती है ना तो एओपी के बाकी सारी इनकम्स, कैपिटल गेन की इनकम, लॉटरी की इनकम, सर इन पे भी एमएमआर पे टैक्स लगता है। लेकिन सर अगर एओपी नॉर्मल रेट्स टैक्स भर रही है ना तो भैया इस केस में बाकी स्पेशल वाली इनकम ना स्पेशल रेट से टैक्स भरती है सर। इसके अलावा ऐसा इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सा प्रोविजन है। मुझे बताओ बाबू लोग, क्या मैट पढ़ने के लिए रेडी हो तुम लोग? एमएमआर पे किन किन चैप्टर्स में टैक्स रेट मेंशन है? अरे वाह पलक, चलो पूछ, चलो सच्चा सवाल देखो। आपके पूरे आपके पूरे इनकम टैक्स में देखो 4 जगह एमएमआर का जिक्र आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर एओपी टैक्सेशन में एमएमआर आता है। दूसरी बार एमएमआर आता है आपका बिजनेस ट्रस्ट में। तीसरी बार आता है एमएमआर आता है आपका इन्वेस्टमेंट फंड में। इन 3 सेक्शंस में एमएमआर कहाँ लगती है? इन 3 सेक्शंस में एमएमआर कितनी लगती है सर? 30 प्लस 37 प्लस 4% से लगती है। देखो सुनो 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 सुनो, एमएमआर कहाँ कहाँ लगता है सुनो। सर 3 जगह लगता है। एक लगता है एओपी में। एओपी का अगर शेयर नोन नहीं है या शेयर नोन है, मेंबर्स की इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा है, तो इस केस में एमएमआर लगेगा। कितना? 30 प्लस 37 प्लस 4 और 30 प्लस 25 प्लस 4, ठीक है। सर सिमिलरली अगर बिजनेस ट्रस्ट है, बिजनेस ट्रस्ट को कोई भी अदर पार्टी से इनकम हो रही होती है, कोई भी अदर इनकम होती है डेवलपमेंटल सिक्योरिटीज से, तो ये भी एमएमआर से टैक्सेबल होती है। एमएमआर यही लगता है। सर यही अगर इन्वेस्टमेंट फंड है, इन्वेस्टमेंट फंड अगर इंडिविजुअल एचयूएफ के फॉर्म में इनकॉर्पोरेटेड है तो बिजनेस इनकम है वो एमएमआर से टैक्सेबल होती है, यही एमएमआर लगती है। सिमिलरली अगर कोई ट्रस्ट टैक्सेशन है, ट्रस्ट टैक्सेशन के ऊपर अगर एग्जिट टैक्स पे करना पड़ता है तो एग्जिट टैक्स पे करना पड़ता है सर एमएमआर पे, विच इज इक्वल टू 30 प्लस 12 प्लस 4। अब सर कैसे याद करें? याद नहीं होता अपने को। तो देखो मेरे साथ एक चीज रिपीट करो, मेरे साथ एक चीज रिपीट करो सर। एक बढ़िया सा एक वो है, चलो आते आते रुको, आते आते सुनो 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 सुनो। सर एमएमआर कैसे याद करें? देखो तुम एक चीज मेरे साथ रिपीट करो। 3-3-4 3-3-3-4 3-3-4 3-3-3-4 3-3-4 3-3-3-4 ऐसे याद करो सर। 3-3-4 3-3-3-4 सर याद कर सकते हो क्या? यस सर। 3-3-4 3-3-3-4 3-3-4 3-3-3-4 सर ऐसा हमारा एमएमआर निकल के आता है। सर एमएमआर अगर निकालने की बात करो 30 प्लस 37 प्लस 4 अपने को समझ में आ जाता है। 30 प्लस 37 प्लस 4 समझ में आ जाता है। सर अगर न्यू टैक्स रेजिम में जाते हो तो 3-3-4 के बदले सर 3 3 2.5 और 4 कर सकते हो आप। 3 2.5 और 4 कर सकते हो सर। 2.5 क्या हो जाता है? 25% चार्ज हो जाता है। सर सिंपल सा पॉइंट है ये, सिंपल सा पॉइंट है सर, सिंपल सा पॉइंट है। यस सर सिंपल सा पॉइंट है सर। कभी भी अगर एमएमआर याद करना हो तो कैसे याद होगा सर? 3-3-4 या फिर सर 3 2.5 और 4 से इतना आपको याद, इतने इसकी बात तो हो ही जाएगा, पक्की बात है, इसकी बात से याद हो ही जाएगा सर। ओके सर समझ में आ गया, याद भी हो गया। सर इसके बाद सर अगर अगर कभी भी एग्जिट टैक्स में एमएमआर याद करना है सर, ये याद नहीं होता, ये याद नहीं होता। इसको कैसे याद करें तो सुनो आप। Sir, can you all read this 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4, get on the dance floor. 1, 2, 3, 4, get on the dance floor. Sir, 1, 2, 3, 4, get on the dance floor. Can you all say this 1, 2, 3, 4, get on the dance floor? सर बड़ी सिंपल सी बात है। देखो 12% सरचार्ज लगेगा, 30% टैक्स लगेगा, 4% एजुकेशन सेस लगेगा। 12% टैक्स लगेगा, 12% सरचार्ज लगेगा, 30% टैक्स लगेगा, 4% एजुकेशन सेस लगेगा। सर ट्रस्ट के केस में 1, 2, 3, 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। सर 1, 2, 3, 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। सर ऐसे ट्रस्ट टैक्सेशन में कभी अगर एग्जिट टैक्स पे कर रहे हैं तो भैया 1, 2, 3, 4 याद रखना अपने को। 12% सरचार्ज, 30% टैक्स, 4% एजुकेशन सेस। उसके अलावा सर, उसके अलावा कभी भी अगर एओपी एमएमआर भर रही है तो 3-3-4 3-3-3-4 ऐसे पढ़ना है। और अगर कोई बिजनेस ट्रस्ट भर रही है, इन्वेस्टमेंट फंड भर रहा है, तो भैया 3-3-4 से ही अपने को याद करना है सर। इसके अलावा 2 और अतरंगी से टैक्स रेट्स आते हैं अपने पास। कौन कौन से आते हैं सर? देखो अतरंगी से टैक्स रेट्स और कहाँ कहाँ आते हैं सर? 18% प्लस 12% प्लस 4%। सर ये होता है अपने पास एडिशनल टैक्स।
तो देखो, इसको कैसे याद कर सकते हो? देखो 30% टैक्स नॉर्मली लगता है, तो भैया आप अलग कर लो, 18 अलग ले लो, 4 अलग ले लो और 4 अलग ले लो, ऐसा ले लो। 30% आमतौर पे सरकार टैक्स लेती है, तो 18% टैक्स लेती है, 12% बाज़ार लेती है, 4% एजुकेशन से देती है। ये होता है आपका एडिशनल टैक्स। एडिशनल टैक्स कहाँ लगता है सर? ये लगता है आपका सेकेंडरी एडजस्टमेंट के लिए, सेकेंडरी एडजस्टमेंट अवॉइड करने के लिए। और कौन-कौन से अतरंगी टैक्सेस आते हैं आपके यहाँ पे सर? 1-2 और अतरंगी टैक्स आते हैं सर बायबैक के टाइम में। बायबैक में पुराने ज़माने में टैक्स लगता था 20 प्लस 12 प्लस 4। सर ये बायबैक का टैक्स हो गया। सर और भी कोई अतरंगी टैक्स आता है क्या सर? एक छोटा-सा और अतरंगी टैक्स आता है सर 115 बी में हमने पढ़ा हुआ था, अगर आप इनकम शिफ्ट करने की कोशिश करते हो। तो भैया 30 प्लस 10 प्लस 4 से वहाँ पे टैक्स लगता है, तो दैट वाज़ आल्सो द अतरंगी टैक्स। सर अगर आपको अतरंगी टैक्स रेफर करना है ना, तो मैंने आपके लिए टैक्स रेट्स के ऊपर एक 10 मिनट का 12 मिनट का एक वीडियो बना रखा है भूला सीरीज़ में, उसको रेफर कर सकते हो। वो भूला सीरीज़ में बहुत एग्ज़ॉस्टिवली मैंने आपको टैक्स रेट्स रिवाइज़ करवा रखे हैं। जितने टैक्स रेट है ना सब रिवाइज़ करवा रखे हैं और इसी फॉर्मेट में रिवाइज़ करवा रखे हैं। आप उसको रेफर करोगे ना आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। बट होलिस्टिकली आई होप यू आर क्लियर विथ व्हाट एमएमआर इज। आगे बढ़े, आगे बढ़े। थैंक यू सो मच सर। अगर सही में अच्छा लग रहा है तो यार लाइक नहीं करते तो अपने किसी एक दोस्त को शेयर करो ना ये वीडियो, थोड़ा सा तो शेयर करो ना। अगर तुम थैंक यू बोल रहे हो और शेयर नहीं कर रहे तो इधर दर्द होता है मेरे को, इतना चिल्ला रहा हूँ, गले को प्रेशर दे रहा हूँ, इतना ज्यादा एनर्जी कोशिश कर रहा हूँ क्रिएट करने की। भैया शेयर भी जरूर करो, लाइक करते चलो वीडियो को, ठीक है? अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया तो आपका करोड़-करोड़ आभार। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। ठीक है, सर आ जाओ। कॉन्सेप्ट नंबर 27 फॉर द डे सर मैट। देखो बोलने की बात हम सुपर 100 कर रहे हैं। अब तक आपको समझ में आ गया होगा, बोलने की बात हम सुपर 80 कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली हम पूरा चैप्टर ही उठा रहे हैं। बस हमने पूरे सिलेबस को 80 मेजर कॉन्सेप्ट्स में बाँट दिया ताकि हमारा सिलेबस होलिस्टिकली कवर हो जाए। तो इसलिए हमने बोल रहे हैं सुपर 80, बट अल्टीमेटली जो भी हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन और स्मॉल टॉपिक के अलावा जो टॉपिक बचे सर उसको हम पूरा साथ में अभी कवर कर ले रहे हैं। सर बात आई मैट की। हमें मैट लगाना है, हमें मैट लगाना है, चलो मैट लगाएँ, चलो मैट लगाएँ। ओके, मैट क्या बोलते हैं सर देखो, अगर सर कोई भी कंपनी है, अगर कोई भी कंपनी सर कोई भी कंपनी हो, कोई भी सर कोई भी कंपनी सर फॉरेन कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो, सर गवर्नमेंट कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सर कोई भी कंपनी हो सर उसको मैट देना पड़ेगा। कितना मैट देना पड़ेगा? सर 15% ऑफ द बुक प्रॉफिट के बराबर मैट देना पड़ता है और एक्चुअल इनकम टैक्स व्हिचएवर इज हायर। डीटी की फुल कंपाइलेशन करवा दी। थैंक यू सो मच फॉर एफर्ट्स। यू आर मोस्ट वेलकम अंकित, यू आर मोस्ट वेलकम। सुनो, अगर कभी भी मैट देना है तो सर भैया हर हर कंपनी को मैट देना पड़ेगा, 15% ऑफ द बुक प्रॉफिट देना पड़ेगा। सर कुछ बातें ध्यान देने वाली बातें, कुछ बातें 15% ऑफ बुक प्रॉफिट और इनकम टैक्स पेबल व्हिचएवर इज हायर आपको लेना पड़ेगा। सर जब कभी भी आप 15% लोगे ना तो 15% के ऊपर आपको इफेक्टिवली सरचार्ज भी ऐड करना पड़ेगा, इफेक्टिवली एजुकेशन सेस भी ऐड करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन बुक प्रॉफिट। सर अगर आपका बुक प्रॉफिट मान लो सर 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा है, आप डोमेस्टिक कंपनी हो, 1 करोड़ से ज्यादा बुक प्रॉफिट है, तो भैया 7% सरचार्ज ऐड करोगे। बुक प्रॉफिट अगर 10 करोड़ ज्यादा है तो 12% सरचार्ज ऐड करोगे। सिमिलरली फॉर फॉरेन कंपनी 2% और 5% सरचार्ज ऐड करोगे, 4% एजुकेशन सेस ऐड करोगे ही करोगे। इसके बाद आपका मैट एक्चुअल में निकलता है। सर सिंपल सी बात है। अपने को ये बात तो बिल्कुल क्लियर फॉर्मेट में समझ में आ गई कि भैया अगर आप बुक प्रॉफिट है तो बुक प्रॉफिट में आपको सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा एंड एजुकेशन सेस भी ऐड करना पड़ जाएगा। सर अगर आपको टैक्सेस एज पर मैट देने पड़ते हैं तो भैया आपको मैट के अकॉर्डिंग एडवांस टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अगर एडवांस टैक्स पे नहीं करते तो 234 एक भी दोबारा लाइक कर दिया, शर्म नहीं आती तुमको ऐसा बोलते हुए? शर्म नहीं आती तुमको ऐसा बोलते हुए? एक बार और कर दो, 3 बार कर दो लाइक, अगर 2 बार किया तो 3 बार कर दो। सुनो, देखो टॉपिक से हटते नहीं, ठीक है? जो लास्ट डे पे देख रहे हो उनके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। सुनो, सर व्हाट आई वाज़ सेइंग, सर अगर कभी भी आपके ऊपर मैट लगता है ना, तो आपको मैट के अकॉर्डिंग टैक्स भरते हो ना, तो आपको एडवांस टैक्स भी मैट के अकॉर्डिंग देना पड़ता है। और अगर एडवांस टैक्स आप नहीं पे करते ना, तो भैया 234 ए, बी, सी तीनों के इंटरेस्ट भी आपके ऊपर एज़ इट इज़ लगा दिए जाते हैं। सर ठीक है सर। सर बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं मैट का? दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट टेक्निकल चीज़ सर, उसके लिए आपको गाँठ बाँधनी है।
गांठ बांधनी कि भैया एग्जाम में आपके सामने 100 क्वेश्चन, 100 एडजस्टमेंट दे रखे हो, 1000 एडजस्टमेंट दे रखे हो या 1 लाख एडजस्टमेंट दे रखे हो, अपने को अर्जुन बन के सबको इग्नोर करना है। अपने को सिर्फ ये 28 एडजस्टमेंट देखने हैं। अगर 28 एडजस्टमेंट हमारे क्वेश्चन में है तो हम 28 एडजस्टमेंट करेंगे, अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो हम इनको इग्नोर करेंगे। हम सारे के सारे एडजस्टमेंट्स को इग्नोर करेंगे, जो बुक प्रॉफिट है उसी पे मैट भरेंगे। सर कई बार आपके सामने आएगा कि सर कैपिटल गेन हमने 50 लाख रुपए डाल रखा है, लेकिन अगर हम इनकम टैक्स अकॉर्डिंग निकालें तो एग्जेम्पशन देने के बाद कैपिटल गेन 0 हो जाता है। सर मैट बचना चाहिए ना अपना। सरकार कहती है नहीं। मान लो आपका कैपिटल गेन 50 लाख हो रहा था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 50 लाख हो रहा था, लेकिन रियल लाइफ में आपने 54 का एग्जेम्पशन लेके 0 करवा लिया। सरकार कहती है नहीं, हमको मैट चाहिए। हमको मैट चाहिए मतलब चाहिए सर, ई नॉट ऑल पे हमको मैट लेना पड़ेगा। सरकार आपसे मैट लेगी इवन अगर आपका इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट 0 है और आपका क्या बुक्स ऑफ अकाउंट से 50 है। आपको दिल से नहीं सोच, आपको वो दिमाग से नहीं सोचना है, सॉरी दिल से नहीं सोचना, दिमाग सोचना है, ठीक है। सर कई बार होगा आपको 10 डबल मिल रहा है, आपका प्रॉफिट 0 है, लेकिन सरकार आपसे मैट ले रही पूरे बुक प्रॉफिट पे। भैया आपको घबराना नहीं है, 28 एडजस्टमेंट्स के अलावा कोई और एडजस्टमेंट अपने को नहीं करना। सर कौन से 28 एडजस्टमेंट समझो। सर अगर आपने पीएनएल में डेफर्ड टैक्स का एक्सपेंडिचर डाल रखा है, भैया ये तो अलाउ होता नहीं है, सीधे सीधे एड बैक कर दो। सर अगर कोई भी खर्चा आपने डेफर्ड टैक्स का डाल रखा है तो इसको एड बैक कर दो। सर अगर इनकम डेफर्ड टैक्स किया तो भैया इस पे हम मैट नहीं लेंगे आपसे। सर अगर मान लो आपने पीएनएल से कोई रिजर्व बना रखा है, अरे बाबा पीएनएल से रिजर्व बनाना अलाउ थोड़ी करेंगे, सर एड बैक कर दो। सर अगर आपने कोई भी पीएनएल से पैसा निकाल रखा है, फॉर एग्जांपल पीएनएल में पैसा क्रेडिट कर रखा है, रिजर्व से निकाल के पीएनएल में डाल रखा है, और सर रिजर्व बनाया ही पीएनएल से था, सॉरी रिजर्व बनाया ही पीएनएल से था, तो भैया इस केस में हम इसमें मैट थोड़ी लेंगे। जब रिजर्व पीएनएल से बनाया था तो उससे मैट वैसे ही हमने ले लिया होगा ना उस साल में, वापस मैट थोड़ी लेंगे। सर अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, सर अगर आपको कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, फॉर एग्जांपल कोई एग्रीकल्चर इनकम है, तो भैया एग्रीकल्चर इनकम में तो मैट थोड़ी नहीं लेना चाहिए, तो इसको हटा दो यहाँ से। तो भैया अगर एग्रीकल्चर इनकम में मैट नहीं ले तो उससे रिलेटेड खर्चे भी हटा देंगे। ओके सर। देखो जिसको मैट कंफर्टेबल नहीं लगता ना, सिर्फ सुन लो, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता यू कैन स्किप दिस टॉपिक लेटर ऑन, बट सुन जरूर लेना। ऐसा मत सोचना कि सर नहीं आता तो डर लग रहा है, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ट्राई करो, आएगा, नहीं आता छोड़ देना, सीधी बात। ठीक है, कंफ्यूज होने का कोई सोल्यूशन सेंस नहीं है। ट्राई करते हैं, ट्राई बना, याद हो गया ठीक है, नहीं याद हुआ कोई बात नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, भरोसा रखो, कोशिश करो, आ जाएगा समझ में। अगर नहीं पढ़ा तो, पढ़ा है तो फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। सर अगर मान लो अगर मान लो एक कंपनी एओपी में मेंबर है, कंपनी अगर एओपी में मेंबर है, सर कंपनी अगर एओपी मेंबर है और एओपी से कोई पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो भैया हमारे लिए क्या होगा। देखो सीधी सी बात है, अगर कभी भी कंपनी अगर एओपी की मेंबर बन जाए तो एओपी हैज टू मैंडेटरीली पे टैक्स एज पर एमएमआर। एओपी को मैंडेटरीली एमएमआर पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर एओपी की मेंबर है ना कंपनी, तो मैं कंपनी को एओपी को मैंडेटरीली एमएमआर पे टैक्स भरना पड़ता है। लॉजिकल सी बात है ना सर, अगर एओपी का शेयर नोन है भी लेकिन मेंबर की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन ज्यादा ही जाएगी कंपनी के केस में, तो एओपी हैज टू मैंडेटरीली पे टैक्स एज पर एमएमआर। अगर कंपनी मेंबर है तो जो भी इनकम आएगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। अगर एग्जेम्प्ट है तो भैया उस इनकम पे मैट थोड़ी लेंगे, और अगर कोई खर्चा इनकर कर रखा है उस इनकम को अर्न करने के लिए तो भैया हटा दो। निमोनिक फॉर एड बैक प्राइड एट द प्राइस। ओह, मैं 28 एक बार आपको बोल लूंगा, एक बार लिखवा के भी देखूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं बोल दूंगा कि छोड़ दो, ठीक है। अभी वैसे निमोनिक नहीं याद करूं, मेरे को ही समझ में नहीं आया निमोनिक, तो मैं लास्ट डे पे स्टूडेंट को नहीं बोल सकता याद करने के लिए। देखो एओपी 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 सुनो, अगर एओपी की कोई इनकम है तो भैया एओपी की इनकम को हटा दो, एओपी की इनकम पे कोई खर्चा उसको माइनस, उसको एड बैक कर दो। सर मान लो अगर आपके पीएनएल में कोई ऐसी इनकम इंक्लूडेड है जो कि 10% से टैक्सेबल है, फॉर एग्जांपल रॉयल्टी है, फॉर एग्जांपल कार्बन क्रेडिट की इनकम है सर 10% टैक्सेबल है ना, उस पर हम मैट लेते हैं, उसको हटा दो। सर उससे कोई खर्चा डाल रखा है पीएनएल में, उसको भी यहाँ से हटा दो, हम उस पर डिडक्शन भी अलाउ नहीं करने वाले हैं। सर फॉर एग्जाम्पल अगर तो मैं एक फॉरेन कंपनी हूँ, फॉरेन कंपनी की कई सारी इनकम सर 5% से 10% से टैक्सेबल होती है, सर लेस देन 15% से बहुत सारी इनकम टैक्सेबल होती है। सरकार कहती है उस पर हम मैट नहीं लेंगे। Foreign company कोई भी ऐसी income which is less than 15% taxable, which is taxable at the rate less than 15%, MAT will not be charged on that. If any expenditure has been included in the P&L, that shall be added back while calculating the total income. सर सर बिजनेस ट्रस्ट कई बार क्या होता है ना, हमारे पास बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स रहती है, एक कंपनी, सॉरी हमारे पास अगर कंपनी के शेयर्स रहते हैं, कई बार क्या होता है बिजनेस ट्रस्ट आती है और बोलती है अरे सुनो ना मेरे को ये शेयर्स दे दो और बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट ले लो। सुनो, मेरे पास अगर मान लो राहुल के पास एक कंपनी के शेयर्स है, शेयर्स ऑफ कंपनी है, बिजनेस ट्रस्ट आई और बोली राहुल राहुल सुनो ना ये शेयर्स मेरे को दे दो, तुम मेरे से बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट ले लो। तो भैया कायदे से नोशनल एक्सचेंज में, इस एक्सचेंज ऑफ शेयर्स के बदले जो मैं बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट ले रहा हूँ इसमें नोशनल गेन होता है सर, इस नोशनल गेन पे हम मैट नहीं लेते हैं।
सर ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन करते हैं इन यूनिट्स को, तो भैया इसमें भी मैट नहीं लेते सर। लेकिन जब एक्चुअल में गेन हो जाता है ना, एक्चुअल में गेन होता है ऑन द सेल ऑफ यूनिट्स ऑफ रजिस्टर्स, तो एक्चुअल में हम मैट ले लेते हैं, ऐड करते हैं। सर सिमिलरली अगर कभी लॉस होता है, कभी भी अगर हमने अपने शेयर्स दिए वर्सेस यूनिट्स ली, तो इसमें नोशनल लॉस जो हो रहा है अपने को, इस नोशनल लॉस पे भी मैट अभी फिलहाल आपको अलाउ नहीं करेंगे सर। उसके अलावा जब एक्चुअल लॉस होता है तो उसका डिडक्शन दे देते हैं सर। ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं विच यू कैन क्लियर कट मिस आउट। आप बड़े आराम से इसको छोड़ सकते हो सर। वैसे ही मैट आपसे पूछता है नहीं एग्जाम में, ज्यादा पूछता भी तो भैया इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, बहुत कम चांसेस। इन 4 पॉइंट्स को आप छोड़ सकते हो सर। अगर आपने पीएनएल में सर डिविडेंड डाल रखा है, अगर पीएनएल में डिविडेंड डाल रखा है तो भैया डिविडेंड डाल रखा है तो क्या होगा सर, इसको ऐड बैक कर दो ना। पीएनएल में डिविडेंड कौन अलाउ करता है सर? सब्सिडरी के लॉसेस अगर आपने पीएनएल में डाल रखे हैं, यार काय मानुस है, सब्सिडरी के लॉसेस अपने पीएनएल में डाल रहा है, ऐड बैक करो, नो मैटर, नो डिडक्शन अलाउ। सर आप कभी भी इनकम टैक्स पेड अगर पीएनएल में डाल रहे हो, इनकम टैक्स डाल रखा है, इनकम टैक्स सरचार्ज डाल रखा है, इनकम टैक्स एजुकेशन सेस डाल रखा है, इनकम टैक्स की पेनल्टी है, इनकम टैक्स की लेट फीस है, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट है, या इनकम टैक्स का प्रोविजन है सर, कोई भी चीज अगर आपने पीएनएल में डाल रखी है ना, इसको ऐड बैक कर दो सर। इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। और लास्ट में कहता है अगर आपने कोई प्रोविजन फॉर डिम्यूनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट डाल रखा है, फॉर एग्जांपल मेरे को लग रहा है मेरे को डेटर मिलेगा नहीं, तो मैंने प्रोविजन फॉर बैड डेट डाल दिया सर, अलाउ हुआ क्या? राइट आंसर इज नो। सर मेरे को लग रहा है मेरी इन्वेस्टमेंट्स कल गिर जाएंगी, क्या अलाउ हो जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो ड्रीम 11 की इन्वेस्टमेंट्स है, मेरे पास मान लो ड्रीम 11 की इन्वेस्टमेंट्स रखी हुई है और सर ड्रीम 11 बंद हो गई अब मान लो, तो क्या ड्रीम 11 की जो वैल्यू पे डिम्यूनेशन है क्या मेरे को अलाउ होगा? सर एक्चुअल में अलाउ नहीं होते हैं सर। डिविडेंड का डिविडेंड ट्रीटमेंट फाइनल क्या करना है वो रिसीव्ड वाले का लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में तुषार याद दिलाना, लास्ट में बताऊंगा सर। अनअसर्टेन और कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, अभी देखो बहुत लंबा जाना है अपने को, ठीक है? मेरे को आज आप लोगों को कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस भी करवाना है, ठीक है? जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का अमेंडमेंट है ना, वो भी बताना है मेरे को। तो देखो मस्त कोऑपरेशन करो, मैं आपको सब बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ ना, आया हूँ जितना ज्यादा तुम सोच रहे हो ना, उससे ज्यादा ही पढ़ा के जाऊंगा तुम, ठीक है? बस कोऑपरेट करते चलो, सब बताते के जाऊंगा, ठीक है? सुनो, अगर कभी भी अनअसर्टेन लायबिलिटीज आपने पीएनएल में डाल रखी है ना सर, उसको भी आप ऐड बैक करने वाले हो, अनअसर्टेन लायबिलिटीज को भी ऐड बैक करने वाले हो सर। अगर आपके पीएनएल में कोई सिक इंडस्ट्रियल यूनिट है, सिक इंडस्ट्रियल यूनिट है, इसका प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो भैया इसको हटा दो, इस पे हम मैट नहीं लेंगे आपसे सर। अगर आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, जब भी आपका कोई प्रॉफिट आ रहा है सर, इस प्रॉफिट में आपको एक डिडक्शन मिलता है सर। कौन सा? इतने सालों में जितना भी आपका सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन था, या जितना भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस था सर, विच एवर इज लोअर, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन सर, विच एवर इज लोअर सर, हर साल का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऐड कर दो, हर साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऐड कर दो, विच एवर इज लोअर आपको अलाउ हो जाएगा। लेकिन सर अगर आपकी कोई ऐसी कंपनी, आप ऐसी कंपनी के ओनर हो जिसका सर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चालू हो चुका है अंडर आईबीसी, या फिर आप एक ऐसी कंपनी हो जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंड किया जा चुका है अंडर सेक्शन 242, या आपकी सब्सिडरी का बोर्ड सस्पेंड किया जा चुका है, या फिर आपकी सब्सिडरी का बोर्ड सस्पेंड किया जा चुका है सर, आपको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस प्लस अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन दोनों अलाउ हो जाएगा। नॉर्मल कंपनी के लिए सर ईदर ऑफ टू, लोअर ऑफ टू अलाउ होता है, लेकिन सर अगर आप आईबीसी वाली कंपनी हो या जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंड किया चुका है, तो आपको दोनों अलाउ हो जाता है सर। ठीक है, समझ में आ गया, मस्त मस्त समझ में आ गया सर। इसके अलावा जो भी डेप्रिसिएशन हमने पीएनएल में डाल रखा है, सर इसको ऐड बैक कर दो सर। जो भी डेप्रिसिएशन होगा अदर देन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, सर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को हटाओ। यानी फॉर एग्जांपल 100 का एसेट था, मैंने रिवैल्यू करके 300 कर दिया, तो जो 300 में डेप्रिसिएशन है इसको ऐड बैक कर दो सर। डेप्रिसिएशन आपको कितना अलाउ होगा? डेप्रिसिएशन सिर्फ 100 लाख वाले पे अलाउ होगा, रिवैल्यूएशन वाले कंपोनेंट में डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता है। उसके अलावा सर मान लो अगर मैंने कोई एसेट बेचा, एसेट को बेचने से सर मेरे को कोई गेन होता है, और सर वो गेन मान लो सर रिवैल्यूएशन रिजर्व में था, अब आगे चल के रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, पीएनएल में कभी आया ही नहीं, तो सरकार कहती है कोई भी गेन, रिवैल्यूएशन बैलेंस का जो गेन है, एसेट को बेचने का रिवैल्यूएशन बैलेंस का गेन है सर, वो आपको पीएनएल में अगर आप नहीं लेके आए हो ना, तो उसको लेके आना पड़ेगा मैट चार्ज करने के लिए। और लास्ट में कहता है सर कई बार क्या होता है ना, जो रिवैल्यूएशन सरप्लस रहता है, देखो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस रहता है वो आप बाय डिफॉल्ट अपनी मर्जी से पीएनएल में लेके आ जाते हो, कई बार अपनी मर्जी से लेके आ जाते हो, सरकार कहती है मुझसे मैट तो लेंगे, सर हम उसमें मैट तो लेंगे, लेकिन सर जितना पोर्शन रिवैल्यूएशन वाले कंपोनेंट पे है ना, उस पे हम मैट नहीं लेते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब क्या होता है इसका समझना। फॉर एग्जांपल मैंने पीएनएल में क्रेडिट कर दिया सर, मान लो सर 50 लाख रुपए का रिवैल्यूएशन सरप्लस, सर मेरा टोटल डेप्रिसिएशन कितना है सर, मान लो 100 लाख रुपए का है, और सर मेरा डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन कंपोनेंट सर कितना है, मान लो सर 30 लाख रुपए। तो सर किसका क्या ट्रीटमेंट बनता है? देखो आपको एग्जाम में यही मिलने वाला क्वेश्चन, अगर मिलेगा तो यही पूछेगा आपसे, बता दो सर कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। जितना टोटल डेप्रिसिएशन डाल रखा है सर, मान लो बुक प्रॉफिट है मान लो सर 200 लाख का, आपको क्या करना है इसका?
200 लाख के बुक प्रॉफिट में सर जितना भी आपको टोटल डेप्रिसिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दे रखा है, इसको हमेशा ऐड बैक करेंगे सर, इसको ऑलवेज ऐड बैक करेंगे। सर रिवैल्यूएशन वाले कंपोनेंट को हटाने के बाद जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन बनता है ना सर, ये आपको एक्चुअल में अलाउ होगा। सर इट इज क्लियर टू अस। फिर कहते हैं आपने आपने 50 लाख रुपए पीएनएल में डाल रखे हैं, तो भैया इस पे तो मैट लेंगे, लेकिन इस 50 लाख में से जितना भी रिवैल्यूएशन वाला कंपोनेंट है ना, इससे मैट नहीं लेते, तो भैया 30 लाख वाले कंपोनेंट को हम हटा देते हैं। कुल मिला के हम मैट लेंगे किस पे सर? कुल मिला के हम मैट लेते हैं 200 लाख पे ही। जितना भी हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व से पीएनएल में डाल रखा है, उस पे नॉर्मली मैट लेते हैं। लेकिन जितना भी रिवैल्यूएशन वाला बैलेंस है, जितना बैलेंस बैलेंस और जितना भी रिवैल्यूएशन वाले बैलेंस पे डेप्रिसिएशन है ना, उतने अमाउंट तक हम माइनस कर देते हैं, उतने अमाउंट पे माइनस कर देते हैं। सर इसको आप याद कर लो, इट इज बेटर टू लर्न देन टू अंडरस्टैंड दिस प्रोविजन, क्योंकि अगर आएगा तो याद करने में लॉजिक काम नहीं आएगा एग्जाम टाइम पे। इट इज वेरी क्लोज, एग्जाम इज वेरी क्लोज। सो याद करने में समझदारी, इसका लॉजिक बहुत प्यारा है, बहुत मस्त लॉजिक है, हम अपने बैचेस में समझते हैं इसको, बट अभी याद करने में समझदारी है। जितना बैलेंस आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व से लिया है वो, जितना भी बैलेंस आप रिवैल्यूएशन रिजर्व से लिया है वो पकड़ लो। दूसरा सर जितना भी डेप्रिसिएशन है ऑन रिवैल्यूड एसेट्स, वो सर विच एवर इज लोअर आपको माइनस करने दे दिया जाता है। सर अपने को ये लेके चलना पड़ जाएगा। सर वी हैड डन 28 एडजस्टमेंट्स। सर एक बार तुम लोग को ना, एक बार तुम लोग को मैं चाह रहा हूं कि एक बार लिखो। सर भले 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे इस मैराथन में, इट इज वर्थ इट। 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन सर एक बार 28 सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग मेरे साथ लिखने की कोशिश करोगे, ट्राई करते हैं सर, कम से कम 24 पॉइंट्स तो लिख लेंगे। 24 पॉइंट्स तो लिख लेंगे ना सर? 24 पॉइंट्स लिख लेंगे ना सर? लिखो। सबसे पहला सर, सबसे पहला डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स अगर आपके पास एक्सपेंस ऐड करोगे, इनकम है तो माइनस करोगे सर, 2 पॉइंट हो गए। दूसरा सर, अगर कोई रिजर्व हमने पीएनएल से बना रखे हैं, तो सर अगर हमने पीएनएल से बना रखे हैं, ऐड बैक कर दो। सर अगर पीएनएल में क्रेडिट कर रखे हैं, उसको माइनस कर दो सर। लेकिन अगर पीएनएल से बनाए रिजर्व तो ही माइनस करते हैं, अगर रिजर्व पीएनएल से नहीं बने तो उसको माइनस नहीं करते। ओके, ठीक है, ठीक है। तीसरा सर, अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, एग्जेम्प्ट इनकम है तो इसको माइनस कर दो। इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस है, इसको ऐड बैक कर दो। ठीक है। चौथा सर, अगर कोई एओपी से रिलेटेड इनकम है, इसको माइनस कर दो, इस पे टैक्स नहीं लेंगे सर। लेकिन इससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस है तो इसको ऐड बैक कर दो सर। 8 पॉइंट्स हो गए सर। इसके अलावा सर 5वां सर, अगर आपकी कोई रॉयल्टी की इनकम है जो कि 115 बीबीएफ में टैक्सेबल है, भैया इसको हटा दो सर। इससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है सर, इसको भी ऐड बैक कर दो सर। अगर आप कोई फॉरेन कंपनी हो जिसकी इनकम लेस देन 15% से टैक्सेबल है, तो भैया उसको हटा दो उस इनकम को सर। इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को आप ऐड बैक कर दो सर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या सर? यहां तक तो बहुत सिंपल सिंपल प्लेन वनीला चल रहा है। इसके अलावा सर 7 में क्या था सर? डेप्रिसिएशन अपने को ऐड बैक करना पड़ेगा सर। डेप्रिसिएशन अदर देन रिवैल्यूड पोर्शन सर, ये आपको माइनस करना पड़ेगा। फिर 8th वाला था सर, कभी भी अगर आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस है ऑन सेल ऑफ एसेट, ऑन सेल ऑफ एसेट, तो भैया ये अपने को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन सर माइनस क्या करना पड़ता है सर? रिवैल्यूएशन रिजर्व जो आपने कर रखा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, सॉरी, डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड पोर्शन सर, ये अपने को माइनस करना पड़ जाता है सर। ये पॉइंट मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला था, इसको पहले स्टार मार्क कर लो, एक बार वापस इसको देख लेना, इसको लर्न करके जाओगे आप। और जो मैंने एडजस्टमेंट बनाया बताया ना, व्हिचएवर इज लोअर आप माइनस करने वाले हो, ये एज इट इज करके आने वाले हो, उसमें कोई ट्रिकी पॉइंट नहीं आता, एज इट इज। जितना भी ट्रांसफर करे हो पीएनएल से वो पकड़ लो, जितना भी डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन पोर्शन है वो पकड़ लो, व्हिचएवर इज लोअर आप माइनस करके आने वाले हो, बाय डिफॉल्ट माइनस करके आने वाले हो। इसके अलावा सर 9th पॉइंट क्या था सर? अगर बिजनेस ट्रस्ट की गेन पे सर नोशनल गेन है तो इस पे हम मैट नहीं लेते सर, एक्चुअल गेन पे लेते हैं, एक्चुअल गेन पे लेते हैं। इसके अलावा सर हमने पढ़ा था, अगर बिजनेस ट्रस्ट के ट्रांसफर पे अगर नोशनल लॉस हो रहा है तो इस पे हम मैट नहीं इसको हम अलाउ नहीं करेंगे सर। लेकिन अगर एक्चुअल लॉस हो जाता है तो एक्चुअल लॉस अलाउ कर दिया जाता है सर। इन 2 पॉइंट्स को आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। 20 पॉइंट हो गए। इसके अलावा सर यहाँ पे 21st पॉइंट क्या था सर? अगर डिविडेंड डाल रखा है। 22nd पॉइंट, अगर आपने इनकम टैक्स डाल रखा है, ऐड बैक करेंगे। 23rd पॉइंट, अगर आपने कोई कंटिजेंट लायबिलिटी डाल रखी है सर, इसको ऐड करेंगे। 24th पॉइंट, अगर आपने कोई डिम्यूनेशन इन वैल्यू ऑफ एसेट डाल रखा है सर, इसको डाल लेंगे सर। 25th पॉइंट, अगर आपने सब्सिडरी के लॉसेस डाल रखे हैं तो इसको ऐड बैक कर देंगे सर। माइनस क्या क्या करेंगे सर? अगर आपने कोई सिक इंडस्ट्रियल यूनिट का प्रॉफिट डाल रखा है, इसको माइनस कर दो सर। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है सर, व्हिचएवर इज लोअर आप माइनस कर दोगे सर। अगर आप कोई आईबीसी वाली कंपनी हो, आईबीसी में जा चुकी हो आपकी कोई कंपनी, प्लस सर या तो आपकी कोई कंपनी 242 में अगर आपका कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंड किया जा चुका है, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस प्लस अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आपको अलाउ हो जाता है सर। इतना था मैट का ये प्रोविजन सर। इस वीडियो रेफर करने से पहले कोई पहले का वीडियो रेफर करना है क्या मोहित? ये वीडियो वैसे तो कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन इसके अलावा इंटरनेशनल टैक्सेशन हमने अलग वीडियो में कवर कर रखा है, हमने स्मॉल टॉपिक्स अलग अलग वीडियो में कवर कर रखे हैं। अगर आप इन 3 वीडियोस को रेफर कर लेते हो, यू आर एब्सोल्युटली 100% प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स, 100% प्रिपेयर्ड।
सर इन सारे प्रोविजंस में सर जो भी हम डेप्रिसिएशन लेते हैं दैट इज नॉट एज पर कंपनीज एक्ट, जो भी सॉरी नॉट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, सर सारे के सारे डेप्रिसिएशन सारे के सारे लॉसेस एज पर कंपनीज एक्ट लेने होते हैं सर, कभी भी एज पर इनकम टैक्स एक्ट नहीं लेते, हमेशा कंपनीज एक्ट के डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट के लॉसेस लेते हैं सर। कई बार मैट के दौरान आपको लिखा हुआ होगा कि सर हमने ना प्रोविजन बना रखा है एज पर एक्चुअल वैल्यूएशन, हमने ना ग्रेचुइटी का प्रोविजन बना रखा है एज पर एक्चुअल वैल्यूएशन, सर शुड दैट बी अलाउड? राइट आंसर इज यस, दैट शुड बी अलाउड। कभी भी अगर आप एक्चुअल वैल्यूएशन के बेसिस पे खर्च डालते हो फॉर द पर्पस ऑफ मैट, इट इज अलाउड, इट इज अलाउड, इट इज अलाउड, इट इज अलाउड। सर आई होप यू गॉट द पॉइंट, आई होप यू गॉट द पॉइंट। सर क्या यहाँ से किसी कोई दिक्कत है क्या मैट में? मैट के सारे 28 एडजस्टमेंट हमने समझ लिए, मैट के सारे 28 एडजस्टमेंट हमने यहाँ तक समझ लिए, किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? जल्दी से एक बार ब्रीफ कर दूं सर, इंड-एएस में मैट कैसे लगाना होता है सर, एक बार जल्दी से बता दे रहा हूँ सर, इसके बाद हमारा टॉपिक ही पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर, मस्त सर, ऑल क्लियर हो गया। सर अगर कोई भी कंपनी इंड-एएस कंप्लाई करती है, अगर कोई भी कंपनी इंड-एएस कंप्लाई करती है, तो इसमें क्या दिक्कतें आती है सर? इंड-एएस में नॉर्मल सारे के सारे 28 एडजस्टमेंट तो अपने को करने ही करने पड़ेंगे। नॉर्मली 28 एडजस्टमेंट तो अपने को करने ही करने पड़ेंगे सर, इनके अलावा सर 4 एडजस्टमेंट्स और करने पड़ते हैं, कौन से? सर कोई कंपनी अगर इंड-एएस कंप्लाई करती है तो उसके पी&एल में 2 आइटम्स एक्स्ट्रा आते हैं सर, कौन-कौन से? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम व्हिच इज रिक्लासिफाइबल टू पी&एल, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। डन, 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 मोहित आई विल डू इट। सर अगर कोई इनकम रिक्लासिफाइबल टू पी&एल होती है या अदर कोई अदर इनकम सर नॉट रिक्लासिफाइबल टू पी&एल होती है सर, कई बार ऐसी इनकम होती है, 2 ही इनकम ही सर होती है इंड-एएस फॉलो करने वाली कंपनीज में। सर इनकम व्हिच इज रिक्लासिफाइबल टू पी&एल, इनकम व्हिच इज नॉट रिक्लासिफाइबल टू पी&एल। सरकार कहती है जितनी भी रिक्लासिफाइबल टू पी&एल है तो जब वो रिक्लासिफाई होंगी तब उनपे मैट भरेंगे, अभी तो अपने को सोचना ही नहीं है। ओसीआई आर होती है, एक ओसीआई एनआर होती है सर, जो ओसीआई आर होती है सर रिक्लासिफाइबल होती है सर, वो जब रिक्लासिफाई होगी तब हम मैट भर लेंगे उस पे, जब रिक्लासिफाई होगी तब मैट भर, लेकिन अभी काहे को सोचना उसके बारे में। लेकिन सर जो नॉन रिक्लासिफाइबल होती है वो देखना पड़ेगा। सरकार कहती है जो भी होती है ना ओसीआई एनआर वाली सर, इस साल में आप उन सब पे मैट भर दो, इन सब में इस साल में जितनी भी ओसीआई एनआर वाली है सर, इन सब पे आप मैट भर दो, इन सबको आप एड बैक कर दो, इन सब पे आपको इस साल मैट भरना पड़ेगा। लेकिन देयर आर 2 अदर आइटम्स जहां पे सर कहता है अगर आपके पास कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, या फिर सर आपके पास चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स अगर कोई है, इसका कोई गेन है ना, तो इस पे हम अभी मैट नहीं लेंगे, इस पे हम तब मैट लेंगे जब आप जब इन एसेट्स को आप एक्चुअली सेल करते हो। मैंने क्या बोला देखो, नॉर्मली ओसीआई एनआर की जो इनकम है अभी ही आपसे सब पे मैट ले लेंगे, ओसीआई एनआर की सारी इनकम्स पे अभी ही आपसे मैट ले लेंगे। लेकिन सर देयर इज अ कैच, सर अगर कोई भी चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है या रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन एसेट्स है, इन पे अभी मैट नहीं लेंगे, इनको जब बेचेंगे तब इन पे मैट लिया जाता है। बस इतना सा डिफरेंस होता है सर, ये 4 पॉइंट्स अपने खत्म हो जाते हैं। कोई ओसीआई एनआर की इनकम है सर एड बैक कर दो, कोई ओसीआई एनआर का लॉस है इसको माइनस कर दो। लेकिन सर अगर चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का गेन है तो भैया इसको आप मैट अभी नहीं लोगे, जब इनको बेचोगे तब इन पे मैट लोगे। प्लस इन पे जो लॉस है ना सर, इनके लॉसेस को भी तभी लेना है अपने को। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल तुषार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर कई बार क्या होता है, कई बार अगर मैं कोई एंटिटी हूँ सर, मेरे यहाँ से डीमर्ज होके कोई दूसरी एंटिटी जा रही है, मेरे यहाँ से डीमर्ज होके दूसरी एंटिटी जा रही है, तो सर कई बार क्या होता है जो डीमर्ज एंटिटी होती है सर, उस डीमर्ज एंटिटी में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अदर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें कंफ्यूजन होता है सर, फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सी इनकम एक्सपेंसेस लेते हैं, समझा नहीं मोहित? मोहित एक बार मेरे को पर्सनली इस चीज के लिए मैसेज कर देना पर्सनली, आई विल सी। सी कई बार क्या होता है सर, फॉर एग्जांपल रिलायंस से स्प्लिट हो गई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अलग हो गई। अब सर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का दिक्कत क्या है? छोटी सी दिक्कत है सर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक छोटी सी दिक्कत है सर, कौन सी दिक्कत है सर, इस ये इंड-एएस फॉलो करती है, तो ये कई बार ना डीमर्जर के टाइम पे जो एसेट्स रिसीव करेगी वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगी, और सर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करने के कारण सर इसके पास आता है बहुत सारा गेन, तो क्या इस गेन पे मैट लगता है? राइट आंसर इज नहीं। अगर सर ये गेन आपके पी&एल में डला हुआ है तो भैया इस गेन को आप एड बैक कर देना। सर इस गेन में अगर आपको कोई गेन डला हुआ है तो उसको हटा देना, इस पे हम मैट नहीं लेते। डीमर्जर के टाइम अगर मैं हायर वैल्यू पे एसेट्स को रिकॉर्ड करता हूँ, कोई गेन आता है, गेन पी&एल में डला हुआ है तो उससे मैट नहीं लेते। सर अगर लॉस आ रहा है, लॉस पी&एल में डला हुआ है तो इसको भी अलाउ नहीं करते, इसको एड बैक करना पड़ जाएगा। सर 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 सर
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने से ज्यादा एग्जाम में करते आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एडजस्टमेंट को। सर कभी भी ट्रांजिशन अमाउंट होता है, कुछ ट्रांजिशन अमाउंट होता है कन्वर्जन डेट के दिन, सर इसको भी अपने को इम्पैक्ट देना पड़ेगा। सर कैसे समझना, कई बार क्या होता है सर, इंडियस कंप्लाई करने के कारण, इंडियस कंप्लाई करने के कारण अपने पास कई सारा बैलेंस ट्रांजिशन अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। इंडियस कंप्लाई कर रहे थे, फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर रहे थे, इसलिए कई सारा अपने पास गेन और लॉस आ जाता है। सो इस गेन और लॉस में मैट लगता है क्या? राइट आंसर यस सर लगता है। लेकिन सर एक बार में नहीं लगता सर, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में लगता है। सर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में लगता है। सर जिस साल में आप इंडियस कंप्लाई करते हो उस साल से लेके आपको 5 इयर्स तक में आपको इसका मैट लगता है। अगर लॉस है तो भैया 5 साल में आपको इसका डिडक्शन मिलता है, 5 साल में मिलता है। सर अब इस ट्रांजिशन अमाउंट को निकालते कैसे हैं? ट्रांजिशन अमाउंट को निकालते कैसे हैं? एब्सोल्युटली परफेक्ट तुषार। देखो इस ट्रांजिशन अमाउंट को निकालते कैसे? इस ट्रांजिशन अमाउंट को निकालते कैसे? सर ट्रांजिशन अमाउंट को निकालने के लिए आपको पकड़ना पड़ता है अदर इक्विटी का बैलेंस। आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा, अदर इक्विटी का बैलेंस दे रखा है 52.25 लाख। उस अदर इक्विटी के बैलेंस में से आपको कुछ आइटम्स माइनस करने। फॉर एग्जांपल आपको लिखा हुआ मिलेगा कैपिटल रिजर्व 8 करोड़ का, इसको 8 लाख का माइनस करो। आपको लिखा हुआ मिलेगा सर ओसीआई आर जो कि आगे चल के रिक्लासिफाई हो जाएगा, सर इसको माइनस कर दोगे। सर कोई अगर आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस दे रखा है, इसको माइनस कर दोगे। सर कोई पीपी से रिलेटेड एडजस्टमेंट दे रखा है, आपको माइनस कर दोगे। सर कोई सब्सिडरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट, उसको माइनस कर दोगे। या फॉरेन ट्रांसलेशन रिजर्व है, या फिर सर मान लो कोई जॉइंट ऑपरेशन से रिलेटेड कोई लॉस है, सर इसको आप माइनस कर दोगे। तो भैया इस अदर इक्विटी के बैलेंस में से आप 6-7 आइटम माइनस करोगे। सर एक बार बस नजर घुमा लो, गंदी नजर से बस इसको देख लो। जिस गंदी नजर से तुम टॉपिक्स को देखते हो ना, असेसमेंट को देखते हो, उसी गंदी नजर से इसको देख लो ताकि एक बार दिमाग में बैठ जाए। सर कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस करना है, ओसीआई आर वाला बैलेंस माइनस कर देना है, रिवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम एसेट माइनस कर देना है, चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट माइनस कर देना है, और सर पीपी से रिलेटेड एडजस्टमेंट माइनस कर देना है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जेवी माइनस कर देना है, जॉइंट ऑपरेशन से ट्रांसलेशन डिफरेंस ये भी माइनस कर देना है। सर ये सब माइनस कर दोगे आप, जैसे माइनस करोगे सर आपके पास आ जाएगा ट्रांजिशन अमाउंट ऑन कन्वर्जेंस डेट। सर इसका 20% बोल लो या 1/5 बोल लो, सर आपको अगर इनकम है तो टैक्सेबल होगा, अगर लॉस है तो अलाउ हो जाएगा। सर अगर कभी भी आईएफएससी की कंपनी, अगर कभी भी आईएफएससी कंपनी अगर मैट भरती है, आईएफएससी कंपनी मैट भरती है तो की ਹੁੰਦਾ है। अगर आईएफएससी की कंपनी कदे मैट भरने का सोचती नहीं, नहीं 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 बनने पर जाके। सर अगर कभी भी आईएफएससी कंपनी मैट भरने की कोशिश करती है तो भैया उसके बाद मैट के प्रोविजन लगते हैं 9%। 9% इज द मैट रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय आईएफएससी कंपनी। सर बाकी लोगों को कुछ और भर सकते हैं, लेकिन आईएफएससी कंपनी 9% भरेगी। सर इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, अगर आप मैट एडवांस टैक्स नहीं पे करते एज पर मैट तो इंटरेस्ट लगेगा एज इट इज। सर कहता है लाइफ इंश्योरेंस, अच्छा कहता है अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके ऊपर मैट नहीं लगता। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सर अगर कोई भी कंपनी 115 बीडब्ल्यू बीएबी ऑप्ट करे मैट नहीं लगता। सर कोई भी फॉरेन कंपनी, सर कोई भी फॉरेन कंपनी जो कि सर 44 बी का शिपिंग बिजनेस में है, 44 बीबी के अगर कोई रेंटिंग बिजनेस में, 44 बी ट्रिपल बी के टर्न की बिजनेस में, 44 ट्रिपल बीबीए के अगर एयरक्राफ्ट बिजनेस में, या 44 बी बी सी का अगर सर क्रूज शिपिंग बिजनेस में है, तो भैया इनके ऊपर मैट नहीं लगता। लास्ट में कहता है सर मान लो अगर फॉरेन कंपनी है, ठीक है फॉरेन कंपनी है, उस फॉरेन कंपनी का कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ही नहीं इंडिया में, तो भैया फिर कहां से मैट ले लोगे? जब उसकी बिजनेस इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है तो फिर कहां से मैट ले लोगे? सर इस केस में मैट नहीं लेने वाले हो आप। सर मैट क्रेडिट करके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। सर मान लो अगर टैक्स आपका एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स 15 लाख है, एज पर मैट 25 लाख है, तो जो एक्स्ट्रा आप पे करते हो ये आपको मैट क्रेडिट के फॉर्म में मिलता है। 15 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इसको। सर कभी भी आगे चल के, कभी भी आगे चल के मान लो, कभी भी आगे चल के मान लो आपका इनकम टैक्स अकॉर्डिंग ज्यादा आ जाता है, टैक्स मैट के अकॉर्डिंग कम आता है, तो जितना ज्यादा आ रहा है उतना आप मैट क्रेडिट से सेट ऑफ कर सकते हो। सर एक बात बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सर अगर कभी भी आप एलएलपी में कन्वर्ट हो जाते हो, एक कंपनी कभी भी अगर एलएलपी में कन्वर्ट हो जाती है, या एक कंपनी कभी भी एलएलपी में कन्वर्ट हो जाती है ना, तो भैया सारा का सारा जो मैट क्रेडिट है ना वो लैप्स कर जाएगा। क्यों सर लैप्स कर जाएगा? क्योंकि एलएलपी के ऊपर मैट लगता ही नहीं है। एलएलपी के ऊपर मैट लगता ही नहीं है, तो जो भी कंपनी अगर एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है ना, तो मैट लैप्स हो जाएगा। सर असेसिंग ऑफिसर ये 28 एडजस्टमेंट ही कर सकता है, इसके अलावा सर आपका बुक प्रॉफिट वापस से रिकम्प्यूट नहीं कर सकता। इतना अगर आपने समझ लिया, ये एक्स्ट्रा शॉर्ट्स वगैरह आपके किसी काम के नहीं है। सर आ जाओ एएमटी वाले टॉपिक पे, एएमटी वाले टॉपिक पे आ जाओ। परफेक्ट। ओ मिली है आज ये बढ़िया नसीब से।
जी भर के देख लीजिए इनको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो तो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। सर इनको ढंग से पढ़ लो, क्या पता आगे चल के कोई पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े इसे, इतना अच्छे से पढ़ लो ना, क्या पता कोई पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े इसको दोबारा। वाह सर, 2 मिनट रुक, चल रुक जा, कोई दिक्कत, रुक जा। और बताओ क्या हाल, और बताओ क्या हाल है सर। सिंगर सर, ओहो हो। चलो आगे बढ़े। ओके सर। सर कहता है कंपनी के ऊपर मैट लगेगा, बाकी सारे एसएससीज के ऊपर एएमडी लगेगा। अब थोड़ा सा स्लो चलते, ठीक, वॉल्यूम स्लो रखूंगा, ताकत वाकत कम लगाते, ताकि ना थोड़ा सा प्रोसेस कर पाए चीजों को। सर, अगर कभी भी अगर कभी भी कोई कंपनी है उसके ऊपर मैट लगता है, अदर एसएससीज के ऊपर एएमटी लगता है। एएमटी कितना लगता है सर, कहता है आई टू सिंग, बट यहाँ गा नहीं सकती करने का। कोई बात नहीं, किसी दिन हम जूम सेशन रखेंगे स्टूडेंट्स डिस्कशन का, उस दिन आपको मौका जरूर देंगे। सर अच्छा गाते हो आप, नाइस वॉइस, थैंक यू सो मच। ओके परफेक्ट सर, इधर सुनो। सर कभी भी अगर आप कंपनी हो तो मैट लगेगा, बाकी एसएससीज पे एएमटी लगेगा। ठीक है सर, ओके। ओके सर, एएमटी कितना लगता है, 18.5%, 18.5% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम और इनकम टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजंस। सिंपल सी बात है। सर ध्यान क्या देना है सर, 18.5% के ऊपर आपको सरचार्ज भी लगेगा एप्लीकेबल, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा एप्लीकेबल। जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल एजुकेशन सेस सरचार्ज है वो सब लगेगा। सर यही अगर आप कोई कोऑपरेटिव हो तो भैया आपके ऊपर एएमटी के प्रोविजन लगते हैं 15% के। अगर आप यही कोई आईएफएससी की यूनिट तो भैया इस केस में आपके ऊपर लगता है सर 9% एएमटी। ठीक है, ओके ओके ओके, यस सर, एब्सोल्युटली ओके विद इट। सर ठीक है। सर अब एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते कैसे हैं, वो हमारा असली मुद्दा है। देखो हमारा जो भी एज पर इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजंस निकलेगा, इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो भी हमारी इनकम निकल के आती है ना, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग सर उसको पकड़ लो आप, उस पर जितना भी आपने 10 माइनस कर रखा है उसको एड बैक कर दो। 3580 माइनस कर रखा है सर, ये भी ले लो। सर चैप्टर 6 से 80 आईए से लेके 80 आरआर भी डाल रखा है, सब ऐड बैक कर दो। सर 80 डबल से डबल ए, यस सर, ऐड करना पड़ता है। सर 80 आईएसी सर ऐड बैक करना पड़ता है, 80 एम सर ऐड बैक करना पड़ता है, सब ऐड बैक करना पड़ता है, लेकिन 80 पी ऐड बैक नहीं करते कभी भी। एएमटी कैलकुलेशन में क्वेश्चन नॉर्मली या तो आपसे फर्म टैक्सेशन का पूछेगा, या तो आपसे सर एक कोऑपरेटिव का पूछेगा, बिकॉज इन दोनों में ही आपसे गलतियां होती है। फर्म टैक्सेशन में 10 साथ में डाल देगा आपसे, और कोऑपरेटिव में 80 डाल देगा। तो भैया आपको 80 के लिए बहुत सजेस्ट, बहुत सीरियस रहना है। 80 आप एड बैक नहीं करने वाले। सर जैसे ही आप एड बैक करोगे आपको माइनस करने दीजिएगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि भैया अगर 3580 आपने एड बैक कर दिया तो 3580 में आपको डिडक्शन नहीं मिला, लेकिन डेप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए ना। जो एसेट्स पे आपको डिडक्शन नहीं मिल रहा, उन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए। तो प्रोविजन कहता है आपको डिडक्शन, डेप्रिसिएशन माइनस करने दिया जाएगा, एज इफ उन पे कभी डिडक्शन मिला ही नहीं हुआ। अगर डिडक्शन नहीं मिला तो डेप्रिसिएशन तो मिलेगा। जैसे ही निकालोगे इसका आपको 18.5% देना पड़ जाएगा, 18.5% देना पड़ जाता है। सर कहता है अगर तुम मैं छोटे छोटे लोग हैं, जैसे अगर हमारी एडजस्टेड टोटल इनकम, अगर हमारी एडजस्टेड टोटल इनकम अप टू 20 लाख रुपए है, तो भैया इस केस में एडजस्टेड टोटल इनकम मतलब सर पीजीपी की इनकम प्लस जितना भी 10 डिडक्शन है, जितना भी सर सारी अदर एडिशन डिडक्शन सब ऐड करने के बाद अगर 20 लाख हो रही है ना, तो हमारे ऊपर एएमटी के प्रोविजन नहीं लगता, हमारे ऊपर एएमटी के प्रोविजन नहीं लगते। सर अगर ज्यादा हो रही तो ये एएमटी के प्रोविजन लगेंगे। सर अगर तुम मेरे से छोटे छोटे लोग हैं जो 10 क्लेम ही नहीं कर रहे, 80 आई से आरआर भी क्लेम ही नहीं कर रहे, सर 80 कोई भी डिडक्शन क्लेम ही नहीं कर रहे 3580 का, तो भैया काय को मैट लगाएंगे, काय को एएमटी लगाएंगे। सर फिर लास्ट में कहता है 115 बीएससी ऑप्ट कर रहे हो, 115 बीएडी ऑप्ट कर रहे हो, बीएई ऑप्ट कर रहे हो, तो इस केस में आपके ऊपर मैट नहीं लगाया जाता है। सेम वही कहानी एएमटी क्रेडिट की भी, सेम टू सेम वही कहानी सर, जैसा मैट में पढ़ रखी, इससे ज्यादा अपने को एएमटी में जानने की कुछ भी जरूरत नहीं है सर।
सिंपल सा प्रोविजन है, एएमटी इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन सर जब क्लब जब मर्ज किया जाता है, जब मर्ज किया जाता है सर, एएमटी को आप 10AA के साथ मर्ज कर लोगे, या एएमटी को सर आप मर्ज कर लोगे किसके साथ सर, एटीपी के साथ मर्ज कर लोगे, तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बनती है, यू हैव टू टैकल इट अलॉन्ग। एक बार एटीपी भी रिवाइज करवा देना, उसमें थोड़ी चीजें भूल जाते हैं, मिलेगा डिडक्शन की नहीं। एटीपी ना मैंने पिछले वाले रिवीजन में ना बिल्कुल लिखवा के रिवाइज करवा रखा है, जो लास्ट मैराथन था ना शायद, इसमें मैंने चैप्टर 6 के डिडक्शंस भी रिवाइज करवा रखे, मैंने पूरा रिवाइज करवा रखा है उसमें, और उसमें याद करवा रखा है वो जो 9 पॉइंटर्स थे ना, उसको याद करवा रखा है, एटीपी हो गया, एटीएम हो गया, इन सबको मैंने याद करवा रखा है। आई वुड रिक्वेस्ट टू रेफर दैट वीडियो, उसमें ना पूरा कवरेज कर रखा है होलिस्टिकली, पूरा चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करवा रखे है उसमें। सर टैक्सेशन ऑफ बायबैक, सर बायबैक का टैक्सेशन 1 सितंबर 2024 से बदल गया, 1 सितंबर नहीं 1 अक्टूबर 2024 से बदल गया। बाकी एक बात तुषार याद लास्ट में दिला देना, लास्ट में याद दिला देना, नहीं तो जो लास्ट में आप लोग बोलोगे ना टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, जो एक्स्ट्रा बोलोगे मैं सब एक्स्ट्रा रिवाइज करवा दूंगा, जो आप लोग बोलोगे लास्ट में। टैक्सेशन ऑफ बायबैक, सर बायबैक का जो एक्चुअल ट्रीटमेंट था ना 1 अक्टूबर से बदल गया, पहले अलग होता था, दूसरे बाद में अलग हो गया। सर माय पर्सनल थॉट प्रोसेस की जो पुराना वाला ट्रीटमेंट है ना, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप इसे बड़े होलिस्टिकली काट सकते हो, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट रेलेवेंट, माय थॉट प्रोसेस। टाइम भी कम है करने के लिए, प्लस उसके अलावा सब सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, प्लस उसने पूछना चाहा भी नहीं, एमटीपी उठा लो, आरटीपी उठा लो, उसमें सारे के सारे नए एडजस्टमेंट से पूछे हुए हैं, तो होलिस्टिकली यू कैन कट दी ओल्ड ओल्ड एडजस्टमेंट, आप आ सकते हो नए एडजस्टमेंट को। सर 1 अक्टूबर 2024 से क्या हो रहा है बायबैक की जगत में, बायबैक जगत में एग्जैक्टली क्या हो रहा है सर, बायबैक जगत में ना अपने को एक छोटी सी चीजें हो रही है सर, कौन सी, सरकार कहती है, सरकार कहती है कोई भी कंसिडरेशन सर कंपनी आपको बायबैक के टाइम में पे करेगी ना, दैट शैल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड। सर समझना, एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं सर, बेहतर समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे बीच में तुषार, वी हैव तुषार, ए तुषार had certain shares, tushar had certain shares, he bought the shares worth rupees 1,000 rupees, he bought the shares worth rupees 1,000, and he had 100 shares, he had investment of rupees 1 lakh rupees, he had investment of rupees 1 lakh rupees. Of these 100 shares, a company proposed a buyback. Of these 100 shares, a company proposed a buyback of 10 shares, of 10 shares at rupees 2,000 each. Oh my God. Beautiful. IFO's income and capital gain loss. Perfect, perfect, perfect. सर 10 शेयर्स का बायबैक प्रपोज किया 2,000 रुपए के प्राइस पे, सर व्हाट विल हैपन, जो भी प्राइस कंपनी पे करेगी सर, फॉर एग्जांपल जो भी प्राइस कंपनी पे करेगी सर, 10 शेयर्स पे 2,000 रुपीज का प्राइस कंपनी पे करेगी, तो जो भी प्राइस कंपनी पे करेगी सर 20,000 रुपीज, दिस विल वर्क एज डीम्ड डिविडेंड टू तुषार अंडर सेक्शन 222F, ये डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। सर इस डीम्ड डिविडेंड को मानने में कोई एक्सपेंडिचर, कोई भी एक जो एक्सपेंडिचर होता था ना, एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 50 अलाउ, अंडर सेक्शन 57 अलाउ नहीं होता, अलाउ नहीं होगा। सर यही नहीं और सुने, यही नहीं और सुने, अगर डीम्ड डिविडेंड है, अगर डीम्ड डिविडेंड बन रहा है तो कोई खर्चा भी अलाउ नहीं होने वाला। प्लस सर क्योंकि तुषार के पास शेयर्स थे, तुषार के पास शेयर्स थे, कंपनी ने छीन लिए शेयर्स, तो राइट इन द शेयर गॉट एक्सटिंग्विश, भैया इस केस में ट्रांसफर माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा, राइट आंसर जैसा ट्रांसफर माना जाएगा। सर जैसे ही ट्रांसफर माना जाएगा ना, तो उसके हाथ में कैपिटल गेन भी लगेगा, कैपिटल कैसे निकालेंगे सर, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल गिव अस द कैपिटल गेन। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द तुषार विल बी, सर इन 10 शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 10,000 रुपीज, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी नील। सर कभी भी कैपिटल गेन कंपटीशन होगा, कभी भी अगर कैपिटल गेन कंपटीशन होगा, अगर कैपिटल गेन कंपटीशन हो रहा है सर, इस केस में नील माना जाएगा, सर नील माना जाएगा हमेशा फुल वैल्यू कंसिडरेशन को, तो इस केस में हमेशा क्या आएगा, तुषार के हाथ में लॉस आने वाला है सर, लॉस आएगा 10,000 रुपीज का। दिस लॉस में भी सर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, और दिस में भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ये लॉन्ग टर्म लॉस हो सकता है, ये शॉर्ट टर्म लॉस हो सकता है सर। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे डिसाइड होगा, डिपेंडिंग अपॉन कितने टाइम तक उसने शेयर होल्ड कर रखे हैं। जैसे सर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो गया ना लॉस, सर इसके बेसिस पे इस लॉस का सेट ऑफ इसको मिलेगा, अगर आगे चल के कभी इसको इनकम हो रही है, तो अगर इनकम होगी तो उस पर सेट ऑफ मिलेगा, बाकी अदरवाइज सर जितना कंसिडरेशन है सर ये फ्लैट तुषार के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसा बायबैक का ट्रीटमेंट चलता है। सर टनेज भी बढ़ाओगे आप, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल करने का, सर टनेज भी बढ़ाओगे आप,
टनेज टनेज इंपॉर्टेंट है क्या? अरे मुझे लगता है टनेज इंपॉर्टेंट है। आई पर्सनली थिंक दैट टनेज इज द काइंड ऑफ टॉपिक दैट एग्जामिनर माइट आस्क। जिस दिन पूछेगा ना उस दिन सबकी हवा निकलेगी, इसलिए ना टनेज को नहीं छोड़ के जाना चाहिए। टनेज इज अ काइंड ऑफ टॉपिक ना दैट यू शुड नॉट बी थिंकिंग ऑफ लीविंग। सर हो सकता है एग्जामिनर पूछते सर 5 मिनट लगते हैं पढ़ने में सिर्फ। सर कोई भी इंडियन कंपनी देखो, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सिर्फ सुनना, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सुनना, उसके बाद कुछ नहीं सुनना आपको टनेज में। सर कोई भी इंडियन कंपनी है, कोई भी इंडियन कंपनी है, ऑपरेट करती है शिप्स में, और कम से कम एक क्वालिफाइंग शिप है 15 टन या उससे ज्यादा का। सर एक क्वालिफाइंग शिप है, इसको टनेज ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शनल स्कीम है, चाहे तो ऑप्ट करे चाहे तो नहीं ऑप्ट करे। सर अगर टनेज स्कीम ऑप्ट कर रहे हो ना, तो जितना वजन आप रोज उठा रहे हो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज ऑपरेटेड इन इंडिया, इतना आपको टनेज में इनकम ऑफर करनी पड़ेगी। जितना टनेज, जितना वजन रोज रोज उठा रहे हो मल्टीप्लाइड बाय डेली टनेज इनकम। सर जितनी भी टनेज इनकम है सर स्लैब दे रखी है, उस हिसाब से आपको मानना पड़ेगा। जितना वजन रोज उठा रहे हो उसको टनेज इनकम से निकालो, ये डेली टनेज इनकम आ जाएगी। मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ डेज जितना आप काम कर रहे हो, सर इससे आपकी एनुअल टनेज इनकम आ जाएगी। मैंने क्या बोला देखो, जितना वजन रोज उठा रहे हो, जितना वजन रोज उठा रहे हो सर उस वजन से क्या मल्टीप्लाई करोगे डेली टनेज जो स्लैब दे रखा है वो। सर उसको क्या करोगे, सर उसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ डेज, कितने टाइम आप काम कर रहे हो इंडिया में, सर उसको मल्टीप्लाई जैसे ही आप करोगे उससे आ जाएगी आपकी टनेज इनकम, एनुअल टनेज इनकम आ जाएगी। सर इस पे आपको टैक्स लगेगा, जो भी आपका टैक्स रेट है 30%, 25%, 35%, जो लगेगा वो कर सकते हो आप। सर ठीक है, समझ में आ गया। सर अब टनेज का स्लैब क्या है देखो, सबसे पहले सर अगर आप 1000 टन तक ऑपरेट करो तो पहले 1000 टन पे 70 रुपीज पर 100 टन लेना पड़ेगा। सर 1000 से लेके 10,000 है तो भैया 53 रुपीज पर 100 टन लेना पड़ेगा। अगर 10,000 से लेके 25,000 है तो 42 रुपीज पर 100 टन हो जाएगा, और अगर सर 25,000 है तो भैया एससीएस में 29 रुपीज पर 100 टन हो जाएगा। सर ओ ओके सर, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन सर, व्हाट डज दिस मीन? सर पहले 1000 पे आपको 70 रुपीज देना पड़ेगा, नेक्स्ट 9,000 पे आपको 50 रुपीज देना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट 15,000 पे आपको लेना पड़ जाएगा सर 42 रुपीज, और फिर लास्ट में आपको लेना पड़ेगा 29 रुपीज। सर याद कैसे करें इसको? देखो मैं आपको एक ट्रिक बोल सकता हूँ याद करने का। सर सबसे पहले तो 70 याद होता है, 70 पहले 1000 रुपीज पे 70, 70। देखो 70 में क्या जोड़ो कि 17 हो जाए, 70 में क्या जोड़ो कि 17 हो जाए, 70 में क्या जोड़ोगे कि 17 हो जाए, रिमेम्बर 70 में क्या जोड़ोगे 17 हो जाए। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस थिंग। 70 में सर क्या जोड़े, 70 में आ जोड़ते हैं, 70 में आ जोड़ते हैं 17 हो जाता है। सर ये तो हम सी फाइनल पढ़ेंगे नहीं। 70 में अगर सर -53 करेंगे तो अपना 17 हो जाएगा, और सेकंड वाला है 53। फिर सर इसमें 11 13 11 13 11 13 सब 13 11 13 से 11 माइनस कर दो, 13 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 70 में से आपको पहले 17 माइनस करना है, फिर उसके बाद सर 11 माइनस करना है, फिर 13 माइनस करना है। दिस विल गिव यू द स्लैब पर टनेज, और इस टनेज के बेसिस पे आप अपनी डेली टनेज इनकम निकाल लोगे, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज, आपका आंसर आ जाएगा। सर कभी भी आपको टनेज दे रखी होगी तो आपको नियरेस्ट 100 में लेके चलनी है, हमेशा नियरेस्ट 100 में लेके चलोगे। ओके सर ठीक है। सर कभी भी अगर आपकी टनेज इनकम है तो इस इनकम के अगेंस्ट में कोई भी लॉसेस आपको अलाउड नहीं होते हैं। सर मैट भी आपके ऊपर नहीं लगेगा। सर ये शिप्स कभी भी टनेज नहीं ऑप्ट कर सकती। सर कोई प्लेजर क्राफ्ट है, कोई सी गोइंग शिप है, कोई फिशिंग शिप है, कोई हार्बर शिप्स है, कोई प्लेजर क्राफ्ट है, ब्यूटीफुल, कोई ऑफ शोर इंस्टॉलेशन है, सर ये सब आपको अलाउड नहीं होती है, सब आपको अलाउ, इन सब पे आपको टनेज नहीं मिलता। सर एक बार आप टनेज ऑप्ट करते हो 10 साल तक ऑप्ट करना पड़ेगा, एक साल भी ऑप्ट आउट करोगे तो अगले 10 साल के लिए आपको नहीं मिलेगा। सर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी, ऑडिट करवाना पड़ेगा, और सर कहता है जितनी भी आपकी कैपेसिटी, आपको मैक्सिमम सर 49% ही यूज करो। सर 49% ज्यादा यूज करोगे मतलब आप अपने साथ रिस्क ले रहे हो, और रिस्क ले रहे हो तो आपको टनेज नहीं देंगे। सर टनेज ऑप्ट करते टाइम सर यू शुड टेक केयर ऑफ, सर जितना बुक प्रॉफिट है, जितना भी आपका बुक प्रॉफिट बन रहा है सर, इस बुक प्रॉफिट का आपको सर 20% आपको रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। जो भी सर बुक प्रॉफिट है सर, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उस बुक प्रॉफिट का आपको 20% रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। सर उस रिजर्व का क्या करोगे, सर रिजर्व आपको 8 साल के अंदर शिप खरीदने के लिए यूज करना है। सर उस रिजर्व से आपको शिप खरीदनी है 8 साल के अंदर, और सर वो शिप आपको कब तक रखनी है? सर कहता है कम से कम 3 साल तक तो होल्ड करनी है वो शिप। अगर 3 साल के अंदर बेच देते हो तो प्रोपोर्शनल अमाउंट को टैक्सेबल करवा देंगे। सर कभी भी अगर मैं रिजर्व 20% से कम बनाता हूं तो उस साल की जो भी मेरी पीजीबीपी की इनकम बन रही होगी, जो भी मेरी पीजीबीपी के अकॉर्डिंग रेलेवेंट शिपिंग इनकम बन रही होगी ना सर, उसमें जितना भी रिजर्व बनाना चाहिए था वो, और जितना मैंने शॉर्टफॉल बनाया सर, फॉर एग्जांपल 1%, 2%, 3%, जितना शॉर्टफॉल बनाया सर, उतना मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा।
सर अगर मैंने मान लो टर्नेज रिजर्व अकाउंट को 8 साल के अंदर यूज नहीं किया, नको नको तो क्या किया, जितना भी मेरे रिलेवेंट शिपिंग इनकम है, रिजर्व था, उसका जितना मिस यूटिलाइज कर दिया उतना प्रोपोर्शनल अमाउंट टैक्सेबल करवा जाएगा सर। इट इज बेटर डन देन सेड। सर रिलेवेंट शिपिंग इनकम तभी मानी जाएगी सर जो भी आपकी कोर बिजनेस इनकम है वो, प्लस इंसिडेंटल एक्टिविटीज। अगर इंसिडेंटल एक्टिविटीज 25.25% तक ऑफ द टोटल शिपिंग इनकम, सर इस पॉइंट को आप काट भी सकते हो, नॉट रेलिवेंट। लास्ट में कहता है सर कई बार जो आईएफएससी में लोकेटेड एंटिटी है ना सर, आईएफएससी की लोकेटेड एंटिटीज चाहे तो टनेज ऑप्ट कर सकती है। आईएफएससी में लोकेटेड एंटिटीज टनेज ऑप्ट कर सकती है सर, बट तभी ऑप्ट कर सकती है जब उनका 80 एलए डिडक्शन कंप्लीट हो जाए। सर ये एक एमसीक्यू पूछा गया था आरटीपी मई 25 में, अभी तक आपसे एग्जाम में नहीं पूछा गया। आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट सर टनेज ऑप्ट कर सकती है, सर टनेज ऑप्ट कर सकती है कब सर, जब उनका सर 80 एलए का डिडक्शन खत्म हो जाए। 80 एलए 10 साल तक क्लेम कर सकते हो। जिस दिन 80 एलए खत्म होगा, जिस साल में 80 एलए खत्म होगा, उस साल में 80 एलए खत्म होगा 3 महीने के अंदर सर, यानी 30 जून तक उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भैया मेरे को टनेज का बेनिफिट चाहिए। दे कैन क्लेम टनेज, अदरवाइज दे कैन नॉट क्लेम। अदरवाइज नॉर्मल लोग सर जिस दिन क्लेम करना चाहते, जिस साल में आपको टनेज के लिए आप एप्लीकेबल होते हो सर, उस साल में आपको 3 महीने के अंदर इंटीमेट करना पड़ता है कि मेरे को टनेज के अकॉर्डिंग टैक्स भरना है। यू आर अलाउड टू क्लेम टनेज टैक्सेशन। सर समझ में आता है क्या? मस्त मस्त रूप से समझ में आ जाता है, मस्त मस्त रूप से समझ में आ जाता है। सर आगे बढ़ रहे हैं नए टॉपिक पे, दैट इज बिजनेस ट्रस्ट। सर 1 मिनट का टाइम ले रहा हूं, मुझे बताओ सर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को भी कोई भी डाउट है क्या? बिजनेस ट्रस्ट का टैक्सेशन पढ़ा रहे हैं सर, बिजनेस ट्रस्ट में आ गए इतनी जल्दी? अरे बिजनेस ट्रस्ट ऐसा पढ़ाऊंगा तुमने सुना भी नहीं होगा, तुमने सोचा भी नहीं होगा ऐसा बिजनेस ट्रस्ट पढ़ाऊंगा। तुम सुनो तो सही अभी। बिल्कुल सर क्रिस्टल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया सर। बिजनेस ट्रस्ट पे आ रहा हूं मैं सीधे। देखो सीधी बात नो बकवास, सीधी बात नो बकवास। सर बिजनेस ट्रस्ट होती कौन है? सर फिर बकवास करने लग गए। देखो यूनिट होल्डर होते हैं, वो पैसा लगाते हैं बिजनेस ट्रस्ट में। बिजनेस ट्रस्ट पैसा लगाती है कंपनी में सर, इस कंपनी को बोलते हैं एसपीवी। बिजनेस ट्रस्ट एसपीवी मिनिमम 51% होल्ड करती है सर, मिनिमम 51% होल्ड करती है, तभी वो जाके कंपनी एसपीवी बनती है सर। ठीक है सर, अब सुनना एक कहानी। ये कंपनी या एसपीवी है, समझना समझना। बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबिलिटी बता रहा हूँ, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में इनकम बता रहा हूँ टैक्सेबल। सर अगर एसपीवी से कोई भी इनकम मिले, एनी इनकम सर, एनी इनकम सर, इनकम कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, अदर्स, सर इज एग्जेम्प्ट। सर कोई भी इनकम मिल रही ना, इट इज एग्जेम्प्ट, इट इज एग्जेम्प्ट सर। बिजनेस के हाथ में एग्जेम्प्ट है। एसपीवी से जो भी सर, बिजनेस क्या होता है सर? यस सर, रीट होती है, इनबिट होती है। दिस कैन बी लिस्टेड, दिस कैन बी अनलिस्टेड ऑल्सो। ठीक है सर, बिजनेसेस की कोई भी इनकम होती है एसपीवी से, इट इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट, इट इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट, इट इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट सर, ऑलवेज एग्जेम्प्ट। सर बिजनेसेस की मान लो इनकम हो रही है सर फ्रॉम रेंटल इनकम, रेंटल इनकम हो रही है, रेंटल इनकम हो रही है सर, ये भी एग्जेम्प्ट होती है सर, ये भी एग्जेम्प्ट होती है सर, एग्जेम्प्ट, बिल्कुल एग्जेम्प्ट, बिल्कुल एग्जेम्प्ट होती है सर, एग्जेम्प्ट होती है सर। Okay, सर ये ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इट, बट इसको ऐसे बोलने की क्या जरूरत थी? बिजनेस ट्रस्ट की मान लो सर अदर इनकम सर, और अदर इनकम होगी सर। अदर इनकम में क्या होगा? मान लो बिजनेस ट्रस्ट को 112 का कैपिटल गेन हो रहा है सर, टैक्सेबल होता है सर कितने रेट से? सर 20%, 12.5% से, बिफोर बजट आफ्टर बजट। बिजनेस ट्रस्ट के यहाँ पे ट्रिपल एन बनने वाला कैपिटल गेन होगा सर 15%, 20% टैक्सेबल होगा। ओके सर, बिजनेस ट्रस्ट के यहाँ पे एनी अदर इनकम होगी, एनी अदर इनकम, एनी अदर इनकम सर, इट कैन बी 112A वाला कैपिटल गेन, इट कैन बी सर इनकम फ्रॉम रेंट फ्रॉम, सॉरी, इंटरेस्ट फ्रॉम डेवलपमेंटल सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट फ्रॉम डिवेंचर्स, इंटर रेंट, सॉरी, इनकम फ्रॉम डेवलपमेंटल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन डेवलपमेंटल सिक्योरिटी। सर जो कमाएगी सर इस पे एमएमआर से टैक्स भरती है। सर क्या बिजनेस ट्रस्ट की इनकम आपको समझ में आ गई? क्या बिजनेस ट्रस्ट का टैक्सेशन बस इतना सा ही है? बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेशन इतना सा ही है सर। बिजनेस ट्रस्ट अगर कोई भी इनकम कमाएगी बिजनेस एसपीवी से, सब एग्जेम्प्ट, सब एग्जेम्प्ट, सब एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपरली एग्जेम्प्ट, बिल्कुल प्रॉपरली एग्जेम्प्ट।
सर रेंटल इनकम कमाएगी बिजनेस ट्रस्ट, ऑलवेज एग्जेम्प्ट, ऑलवेज एग्जेम्प्ट। सर अदर इनकम कमाएगी सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमा रही 112 वाला 20%, 12.5%। सर 1111 वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न कर रही 15-20%। बाकी कोई भी इनकम अर्न कर रही है सर, भले वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला हो, भले वो इंटरेस्ट फ्रॉम डिबेंचर्स हो, भले वो इनकम फ्रॉम डेवलपमेंटल सिक्योरिटीज हो, भले वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टीज हो, सर सब एमएमआर से टैक्सेबल होगा। एमएमआर कौन सा लगता है सर? वही 3-3-4 ले लो, या 3, 2.5 और 5 ले लो। सर बाय डिफॉल्ट आप ये लेना, 3, 2.5 और 4 लेने वाले, बाय डिफॉल्ट ये होगा। सर क्या बिजनेस ट्रस्ट की टैक्सेशन में समझ में आता है? सर क्या बिजनेस ट्रस्ट का टैक्सेशन क्लियर है अपने को? क्या बिजनेस ट्रस्ट का टैक्सेशन क्लियर है अपने को? क्या बिजनेस ट्रस्ट का टैक्सेशन क्लियर है अपने को? सर बेसिक सी बातें कर रहा हूँ, बिजनेस ट्रस्ट पे टैक्सेशन में कोई दिक्कत है क्या? बड़ी ही सिंपल सी बात है। अरे वाह यार, अरे वाह यार, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया तुषार। सर बिजनेस ट्रस्ट का टैक्सेशन तो बड़ा सिंपल है, बिजनेस ट्रस्ट का टैक्सेशन बड़ा ही सिंपल सा है सर। एसपीवी से जो कमाएगा सब एग्जेम्प्ट, रेंटल इनकम एग्जेम्प्ट, अदर इनकम सर अगर 112 वाली है 20, 12.5, ट्रिपल वन वाली 15-20, और जो भी अदर इनकम एमएमआर। सर बिजनेस का टैक्सेशन बड़ा ही सिंपल सा है। अब यही इनकम जब, देखो बिजनेस ट्रस्ट हमेशा पास थ्रू स्टेटस एंजॉय करता है, जो कमाता है बांट देता है, जो कमाता है बांट देता है, जो कमाता है बांट देता है। फॉर एग्जाम्पल कमाया कितना कमाया, कुल मिला के सब मिला के कमाया सर 16 करोड़, 16 करोड़ कमाया, सब मिला के 16 करोड़ कमाया सर फॉर एग्जाम्पल। अब इसने क्या किया सर, ये सारी इनकम बांट दी सर, ये सारी इनकम यूनिट होल्डर्स को बांट दी। सरकार कहती है जो भी इनकम पे बिजनेस ट्रस्ट ने टैक्स भर दिया है, जो भी इनकम पे बिजनेस ट्रस्ट ने टैक्स भर दिया है, जो भी इनकम पे बिजनेस ट्रस्ट ने टैक्स भर दिया है सर, ये यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेप्ट होगी। सर भले वो 112 वाली इनकम हो, 111A वाली इनकम हो, या फिर सर ये अदर इनकम वाली हो, सर जिस पे बिजनेस ट्रस्ट ने टैक्स भर दिया वो सारी इनकम यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेप्ट है। सर बिल्कुल क्लियर सी बात हो गई। सर रेंटल इनकम अगर कभी बांट रही है तो यार एक बात बताओ, तुमने कहीं ऐसा पूरे इनकम टैक्स में पढ़ा हुआ है कि तुमको अगर रेंटल इनकम हो रही हो तो तुम्हारे लिए किसी स्पेशल रेट से टैक्सेबल हो? सर भले रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, सर दोनों के हाथ में ही सर रेंटल इनकम स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है, स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है। रेसिडेंट के हाथ में टीडीएस लगता है 10% से, नॉन रेसिडेंट के हाथ में टीडीएस भी स्लैब रेट से ही लग जाता है। ओ, ओ वाओ सर, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था ऐसा भी होता है क्या? अरे सर सिंपल सी बात है, जो भी इनकम बिजनेस टैक्स पर दे रही है हमारे हाथ में एग्जाम्प्ट होगा। सर बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट है, हमारे हाथ में टैक्स लगेगा, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट है, हमारे हाथ में टैक्स लगेगा। सर बिजनेस ट्रस्ट में रेंटल इनकम एग्जेम्प्ट थी, हमारे हाथ में किस रेट से लगेगा? अरे भाई रेंटल इनकम तुमने याद करो, तुम अपने अपने अपनी याद करो, पूरे इनकम टैक्स की प्रोविजन से याद करो। अब तुम्हारा एग्जाम 10 दिन में, तुमको ये पता है कि तुम्हारे हाथ में रेंटल इनकम कभी भी स्पेशल रेट से टैक्स नहीं होती, तो भैया स्लैब ही लगेगा ना। ठीक है सर, ठीक है लगा देंगे। सर इंटरेस्ट इनकम अगर बांट रही है बिजनेस ट्रस्ट, इंटरेस्ट इनकम अगर बांट रही है बिजनेस ट्रस्ट, इंटरेस्ट इनकम अगर बिजनेस ट्रस्ट बांट रही है तो भैया रेसिडेंट में तुमको कुछ याद आ रहा है क्या, कहीं तुमको स्पेशल बेनिफिट मिला हो? अरे बाबा रेसिडेंट के लिए कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं होता, रेसिडेंट के हाथ में स्लैब ही लगेगा, स्लैब ही लगेगा, स्लैब ही लगेगा। सर डिविडेंड इनकम बांट रही बिजनेस ट्रस्ट, डिविडेंड इनकम बांट रही बिजनेस ट्रस्ट, सर रेसिडेंट के हाथ में कोई स्पेशल बेनिफिट होता है? अरे बाबा रेसिडेंट के हाथ में कोई बेनिफिट नहीं होता, यानी सर अगर बिजनेस ट्रस्ट कोई भी इनकम बांट दे सर, रेसिडेंट के हाथ में कोई बेनिफिट नहीं होता। सर बिजनेस ट्रस्ट कोई भी इनकम बांट दे, रेसिडेंट के हाथ में स्लैब 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 होती है, स्लैब नहीं होता सर, स्लैब होती है, लगेगा। सर ठीक है, देखो बिजनेस की इनकम बड़ी क्लियर है, बिजनेस की इनकम बड़ी क्लियर है, यूनिट होल्डर के हाथ में बड़ी इनकम क्लियर है कि सर जो भी इनकम बिजनेस से टैक्स करके आ गई हमारे हाथ में एग्जाम्प्ट होगा। सर रेसिडेंट के हाथ में सारी इनकम पे स्लैब से ही टैक्स लगने वाला है, सारी इनकम पे टीडीएस भी 10% होगा। टीडीएस होता है 10%, सर इस पे भी टीडीएस होता है 10%, टीडीएस 10%, और सर इस पे भी टीडीएस 10%। सर बिजनेस के हाथ, यूनिट होल्डर्स के हाथ में बड़ी क्लियर है, रेसिडेंट के हाथ में। नॉन रेसिडेंट के बारे में बात करूंगा तो नॉन रेसिडेंट के बारे में क्या चलता है सर? 5%, 10% और स्लैब रेट। थोड़ी ज्यादा गंदगी हो गई, थोड़ी ज्यादा गंदगी हो गई, रुको एक सेकंड, रुको रुको, थोड़ी गंदगी ज्यादा हो गई, रुको एक सेकंड, थोड़ी थोड़ी थोड़ा रुक लो। इंटरेस्ट रेसिडेंट के हाथ में स्लैब, डिविडेंड रेसिडेंट के हाथ में स्लैब, रेंट रेसिडेंट के हाथ में स्लैब, टीडीएस लगता है 10%, टीडीएस लगता है 10% और टीडीएस लगता है 10%। रेसिडेंट के हाथ में तो बड़ा सिंपल सी बात हो गई। सर नॉन रेसिडेंट की बात करूं
सर रेंट अगर इंटरेस्ट मिल रहा है नॉन रेसिडेंट को तो भैया 5% टैक्स लगता है, 5% टीडीएस रेट रहता है। डिविडेंड की बात करूं सर, नॉन रेसिडेंट के हाथ में 10% रहता है, 10% रहता है। और सर रेंट की बात करूं सर, सबके लिए स्लैब रहता है, सबके लिए स्लैब रहता है। तो भैया रेसिडेंट में तो कोई बात है ही नहीं, रेसिडेंट में तो सब स्लैब टैक्सेबल होगा यूनिट होल्डर के हाथ में, एंड सर टीडीएस रेट सब में 10% होगा। लेकिन सर नॉन रेसिडेंट की अगर बात करूं तो नॉन रेसिडेंट के हाथ में क्या हो जाता है सर, इंटरेस्ट 5% से, डिविडेंड 10% से, और अदर इनकम स्लैब रेट से। ओ सर इतना सिंपल था ये। हाँ सर इतना ही सिंपल सा था। तो देखो वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। सर बिजनेस ट्रस्ट कोई भी इनकम अर्न करेगी, बिजनेस ट्रस्ट कोई भी इनकम अर्न करेगी, बिजनेस ट्रस्ट कोई भी इनकम अर्न करेगी फ्रॉम एसपीवी, इट इज एग्जेम्प्ट। रेंटल इनकम अर्न करेगी, एग्जेम्प्ट है। सर बाकी कोई भी इनकम है बिजनेस ट्रस्ट टैक्स भरेगी। कितना टैक्स भरेगी सर, 12%, 20%, 20%, 12.5%। सर या फिर एमएमआर से टैक्स भरेगी। जो भी इनकम बिजनेस ट्रस्ट टैक्स भर रही है सर, वो सारी इनकम हमारे हाथ में एग्जेम्प्ट होगी। सर बाकी जो इनकम बिजनेस ट्रस्ट टैक्स नहीं भर रही हमारे हाथ में टैक्सेबल होगी। सर रेंटल रेसिडेंट पर्सन के हाथ में हमेशा स्लैब रेट, नॉन रेसिडेंट पर्सन के हाथ में 5%, 10% स्लैब रेट, 5%, 10% स्लैब रेट। सर इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड अदर इनकम, दैट इज रेंटल इनकम, टैक्सेबल। सर इन सब के अलावा सर एक अदर इनकम होती है, सर एक अदर इनकम होती है सर। फॉर एग्जांपल बिजनेस ने अर्न किया 16 करोड़ और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर मान लो 20 करोड़, तो जो एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया ना, एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है ना, इस एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन के ये टैक्स लगता है यूनिट होल्डर के हाथ में। इस एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन पे टैक्स लगता है यूनिट होल्डर के हाथ में। जो 4 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, ये यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्स लगता है सर। इसको बोलता है सेक्शन 56 टू 12, 56 टू 12 में इस 4 करोड़ पे यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्स लगता है। सर इस 4 करोड़ में से वट एवर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज, ये यूनिट होल्डर को माइनस करने दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स लगता है। सर बताओ क्या ये पॉइंट क्लियर होता है क्या? दिस कंप्लीट्स योर बिजनेस ट्रस्ट टॉपिक ऑल्सो। सर बिजनेस ट्रस्ट का पूरा टॉपिक टैक्सेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। सर ध्यान देना, बिजनेस ट्रस्ट कभी भी अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है, बिजनेस ट्रस्ट कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो भैया जिस नेचर में, जिस हेड में बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल था, सेम वही हेड यूनिट होल्डर के हाथ में जाएगा। यानी सर फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में रेंटल इनकम इज द बिजनेस इनकम, पीजीवीपी इनकम, तो यूनिट होल्डर के हाथ में भी वो पीजीवीपी इनकम ही माना जाता है। ओ सर बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में इंटरेस्ट इनकम इज द पीजीवीपी इनकम, तो भैया यूनिट होल्डर के हाथ में भी पीजीवीपी जाएगा। ओ सर बिजनेस के हाथ में डिविडेंड इनकम पीजीबी, अरे नहीं सर डिविडेंड इनकम हमेशा आईएफओएस होती है। तो भैया अगर बिजनेस के हाथ में डिविडेंड इनकम आईएफओएस है, तो भैया यूनिट होल्डर के हाथ में भी आईएफओएस बन जाएगा। सर ऐसे लेके चलना है अपने को। सर कोई डाउट है क्या? सर बिजनेस ट्रस्ट को मैंडेटरीली अपना रिटर्न 134 ई में फाइल करना पड़ता है। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स है सर। बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स पहले 3 साल के लिए चेक की जाती थी, अब 1 साल के लिए चेक की जाती है। पहले 10% टैक्स लगता था, अब सर 12.5% टैक्स लगेगा इफ दे आर लिस्टेड। अनलिस्टेड है तो भैया पहले 20% लगता था, अब 12.5% लग जाएगा। दैट कंप्लीट्स आवर बिजनेस ट्रस्ट टॉपिक। सर कोई डाउट है क्या बिजनेस ट्रस्ट में? कोई सवाल, संशय, संदेह मन में बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड? सर इतनी जल्दी बिजनेस ट्रस्ट पढ़ा दिया आपने, हमने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी कर लेंगे। अरे बाबा तुमने तो क्या कुछ नहीं सोचा था, तुमने तो क्या कुछ नहीं सोचा था। आगे बढ़े मित्रों, आगे बढ़े। तुम बोलो तो आगे बढ़ जाए, तुम बोलो तो आगे बढ़े। कोका-कोला तू जो नशे में क्या बोलते हो? यस सर आगे बढ़ सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं किसी को बिजनेस ट्रस्ट में? देखो एक बार वापस से ब्रीफ कर दे रहा हूँ। लेट मी ब्रीफ यू अगेन व्हाट बिजनेस ट्रस्ट कॉन्सेप्ट, हाउ बिजनेस ट्रस्ट कॉन्सेप्ट गोस। एक बार आराम से वापस से ब्रीफ करता हूँ, इफ आई एम नॉट इरेज दैट टॉपिक। ठीक है चलो, आपको एग्जाम में क्या करना है ये समझ लो। बिजनेस ट्रस्ट की कोई भी इनकम होगी एसपीवी से, इट इज ऑलवेज एग्जाम। बिजनेस ट्रस्ट की कोई भी रेंटल इनकम है, इट इज ऑलवेज एग्जाम। बिजनेस ट्रस्ट की 112 वाली इनकम है सर, 12.5% से टैक्स लगा दो। बिजनेस ट्रस्ट की कोई भी ट्रिपल वन वाली इनकम है सर, 15-20% से टैक्स लगा दो। सर बिजनेस ट्रस्ट की कोई भी अदर इनकम है सर, स्लैब रेट से एमएमआर से टैक्स लगा दो। जो भी इनकम है बिजनेस ट्रस्ट टैक्स भर के आ गया है, जो भी इनकम बिजनेस ट्रस्ट पे टैक्स भर, बिजनेस ट्रस्ट जिस भी इनकम पे टैक्स भर के आ गया सर, उसको एग्जाम करवा दो। सर अगर मान लो सर इंटरेस्ट बांटा जा रहा है यूनिट होल्डर को, रेसिडेंट है, स्लैब रेट। सर अगर डिविडेंड बांटा जा रहा है, रेसिडेंट है, स्लैब रेट। सर अगर यही रेंट बांटा जा रहा है, यूनिट होल्डर रेसिडेंट है, स्लैब है। सर नॉन रेसिडेंट है तो भैया इंटरेस्ट में 5%, डिविडेंड में 10%, और इसमें रेंटल प्रॉपर्टी में लग जाता है, अपना रेंटल प्रॉपर्टी में लग जाता है स्लैब रेट। सर इसमें एक छोटा सा कैच था, इसमें एक छोटा सा पॉइंट था। सर अगर मान लो अगर ये एसपीवी ना
अगर एसपीवी सर एक अगर 115 बी डबल ऑप्ट नहीं करे सर, रेगुलर रेजिम में टैक्स भर रही जो एसपीवी है सर, 30% से टैक्स भर रही है, 25% से टैक्स भर रही है, तो ये जो डिविडेंड इनकम होती है ना सर, डिविडेंड इनकम सर ये एग्जेम्प्ट हो जाती है यूनिट होल्डर्स के हाथ में। सर अगर कभी भी जो एसपीवी है ना सर, आपका 25 या 30% टैक्स भर रही है, तो भैया ये आपके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगी, यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाती है। एसपीवी अगर 115 बी डबल एम भर रही है टैक्स, तो आपके लिए ये टैक्सेशन लग के चलता है सर। 115 बी डबल ए फॉलो कर रही है तो ये प्रोविजन लगेगा आपके ऊपर, ये 10% टैक्स वाला स्लैब रेट वाला लगेगा। लेकिन अगर एसपीवी 115 बी डबल ए में टैक्स नहीं भर रही, रेगुलर रिजीम में टैक्स भर रही है, तो इस केस में सर आपकी डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है सर। सर इन्वेस्टमेंट फंड दैट आर टैक्सेबल अभी दो टाइप के होते हैं हमारे इस टॉपिक में, दो टाइप के इन्वेस्टमेंट फंड रहते हैं सर। कौन सा? ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड 1 एंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड नंबर 2। सर 1 में क्या होता है सर, कहते हैं अगर कोई भी आपका एसएमई आईपीओज है, एसएमईज में इन्वेस्ट कर रहा है, स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है, सोशली इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड है सर, ऐसा कोई फंड है ना सर, ये कहाँ जाता है सर, ये जाता है कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 2 में कौन से आते हैं सर? इक्विटी डेट फंड में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है सर, प्राइवेट इक्विटी वाले हो गए सर, ये इसमें सेकंड वाले में जाते हैं सर। ठीक है, ओके सर, वी गॉट इट। सर फंड के हाथ में टैक्सेबिलिटी कैसे आती है सर, एक बार इस टॉपिक को कंप्लीट करवाने दो, फिर आराम से हम ब्रेक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लंच ब्रेक दूंगा, ब्रेक के बाद हम मस्त टॉपिक और बढ़िया वाले पढ़ेंगे। ठीक है, सुनो 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 सुनो, क्या बोलो सर, अगर कभी भी इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में अगर कोई इनकम आती है, तो उसके लिए अपने को ना एक निमोनिक याद करना पड़ेगा। निमोनिक कौन सा सर? पिट फॉल। पिट फॉल सर, पिट फॉल, PITFALL PITFALL सर, पिट फॉल करके याद रखना पड़ेगा निमोनिक। सर इस निमोनिक का सर क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या रीजन है सर, समझो। अगर मान लो अगर कभी भी इन्वेस्टमेंट फंड है, उसके हाथ में सर इनकम हो रही है, सर इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में इनकम हो रही है, कौन सी इनकम हो रही है सर? अगर पीजीबीपी इनकम हो रही है सर, पीजीबी इनकम हो रही है ना, तो इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द फर्म, इन द फंड सर। कभी भी अगर पीजीबी इनकम हो रही है ना, तो वो इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द फंड सर, फंड के हाथ में टैक्सेबल होती है। कोई पीजीबी इनकम हो फंड के हाथ में टैक्सेबल हो सर, क्या रेट होगा? कंपनी के फॉर्म में है तो भैया 25-30% टैक्स भरेगा, फॉर्म में तो 30% टैक्स भरेगा। कोई भी अदर फॉर्म में फंड सर, मान लो अगर इंडिविजुअल एचएफ एओपी के फॉर्म में फंड, तो इस केस में क्या होगा? एमएमआर से टैक्स लगता है। तो जो पीजीबी इनकम है, ये फंड के हाथ में टैक्सेबल होती है सर। यही पीजीबी इनकम अगर यूनिट होल्डर के हाथ में जाएगी, तो भैया उनके हाथ में एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन सर अगर कोई बाकी दूसरी इनकम है सर, फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन की इनकम है, आईएफओएस की इनकम है, तो इस केस में क्या होगा? सरकार कहती है अगर कभी भी फंड है ना, उसकी अगर पीजीबी इनकम है, आईएफओएस की इनकम है, तो उनके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगी, फंड के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन सर ये यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगी, वो भी नॉर्मल रेट से उनके हाथ में टैक्स होती है। टीडीएस रेट 10% होगा, नॉन रेजिडेंट के हाथ में रेट इन फोर्स। देखो सर, फंड को रिटर्न फाइल करना पड़ता है 113(4)E में, नो एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर गेसिंग। सर मेन मुद्दा आता है लॉस का, मेन मुद्दा आता है लॉस का। सर लॉस का क्या मुद्दा आता है देखना सर, जैसे क्या होता है ना, कभी भी अगर पीजीपी लॉस आ गया, तो देखो लॉस किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? अल्टीमेटली लॉस फंड के हाथ में टैक्सेबल होगा। लॉस फंड के हाथ में टैक्सेबल होगा, मतलब इनकम जब फंड के हाथ में टैक्सेबल है पीजीपी की, तो लॉस भी फंड को ही मिलेगा। तो ये जो लॉस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फंड कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, यूनिट होल्डर के हाथ में इस लॉस का कोई लेना देना नहीं होता। सिमिलरली सर कोई अदर लॉस है, फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन में लॉसेस हो गए, आईएफओएस में लॉसेस हो गए, इसमें क्या होगा सर? फंड को कोई लेना देना नहीं है, सारे के सारे लॉसेस यूनिट होल्डर के पास जाएंगे, यूनिट होल्डर के पास जाएंगे सर। यूनिट होल्डर जो कि 12 महीने ज्यादा यूनिट होल्ड करके बैठे हुए हैं ना सर, उनको ही कैरी फॉरवर्ड करने को मिलेगा। जो लेस देन 12 महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड, जो लेस देन 12 महीने के लिए यूनिट होल्ड कर रहे हैं, उनको कोई भी लॉस का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, कोई भी लॉस का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सर एक छोटा सा पॉइंट और था, छोटा सा पॉइंट और था सर, जो रेशियो और जो प्रोपोर्शन सर फंड के हाथ में रहता है, फॉर एग्जांपल 5 लाख की कैपिटल गेन इनकम है, 4 लाख की बिजनेस इनकम है, 6 लाख की आईएफओएस इनकम है, सेम इसी रेशियो में यूनिट होल्डर के पास जाती है इनकम, सेम इसी रेशियो में यूनिट होल्डर के पास जाती है। सर कई बार क्या होता है, 31 मार्च तक फंड को रिसीव हो जाता है डिविडेंड, लेकिन फंड पे करता है लेटर ऑन। फंड को रिसीव हो गया 31 मार्च को, लेकिन फंड अगले साल में पे कर रहा है, तो यूनिट होल्डर्स बोलते हैं भैया हम टैक्सेबल नहीं करवाएंगे, हम टैक्सेबल नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको रिसीव ही नहीं हुआ था। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा सर, फंड डिस्ट्रीब्यूट करे या ना करे, फंड 31 मार्च तक डिस्ट्रीब्यूट करे या ना करे सर, गवर्नमेंट विल अज्यूम इट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड, वो डीम्ड डिस्ट्रीब्यूटेड मान लिया जाएगा, भले फंड ने डिस्ट्रीब्यूट किया हो या ना किया हो सर, इट इज डीम्ड डिस्ट्रीब्यूटेड, मान लिया जाता है कि फंड ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सर। सिंपल सा पॉइंट था, सिंपल सा पॉइंट था बस। सर याद कैसे करेंगे? मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया, पिटफॉल। पिटफॉल इंप्लाइज पीजीबीपी इनकम इज टैक्सेबल फॉर फंड, पीजीबीपी इनकम इज टैक्सेबल फॉर फंड। एक अगर फंड है ना, अगर एक इन्वेस्टमेंट फंड है, तो उसके हाथ में सिर्फ पीजीबी इनकम टैक्सेबल होगी, और वही पीजीबी इनकम यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होगी। और जो अदर इनकम है ना, वो फंड के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती है।
अदर इनकम फंड के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती, वो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होती है। तो भैया अपने को याद बस क्या करना है, पीजीबी इनकम इज टैक्सेबल फॉर द फंड, पीजीबी इनकम इज टैक्सेबल फॉर द फंड। जैसे ही पीजीबी इनकम फंड के हाथ में टैक्सेबल होगी, सर बाकी सारी इनकम्स फंड के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। सर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, पूछता है नहीं, कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो परेशान बस ना करे। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के हाथ में सारी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। जो भी इनकम होती है ना सर, ये सारी की सारी इन्वेस्टर्स के हाथ में टैक्सेबल होती है। इन्वेस्टर्स के हाथ में, जो भी उस सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में पैसा लगा रहे हैं ना, उसके हाथ में टैक्सेबल होती है। सर सारी की सारी इनकम नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होती है। बस ध्यान क्या देना होता है सर, टीडीएस काटने की लाइबिलिटी आ जाती है। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट टीडीएस कितना काटता है ये देख, जो भी इनकम बांटेगा ना, इसमें टीडीएस काटेगा कितना। सर रेसिडेंट पर्सन के हाथ में, रेसिडेंट इंडिविजुअल एचओएफ के हाथ में 25% टीडीएस काटता है, और अदर पर्सन के हाथ में 30% टीडीएस काटता है। सर ये टीडीएस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके अलावा सिक्योरिटाइजेशन में कोई काम ऐसा होता है नहीं। परफेक्ट है, परफेक्ट है। सारी इनकम यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होती है, सिक्योरिटाइजेशन के हाथ में भी सेम प्रोविजन लग जाते हैं। सर कॉमन पॉइंट्स, जो भी इनकम सर किसी भी बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में आती है, फंड के हाथ में आती है, या फिर सर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के हाथ में आती है, सर इनको अपनी इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी यूनिट होल्डर्स को। यूनिट होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कब तक सर, असेसमेंट ईयर के 30 जून तक, असेसमेंट ईयर के 30 जून तक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इन्फॉर्मेशन देंगे तभी यूनिट होल्डर अपना टैक्स भर पाएंगे ना। तो इनको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ जाती है कब तक, 30 जून तक। और ये लोग अपनी इन्फॉर्मेशन किसको फर्निश करेंगे, ये लोग इनकम टैक्स अथॉरिटी को फर्निश करेंगे कब तक सर, 30 नवंबर तक फर्निश करेंगे। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट फंड है ये 15 जून तक फर्निश करने वाला है, 15 जून तक फर्निश करने वाला है सर, ये अपनी ड्यू डेट से फंड को फर्निश करने वाली। सर दैट कंप्लीट्स आवर इन्वेस्टमेंट फंड टॉपिक ऑल्सो। अब तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया सर, हमने बेसिक्स कंप्लीट कर लिया, हमने कैपिटल गेन कंप्लीट कर लिया, हमने आईएफओएस कंप्लीट कर लिया, हमने पीजीबीपी कंप्लीट कर लिया। ये 30 नवंबर 15 जून इनकेस ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, परफेक्ट परफेक्ट प्रशांत। पीजीबीपी कंप्लीट कर लिया, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज भी कवर कर लिया, जिसमें हमने मैट, एएमटी, बिजनेस ट्रस्ट फॉर्म, टैक्सेशन, सारे टॉपिक्स अब तक कवर कर लिए। That's just been 4 hours, only 4 hours। अभी टाइम हो रहा है, इट इज 2:10। आप आराम से ब्रेक लो टिल 2:35, आप 2:35 तक ब्रेक लो, 25 मिनट का ब्रेक लो। वील रेज्यूम एट 2:35। उसके बाद में अपने को सर क्या क्या टॉपिक्स करने हैं सर, ट्रस्ट टैक्सेशन करना है। ट्रस्ट टैक्सेशन बहुत होलिस्टिकली मैं कवर करवाऊंगा आपको। सर टीडीएस, ट्रस्ट टैक्सेशन पेंडिंग है, टीडीएस पेंडिंग है। सर असेसमेंट पेंडिंग है, सर ये मैं आपको करवाऊंगा। इसके बाद सर पेनल्टीज आपको मैं करवाऊंगा, जितना रेलेवेंट पेनल्टीज है वो करवाऊंगा। प्लस इसके साथ जो कंपाउंडिंग ऑफेंस वाला को टॉपिक है सर, ये करवाऊंगा। नियरली हर टॉपिक हमारा 45 मिनट्स के आसपास खींचेगा, लगभग लगभग 3 घंटे क्लास हमारी इसके बाद बचेगी। आई होप यू विल कोऑपरेट, 3 घंटे के आसपास कोऑपरेट क्लास बचेगी। आई होप यू विल कोऑपरेट, जितना कोऑपरेट करोगे उतनी ज्यादा एफिशिएंट क्लास निकलेगी। आगे के टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या तो सर अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में गलती होगी। बस असेसमेंट में तो वैसे सिलेक्टिव स्टडीज करवानी है मुझे आपको, सिलेक्टिव स्टडीज के लिए भी आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। पेनल्टीज एग्जाम में आएंगी, परेशान करेंगी, कंपाउंडिंग आएगा ही आएगा, तो इसके लिए अपने को उसकी तैयारी भी ढंग से करनी पड़ेगी। सी यू गाइस आफ्टर द ब्रेक, हैव अ बेटर ब्रेक। 1-2 मिनट एक्स्ट्रा भी लेना, कोई बात नहीं, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लेना चलेगा, लेकिन ढंग से आना ब्रेक के बाद।
हेलो जी। अब ठीक ठाक आ रही है आवाज? आवाज आ रही है ठीक ठाक? हाँ जी। सर मस्त मस्त आवाज आ चुकी है, हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सर सवाल आया हमारे यहाँ पे, अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग लिखा हुआ है, देन क्वेश्चन किस बेसिस पे सॉल्व करना होगा। देखो लिखा हुआ है तो उस हिसाब सॉल्व कर लो। अक्रूवल लिखा है, अक्रूवल फॉलो कर लो। कैश लिखा है, कैश फॉलो कर लो। नहीं लिखा तो अक्रूवल फॉलो करेंगे बाय डिफॉल्ट। सर इसमें क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन में है क्या, समझा नहीं गौतम? उसके अलावा सर क्लियर क्लियर क्लियर, एब्सोल्युटली सबको क्लियर है सर। ब्रेक पे जाने से पहले हमने 6 चैप्टर 5 चैप्टर कवर कर लिए। मोटा मोटा बोलो सर, बहुत सारे चैप्टर कवर कर लिए। अब सर आगे जा रहे हैं ट्रस्ट टैक्सेशन पे। सर वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन सर। यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ स्किपिंग आउट इवन अ टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। सर एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट है, आपकी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स इनकम टैक्स के लिए बहुत रिलेवेंट है। सर मैं इस चैप्टर को अपने तरीके से पढ़ाता हूँ, सिर्फ एक कहानी के फॉर्म में। एक कहानी के फॉर्म में आप लोग सुनते चलो बस। सर अमित सर भी हमारे बीच में है, सर आपकी हेल्प मिल जाती सर, बस आ जाओ क्लास में, मस्त मजा आ जाता है आपके आते साथ ही क्लास में, क्षमा ही बढ़िया बन जाता है सर। चैप्टर को ना, चैप्टर स्टार्ट करें टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। सर सबसे पहले हु इज कॉल्ड चैरिटेबल? चैरिटेबल मानते किसको है? चैरिटेबल मानते किसको है सर? एनी काइंड ऑफ सर रिलीफ टू पुअर, गरीब का भला कर रहे हो, इट इज चैरिटेबल। योगा की एक्टिविटीज कर रहे हो सर, इट इज चैरिटेबल। सर मेडिकल का काम कर रहे हो, इट इज चैरिटेबल। सर इसके अलावा सर एजुकेशन का काम कर रहे हो, इट इज चैरिटेबल। सर प्रिजर्वेशन ऑफ एनी वाटरशेड, वाइल्ड लाइफ, या फिर सर किसी फॉरेस्ट का प्रिजर्वेशन कर रहे हो, इट इज ऑल्सो चैरिटेबल। इसके अलावा सर आप प्रिजर्वेशन कर रहे हो किसी आर्टिस्टिक नेचर के किसी प्रोडक्ट का, किसी हिस्टोरिक इंटरेस्ट का अगर प्रिजर्वेशन कर रहे हो सर, इट इज ऑल्सो चैरिटेबल। प्लस लास्ट में कहता है मैं एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी कर रहा हूँ, इट इज ऑल्सो चैरिटेबल। मैंने क्या बोला? देखो 7 चीजें। लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है सर, एडवांसमेंट ऑफ जीपीयू। एडवांसमेंट ऑफ जीपीयू में ना सरकार ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। सरकार बोलती है अगर आप एडवांसमेंट ऑफ जीपीयू का काम कर रहे हो ना, तो आप बिजनेस करो चलेगा, बिजनेस करो चलेगा, लेकिन सर योर बिजनेस रिसीट कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ टोटल रिसीट। आपकी जो भी टोटल रिसीट्स होगी ना सर ट्रस्ट की, सर ऑल रिसीट्स इंक्लूडिंग बिजनेस रिसीट, टोटल रिसीट का 20% से ज्यादा बिजनेस रिसीट कभी भी नहीं हो सकती। अगर सर 20% से ज्यादा चली गई, मान लो खुदा ना खास्ता सर 20% ज्यादा अगर आपकी टोटल रिसीट चली गई, तो क्या होगा सर? उस साल के लिए आपको एग्जेम्पशन नहीं देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन आपका एग्जेम्पशन नहीं देने वाले हैं सर। बेसिक बातें क्लियर हो जाती है? बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली क्लियर हो जाती है। एब्सोल्युटली 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 क्लियर हो जाती है सर। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, एडवांसमेंट ऑफ जीपीयू क्या होता है सर? जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्विमिंग सिखाने का काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल सर मेरे को लग रहा है कि मैं स्पोर्ट्स एडवर्टाइजमेंट करना चाहूँ, स्पोर्ट्स को एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता हूँ सर, इट इज नथिंग बट एडवांसमेंट ऑफ जीपीयू। इसको एडवांसमेंट ऑफ जीपीयू बोलते हैं। ध्यान देना सर, टोटल रिसीट्स पकड़नी है, ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम द ऑपरेशंस, ग्रॉस रिसीट फ्रॉम बिजनेस को टोटल कर लेना, इसका 20% ले लेना। जहां 20% आपका होगा सर, इससे ज्यादा कभी आपकी बिजनेस रिसीट नहीं हो सकती। अगर हो गई तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा उस साल के लिए। सर एक चैरिटेबल ट्रस्ट की खास बात है, क्या होती है समझना। सबसे पहली खास बात, जितना कॉर्पस डोनेशन मिलेगा फ्लैट एग्जेम्प्ट। जितना कॉर्पस डोनेशन मिलेगा, इधर देखो, ध्यान से जितना कॉर्पस डोनेशन मिलेगा फ्लैट एग्जेम्प्ट। बस क्या ध्यान देने वाला है, जितना भी कॉर्पस डोनेशन मिल रहा है आपको 11/5 की सेफ इन्वेस्टमेंट में जमा करवा देना है सर। बिल्कुल क्लियर बात समझ में आ जाती है। सर कॉर्पस डोनेशन हटाने के बाद जो पैसा बचा सर, उस पे आपको क्या करना है? फ्लैट 15% डिडक्शन ले लेना है सर। ये भी समझ में आ गया। जो बचा 85% है उसको यूज कर लेना है सर। यूज कहीं पे भी कर सकते हो सर। कहाँ यूज कर सकते हो? रेवेन्यू खर्चा करना है कर लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है वो कर सकते हो सर, किसी को डोनेशन देना है सर वो भी दे सकते हो, लोन रिपेमेंट करना है सर वो भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो सर। ये सब करने के बाद अगर आप फिर भी बच जाता है ना पैसा, तो आप सेक्शन 11(1) के एक्सप्लेनेशन पे आओगे। ये सब करने के बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो सेक्शन 11(1) के एक्सप्लेनेशन में आओगे। सरकार कहती है अगर आप 85% पैसा यूज नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ 2 रीजन। आप 85% पैसा यूज नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ 2 रीजन सर। फर्स्ट वन, क्योंकि सर मिला ही नहीं था। सर हम अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं एंड हमने आउटस्टैंडिंग बेसिस पे इनकम ऑफर कर दी, बट एक्चुअल में तो रिसीव ही नहीं हुई। उस केस में क्या करेंगे? सरकार कहती है आप असेसिंग ऑफिसर को आरओआई के 2 महीने पहले, असेसिंग ऑफिसर को आरओआई के 2 महीना पहले सर आप रिक्वेस्ट करो कि एओ साहब इस साल नहीं मिला है, अगले साल मिलेगा तो यूज कर लेंगे। एओ विल गिव डीम्ड अप्लाई फॉर प्रीवियस 24-25, 24-25 के लिए एओ डीम्ड अप्लाई आपको दे देगा सर। फॉर्म 9A में आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ जाएगी। एंड सर अगर आप इसमें अगले साल अप्लाई नहीं करते तो क्या होगा? 115 बीबीआई में आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। 115 बीबीआई में आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा।
सर मैं 95% क्यों यूज नहीं कर पाया? क्योंकि सर आखिरी में डोनेशन मिला, बहुत आखिरी में बहुत सारा डोनेशन मिल गया सर, इसलिए यूज नहीं कर पाया। प्रोविजन कहता है सर अगर आखिरी में आपको बहुत सारा डोनेशन मिल गया, 115 बीबीआई में आप आप यूज नहीं कर पाए ढंग से, जितना भी डोनेशन मिला था 85% यूज नहीं कर पाए, क्योंकि आखिरी मिला सर, आखिरी मिला, वो कैसे यूज करूंगा? सरकार कहती है कोई बात नहीं, आप एओ को फॉर्म 9A में आरओआई से 2 महीने पहले दे दो। आप आरओआई को 2 महीना पहले एक फॉर्म 9A में रिक्वेस्ट कर दो कि भैया अगले साल में यूज कर लूंगा, अगले साल में यूज कर लेना। जैसे यूज कर लोगे भैया क्या होगा, आपको डीम्ड अप्लाई देती है प्रीवियस 24-25 में। लेकिन सर अगर आप अगले साल में यूज नहीं करते हो, अगर अगले साल में यूज नहीं करते हो, तो भैया फिर से उसको भी 115 बीबीआई में टैक्सेबल करवाया जाता है। तो मैंने केवल एक्सप्लेनेशन 1 2 बातें करता है। 85% क्योंकि आउटस्टैंडिंग था इसलिए यूज नहीं कर पाए, या ज्यादा आखिरी मिल गया इसलिए यूज नहीं कर पाए। डिक्लेरेशन दे दो, डीम्ड अप्लाई दे देंगे। अगर यूज अगले साल में कर लेते हो तो अगले साल में आपको प्रीवियस से 24-25 में एप्लीकेशन दे देंगे। नहीं यूज करते ना अगले साल में भी, तो भैया जिस साल में अगले साल में आपके यहाँ इनकम टैक्सेबल करवा देंगे 115 बीबीआई में। नॉट अप्लाई टू डोनेशन ऑफ द सिमिलर ट्रस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूज करने के लिए कहीं भी यूज कर सकते हैं। 11.5 में 11.1 में एक्सप्लेनेशन 1 में आप कहीं भी अगले साल यूज कर सकते हो, डोनेशन कर सकते हो उसमें। सर एक्सप्लेनेशन 2 क्या बात करता है? एक्सप्लेनेशन 2 क्या बात करता है? सर अगर आप एक ट्रस्ट हो, किसी भी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट करना चाहते हो, क्या कर सकते हो? राइट आंसर इज कर सकते हो। किसी भी ट्रस्ट को डोनेट कर सकते हो सर, उसके लिए 3 बातें ध्यान देनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सामने वाली ट्रस्ट इसको आप डोनेट करना चाहते हो, दैट मस्ट बी अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट, या तो 12AB में रजिस्टर्ड हो या तो 1023C में रजिस्टर्ड हो। भले सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है या सिमिलर ऑब्जेक्ट्स नहीं है, सर कुछ भी हो सकता है। सर आपको दूसरे ट्रस्ट को डोनेट करना है सर, जो कि रजिस्टर्ड होने चाहिए, या तो 1023C में या तो 12AB में। दूसरी चीज, आप डोनेशन टुवर्ड्स कॉर्पस नहीं करने वाले, डोनेशन टुवर्ड्स कॉर्पस नहीं करने वाले, तीसरा सा जितना डोनेशन करोगे उसका 85% आपको एप्लीकेशन में दे देंगे। सर ये सेकंड क्लॉज था, हमारा सेकंड एक्सप्लेनेशन था। थर्ड एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? सर कभी भी अगर ट्रस्ट कोई खर्चा करती है, एप्लीकेशन करती है, तो भैया 3 सेक्शन का कंप्लायंस करना पड़ता है। कौन सा? सर कभी भी अगर कैश पेमेंट करेगी एक्सीडिंग 10,000 टू अ सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे, भैया वो खर्च कंप्लीटली डिसअलाउ हो जाता है। अगर कभी भी सिंगल पर्सन को सिंगल डे में 10,000 के ऊपर खर्चा करते हो, दैट इज डिसअलाउड। सर मान लो अगर मैंने पुराने के साल में प्रीवियस 1920 में कोई खर्चा अक्रूवल बेसिस पर बुक कर लिया था और अब जाके कैश पेमेंट कर दे रहा हूँ, सरकार कहती है इस साल आपके यहाँ पे टैक्सेबल करवा देंगे। तीसरा, सर ऐसा कोई पेमेंट कर रहे हो किसी रेजिडेंट पर्सन को, तो भैया अगर उस पर टीडीएस काटना चाहिए था, आपने टीडीएस नहीं काटा, तो 30% डिसअलाउ हो जाता है। आपका ऑडिट हो रहा हो, आपका ऑडिट नहीं हो रहा हो, आपका टर्नओवर लास्ट ईयर में कुछ भी हो, सर अगर टीडीएस काटना चाहिए था, आपको टीडीएस नहीं काटा, उस केस में भैया आपको 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 30% खर्चा डिसअलाउ करवा दिया जाएगा। 30% खर्चा डिसअलाउ किया जाएगा। सर नॉन रेजिडेंट का पेमेंट किया, टीडीएस नहीं काटा, तो भैया इस केस में 100% डिसअलाउ करवा दिया जाएगा। ओके सर। एक्सप्लेनेशन 3 एक सिमिलर बात करता है। सर कहता है कभी भी अगर आप 80G में कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो, 80G में कोई भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो, सर क्या करना होता है इसमें? कई बार आपको डोनेशन मिलता है टुवर्ड्स रिपेयर्स एंड रेनोवेशंस, आपको रिपेयर्स और रेनोवेशंस के लिए डोनेशन मिलता है। सर आपको क्या करना है? सर इस रिपेयर्स एंड रेनोवेशन डोनेशन को ना आप नॉर्मल डोनेशन मान सकते हो। इस रिपेयर्स और रेनोवेशन के डोनेशन को आप नॉर्मल डोनेशन मान सकते हो। सर नॉर्मल डोनेशन नहीं सर, इस रिपेयर्स एंड रिनोवेशन वाले नॉर्मल डोनेशन को ना हम कॉर्पस डोनेशन मान सकते हैं सर, प्रोवाइडेड अगर कॉर्पस डोनेशन मानेंगे तो कैसे मानेंगे सर? अगर हमने 4 कंडीशन फुलफिल किया ना, तो इस रिपेयर रेनोवेशन वाले डोनेशन को हम कॉर्पस मान लेंगे और उसको पूरा एग्जिम्प्ट करवा देंगे। सर 4 कंडीशंस कौन-कौन सी? सरकार कहती है सर आपने रिपेयर्स रेनोवेशन के लिए यूज किया। दूसरा, सर आपने किसी को डोनेट नहीं किया। तीसरा, सर अगर आपने इसको सेपरेटली आइडेंटिफाइबल रखा। चौथा, सर 11.5 की सेफ इन्वेस्टमेंट जमा करवा दिया ना, तो इस रिपेयर्स रिनोवेशन के लिए मिला हुआ डोनेशन को भी हम एग्जेम्प्ट करवा देंगे, इसको कॉर्पस बना देंगे। सर ठीक है सर, समझ में आ गया। सर मान लो अगर कभी वायलेट कर गया मैंने इस कंडीशन को, तो क्या टैक्सेबल होगी? सर टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। सर टैक्सेबिलिटी किस सेक्शन में आएगी? सर यहाँ पे 115 बीबीआई नहीं लगता, यहाँ पे 115 बीबीआई नहीं लगता सर, ये इनकम स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है, इनकम स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है। सर ठीक है। सर एक्सप्लेनेशन 4 क्या बोलता है? एक्सप्लेनेशन 4 क्या बोलते हैं? सर कभी भी अगर मैं कॉर्पस से पैसा निकाल के खर्चा कर रहा हूँ या लोन लेके खर्चा कर रहा हूँ, तो सर जिस साल में खर्चा कर रहा हूँ, जिस साल में एप्लीकेशन कर रहा हूँ, उस साल में मेरे को एप्लीकेशन नहीं मिलता। जिस साल में लोन का रीपेमेंट करता हूँ सर, उस साल में मेरे को एप्लीकेशन मिलता है, या जिस साल में डिपॉजिट बैक कॉर्पस में करता हूँ, उस साल में कर मिलता है डिडक्शन। रीजन बीइंग सर इट इज बेनिफिट फॉर अस, बट इट इज अ बेनिफिट गिवन टू अस। सर बट देयर आर 6 कंडीशंस टू बी कंप्लाइड। सर 6 चीजों का ध्यान देना पड़ेगा जब कभी भी लोन से खर्चा करूँ या कॉर्पस से खर्चा करूँ। सर कुछ कंडीशन का ध्यान देना पड़ेगा। सर पहला ध्यान, सर कभी भी एप्लीकेशन करोगे तो इंडिया के अंदर ही एप्लीकेशन करना, इंडिया के बाहर एप्लीकेशन करोगे हम भैया उसको अलाउ नहीं करने वाले। सर कभी भी अगर आप डोनेशन कर रहे हो, कहीं भी अगर आप डोनेशन कर रहे हो, एब्सोल्युटली परफेक्ट तुषार। सर अगर आप कभी भी एप्लीकेशन कर रहे हो, एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, तो डोनेशन चलेगा, लेकिन ध्यान देना कॉर्पस में डोनेट मत कर देना किसी को, कॉर्पस में करोगे हम अलाउ नहीं करने वाले।
सर कभी भी अगर ज्यादा एप्लीकेशन कर ले रहे हो तो हम एक्सेस एप्लीकेशन को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करने देंगे। सर एप्लीकेशन कर रहे हो कॉर्पस या लोन से तो भैया 3 सेक्शन का फिर से कंप्लायंस कर लेना। सर 40A3 कैश पेमेंट मत करना कभी भी। पुराने साल का खर्चा था, इस साल अब कैश पेमेंट मत कर देना। चौथा सर तीसरा कहते हैं सर टीडीएस काटना है, सर टीडीएस काट लेना सर, मस्त वाला काम हो जाएगा। उसके बाद सर कभी भी कॉर्पस से खर्चा कर रहे हो या लोन लेके खर्चा कर रहे हो, अपने रिलेटेड पार्टी का बेनिफिट मत करना। सर इसके अलावा कहता है आपको कॉर्पस में डिपॉजिट बैक करवा देना पड़ेगा। जिस साल में कॉर्पस से या लोन से खर्चा कर रहे हो ना, उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 5 साल के अंदर आपको कॉर्पस में डिपॉजिट बैक करना पड़ेगा, लोन का रीपेमेंट बैक करना पड़ेगा, तो आपको एप्लीकेशन मिल जाता है। सर एक्सप्लेनेशन 5 क्या बोलता है? सर कभी भी अगर मैं पैसा निकाल रहा हूँ, ज्यादा पैसा निकाल रहा हूँ, सर ज्यादा एप्लीकेशन कर लिया मैंने, बहुत ज्यादा करंट ईयर में एप्लीकेशन कर दिया ना सर, इस करंट ईयर एप्लीकेशन को मैं कैरी फॉरवर्ड अगले साल के लिए नहीं कर सकता, मुझे इस साल में इसको खत्म करना पड़ेगा। आई कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड द एक्सेस एप्लीकेशन, सर इसको मुझे करंट ईयर में ही खत्म करना पड़ता है सर, दिस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। एंड लास्ट में एडिशनल एक्सप्लेनेशन कहता है कि भैया कभी भी अगर मैं पैसा निकाल रहा हूँ, कभी भी अगर सर पैसा खर्च कर रहा हूँ, सर प्रोविजन कहता है हमेशा एक्सपेंडिचर इज ओनली अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट बेसिस। आप कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करो, आप अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करो, सर हमें फर्क पड़ता ही नहीं है। आपको एक्सपेंडिचर का डिडक्शन, आपको एक्सपेंडिचर का एप्लीकेशन तभी देंगे जब आपने उसको पे कर रखा है, अगर आप पे नहीं करते आपको नहीं देने वाले। सर लेकिन सैलरी कैसे पे करेंगे? सैलरी तो अप्रैल में पे होती है, मार्च की सैलरी अप्रैल में पे होती है, सर कैसे करें? डिसअलाउ। सर लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आता ही अप्रैल में है, डिसअलाउ। अगर आपने प्रीवियस ईयर में वो पे नहीं किया, वो खर्चा अलाउ हो नहीं होने वाला सर, जब तक आप पे नहीं करते खर्चा अलाउ नहीं होता है सर। आर वी क्लियर ऑन दैट फ्रंट? यस सर क्लियर है। सर इन सब बेनिफिट्स के अलावा अगर ट्रस्ट चाहे कि अपने 85% को यूज नहीं कर पाया, अगर ट्रस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस 85% ऑफ हिज मनी को यूज नहीं कर पाया, तो व्हाट अ ट्रस्ट कैन डू? सर ट्रस्ट कैन सेट अपार्ट दिस मनी, ट्रस्ट कैन एक्यूमुलेट दिस मनी फॉर फ्यूचर पर्पसेस, बट उसके केस में 4 कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ती है। सुनो गौर से फाइनल वालों, सुनो सर, ट्रस्ट को 4 कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ती है सर। व्हाट आर दोस 4 कंडीशंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो आरओआई के 2 महीने पहले असेसिंग ऑफिसर को एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा फॉर्म 10 में और प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा कारण कि क्यों प्रेस्क्राइब क्यों कर रहे हो किनारे। दूसरा सर, आपको जो भी पैसा किनारे कर रहे हो, सेट अपार्ट कर रहे हो सर, वो आप किसी को डोनेट नहीं करने वाले। तीसरा सर, जो भी पैसा सेट अपार्ट कर रहे हो वो आपको 11/5 की सेफ इन्वेस्टमेंट में रखना है। चौथा सर, 5 साल के अंदर आपको उस पैसे को खर्च कर लेना है फॉर द पर्पस प्रेस्क्राइब। तो मैंने क्या बोला, 4 चीजें मेरे साथ रिपीट करूं। दोस्तों, इसको रिपीट करो मेरे साथ रिपीट करो, प्लीज रिपीट करो, इसको साथ में रिपीट करो। पहला सर, फॉर्म 10 में असेसिंग ऑफिसर को आरओआई के 2 महीने पहले पर्पस प्रिस्क्राइब कर देंगे, किस चीज के लिए कर रहे हैं किनारे। दूसरा सर, 11/5 की सेफ इन्वेस्टमेंट में रखेंगे। तीसरा 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 सर, किसी को डोनेट नहीं करने वाले, डोनेट मतलब किसी को डोनेट नहीं करने वाले। चौथा सर, 5 साल के अंदर यूज कर लेंगे। सर साथ में बोलना बस था, ठीक है? ओके, बोल लिया मैंने सर, हमको याद हो गया। सर इसमें एक छोटी सी रिलैक्सेशन है। कौन सी रिलैक्सेशन है? सर अगर कभी भी आप आरओआई तक जमा नहीं कर पाए फॉर्म 10, सॉरी, तो भी आपको अलाउ कर देंगे। मतलब ऐसा कहता है कि अगर आरओआई के 2 महीने पहले आप नहीं कर पाए लेकिन आरओआई तक भी आपने कर दिया तो हम आपको अलाउ कर देंगे एग्जेम्पशन। अगर आरओआई की 2 महीने पहले तक नहीं, आरओआई तक भी अगर आप आ गए, आरओआई तक भी आपने अगर जमा करवा दिया तो भी अलाउ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सर वी गॉट दैट पॉइंट, ये अपने को समझ में आ गया कि आरओआई की 2 महीने पहले नहीं, आरओआई तक भी अगर मैं जमा कर रहा हूं तो इट्स ओके। सर रिटर्न टाइम पे फाइल कर देना भैया, हम आपको एग्जामेशन दे देंगे सर, पूरा आपको सेट अपार्ट वाले को एग्जाम करवा देंगे इनकम को। सर लेकिन अगर तुमने कोई गॉन्डा गोल किया, तुमने कोई वायोलेशन किया, सर वायोलेशन, सर व्हाट काइंड ऑफ वायोलेशन? प्रोविजन कहता है सर, अगर आपने मिस यूटिलाइज किया, सर जो पर्पस प्रिस्क्राइब कर रखा था उसको मिस यूटिलाइज कर दिया, सरकार बोलती है हम टैक्सेबल करवा देंगे। सर अगर आपने 11/5 की सेफ इन्वेस्टमेंट में से निकाल दिया, सर टैक्सेबल करवा देंगे। सर आपने डोनेट कर दिया, टैक्सेबल करवा देंगे। सर 5 साल में यूज नहीं कर पाए, आपको टैक्सेबल करवा देंगे। और सर जो भी आप वायलेशन करते हो ना, उसका टैक्सेबिलिटी सेक्शन 11(3) के अकॉर्डिंग 115 BBI में जाती है। जो भी वायलेशन होगा सर 30% से आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। सर एक बार का किस्सा सुना रहा हूं मैं आपको। एक एसएससी ने बोला, एक मंदिर निर्माण वाला एसएससी, मंदिर था एसएससी का। एसएससी ने बोला, अरे सुनो ना, मेरे को ना कंस्ट्रक्शन करवाना है 5 साल में। उसने ये नहीं बोला कि रोड बनाना है, उसने ये नहीं बोला कि मंदिर बनाना है, उसने ये नहीं बोला कुछ और बनाना है, उसने ये नहीं बोला कि बालकनी बनानी है, उसने ये नहीं बोला कि रोड बनाना है, उसने बस बोला कंस्ट्रक्शन बनाना है। असिस्टेंट ऑफिसर बोलते हैं, क्या रे मुन्ना, अलाउ नहीं करेगा, मैं अलाउ नहीं करेगा। ये क्या बात होती कंस्ट्रक्शन? थोड़ा सा तो और ऑब्जेक्टिफाई करो कि एग्जैक्टली क्या चाहिए, थोड़ा सा और डिस्क्राइब करो ना क्या चाहिए। हम उसने डिसअलाउ कर दिया ये बोल के कि बहुत जनरल बात बोल रखी कंस्ट्रक्शन। क्या असिस्टेंट ऑफिसर सही है? क्या असिस्टेंट ऑफिसर सही है? राइट आंसर इज राइट आंसर इज नो। सर एसएससी ने एक बार प्रिस्क्राइब कर दिया ना, इवन उसने कुछ जनरलाइज बात बोल दी कि सर कंस्ट्रक्शन करवाना है,
रेनोवेशन करवाना है, सर बिल्डिंग बनवानी है, तो भैया ये जनरल बातें भी अपने आप में सब्जेक्टिव डिटेल्ड रहती है। अगर उसने जनरलाइज कोई बात बोल रखी है तो असेसिंग ऑफिसर इस बेसिस पे डिनाई नहीं करने वाला है कि उसने ज्यादा स्पेसिफिक बातें नहीं बोल रखी है। सर वी आर क्लियर विद दैट। सर बिजनेस इनकम ऑफ द ट्रस्ट, सर फॉर एग्जांपल हमारा कोई बिजनेस है, फॉर एग्जांपल एक मंदिर है, मंदिर अपने साथ में अलग अलग दुकानें चला सकता है। सर माता की चुनरी बेच सकता है, मंदिर अपने साथ नारियल बेच सकता है, मंदिर अपने साथ चढ़ावा बेच सकता है, मंदिर अपने साथ प्रसाद बेच सकता है। तो प्रोविजन कहता है जितना भी सर जो भी आपका बिजनेस है ना, अगर वो बिजनेस इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट है, अगर कोई भी ट्रस्ट है जो कि ऐसा काम करे विच इज इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट, तो प्रोविजन कहता है उस इनकम को भी हम टोटल इनकम का पार्ट बना लेंगे, उसमें भी जो एग्जामेशन चाहिए ना हम वो देंगे, 15% का एग्जामेशन दे देंगे, फिर उसके बाद जितना खर्चा करोगे सबका डिडक्शन दे देंगे, उससे केपेक्स करते हो सर उसका भी डिडक्शन दे देंगे। सर जैसा आप बोलोगे वैसा आपको डिडक्शन देते हैं। सर ठीक है। सर कहता है लेकिन होना क्या चाहिए सर, आपको जो बिजनेस है ना वो इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट होना चाहिए और उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप सेपरेट मेंटेन करो। मंदिर है, मंदिर की बुक्स अगर मैं अलग मेंटेन करूं, मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान की बुक्स अलग से मेंटेन करो। मंदिर है, मंदिर की बुक्स अलग से। सर अगर मान लो चुनरी की दुकान है, चुनरी की बुक्स अलग से मेंटेन करनी पड़ेगी। सर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बस अलग से मेंटेन करनी पड़ेगी। दैट इज द फर्स्ट रिक्विजिट कंडीशन। सर वी गॉट दिस पॉइंट। सर अगर एओ ने ढूंढ लिया कि भैया आपने छुपन छुपाई करने की कोशिश करो, सर मिक्स करने की कोशिश करो, प्रोविजन कहता है आपके हाथ में टैक्सेबल करवा देंगे, प्रॉपर्ली टैक्सेबल करवा देंगे। सर ठीक है, नो इशू। सर हमारे बीच में कौन था सर, मान लो तुषार था, तुषार करता है चोट्टापंथी। व्हाट काइंड ऑफ चोट्टापंथी, इसने बोला एक बड़ी सी दुकान खोलता हूँ, बड़ी सी दुकान खोलता हूँ, उसके बाहर एक छोटा सा मंदिर बना दूंगा और बोलूंगा ये जो बिजनेस है इट इज इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट। जूते की दुकान है, जूते की दुकान है, इतना बड़ा 10,000 स्क्वायर फुट में जूते की दुकान खोल के बैठा है और 4x4 का मंदिर बनाया है इसने, और बोलता है कि अरे ये तो जो मंदिर है ना, ये जो मंदिर, ये जो दुकान है इट इज इंसिडेंटल टू मंदिर ना। कोई मंदिर में माथा टेकने आता है, जूते चोरी हो जाते तो हमारे यहाँ जूता खरीदता है। सर दिस बिजनेस इज इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट। क्या सरकार एग्जामेशन दे देगी? सरकार कहती है नहीं बाबा, यू हैव टू चेक, इंसिडेंटल होना इज इंपॉर्टेंट, बिजनेस का इंसिडेंटल होना इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज सर आपको मंदिर में कोई भी मंदिर की बिजनेस मंदिर में इनकम में नहीं कंसिडर किया जाएगा, इसको अलग से टैक्सेबल करवाना पड़ेगा। सर 11.5 की सेफ इन्वेस्टमेंट्स, कौन सी इन्वेस्टमेंट सेफ मानी जाती है सरकार की नजरों में, कौन सी इन्वेस्टमेंट सेफ होती है? देखो चोरपंथी, कौन सी पंथी? चोरपंथी। सर अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हो ना, इट इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप कोई भी बॉन्ड खरीद रहे हो विच इज अप्रूव्ड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स, या फिर किसी पब्लिक कंपनी के जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करवा रही है, सर इट इज ऑल्सो सेफ इन्वेस्टमेंट। सर आप अगर आप डिपॉजिट करवा रहे हो, सर फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट करवा रहे हो पोस्ट ऑफिस के पास, फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट करवा रहे हो शेड्यूल्ड बैंक के पास, फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट करवा रहे हो सर कोऑपरेटिव बैंक के पास, फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट करवा रहे हो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के पास, फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हो पब्लिक सेक्टर कंपनी के पास, तो बाबा क्या होगा इस केस में? इन सारे ही केसेस में सर आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। सर गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट खरीद रहे हो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद रहे हो, सर दीज आर सेफ इन्वेस्टमेंट। सर यूटीआई के म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हो, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, सर ये भी सेफ इन्वेस्टमेंट है। सर ऐसे डिबेंचर्स खरीद रहे हो जिसमें गवर्नमेंट की बैकिंग है, गवर्नमेंट बैक्ड डिबेंचर्स है, सर दीज आर ऑल्सो सेफ इन्वेस्टमेंट। सर अगर आप शेयर्स ऑफ सीडीएसएल एनएसडीएल खरीद रहे हो, सर ये भी सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। प्लस सर अगर आपके पास किसी पीएसयू कंपनी के अगर शेयर्स है, सर उनको भी सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। बट सर कई बार क्या होता है ना, हमने पीएसयू के शेयर्स रखे अपने पास और सर वो पीएसयू पीएसयू रहा ही नहीं, वो पीएसयू पीएसयू रहा ही नहीं, पीएसयू था सर, रहा ही नहीं। समझ गए सर? ओके ओके ओके। तो अगर मैंने पीएसयू में इन्वेस्टमेंट किया और पीएसयू पीएसयू रहा ही, व्हाट इट इम्प्लाइज? सर फॉर एग्जांपल मैंने अगर मान लो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट रखी और सरकार ने अपनी सारी शेयर होल्डिंग ही बेच दी, अब वो पब्लिक सेक्टर कंपनी रहा ही नहीं, फिर उस केस में क्या होगा सर? जिस दिन वो डिसइन्वेस्टमेंट होने के बाद इट सीजेस टू बी पीएसयू, उसके 3 साल के अंदर मेरे को वहां से अपना पैसा निकाल के सर दूसरी सेफ इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा। 3 इयर्स की टाइम लिमिट लगती है, 3 साल में मेरे को अपना पैसा निकाल के सेफ इन्वेस्टमेंट में रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सर अगर मैं कभी पावर ग्रिड इन्वेट में पैसा लगाता हूँ, इन्वेट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड में पैसा लगाता हूँ पावर ग्रिड के, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सेफ इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा सर बाकी किसी भी कंपनी के शेयर सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं होते। कोई क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हो, सर दैट इज ऑल्सो नॉट सेफ इन्वेस्टमेंट। सर मोहित क्या पूछता है? 15% रिडक्शन करना भूल जाता हूँ, प्रैक्टिस से आएगा मोहित, उसके बिना नहीं आएगा। एनोनिमस का बाकी बचा हुआ पार्ट लास्ट में ऐड करना कभी कभी रह जाता है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे वो भूलेगा हमेशा 15%। सर
एक बार सेक्शन 7 सेक्शन 11(5) का 11(6) कहां गया सर? 11(6), अरे 11(6) क्या बोलता सुनना, परफेक्ट। 11(6) क्या बोलता है सर? अगर कभी भी आप कॉस्ट ऑफ एसेट को एप्लीकेशन ले रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने जमीन खरीदी, जमीन के कॉस्ट ऑफ एसेट को मैंने एप्लीकेशन ले लिया, तो प्रोविजन कहता है एक बार आपने कॉस्ट ऑफ एसेट में ले लिया ना उसको, एक बार कॉस्ट ऑफ एसेट में ले लिया ना, तो भैया उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला। वैसे भी लैंड पे नहीं मिलता, लेकिन बाकी एसेट्स में भी आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला अगर आपने कॉस्ट ऑफ एसेट को एप्लीकेशन ले लिया तो। सर सेक्शन 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हैज नॉट बीन टेस्टेड इन एग्जाम्स आर प्रॉपर्ली। सर कहता है अगर कभी भी आप सेक्शन 11, 12, 13 में टैक्स भर रहे हो, 11, 12, 13 के बेनिफिट ले रहे हो, यानी सर उस केस में आपको सेक्शन 10 की कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाली। सेक्शन 10 की कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाली। सेक्शन 10 की एग्जाम्पशन कैसे नहीं मिलने वाली? सर कहता है अगर कोई भी सेक्शन 10 में कोई एग्जाम्प्ट इनकम डली हुई है, तो कहता है आपको उसका एग्जाम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। एक बेनिफिट बस आपको मिलता है, दैट इज 10(1). दैट इज 10(1). सर 10(1) का आपको एग्जाम्पशन मिलता है, उसके अलावा यानी एग्रीकल्चर इनकम आपके लिए एग्जाम्प्ट होती है। एग्रीकल्चर इनकम एज गुड एज कॉर्पस मान लो, आप उसको एग्जाम्प्ट मान लो। बाकी सारी की सारी जो इनकम है ना सर, उन पे आपको कोई एग्जाम्पशन अलग से नहीं मिलता। या तो फिर उनकी एग्जाम्पशन क्लेम कर लो, तो 11, 12, 13 छोड़ दो, या तो सर 11, 12, 13 ले लो, इनकी एग्जाम्पशन छोड़ दो। सर व्हाट इफ मैंने 11, 12, 13 लिया और इनकी एग्जाम्पशन छोड़ी? एग्जाम्पल समझना, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है तुषार मंदिर। फॉर एग्जाम्पल तुषार मंदिर ने एक पार्टनरशिप फॉर्म में इंटरेस्ट रखता है। तुषार मंदिर पार्टनरशिप फॉर्म में इंटरेस्ट रखता है सर। फॉर्म से मिला प्रॉफिट, अब प्रोविजन कहता है सर कायदे से तो प्रॉफिट तो एग्जाम्प्ट होना चाहिए, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं बाबा, नहीं बाबा, अगर ये ट्रस्ट ऐसी ट्रस्ट है जो कि 11, 12, 13 में एग्जाम्पशन ले रही है ना, तो जो पार्टनरशिप फॉर्म से मिला वो प्रॉफिट है, ये फॉर्म ये मंदिर के हाथ में एग्जाम्प्ट नहीं होता। सेक्शन 10 की कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, 11(1) छोड़ के कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाली। सर इसको सिर्फ एक बेनिफिट मिलेगा, आप प्रॉफिट को लो अपने ग्रॉस रिसीट्स में, सर इसे 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन लो और आगे चल के काम करो। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कोई भी सेक्शन 10 की आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलती सर, एक्सेप्ट फॉर 11(1). सर कभी भी कैपिटल गेन हो, सर कैपिटल गेन बहुत ही लूजली ड्राफ्टेड सेक्शन है, बहुत ही लूजली ड्राफ्टेड सेक्शन। सर 10 डाउट आ सकते हैं, 10 दिक्कतें आ सकती है इसमें, बस आपको एक चीज ध्यान देके चलनी फॉर सॉल्यूशन। आपको लग सकता है अरे सर ऐसा, अरे सर ऐसा, बहुत चीजें आ सकती हैं इसमें, बट सर आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, सर जो भी सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट है, जो भी सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट है सर, वो आपका कैपिटल गेन जाएगा, वो कैपिटल गेन आपका सर ग्रॉस एसेट्स का पार्ट बनेगा। जो भी ग्रॉस एसेट का पार्ट बनेगा सर, उसमें से 15% स्टैंडर्ड एक्शन माइनस करोगे, ठीक है सर, कर देंगे। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट के बराबर जो भी वैल्यू आ रही, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, जो भी वैल्यू आ रही है ना, इस पैसे को आप एज इट इज सर एप्लीकेशन में डाल दोगे। तो मैंने क्या बोला, 3 चीजें करनी है। सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू कैपिटल गेन, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू कैपिटल गेन। सर ये सारा का सारा कैपिटल गेन आपके ग्रॉस एसेट में जाएगा। 15% आप इस पर स्टैंडर्ड एक्शन क्लेम करोगे, और सर जितना भी आपका कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट है सर, ये आप कहां लेके चले जाओगे? ये आप लेके चले जाओगे सर एप्लीकेशन में। सर इतना करके आ जाओगे, आपका आंसर हमेशा कैपिटल गेन में मैच कर जाएगा। सेक्शन 12 में बोलता है अगर आपको कभी भी एग्जाम्पशन चाहिए 11, 12, 13 की, तो भैया आपको एक रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, सेक्शन 12 AB में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। दूसरा सर, अगर आपको आरओआई टाइम पे फाइल करना पड़ता है सर, आरओआई 139(4)A में फाइल करना पड़ेगा। तीसरा सर, अगर आपकी टोटल इनकम बिफोर एग्जाम्पशंस अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ज्यादा की है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट भी करवाना पड़ेगा सर। यानी जो सेक्शन 11 में 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, सेक्शन 11 में आप जो ग्रॉस रिसीट अर्न करते हो सर, जो आपका सेट असाइड करने के पहले वाला पैसा है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के करने के पहले वाला पैसा है सर, इन सब पैसों के अलावा जो आपकी इनकम बच रही है ना, जो टोटल ग्रॉस रिसीट्स है, अगर वो बेसिक एग्जाम्पशन में ज्यादा चलेगी, तो आपको बुक्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी, ऑडिट भी करवाना पड़ेगा सर, ठीक है। सर डिनायल ऑफ एग्जाम्पशन, सर कुछ ऐसी करतूतें अगर आप करेंगे, कुछ ऐसे कार्य ऐसे करेंगे, तो भैया आपको एग्जाम्पशन रोक लेंगे, आपकी एग्जाम्पशन रोक लेंगे। सर whenever any income of the trust has been applied for private religious purposes के लिए अगर कोई पैसा लगाया जाता है, तो भैया इस केस में एग्जाम्पशन रोक ली जाती है। सर फॉर एग्जांपल, अगर मान लो यहाँ पे तुषार बाबा मंदिर है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फायदा तुषार के घर वालों को दिया जाता है, बाकी से दिया नहीं जाता। सरकार कहती है अगर प्राइवेट रिलीजियस पर्पज के लिए कोई अगर है ना, कोई भी ट्रस्ट सर, रिलीजियस और चैरिटेबल, इसमें आपको एग्जाम्पशन रोक ली जाती है, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी आपको। दूसरा सर, अगर इनकम अप्लाई की जाती है किसी पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी कास्ट के लिए, सर अगर इनकम अप्लाई की जा रही है किसी पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी कास्ट के लिए ना, तो भैया इस केस में हम एग्जाम्पशन रोक लेंगे, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। सर बट देयर इज अ कैच,
सर कई बार आपने सुना होगा कि जैसे जगन्नाथ टेम्पल पे सर कई बार सिर्फ हिंदू लोग ही अलाउड होते हैं, अदरवाइज लोग अलाउड नहीं होते। कई सारी ऐसी मस्जिद्स रहती हैं जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स अलाउड रहते हैं, कई सारे ऐसे चर्चेस रहते हैं जहाँ सिर्फ क्रिश्चियंस अलाउ रहते हैं। प्रोविजन कहता है ऐसे रिलीजियस ट्रस्ट में जहाँ पे ऐसा एक्सक्लूजन है कि सिर्फ उन्हीं के रिलीजन के ऊपर के लोग जा सकते हैं, तो ऐसे टेम्पल्स का एग्जाम्पशन नहीं रोकते। रिलीजियस एक्टिविटीज वाले ट्रस्ट के लिए सर ऐसे एग्जाम्पशंस को नहीं रोकते। बाकी सर नॉर्मली अगर कोई पर्सन अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी कास्ट के लिए अगर बेनिफिट कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, तो उसको रोक लिया जाता है, इसको रोक लिया जाता है सर। बाकी ध्यान देना पड़ेगा इसमें, कभी भी अगर आप लेबर बेनिफिट के लिए कोई अगर लेबर कम्युनिटी है, लेबर बेनिफिट के लिए अगर ट्रस्ट खोल रहे हो, इट इज अलाउड। सर किसी लेडीज के लिए, वुमेन के लिए सर अगर कोई अगर ट्रस्ट खोल रहे हो, किसी बैकवर्ड क्लास के पीपल के लिए अगर आप बेनिफिट के लिए कोई ट्रस्ट खोल रहे हो सर, इट इज ऑलवेज अलाउड सर। वो अगर पर्टिकुलर कम्युनिटी है, पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर रिलीजन है सर, इनमें अगर आप बेनिफिट कर रहे हो, इट इज अलाउड। बैकवर्ड क्लास, वुमेन एंड लेबर क्लास, इन तीनों में आपको अलाउ हो जाता है। तीसरा, सर आप अपने किसी स्पेसिफाइड बेनिफिट, अगर ट्रस्ट अपने किसी स्पेसिफाइड बेनिफिट का भला करवा रही है। सर भला करवाना मतलब क्या होता है? सर फॉर एग्जांपल खर्चा करना चाहिए था 10 लाख रुपए, आपने स्पेसिफाइड पर्सन के लिए खर्चा कर लिया 20 लाख रुपए, ज्यादा खर्चा करवा दिया। या स्पेसिफाइड पर्सन से लेना चाहिए था 25 लाख रुपए, आपने लिया कुल 5 लाख रुपए, यानी सर 20 लाख रुपए उसका फायदा करवा दिया। तो दोनों तरीके से अपना भला करवा दिया। सर जो भी भला करवाती है ना, उस पर आपको एग्जेम्पशन विथड्रॉ कर ली जाती है। सर भला अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना, सेक्शन 13(1) क्या बात करता है, बोलता है अगर कभी भी कोई ट्रस्ट है ना, वो मॉर्गेज फ्री अगर लोन दे रहा है, मॉर्गेज फ्री लोन दे रहा है, या फिर सर इनएडिक्वेट मॉर्गेज पे लोन दे रहा है सर, इसको भी हम बेनिफिट ही मानते हैं। आपके May 25 के एग्जाम क्वेश्चन में आया था कि भैया ट्रस्ट ने 12% इंटरेस्ट पे लोन दिया। आमतौर पे 11.5 चलता है, लेकिन ट्रस्ट ने 12% चार्ज किया सर, इट सीम्ड फेयर, वो अच्छा लग रहा दिखने में। बट द फैक्ट इज सर मॉर्गेज फ्री दिया था सर, विदाउट एनी सिक्योरिटी दे दिया था। तो प्रोविजन कहता है सर इट इज ऑल्सो बेनिफिट गिवन टू, ऐसा स्पेसिफिकली सेक्शन 13(1) कहता है। मैं नहीं बोल रहा, सेक्शन ही कहता है, सेक्शन हमेशा से कहता था, बट ठीक है, नॉर्मली बुक्स में कवर ये चीज नहीं मिलती, इसलिए आपको ये लिखा हुआ नहीं मिला होगा किसी बुक में। फिर अगर ट्रस्ट अपने पैसे सर 11(5) की सेफ इन्वेस्टमेंट के बाहर कहीं रखता है, तो भैया उसके ऊपर विद्रॉ कर ली जाएगी एग्जेम्पशन। सो मैंने क्या बोला, 5 चीजें सर। अगर कभी भी ट्रस्ट अपने प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए बेनिफिट करता है, किसी पर्टिकुलर रीजन कम्युनिटी कास्ट के लिए बेनिफिट करता है, किसी रिलेटेड पर्सन के लिए बेनिफिट करता है, या फिर किसी भी सर ऐसे फंड में जमा कराता है 11(5) की सेफ इन्वेस्टमेंट के अलावा, सर उस पर विद्रॉ करवा लिया जाएगा। सर ठीक है, समझ में आ गया। सर ट्रस्ट के लिए रिलेटेड पर्सन कौन होता है समझना, ट्रस्ट के लिए रिलेटेड पर्सन कौन होता है समझना। सर फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट का सर अगर कोई पर्सन मेकिंग डोनेशन, ट्रस्ट में अगर कोई भी डोनेशन करे 50,000 के ऊपर, तो ही इज रिलेटेड पार्टी। ट्रस्ट का फाउंडर ऑथर सर ये भी रिलेटेड पार्टी होता है। सर ट्रस्ट का ट्रस्टी मैनेजर सर ये भी रिलेटेड पार्टी होता है। जो भी डोनेशन करे 50,000 के ऊपर, जो भी सर फाउंडर डोनर है सर वो, या जो भी सर ट्रस्टी मैनेजर है सर ये, वो भी सर, ये सब मिला के सर बन जाते हैं, ये सब हमारे मिला के बन जाते हैं स्पेसिफाइड पर्सन बन जाते हैं। ओके सर, प्रोविजन कहता है सर इन 3 लोगों के जो 56 स्टूडेंट के रिलेटिव होते हैं ना, यानी इन 3 लोगों के स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, स्पाउस के ब्रदर सिस्टर, इनके पेरेंट्स चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, मौसी मौसा जी, स्पाउस के पेरेंट्स, दादा जी नाना जी, सब जो रिलेटिव्स बनते हैं ना, ये सब रिलेटिव्स भी ट्रस्ट के लिए स्पेसिफाइड पर्सन बनेंगे। तो देखो एक फाउंडर है, फाउंडर का सॉरी ट्रस्ट है, ट्रस्ट का फाउंडर, फाउंडर के रिलेटिव, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा। उनके अलावा सर कहता है अगर किसी फाउंडर का, डायरेक्टर का, प्लस इनका जो रिलेटिव्स है सर, इनका अगर किसी एंटिटी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो भैया वो एंटिटी भी एसोसिएट बनेगी या रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। यानी सर फॉर एग्जांपल एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट का डायरेक्टर है राहुल, राहुल के मौसा जी अगर किसी कंपनी में 20% होल्ड करते हैं, तो कंपनी शैल ऑल्सो बिकम रिलेटेड पार्टी। सर राहुल है, सर मान लो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का मान लो डोनर है राहुल, ठीक है, डोनर राहुल से 1 लाख का डोनेशन दे रखा है, और राहुल के अगर चाचा जी किसी पार्टनरशिप फॉर्म में 20% होल्ड करते हैं, तो भैया दैट पार्टनरशिप फॉर्म विल आल्सो बिकम एसोसिएट एंटरप्राइज। आई होप यू एसोसिएट एंटरप्राइज इससे अच्छा स्पेसिफाइड पर्सन बन जाएगा। ठीक है सर। सर अगर कभी भी एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, देखो देखो अल्टीमेटली समझो, अगर ट्रस्ट कभी भी अपने फाउंडर को एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, या फिर अपने फाउंडर को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, पैसा नहीं चार्ज कर रही, सिंपल बात है, जो भी पैसा है ना, जो भी पैसा है वो आपके हाथ में आ जाएगा, जो भी पैसा है, जो भी इनकम है सर, वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज शैल बिकम टैक्सेबल। सर समझ में आता है? ओके सर, समझ में आ जाता है। सर अगर आप कभी भी स्पेसिफाइड वायलेशन करते हो सर, यानी सर्टेन वायलेशंस करते हो, सर मान लो एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है, आपने 20% ज्यादा बिजनेस रेसिट कर ली, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाया, या फिर सर आपने रिटर्न 113(4) में नहीं फाइल किया, 113(1) में नहीं फाइल किया, तो उस केस में क्या होगा? एग्जेम्पशन नहीं देंगे, एग्जेम्पशन नहीं देंगे। सर कैसे एग्जेम्पशन नहीं देंगे? सर ग्रॉस रेसिट लेंगे, 15% का जो डिडक्शन है नहीं देने वाले। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सर वो तीनों सेक्शन फिर से लगा देंगे, टीडीएस वाले, कैश पेमेंट वाले।
यस, यस। सर अगर कोई कॉर्पस से खर्चा कर रहे हो ये अलाउ नहीं करेंगे, लोन बोरोइंग से खर्चा कर रहे हो अलाउ नहीं करेंगे, सर डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे लेकिन सर एसेट नहीं अलाउ करेंगे, सर किसी को डोनेट कर रहे हो अलाउ नहीं करेंगे, सेट ऑफ एनी लॉसेस अलाउ नहीं करने वाले सर, ये टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। सिंपल सा पॉइंट है। सर 115 बीबीआई 115 बीबीआई क्या बोलता है? सर कहता है अगर कोई भी ट्रस्ट है, सुनो, 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 अगर कोई भी ट्रस्ट है जिसने 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 11 1 के एक्सप्लेनेशन 1 का कॉन्ट्रावेंशन कर दिया। यानी सर 85% बोला था यूज करेंगे अगले साल में, यूज नहीं कर पाए थे, बोला था अगले साल में यूज कर लेंगे और अगले साल में भी नहीं यूज किया, सरकार 115 बीबीआई में टैक्सेबल करवा देगी। 11 2 में सेट अपार्ट किया था तुमने, सर 4 चीजें थी, सर जिस पर्पस के लिए यूज करोगे, डोनेट नहीं करोगे, 11 5 में रखोगे, 5 साल में यूज करोगे, सर अगर तुमने ये वायलेट कर दिया तो बीबीआई में टैक्सेबल होगा। सर कहता है अगर आपने किसी रिलेटेड पार्टी का बेनिफिट कर दिया तो भैया वो इनकम भी 115 बीबीआई में टैक्सेबल करवा देंगे। सर आपने सेफ इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं रखा या कॉर्पस में पैसा, कॉर्पस का पैसा सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं रखा, या इंडिया के बाहर खर्चा किया तुमने, इन सब केसेस में सर 30% से टैक्सेबल करवा देते हैं और सर कोई भी डिडक्शन इस इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलती, कोई डिडक्शन इन इनकम के अगेंस्ट में आपको नहीं मिलता है सर, नो डिडक्शन ऑन सच इनकम इज अलाउड। सर नेक्स्ट टॉपिक एनोनिमस डोनेशन। सर किसी को यहां तक कोई भी डाउट है क्या? किसी को यहां तक कोई भी डाउट है क्या? किसी को भी यहां तक कोई भी डाउट है क्या? सर एज सच तो कोई डाउट यहाँ पे नहीं है सर, एनोनिमस डोनेशन बनाते हैं 115 बी बी सी। नहीं नहीं नहीं, ट्रस्ट को बनाते टाइम वायलेशन किया तो ये 115 बीबीआई नहीं लगता, तो शायद 115 बीबीआई नहीं लगता। अगर ट्रस्ट बनाते टाइम वायलेशन किया, इट इज अ स्पेसिफाइड वायलेशन, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, लेकिन 115 बीबीआई नहीं लगता। ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर, परफेक्ट। 115 बीबीसी, 115 बीबीसी व्हाट इट सेज। सर अगर कभी भी गुप्त दान रिसीव होता है किसको? एनोनिमस डोनेशन रिसीव होता है सर किसको? सर अगर किसी रिलीजियस ट्रस्ट को एनोनिमस डोनेशन रिसीव होता है, सुनना, अगर किसी रिलीजियस ट्रस्ट को एनोनिमस डोनेशन रिसीव होता है ना, तो भैया जितना एनोनिमस डोनेशन मिल रहा है सर उसको आप नॉर्मल डोनेशन मान, किसी भी रिलीजियस ट्रस्ट को अगर एनोनिमस डोनेशन मिल रहा है ना उसको आप एज इट इज नॉर्मल डोनेशन मान लो सर, ग्रॉस रिसीट्स का पार्ट बनाओ, 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो और बाकी खर्चा कर लो एग्जम्प्ट 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 एग्जम्प्ट। सर जितना भी डोनेशन मिल रहा है एनोनिमस वाला उसको नॉर्मल मानोगे आप। ओके सर, परफेक्ट। सर किसी अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को एनोनिमस डोनेशन मिल रहा है, सर चैरिटेबल ट्रस्ट को, जैसे स्कूल वगैरह को, मंदिर, किसी स्कूल को या फिर हॉस्पिटल को एनोनिमस डोनेशन मिल रहा है, सर इस केस में क्या करना होगा? अगर एनोनिमस डोनेशन मिल रहा है किसी स्कूल को, इस केस में क्या करना होगा? सर कहता है सम पोर्शन ऑफ दैट विल बी टैक्सेबल, सम पोर्शन विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल। सम पोर्शन को 115 बीबीसी में 30% लगाएंगे, सम पोर्शन को नॉर्मल बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक चैरिटेबल ट्रस्ट कभी भी अगर एनोनिमस डोनेशन रिसीव करती है तो सम पोर्शन को हम नॉर्मल मानते हैं, सम पोर्शन को हम टैक्सेबल करवाते हैं। ठीक है, नॉर्मल कितना मानेंगे? सरकार कहती है नॉर्मल मानने के लिए एक लिमिट है। कितनी लिमिट है? कहती है 5% ऑफ द टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर। 5% ऑफ द टोटल डोनेशन हम इसको नॉर्मल मानेंगे, बाकी सबको एनोनिमस में 115 बीबीसी में 30% टैक्सेबल करवाएंगे। सुनो, 5% ऑफ द नॉर्मल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर, और ठीक है इसको नॉर्मल मान लेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे? बाकी सबको 30% टैक्सेबल करवा देंगे। सर अब 5% ऑफ टोटल डोनेशन में क्या क्या लेते हैं? देखो ये सबसे बड़ा डाउट चलता है बच्चों में। सर नॉर्मल जो भी आपको नॉर्मल डोनेशन मिला हुआ है सर इसको लोगे ही लोगे आप। सर कॉर्पस डोनेशन मिला हुआ है सर इसको भी लोगे आप। सर एनोनिमस डोनेशन मिल रहा है सर इसको भी लोगे आप। सर कई बार गवर्नमेंट ग्रांट दे रखी होती है, आसमा रानी ट्रस्ट करके क्वेश्चन होगा हर बुक में, आसमा रानी ट्रस्ट, मणि फाउंडेशन, दोनों में सबको ऐसा एडजस्टमेंट है। सर कई बार गवर्नमेंट ग्रांट लिखी होती है, माय हम्बल सबमिशन वुड भी, आप इसको मत लो, माय हम्बल सबमिशन वुड भी मत लो। सर दुनिया कहती है आईटीआई यूटिलिटी में अलाउड होता है, दुनिया कहती है 10 चीजें, मैं आपको कहता हूँ आईसीआई अपने सॉल्यूशन में मेन आंसर में गवर्नमेंट ग्रांट को नहीं लेता है। अगर मेन आंसर में नहीं लेता, ऑल्टरनेट आंसर में लेता है, ऑल्टरनेट आंसर में भी एग्जैक्ट सॉल्व नहीं करता, सर बताता है कि दे कुड हैव टेकन गवर्नमेंट ग्रांट, तो भैया हम रिस्क नहीं लेंगे, हम मान लेंगे रियल लाइफ में गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है लेकिन आईसीआई अपने को नहीं देने वाला, तो हम गवर्नमेंट ग्रांट को नहीं लेने वाले। सर कई बार स्कूल फीस वगैरह भी दी हुई होती है तो स्कूल फीस को भी टोटल डोनेशन में नहीं लिया जाता। सर नॉर्मल कॉर्पस एनोनिमस, नॉर्मल कॉर्पस एनोनिमस, नॉर्मल कॉर्पस एनोनिमस, नॉर्मल कॉर्पस एनोनिमस, सर ये तीनों आप लोग आपको लेके चलना है और 5% ले लोगे आप। सर ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, इतना, और 1 लाख विच एवर इज हायर, सर ये नॉर्मल मान लेंगे सर, दिस विल बी नॉर्मल, ये नॉर्मल डोनेशन है। इसको आप ग्रॉस रिसीट में लेके जाओगे सर, इस पे 15% डिडक्शन लोगे, इस पे सर खर्चा करोगे एंड आपको अलाउ हो जाएगा। जो बचा हुआ है ना, जो बचा हुआ है ना सर, जो बचा हुआ है सर, क्या बचा हुआ है? जो बचा हुआ है सर उसको 30% से टैक्सेबल करवा देंगे। सर समझ में आता है क्या? मस्त समझ में आ जाता है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सॉल्यूशन। सर कैसे सॉल्व करते हैं समझना।
सुनो गौर से फाइनल वालों, सुनो। सर पहले ग्रॉस रिसीट लोगे, ध्यान देना, कॉर्पस को हटा दो, एग्रीकल्चर इनकम को हटा दो, एनोनिमस डोनेशन को भी हटा दो, ग्रॉस रिसीट ले लो। सर इसके अलावा सर ग्रॉस रिसीट में कोई स्कूल की फीस है, हॉस्पिटल की फीस है, सब ले लो, गवर्नमेंट ग्रांट ले लो। सर उसके अलावा जो बिजनेस इनकम है इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्ट, इसको भी ले लो। नॉर्मल डोनेशन है, इसको ले लो। सर कहता है जो लिमिटेड एनोनिमस डोनेशन अलाउड है, नॉर्मल वाला एनोनिमस डोनेशन है, उसको भी यहाँ पे ले लो। कैपिटल गेन को भी ले लो। सर इसके बाद आपका टोटल आ जाएगा, इससे 15% आपको माइनस करने को मिलेगा। चैरिटेबल ट्रस्ट जो एक्टिविटीज है सर उसको माइनस कर दो। सर कोई डीम्ड इनकम है, इसको माइनस कर दो। डीम्ड इनकम, डीम्ड अप्लाइड है 11(1) में, इसको किनारे कर दो। 11(2) का एक्यूमुलेशन है, इसको किनारे कर दो। सर डोनेट कर रहे हो किसी और ट्रस्ट को, 85% करके माइनस कर दो। एंड सर उसको लास्ट में कहता है सर 115(b), इसको नॉर्मल रेट से टैक्सेबल करवाएंगे। ये जो टैक्सेबल इनकम निकलेगी नहीं, नॉर्मल रेट टैक्सेबल होगी, इसके नीचे सर 115 बीबीसी भी ऐड होगा, इसके नीचे 115 बीबीआई भी ऐड होगा, एंड सर टोटल इनकम आ जाती है। सर ट्रस्ट के ऊपर टैक्स रेट कौन सी लगती है? बाय डिफॉल्ट 115 बीएसी लगाओगे, बाय डिफॉल्ट 115 बीएसी लगा दोगे। सर ठीक है सर, समझ में आ गया। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत परेशान करता है लोगों को, ठीक है, बहुत परेशान करता है। मैं ट्राई करूंगा आपके लिए सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। नहीं समझ में आता, यू मे थिंक ऑफ लीविंग दिस टॉपिक, बट लेटर ऑन जितना बोलूं उतना तो जरूर करके जाना, ठीक है। सर अगर कभी भी ट्रस्ट 12AA में या 12A में रजिस्टर्ड है, उसको कन्वर्ट करवाना है 12AB में। 12AA में रजिस्टर्ड है या 12A में रजिस्टर्ड है, पुराने प्रोविजंस में रजिस्टर्ड है, उसको स्विच करवाना है नए प्रोविजंस में। सर कैसे करेगी? प्रोविजन कहता है 30 जून 2024 से पहले एप्लीकेशन करना पड़ेगा। 30 जून 2024 से पहले एप्लीकेशन करना पड़ेगा। जैसे ही एप्लीकेशन होगा उसके एंड ऑफ द मंथ से 3 महीने के अंदर सीआईटी, पीसीआईटी विदाउट एनी इंक्वायरीज आपको अप्रूवल दे देंगे 5 साल के लिए। सिंपल बात। 30 जून 2024 से पहले आपको एप्लीकेशन करना है। जैसे ही एप्लीकेशन करोगे उसके एंड ऑफ द मंथ से 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर से सीआईटी, पीसीआईटी आपको 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन दे देंगे। सर बहुत ही बेसिक सी बात है, बहुत 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 बेसिक सी बात है ये। सर सर पूरा चैप्टर याद है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन टाइम लिमिट याद नहीं रहती। सर लेट मी ट्राई। सबसे पहली बात तो बड़ी सिंपल सी थी, बड़ी सिंपल सी बात मैंने बोली सर कि कभी भी अगर आप एग्जिस्टिंग में हो 30 जून तक एप्लीकेशन कर लो। जैसे एप्लीकेशन करोगे एंड ऑफ द मंथ से 3 महीने के अंदर अपने को जाना पड़ जाएगा। सर क्लियर बात है। सर लेकिन नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, मैं नया ट्रस्ट हूँ। सरकार कहती है नई ट्रस्ट हो ना, हमें डाउट है कि तुम अपना बिजनेस नहीं की। तो सरकार को डाउट होता है तो क्या करती है सर? सरकार प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देती है। सरकार बोलती है जिस दिन तुम अपनी एक्टिविटीज कमेंस करने वाली हो, जिस मंथ में तुम एक्टिविटीज कमेंस करने वाली हो ना, उस मंथ के चालू होने से 1 महीना पहले तुम अप्लाई कर लेना। जिस मंथ में तुम अपनी एक्टिविटीज कमेंस करने वाली हो उसके 1 महीना पहले अप्लाई कर लेना। सर फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया कि एक्टिविटीज कमेंस करूंगा सर 1 दिसंबर 2024 से। सरकार कहती है 1 महीना पहले अप्लाई कर लो सर, यानी 31 अक्टूबर 2024 तक आपको अप्लाई कर लेना पड़ेगा, ठीक है। जिस दिन आपको अपनी एक्टिविटीज कमेंस करनी है उसके 1 महीना पहले अप्लाई कर लो, ठीक है सर। अप्लाई करिए 1 महीना पहले। जिस दिन आप एप्लीकेशन करते हो ना, उसके एंड ऑफ द मंथ से 1 महीने के अंदर सर सीआईटी, पीसीआईटी आपको फ्री में बिना किसी दिक्कत के सर एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देंगे। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देंगे, वो भी कितना? 3 साल के लिए। सर कौन कौन से 3 साल लगेगा? सर प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए वैलिड रहने वाला है, 25-26 के लिए, और 26-27 के लिए। सर 3 साल के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वैलिड रहने वाला है। मैं क्या बोला? देखो, जब एक्टिविटीज कमेंस करने वाले उसके 1 महीना पहले अप्लाई कर लो। एंड ऑफ द मंथ से 1 महीने के अंदर आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा 3 साल के लिए। सर ठीक है। सर इस प्रोविजन को फाइनल कब तक करवाना पड़ेगा? सर प्रोविजन को फाइनल करवाने के लिए सर 2 डेट्स दे रखी है, 2 डेट्स दे रखी है सर। जिस दिन आप अपनी एक्टिविटीज कमेंस कर रहे हो उस दिन को पकड़ लो, उसके 6 महीने के अंदर, और जिस दिन आपका प्रोविजन खत्म हो रहा है उसके 6 महीने के पहले, जो डेट पहले आ जाए इससे पहले आपको करना पड़ेगा। सर समझा ही नहीं, बिल्कुल नहीं समझ में आया सर? तो सुनो ना, कोई बात थोड़ी है। सर फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा था कि अपनी एक्टिविटीज 1/12 से चालू करूंगा, लेकिन रियल लाइफ में मैं चालू कर पाया सर 1 जनवरी 2026 को अपनी एक्टिविटीज चालू कर पाया। मेरा रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है सर, एक्सपायर हो रहा है 31 मार्च 2027 को। सरकार कहती है जिस दिन अपनी एक्टिविटीज कमेंस की सर यहां से 6 महीने ले लो आप, यानी सर कितना हो जाता है सर? 1 जुलाई 2026 हो जाता है, ये पहली डेट है। सर एक्सपायर होने के 6 महीना पहले सर कब हो जाता है सर? 30 एक्सपायर होने के 6 महीना पहले कौन सा है? 1 अक्टूबर 2027 26। सर कहता है
कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी से 6 महीने पकड़ लो, रिटायर एक्सपायरी से 6 महीने पहले पकड़ लो। इन दोनों में से जो दोनों में से पहले वाली डेट आ रही है ना, सर इस पहली वाली डेट को पकड़ लोगे, इस पहली वाली डेट को पकड़ लोगे, एंड इस पहली वाली डेट से आपको पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1 जुलाई 2026 से पहले अप्लाई करना पड़ेगा। ओह! सर मान लो सर मैंने अप्लाई कर दिया सर 25 जून को, 25 जून 2026 को मैंने अप्लाई कर दिया, मैंने विद इन टाइम अप्लाई कर दिया। सरकार कहती है कि जिस मंथ में मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना, जिस मंथ में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसके एंड ऑफ क्वार्टर से सर अमेंडमेंट यहाँ पे आया। सर जिस दिन मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसके एंड ऑफ क्वार्टर से सर 6 मंथ्स के अंदर मेरे को रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। ओह माय गॉड! सर एंड ऑफ क्वार्टर कहाँ खत्म होता है? सर देखो क्वार्टर कौन सा, जून क्वार्टर है, यानी 30 जून को क्वार्टर खत्म हो जाएगा। इसके 6 मंथ्स यानी सर 31 दिसंबर 2026 तक मेरे को ऑर्डर दे दिया जाएगा। 31 दिसंबर 2026 तक मेरे फेवर में ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। सर यहाँ जब भी रजिस्ट्रेशन मिलेगा ना, तो 5 साल के लिए मिलेगा, एंड ध्यान देना पड़ेगा सर 5 साल भी कौन से? सर ओरिजिनल 3 साल, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वाले 3 साल प्लस 2 एडिशनल सालों के लिए मेरे को दिया जाता है। मैंने क्या बोला सुनो ध्यान से। सर एप्लीकेशन कब तक करना है? एप्लीकेशन कब तक करना है सर? जिस दिन एक्टिविटीज कमेंस करो उसके 6 महीने से पहले, या तो जिस दिन प्रोविजन एक्सपायर हो रहा था उसके 6 महीने से पहले, जो डेट पहले आ रही है सर इससे पहले आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। जिस क्वार्टर में एप्लीकेशन करते हो उसके एंड ऑफ द क्वार्टर से, कैलेंडर क्वार्टर, उसके एंड ऑफ द क्वार्टर से 6 मंथ्स के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। सीआईटी पीसीआईटी देंगे सर विथ इंक्वायरीज देने वाले, सर इंक्वायरीज के बिना नहीं देने वाले, ये लोग इंक्वायरीज करेंगे और उसके बाद आपको ऑर्डर देंगे। लास्ट में कहता है सर 5 साल के लिए देंगे, जिसमें 3 साल का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वाला पीरियड होगा प्लस 2 साल एक्स्ट्रा होंगे जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन वैलिड माना जाएगा। ओह माय गॉड! सर मैं मान लो मैंने नया 12 एबी में रजिस्ट्रेशन ले लिया, सर 5 साल के लिए वैलिड है? यस सर 5 साल के लिए वैलिड है। इस 12 एबी का जो 5 साल वाला रजिस्ट्रेशन है सर, ये 5 साल बाद तो एक्सपायर हो जाएगा ना। सरकार कहती है जिस दिन एक्सपायर होने वाला हो, उसके 6 महीने पहले वापस अप्लाई कर लो नए रजिस्ट्रेशन के लिए। जिस दिन एक्सपायर होने वाला उसके 6 महीने पहले वापस अप्लाई कर लो। जिस दिन अप्लाई करोगे ना उसके एंड ऑफ क्वार्टर से 6 मंथ्स के अंदर सर आपको सर रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। 5 साल के लिए दे दिया जाएगा। जिस साल के लिए मांग रहे हो उस साल से 5 साल के लिए दे दिया जाएगा। सर इंक्वायरीज के साथ दिया जाएगा, फ्री में नहीं मिलने वाला। पहले आपसे सवाल पूछ लेंगे। सर उसके अलावा अगर आप कोई मॉडिफिकेशंस कर रहे हो, मॉडिफिकेशन बोलो या मोडिफिकेशन बोलो सर, कुछ भी बोलो सर, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन के अंदर आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। जिस क्वार्टर में एप्लीकेशन कर रहे हो उसके एंड ऑफ द क्वार्टर से 6 मंथ्स के अंदर आपके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। 5 साल के लिए दिया जाएगा, और सर जिस 5 साल के लिए दिया जाएगा सर, ठीक है, जिस साल के लिए आप मांग रहे हो उस साल के लिए मिल जाएगा। प्लस बिकम्स इनऑपरेटिव को आप काट सकते हो। सर छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर क्या बोलता है, अगर आप कोई ऐसे ट्रस्ट हो जो अपनी एक्टिविटीज कमेंस कर चुके हो 1 अक्टूबर 2023 के बाद, अगर आप कोई ऐसे ट्रस्ट हो जो अपनी एक्टिविटीज कमेंस कर चुके हो एंड उसके बाद रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, एक्टिविटीज कमेंस कर चुके हो उसके बाद रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, सरकार कहती है उस केस में आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, आप डायरेक्टली फाइनल के लिए अप्लाई करो। जब अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। उसके एंड ऑफ द क्वार्टर से 6 महीने के अंदर आपको अप्रूवल दे दिया जाएगा। एंड ऑफ द क्वार्टर से 6 महीने के अंदर अप्रूवल दे दिया जाएगा। सीआईटी पीसीआईटी देंगे, इंक्वायरी के साथ देंगे। मैंने क्या बोला सुनो सर, 1 अक्टूबर 2023 के बाद अगर आप कोई ऐसे ट्रस्ट हो जो अपनी एक्टिविटीज कमेंस कर चुके हो, अगर एक्टिविटीज कमेंस कर चुके हो बाबा, तो इस केस में तुमको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है, तुम फाइनल ले लो सीधे। सर जिस दिन फाइनल चाहिए उस दिन ले लो फाइनल, जिस साल में चाहिए उस साल में ले लो। सर उसके एंड ऑफ द क्वार्टर से 6 महीने के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगा, सीआईटी पीसीआईटी देगा, विद इंक्वायरीज देगा। सर मान लो आपके लिए कोई स्पेसिफाइड ड्यू डेट है जिस तारीख तक आपको एप्लीकेशन कर देना चाहिए, अगर आप एक आध दिन डिले कर देते हो ना, तो इस केस में आपको कॉन्डोनेशन दे दिया जाता है। सर कॉन्डोनेशन यानी माफीनामा दे दिया जाता है। यू आर अलाउड टू सबमिट अ बिट डिले, तुमको थोड़ी सी डिले करना अलाउड है। कैंसिलेशन 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 ऑफ रजिस्ट्रेशन सर कहता है अगर आप कोई ऐसे ट्रस्ट हो जो कि सर अपने ऑब्जेक्ट्स के अलावा काम कर रहे हो, सर तुमने बोला गरीब कल्याण, लेकिन 10 साल में तुमने किसी को खाना नहीं खिलाया। तुमने बोला तुम स्विमिंग सिखाओगे और तुम खुद तैरते रहते हो और एग्जामिशन लेते हो, सरकार कहती है नहीं 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 सर, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट्स के अलावा तुम दूसरा कोई काम कर रहे हो, या फिर सर अगर तुम्हारा जो बिजनेस है इट्स इज नॉट इंसिडेंटल, सर जैसे हमने बोला था, तो शाह ने क्या किया था, बिजनेस के बगल में मंदिर के बगल में अपनी जूते की दुकान खोल ली। बिजनेस वाज नॉट इंसिडेंटल, प्रोविजन कहता है सर दिस इज आल्सो स्पेसिफाइड वायलेशन। सर अगर आपने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन की अच्छा ठीक है, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की। सर इसके अलावा अगर आपने किसी पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी कास्ट का बेनिफिट करने की कोशिश की, किसी प्राइवेट रिलीजियस पर्पस
ये प्राइवेट रिलीजियस पर्पस, ये टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, एज ऑफ नाउ ये बात मान लो, रजिस्ट्रेशन अगर आपने प्रोविजनल चाहिए, एक्टिविटीज नहीं कमेंस कर रखी तो प्रोविजनल फिर फाइनल होगा, अगर एक्टिविटीज कमेंस कर रखी तो सीधे सीधे फाइनल होगा। अगर आप प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए बेनिफिट के लिए कुछ काम कर रहे हो ना, प्रोविजन कहता है सर आपको आपका स्पेसिफाइड वायलेशन माना जाएगा। सर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी कास्ट के लिए बेनिफिट कर रहे हो सर, इसके भी स्पेसिफाइड वायलेशन माना जाएगा। सर कहता है अगर आपकी एक्टिविटीज जेन्युइन नहीं है, ट्रस्ट ने लॉ को कंप्लाई नहीं कर रखा, या फिर सर लास्ट में कहता है कि सर ट्रस्ट ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है विद इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, सर इन 8 केसेस में स्पेसिफाइड वायलेशन मान लिया जाता है। जैसे स्पेसिफाइड वायलेशन इज बीइंग नोटिस बाय सीआईटी पीसीआईटी, जब स्पेसिफाइड वायलेशन ये सीआईटी पीसीआईटी नोटिस करेगा, या फिर सर असेसिंग ऑफिसर नोटिस करेगा और असेसिंग ऑफिसर सर सीआईटी पीसीआईटी को बताएगा, या फिर सर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ सीबीडीटी सीआईटी पीसीआईटी को बताएंगी कि भैया देखो ट्रस्ट तो स्पेसिफाइड वायलेशन करके बैठा हुआ है, इस केस में क्या होगा सर, सीआईटी पीसीआईटी इंफॉर्मेशन मांगेगा इस ट्रस्ट से। ट्रस्ट हैज टू रिस्पॉन्ड, अगर ट्रस्ट रिस्पॉन्ड करती है, तो भैया ट्रस्ट अगर अनसेटिस्फैक्टरी या नॉन सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन देती है तो भैया इस केस में सीआईटी पीसीआईटी विल पास द ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। लेकिन सर अगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं जाता तो भैया सीआईटी पीसीआईटी विल पास द ऑर्डर फॉर रिफ्यूजिंग टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट। ओ माय गॉड, जो भी ऑर्डर पास करे सर, सच ऑर्डर शैल बी पास विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच फर्स्ट ऑर्डर वाज इशूड। सर पहली बार जैसे इशू किया गया नोटिस, उसके एंड ऑफ द क्वार्टर से 6 महीने के अंदर सीआईटी पीसीआईटी ऑर्डर पास कर देगा। सर ये डेट काम की नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। 1023C व्हाट इट सेज, कोई डाउट क्या यहां तक? अगर डाउट है ना जल्दी से पूछते चलो, अरे बाबा कोई डाउट आउट आए तो पूछते चला करो सर, पूछते चला करो, पूछते चला करो। आगे बढ़े, बिल्कुल सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर, बढ़िया जल्दी जल्दी हो रहा है यार, मस्त मजा आ रहा है जल्दी जल्दी करने में से अपने को। खुद से पढ़ने जाते तो कितना टाइम लगता। मैं तुमको फिर से आऊंगा ये चैप्टर पढ़ाने, ट्रस्ट और अगर तुमको चाहिए लास्ट डे पे ट्रस्ट और टीडीएस एग्जाम वाले दिन भी आ जाऊंगा मैराथन में पढ़ाने एक बार वापस। सर क्लियर है। सर अगर आप मल्टीवर्स में नहीं मानते, क्या आप भरोसा रखते हैं, क्या तुम उस चीज में भरोसा रखते हो कि भैया तुम्हारा कोई हमशक्ल किसी दूसरे यूनिवर्स में सेम बैठा होगा? तुम चाय पी रहे हो तो वो भी चाय पी रहा होगा, तुम अगर खाना खा रहे होगे तो वो भी खाना खा रहा होगा, मैं अगर डीटी पढ़ा रहा हूँ तो वो भी बगल में कोई अपना अपने देश का लॉ पढ़ा रहा होगा। ऐसा मल्टीवर्स में बिलीव करते हो? सर करते हो या नहीं करते हो? इनकम टैक्स मानता है, इनकम टैक्स ने एक ही रेजीम का मल्टीवर्स बना रखा है। अरे वाह, सी इनकम टैक्स ने अपना मल्टीवर्स बना रखा है। इनकम टैक्स बोलता है आपके पास चॉइस है, आपके पास चॉइस है, या तो आप 11 12 13 का एग्जामिशन क्लेम कर लो, या तो सर आप एक दूसरे रिजीम में चले जाओ विच इज डन 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 भक्ति डन। उस दिन बोलोगे आप तो एनआर टैक्सेशन भी उस दिन लाइव आके करवा दूंगा, ठीक है, एनआर टैक्सेशन भी करवा दूंगा उस दिन रात को लाइव, ऑडिट वाले पेपर के दिन। ठीक है चलो, सुनो सुनो इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। सर अगर आप मल्टीवर्स में बिलीव नहीं करते तो भैया इनकम टैक्स करता है। इनकम टैक्स बोलता है कि भैया या तो आप 11 12 13 में टैक्स भर लो, इस रेजिम में चले जाओ, या तो देयर एग्जिस्ट अनदर पैरेलल रेजिम सर 1023C जिसमें सेम बेनिफिट्स दे रखे हैं। जो रिसीट्स आएगा कॉर्पस वाला एग्जाम हो जाएगा, जो रिसीट्स आएगा 15% एग्जाम तो 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर करो फुल्ली छूट, उसके अलावा किनारे करते हो उसको भी किनारे कर सकते हो सर, यूज नहीं कर पाए ईओ को एप्लीकेशन कर दो, सेट अपार्ट करना है सब कर सकते हो सर, बिल्कुल सेम टू सेम बातें करता है 1023C, एज गुड एज 11 12 13। जैसे रजिस्ट्रेशन 11 12 13 में लेते हैं वैसे 1023C में भी मिलती है। सेम मल्टीवर्स चल रहा है, बस फर्क क्या है, यहाँ को अर्थ बोलते हैं वहां कुछ और बोलते हैं सर, बस 3 डिफरेंसेस आते हैं। सर 1023C में कंसेप्ट चलता है, 1023C में कंसेप्ट चलता है कि अगर कोई भी ऐसी एंटिटी है जो 1023C में फॉल करती है, रजिस्टर्ड हो या ना हो, अगर 1023C में फॉल करती है एंड वो होलली या सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट है, यानी सर 50% से ज्यादा ग्रॉस रिसीट्स उसकी रिसीट्स गवर्नमेंट देती है, तो भैया उसकी जो इनकम होगी फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी, उसको कोई अप्रूवल कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सर अगर कोई ऐसा स्कूल है, कॉलेज है,
कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट है, मेडिकल या कोई हॉस्पिटल है, सर ऐसे लोग जिनकी ग्रॉस रिसीट साल भर में 5 करोड़ तक की है ना, तो इनको भी सर फुल्ली एग्जेम्प्ट करवा दिया गया, इनको भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा सर, इनके लिए भी एक बढ़िया बेनिफिट लेके आ गए। सर मान लो एक ही स्कूल है सर, फॉर एग्जांपल लीलावती स्कूल है और लीलावती हॉस्पिटल भी है। सर लीलावती स्कूल की रिसीट से 3 करोड़, हॉस्पिटल के 4 करोड़, सरकार कहती है एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी इसमें, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। सर टोटल में लाके आपकी 5 करोड़ देखनी, इंडिविजुअल बिजनेस वाइज नहीं देखनी, टोटल रिसीट्स अगर आपकी 5 करोड़ तक की है ना, तो इस केस में आपको सर आपकी इनकम फुल्ली एग्जाम्प्ट, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। सर सिंपल सी बात है। ये दो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है 1023 में विच आर नॉट अवेलेबल इन 11, 12, 13। सर लेकिन दो रेजिम साथ में चलाने का कोई सेंस था क्या? राइट आंसर इज कोई सेंस नहीं था। इसलिए सर सरकार ने बोला 1 अक्टूबर 2024 से सर नो न्यू अप्रूवल वुड बी गिवन, नो अप्रूवल वुड बी गिवन फॉर एनी एप्लीकेशन मेड अंडर दिस सेक्शन 1023 सी में। अगर आप कोई भी अब अगर अप्रूवल लेना चाहते हो ना, तो हम आपको अप्रूवल नहीं देंगे सर। यानी अगर कोई नई एंटिटी 1023 सी में टैक्स भरना चाहे तो भर सकते हैं क्या? राइट आंसर से उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा सर। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनका क्या, उनको भैया जैसे ही चल रहा है चलने दो, जिनका जैसे चल रहा है चलने दो सर। लेकिन जब अप्रूवल लेने की बात आएगी, जब रजिस्ट्रेशन करने की बात आएगी ना, तो भैया आपको 12 एबी में जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। सर तो गड़बड़ हो गया, इनके लिए क्या होगा? अरे वो इनको अप्रूवल तो लगता ही नहीं है। ये जो दो लोग है, गवर्नमेंट फाइनेंस एंटिटीज है, ये जो दो एंटिटीज है, ये जो दो एंटिटीज है गवर्नमेंट फाइनेंस और ये स्कूल हॉस्पिटल है सर, इनके ऊपर तो प्रोविजन लगते ही नहीं ये रजिस्ट्रेशन वाले। तो जब रजिस्ट्रेशन लगता ही नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है इसमें, इनमें तो कोई अप्रूवल चाहिए नहीं, तो चलते रहेंगे ऐसे का ऐसे। हमको मना किया अप्रूवल नहीं देंगे, हमको ये थोड़ी बोला कि एग्जेम्पशन नहीं देंगे। तो भैया जिनको अप्रूवल चाहिए नहीं तो चलते रहेंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग जिनको अप्रूवल लगता है उनको 12 एबी में घुसना पड़ेगा, उनको 12 एबी में जाना पड़ जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। दैट कंप्लीट्स आवर ट्रस्ट टॉपिक। सर एग्जिट टैक्स की बात करें, सर एग्जिट टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एग्जिट टैक्स का कैलकुलेशन सर, उसके अलावा सारी चीजें मिथ्या है, सारी चीजें मिथ्या है सर। एग्जिट टैक्स लगता कितने रेट से है? एग्जिट टैक्स लगता है 30 प्लस 12 प्लस 4। सर मेरे साथ रिपीट करो सर, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। सर 1 2 3 4 यानी सर 30% टैक्स, 12% सरचार्ज, 4% एजुकेशन सेस। 30% टैक्स, 12% सरचार्ज, 4% एजुकेशन सेस, इतना एग्जिट टैक्स आपके ऊपर लगेगा। सर एग्जिट टैक्स किस पे लगता है? सर एग्जिट टैक्स लगता है एक्रीटेड इनकम पे। एग्जिट टैक्स लगता है सर एक्रीटेड इनकम पे। और सर एक्रीटेड इनकम कैसे निकाली जाती है? एक्रीटेड इनकम, एक्रीटेड इनकम, एक्रीटेड इनकम कैसे निकाली जाती है? सर कहता है वैल्यूएशन, जो भी स्पेसिफाइड डेट है, जिस दिन आपने डिसोल्यूशन हुआ, ये वो जिस दिन आपका डिसोल्यूशन हुआ सर, जिस दिन आपने मर्जर किया, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, ये सब आपकी हो जाती है, ये सब आपकी हो जाती है स्पेसिफाइड डेट। सर इस दिन आपको क्या करना पड़ेगा? सर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स लेना पड़ेगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, सॉरी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज लेना पड़ेगा। सर एक गौर फरमाने वाली बात है सर, 3 ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी फेयर मार्केट वैल्यू कभी नहीं लेते हैं। कौन से 3 ऐसे एसेट्स? सर सबसे पहला ऐसा कोई एसेट जो कि हमने एग्रीकल्चर इनकम से खरीद रखा हुआ है। देखो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, अगर एग्रीकल्चर इनकम से कोई एसेट खरीद रहे हो तो भैया उस पे भी टैक्स थोड़ी लगना चाहिए, इसलिए सरकार कहती है एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया। एग्रीकल्चर इनकम से कोई भी अगर एसेट खरीद रखा है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा, सर अगर आपने कोई ऐसा एसेट खरीद रखा है जो कि रजिस्ट्रेशन से पहले का है, तो भैया उसपे तो आपने एग्जेम्पशन क्लेम भी नहीं की होगी, तो उसपे कोई टैक्स बचाया भी नहीं आपने, तो उसको अलाउ कर देना चाहिए ना। सरकार कहती है यस, अगर आपने रजिस्ट्रेशन से पहले कोई एसेट खरीद रखा है तो इट इज अलाउड, इट इज एब्सोल्युटली अलाउड, उस पे कोई एग्जिट टैक्स नहीं लेंगे, उसको हटाना पड़ेगा। तीसरा, सर अगर आप ट्रस्ट डिसॉल्व कर रहे हो, सरकार कहती है डिसोल्यूशन के बाद अगर 12 महीने के अंदर अगर ट्रस्ट अपने एसेट्स किसी दूसरे ट्रस्ट को बांट देती है, सरकार कहती है उस केस में हम उन एसेट्स पे भी एग्जिट टैक्स नहीं लगाते। तो 3 एसेट्स पे एग्जिट टैक्स नहीं लगता। पहला एग्रीकल्चर इनकम से खरीदा हुआ, रजिस्ट्रेशन से पहले खरीदा हुआ। तीसरा 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 कौन सा होता है? तीसरा होता है सर अगर आपने डिसोल्यूशन के बाद एसेट्स बांट दिए 12 महीने के अंदर, इन 3 एसेट्स पे एग्जिट टैक्स नहीं लगता। बाकी जो एसेट बच गए, बाकी जो भी एसेट बच गए ना, इन सब पे आपके ऊपर एग्जिट टैक्स लगेगा। और एग्जिट टैक्स कैसे लगता है? सर फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो सारे एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू उठाओगे। ध्यान देना सर, अगर कभी भी अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर और डिफर्ड टैक्सेस है, इसको इग्नोर कर देना। कोई अगर टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स दिख रहा है सर, इनको भी इग्नोर कर देना सर, ये सब हमारे काम के नहीं होते, सब एसेट्स ही नहीं होते। सर ट्रस्ट की बैलेंस शीट में अगर कोई कोटेड शेयर्स दिख रहे हैं, सर मान लो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का सर कोटेड शेयर दिख रहा है, मान लो सर भारत पेट्रोलियम का अगर कोई कोटेड शेयर दिख रहा है, तो इस केस में क्या करोगे? सर एवरेज ट्रेडेड प्राइस ले लोगे, वैल्यूएशन डेट की, वैल्यूएशन डेट की एवरेज ट्रेडेड प्राइस ले लो।
ट्रेडिंग ही नहीं हुई, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस क्या लोगे भैया, जिस टाइम लास्ट दिन ट्रेडिंग हुई थी उस दिन का प्राइस ले लो। सर अनकोटेड शेयर्स हैं सर, फॉर एग्जांपल ट्रस्ट के पास राहुल प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स हैं, तो क्या करोगे सर, राहुल प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट खोलो। राहुल प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट में देखो, अगर कोई ज्वेलरी है, बुलियन है, प्रेशियस स्टोन है, आर्टिस्टिक वर्क है, शेयर्स है, सिक्योरिटीज है, इमूवल प्रॉपर्टी है, इन सब की फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, बाकी सारे एसेट्स की बुक वैल्यू ले लो, और सर माइनस कर दो लायबिलिटीज। सर ए प्लस बी माइनस एल इतना निकाल लोगे आप। इसका करने वाले हो सर डिवाइडेड बाय पीई मल्टीप्लाइड बाय पीवी सर, या यू बोलो डिवाइडेड बाय पीवी मल्टीप्लाइड बाय पीई। मतलब क्या होता है सर, जितने भी शेयर्स टोटल है, मान लो सर 10 लाख के शेयर्स हैं, डिवाइड कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लो कितने परसेंट शेयर होल्डर शेयर्स मेरे पास है। सर मान लो 1.5 लाख शेयर्स मेरे पास है, तो इस केस में क्या होगा सर, 15% ऑफ द टोटल एसेट्स मेरे पास है, तो भैया 15% ऑफ द एसेट्स मेरे हाथ में टैक्सेबल होंगे। ऐसे अनकोटेड इक्विटी शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी सर, जिस एंटिटी के शेयर्स है उस एंटिटी की फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ लो, बाकी एसेट्स की बुक वैल्यू पकड़ो, लायबिलिटी माइनस करके परसेंटेज निकाल लोगे, इससे आपके पास अनकोटेड शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी। सर मान लो अनकोटेड दूसरे शेयर्स हैं, मान लो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, या मान लो अनकोटेड बॉन्ड्स वगैरह हैं, सर इस केस में क्या करेंगे, ब्यूटीफुल 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 सर, अनकोटेड अगर बॉन्ड्स वगैरह, अनकोटेड शेयर्स, दूसरे कोई एसेट्स है, इस केस में क्या करेंगे सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या मर्चेंट बैंकर की कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट के बेसिस पे आप उसको वैल्यू कर लोगे। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कभी है तो ध्यान देना सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और सर एफएमवी विच एवर इज हायर। सर कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉस्ट अगर मान लो ज्यादा दे रखी है, मान लो कॉस्ट है 100 करोड़, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है सर 80 करोड़, उसके अलावा एफएमवी है सर 90 करोड़, कॉस्ट ज्यादा दे रखी होती है, तो भैया बहक जाते हैं हम। नहीं बहकना सर, एसडीवी और एफएमवी विचएवर इज हायर, सर कॉस्ट इज इररिलेवेंट, भले कॉस्ट भले ही ज्यादा क्यों ना हो, इट इज इररिलेवेंट सर, ठीक है। सर कोई भी अगर बिजनेस अंडरटेकिंग है, फॉर एग्जांपल ट्रस्ट के पास एक मंदिर के साथ साथ एक दुकान भी है, तो भैया उस दुकान की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, ए प्लस बी माइनस एल। प्लस कोई भी और एसेट्स है सर, फॉर एग्जांपल ट्रस्ट के पास कोई मोनालिसा वगैरह की पेंटिंग है, कोई पुराने जमाने की बाबा आदम की पेंटिंग रखी हुई है, तो उसके लिए क्या करेंगे सर, एनआरवी उठा लेंगे, एनआरवी उठा लेंगे, या फिर ओपन मार्केट वैल्यू उठा लेंगे। सर एग्जिट टैक्स आपको 14 दिन के अंदर पे करना है, जैसे ही सर 14 दिन जो भी स्पेसिफाइड डेट दे रखी है उसके 14 दिन के अंदर पे कर देना है। डेट अभी मत देखो, हमारे से पूछता नहीं हो नॉर्मली। सर 14 दिन के अंदर पे कर देना, नहीं पे किया ना तो भैया 1% पर मंथ एंड पार्ट ऑफ द मंथ आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। सर कहता है अगर आप एग्जिट टैक्स पे नहीं करते, अगर ट्रस्ट एग्जिट टैक्स पे नहीं करती, तो जो भी डायरेक्टर है, ट्रस्टी है, प्रिंसिपल इन डिफॉल्ट है सर, इनको क्या बना देंगे सर, इनको असेसी इन डिफॉल्ट बना देंगे। सिमिलरली सर अगर किसी ट्रस्ट किसी ऐसे पर्सन को डोनेट कर देती है, ट्रस्ट अपने एसेट्स किसी ऐसे पर्सन को डोनेट कर देती है जो कि ट्रस्ट किसी ऐसे पर्सन को डोनेट कर देती है जो कि सर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में उस एंटिटी को भी असेसी इन डिफॉल्ट बना देंगे। ओ माय गॉड सर, ओ माय गॉड सर, ओ माय गॉड सर, ओ माय गॉड इसलिए नहीं बोल रहा कि क्या बात बोला था, ओ माय गॉड कि सर खत्म हो गया ट्रस्ट टैक्सेशन। ओ वाओ सर, वाओ वाओ सर, पॉलिटिकल पार्टी हैज नॉट बीन आस्क्ड टिल नाउ। पूछ सकता है, सुनो, पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अर्न करती है, इट इज एग्जेम्प्ट, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट, अदर सोर्सेज एग्जेम्प्ट, डोनेशन रिसीव एग्जेम्प्ट। पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी इनकम होगी एग्जेम्प्ट बन जाएगी सर, एग्जेम्प्ट हो जाती है, बस एक बिजनेस इनकम बचती है जो कि टैक्सेबल होती है। बिजनेस इनकम होती है, टैक्सेबल होती है सर। कई बार आपके सामने एग्जांपल आएगा कि पॉलिटिकल पार्टी कैफेटेरिया चला रही है, जैसे आम आदमी पार्टी है सर, झाड़ू बेच रही है सर, बीजेपी कमल बेच रही है सर, अगर ये लोग ऐसा ऐसे बेच रहे हैं, कांग्रेस वाले हाथ काट करके बेच रहे हैं, तो भैया जो भी चीजें बेच रहे हैं ना, पीजीपी इनकम इज टैक्सेबल, बाकी सब एग्जेम्प्ट होता है। सर एग्जेम्प्ट कब होगी सर, एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन 13A में, और एग्जेम्प्ट कब होगी समझना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पॉलिटिकल पार्टी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी, पॉलिटिकल पार्टी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है, उनको ऑडिट करवाना पड़ेगा, उनको अपना रिटर्न मंथ एंड 4B में फाइल करना पड़ेगा। सर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन का वायलेशन हो जाता है ना, तो भैया पूरी इनकम टैक्सेबल हो जाती है, पूरी इनकम टैक्सेबल। सर उसके अलावा कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी जो भी चंदा रिसीव कर रही है 20,000 के ऊपर का, जो भी चंदा रिसीव कर रही है 20,000 के ऊपर का, सर उस चंदे के नाम पे डोनर और उस डोनर का नेम और एड्रेस अपने को रखना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी को रखना पड़ेगा नेम और एड्रेस। प्लस पॉलिटिकल पार्टी जो भी सब चंदा रिसीव कर रही है 2,000 के ऊपर कैश में नहीं, पॉलिटिकल पार्टी अगर कभी भी 2,000 के ऊपर डोनेशन रिसीव करे, इट शुड नॉट बी इन कैश। देखो 20,000 के लिए मैं डोनेशन के ऊपर है, अगर डोनेशन 20,000 के ऊपर मिल रहा है ठीक है, 20,000 के ऊपर डोनेशन मिल रहा है, डॉक्यूमेंट में डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेगी, नेम और एड्रेस आपको मेंटेन करना पड़ेगा डोनर का। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी सर 2,000 के ऊपर कैश में डोनेशन नहीं ले सकती, पॉलिटिकल पार्टी कैश में डोनेशन नहीं ले सकती है, नहीं ले सकती है, नहीं ले सकती है। सर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है,
सर अगर मान लो पॉलिटिकल पार्टी ने कंडीशन नंबर डी और ई का वायलेशन कर लिया, यानी सर बहुत सारा चंदा 20,000 के ऊपर ले लिया, डोनर की डिटेल से मेंशन नहीं है, और 2,000 के ऊपर कैश में ले लिया, तो इस केस में क्या होगा सर, जितना वायलेशन किया सर उतनी इनकम टैक्सेबल होती है। इन 3 केसेस में सर पूरी इनकम हो जाएगी, लेकिन इन 2 केसेस में क्या होगा सर, जितना करस्पॉन्डिंग इनकम है सर उतनी टैक्सेबल होती है। अरे वाह सर। सर इलेक्टोरल ट्रस्ट, सर फॉर एग्जांपल मल्टीपल लोग मिलकर इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा की अलग अलग कंपनी, टाटा टीसीएस है, टाटा एलेक्सी है, टाटा मोटर्स है, टाटा पावर है, टाटा कंज्यूमर्स है। सर ये लोग मिलके एक ट्रस्ट बनाते हैं, ताकि सर अगर ये लोग स्पेसिफिक लोग अगर बीजेपी को डोनेट करते हैं, कांग्रेस को डोनेट करते हैं, तो दिख जाता है इनकी बुक्स में, बीजेपी को भी दिखता है, तो भैया इससे अच्छा ये लोग ट्रस्ट बनाते हैं, ट्रस्ट को डोनेट करते हैं, और फिर ट्रस्ट आगे चल के इनको डोनेट करती है। तो ये जो ट्रस्ट है ना सर, इस ट्रस्ट का टैक्सेशन सेक्शन 13B में दे रखा है। कहता है जो भी ट्रस्ट होगी ना सर, ट्रस्ट की सारी के सारे जो वॉलंटरी डोनेशन है सर, ट्रस्ट का जो डोनेशन है, इसको एग्जेम्प्ट मान लेंगे सर, एग्जेम्प्ट मान लेंगे, प्रोवाइडेड सर जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है 95% ऑफ द पैसा, 95% ऑफ द पैसा सर किसी दूसरे को डोनेट कर दे। इस साल का 95% पैसा प्लस पिछले साल का जो पुराना बच गया था उसको भी मिला के 95% ऑफ द पैसा मिनिमम डोनेट कर दे किसी और को, और वो फंक्शन करे एज पर दी फंक्शंस गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहे हुए फंक्शंस पे काम करे। सर इलेक्टोरल ट्रस्ट की बाकी सारी इनकम टैक्सेबल होती है सर, बाकी सारी इनकम टैक्सेबल होती है सर, फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम होती है, सब एक्सेप्ट टैक्सेबल होती है। सर इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन कहां से मिलना चाहिए, इंडियन सिटीजन से मिलेगा चलेगा, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट फर्क नहीं पड़ता, कोई फॉर्म है इंडियन फॉर्म है सर इससे मिलेगा चलेगा सर, कोई रेसिडेंट एओपी है सर इन सबसे मिल जाएगा। नॉन रेसिडेंट से ले रही है तो पासपोर्ट ले लेना, इंडियन रेसिडेंट से ले रही है तो पैन ले लेना। सर किसी भी नॉन सिटीजन से मत लेना, फॉरेन कंपनी से मत लेना, किसी दूसरे ट्रस्ट से मत लेना, किसी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी से मत लेना, किसी फॉरेन सोर्स से डोनेशन मत लेना। सर ट्रस्ट अगर कभी पैसा लेती है, ट्रस्ट कभी पैसा डोनेशन लेती है, तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही लेगी। सर ट्रस्ट को मिनिमम 95% डोनेट कर देना चाहिए। ट्रस्ट चाहे तो 5% पैसा अपने अफेयर्स के लिए यूज कर सकती है, बट वो 5% पैसा मैक्सिमम 5 लाख रुपीज होना चाहिए इन फर्स्ट ईयर, एंड सर मैक्सिमम 3 लाख होना चाहिए इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। सर इतना अपने पास मैक्सिमम रख सकती है। सर इसके अलावा ट्रस्ट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी, फॉर्म 10 मेंटेन करनी पड़ेगी, ऑडिट करवाना पड़ेगा इन फॉर्म 10BC, और आरवाई से पहले अपना रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा। सर एक एग्जांपल समझना, सर मान लो ट्रस्ट को डोनेशन मिला साल भर में 600 लाख का, इसका 95% उसको मिनिमम बांट देना है। मिनिमम कितना बांट देना है सर, मिनिमम 95%, मिनिमम 95% बांट देना है, विच इज इक्वल टू 570, इतना बांट देना है। ट्रस्ट अपने अफेयर्स मैनेज करने के लिए कितना पैसा किनारे कर सकती है सर, 30 लाख रुपए, विच इज 5%, और 5 लाख विच एवर इज लोअर, और सर 3 लाख। सर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है तो ट्रस्ट 5 लाख अपने पास रखेगी, 25 लाख बच गया, 25 लाख बच गया, ये या तो अगले साल बांटेगी, अगले साल की कंट्रीब्यूशन से ऐड करके इसका 95% ले लेगी, या तो सर इसी साल में ये भी बांट सकती है। यानी सर मिनिमम ट्रस्ट बांट सकती है सर कितना, 570। सर मैक्सिमम दैट ट्रस्ट कैन डोनेट इज सर 595, इतना बांट सकती है ट्रस्ट। सर ऐसा आपके सामने क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा, नवंबर 24 में पूछा होगा, तब भी डिस्कस किया था इस पॉइंट को क्लास में। उफ 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 उफ। आ जाए टीडीएस वाले टॉपिक पे, ट्रस्ट क्लियर हो गया, कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, लेकिन अगर आपसे पूछता है कि ट्रस्ट मैक्सिमम कितना डोनेट कर सकती है, ट्रस्ट मैक्सिमम कितना डोनेट कर सकती है, आपसे कई बार पूछेगा, कई बार एग्जामिनर ही पूछता है, व्हाट इज द अमाउंट दैट ट्रस्ट कैन डोनेट। देखो मिनिमम तो 570 करना ही करना है, मिनिमम 570 तो करना ही करना है, लेकिन सर व्हाट अमाउंट ट्रस्ट कैन डोनेट, तो 595 कैन डोनेट। ठीक है, यस सर क्लियर। अरे वाह सर, 1 घंटा ट्रस्ट टैक्सेशन इतना डेप्थ में कवर भी कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने तो। अरे बाबा रे सर, मजा ही आ गया, बिल्कुल मजा ही आ गया। अगर तुम यहाँ तक आए हो और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूँ तुमको माता रानी पाप लगाएगी। तुम्हारी AIR 1 आने वाली होगी, देखना AIR 4 आएगी, तुम्हारा नाम कहीं नहीं दिखेगा किसी को, मैं बता रहा हूँ। AIR 1 आ रही होगी, AIR 4 आएगी तुम्हारी। सर क्लियर। सर AIR 4 भी चलेगी अपने को, कोई दिक्कत नहीं। सुनो 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 सुनो, TDS TCS एडवांस टैक्स, सर इसमें सबसे पहले बेसिक बातें, सबसे पहली बात सर टीडीएस के स्टार्टिंग में ही हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात ना कि सर टीडीएस नॉर्मली आपको पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर पे काटना पड़ता है, लेकिन देयर आर 8 सेक्शंस जहां पे सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के टाइम पे काटते हैं। सर सैलरी हो गई, ईपीएफ पेमेंट हो गया, डिविडेंड हो गया, उसके अलावा सर विनिंग्स हो गई, उसके अलावा मैच्योरिटी ऑफ एलआईपी हो गया, कॉम्पनसेशन हो गया, या फिर सर लास्ट में सर कैश विथड्रॉवल हो गया या परक्विजिट हो गया, सर इस टाइम तक ठीक है।
ध्यान देना सर, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिडक्टर टू डिडक्ट द टीडीएस। डिडक्टर या पेमेंट करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीडीएस काटना। लेकिन सर अगर मान लो डिडक्टर भूल गया तो भैया इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पे टू पे दी टैक्सेस। सर डिडक्टर अगर भूल गया तो क्या होगा सर, मेरे को 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाता है, 100% डिसअलाउ हो जाता है, लेकिन अगर पे कर देता तो मेरे को अलाउ हो जाता है वो खर्चा। सर ठीक है। सर मान लो अगर डिडक्टर ने टीडीएस काट लिया लेकिन सरकार को पे ही नहीं करवा रहा, डिडक्टर ने टीडीएस काट लिया और सरकार को पे ही नहीं करवा रहा, तो क्या डिडक्टिव क्रेडिट मिलेगा? राइट आंसर सर मिल जाता है। राइट आंसर सर मिल जाता है। सर अगर डिडक्टर ने टीडीएस काट लिया लेकिन सरकार को पे नहीं करवाया तो क्या डिडक्टिव क्रेडिट मिलेगा? राइट आंसर इज यस सर, एब्सोल्युटली 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 क्रेडिट मिलेगा। मिलेगा, जलूल जलूल मिलेगा। और सर ये चर्चा मैं आज नहीं कर रहा सर, नवंबर मई 25 में जब मैंने सेशन लिया तब भी मैंने करवाया था, मई 24, नवंबर 24, मई 25, तीनों साल जब भी मैराथन लिया तब जब मैंने हर बार बताया ये चीज, सेम चीज बताई कि भले सामने वाला जमा कराए या ना करवाए क्रेडिट तो मिलता ही मिलता। और इस बार मई 25 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, पूछा गया था। ओ वाओ सर, ओ वाओ। सर एक और चीज टीडीएस कभी भी टीडीएस सुनो 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 सुनो, टीडीएस कभी भी जीएसटी कंपोनेंट पे नहीं काटा जाता, टीडीएस कभी भी जीएसटी कंपोनेंट में नहीं काटा जाता। लेकिन टीसीएस कलेक्शन की बात आती है तो वो जीएसटी कंपोनेंट पे भी टीसीएस कलेक्ट होता है, टीसीएस जीएसटी कंपोनेंट पे भी कलेक्ट होता है। सर वी आर क्लियर विद दैट फैक्ट। और सुनो सर, जब कभी भी आप एडवांस पे करते हो फॉर सर्विसेज, एडवांस फॉर एग्जांपल मैंने ऑडिट फीस के लिए 1 लाख रुपए एडवांस पेमेंट कर दिया तो क्या मुझे एडवांस पे टीडीएस काटना पड़ेगा? राइट आंसर यस सर, एडवांस में फुल अमाउंट पे टीडीएस काटना पड़ता है। सर हो सकता है कि इस एडवांस का कुछ हिस्सा सामने वाले के लिए सर टैक्सेबल वैल्यू हो सकता है, कुछ हिस्सा जीएसटी हो सकता है ना सर। जब कभी कोई एडवांस अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता है टैक्सेबल वैल्यू अलग रिकॉर्ड करता है और जीएसटी अलग रिकॉर्ड करता है। प्रोविजन कहता है सर अगर कभी मैं एडवांस पेमेंट करता हूँ, भले सामने वाले के हाथ में कुछ ऐसा टैक्सेबल वैल्यू कुछ ऐसा टैक्स हो, मुझे पूरे एडवांस पे टीडीएस काटना है, तब नहीं देखना। एडवांस देते टाइम नहीं देखना कि कितना जीएसटी वाला कंपोनेंट है, एडवांस देते टाइम अपने को कुछ भी नहीं देखना है। सर सैलरी वाला टीडीएस इज नॉट रेलेवेंट, सैलरी वाला टीडीएस इज नॉट रेलेवेंट। सर एक चीज ध्यान दे देना सर, कभी भी अगर होटल, परफेक्ट परफेक्ट, सैलरी वाले में बस एक चीज देख लेना, कभी भी अगर होटल वाले लोग ना अगर टिप दे रहे हैं अपने वेटर्स को, होटल वाले नहीं देते एक्चुअली, जो लोग आते हैं कस्टमर के थ्रू अगर टिप कभी होटल से जा रही है, कस्टमर के थ्रू कस्टमर के थ्रू टिप जा रहे हो, कस्टमर टिप दे रहा है होटल के थ्रू का उसको वेटर्स को, तो इस केस में सर इट इज नॉट सैलरी। सर ये बस अपने को पता होना चाहिए। सर इनके अलावा ऐसा कुछ इतना ज्यादा है नहीं इन सेक्शंस में। सेक्शन 194 ए पे आ जा, 194 ए अपने आप में अच्छा रहता है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रहता है। क्या बोलता है सर 194 ए? क्या बोलता है? बोलता है कभी भी अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो ऑन अदर देन सिक्योरिटीज, मतलब सर अगर मैं इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूँ ऑन फॉर एग्जाम्पल अगर एफडी पे इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूँ, ऑन लोन पे कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूँ विच इज नॉट ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज को छोड़ के सब पे इंटरेस्ट पेमेंट करो, ओके ठीक है सर। सर कौन टीडीएस काटेगा? सर हाई जैकर लोग टीडीएस काटेंगे, यानी सर जो छोटे मोटे लोग होते हैं ना, 1 करोड़ से कम का टर्नओवर पिछले साल में, प्रोफेशनल छोड़ के सर इनको हटा के जितने लोग बच गए सब टीडीएस काटेंगे, ये लोग टीडीएस नहीं काटेंगे, बाकी सब काटते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया तुषार। सर कहते हैं छोटे छोटे लोग होते हैं, छोटे छोटे इतने इतने से लोग होते हैं, छोटे छोटे वाले, सर इनको छोड़ के सब लोग टीडीएस काटेंगे। सर कब काटेंगे? सर रेसिडेंट पर्सन का टीडीएस काटेंगे, 10% से काटेंगे, रेसिडेंट पर्सन का टीडीएस काटेंगे, 10% से काटेंगे। ओह वाओ सर, ओह वाओ वाओ वाओ। सर ठीक है सर, अपने को मस्त समझ में आ जाती है सर, ये बातें समझ में आती हैं अपने को, वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट्स। ठीक है ठीक है ठीक है। सर सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्या टीडीएस काटना है? सर सेविंग्स अकाउंट पे कभी इंटरेस्ट नहीं काटता, टीडीएस नहीं काटता। सर इनकम टैक्स रिफंड मिल रहा है, क्या टीडीएस कटता है? अरे सर क्या कैसी बात कर रहे हो, इनकम टैक्स रिफंड पे कौन सा टीडीएस रहता है? सर उसके अलावा कोई पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट मिल रहा है? अरे सर कैसी बह की बह किसी बातें कर रहे हो, अपने को पता है। सर अगर कभी भी अपने को एफडी मिल रही है, एफडी का पैसा मिल रहा है 40,000 से ज्यादा साल में, साल भर में एफडी का पैसा मिल रहा है 40,000 ज्यादा का, सर इंटरेस्ट कटेगा क्या, टीडीएस कटेगा क्या? अरे नहीं सर, कभी भी टीडीएस नहीं कटता ऑन एफडी इंटरेस्ट अप टू 40,000, 40,000 के ऊपर है पूरे पे टीडीएस कटेगा। सर अगर मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 50,000 के ऊपर एफडी पे इंटरेस्ट है तो भैया 50,000 के ऊपर जब भी इंटरेस्ट होगा तब टीडीएस कटेगा, 50,000 से कम पे टीडीएस नहीं कटता। सर कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है 5,000 तक का, टीडीएस नहीं काटता। सर इंटरेस्ट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड कभी भी दिया जाता है, टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। सर अगर मैं कभी बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा, अरे बाबा मैं बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा टीडीएस काटूंगा, इतना बड़ा हो गया हूं मैं, है इतना बड़ा हो गया हूं, क्योंकि अगर मैं बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा तो टीडीएस काटूंगा। सरकार कहती है कि नहीं, बैंक को पेमेंट करो टीडीएस मत काटना, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंटरेस्ट पेमेंट करोगे टीडीएस मत काटना, किसी इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करोगे टीडीएस मत काटना, सर एनबीएफसी को पेमेंट करोगे तो टीडीएस काट लूंगा, ठीक है। ओके ओके सर, ओके सर समझ में आ गया।
सर नेक्स्ट पॉइंट, सर अगर कभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी दूसरे मेंबर को, किसी भी मेंबर को अगर इंटरेस्ट पेमेंट करती है, क्या टीडीएस काटेगी? कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी भी अपने मेंबर को इंटरेस्ट पेमेंट करती है, क्या टीडीएस काटेगी? राइट आंसर इज नॉर्मली नहीं काटती। लेकिन सर अगर इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रीवियस ईयर 23-24 में टर्नओवर, प्रीवियस ईयर 23-24 में टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा का है, 50 करोड़ से ज्यादा का है, उस केस में क्या होगा? सर उस केस में टीडीएस काटना पड़ जाएगा, टीडीएस काटना पड़ जाएगा। सर कब? वही 40,000 50,000 के ऊपर टीडीएस काटना पड़ेगा अगर सर 50 करोड़ ज्यादा का टर्नओवर है। सर बैंक अगर देता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कोई टीडीएस नहीं काटेगा। सर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल अगर कभी भी इंटरेस्ट देता है 50,000 रुपए तक का टीडीएस नहीं काटेगा, उसके ऊपर देगा तो टीडीएस काटेगा। सर उसके अलावा सर अगर कभी भी इंटरेस्ट आपके प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, कई बार क्या होता है बैंक वाले ना आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते इंटरेस्ट, रोज का रोज आपका एक प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं, उस प्रोविजन अकाउंट में रोज का रोज इंटरेस्ट क्रेडिट करते हैं। हमेशा नहीं करते, कभी कभी, मतलब हमेशा ही करते हैं, प्रोविजन अकाउंट बना के रोज करते हैं, फिर क्वार्टर एंड पे, ईयर एंड पे फिर आपके एक्चुअल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। सरकार कहती है अगर कभी भी प्रोविजन अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, प्रोविजन अकाउंट पे इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, तो भैया दैट इंटरेस्ट इज नॉट लिवेबल टू टीडीएस। सर प्रोविजन अकाउंट पे अगर आप मैक्रो मॉनिटरिंग पर्पस के लिए अगर इंटरेस्ट पेमेंट करो, इट इज नॉट लेवेबल फॉर टीडीएस। फिर कहता है सर कभी भी अगर आपको कैपिटल अकाउंट स्कीम में आपके पास पैसा आ रहा है, कैपिटल अकाउंट स्कीम में पैसा आ रहा है आपके पास, सर कहता है जिस दिन तक एसएससी है, जिस दिन एसएससी है उस दिन तक एसएससी के हाथ में टैक्सेबल होगा, जिस दिन एसएससी की डेथ हो जाती है उसके बाद उसके लीगल आयर के हाथ में टीडीएस काटा जाता है। सर उसके अलावा कहता है कि बैंक वाइज आपको काटना है, ब्रांच वाइज नहीं काटना। सर हमेशा ब्रांच हो सकता है, मल्टीपल मल्टीपल ब्रांचेस में मेरा इंटरेस्ट हो। सर अगर कंसोलिडेट करो सारे ब्रांचेस के इंटरेस्ट को, चेक करो बैंक वाइज क्या 40,000 की लिमिट बीच हो रही, तो भैया उस केस में टीडीएस कटेगा। कई बार सर क्या होता है, प्रॉपर्टी मेरी है, मान लो मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन बहुत टाइम से कोर्ट के पास पड़ी हुई है, कोर्ट ने उस प्रॉपर्टी पे रेंट कमा लिया, कोर्ट ने उस प्रॉपर्टी पे कई बार सर इंटरेस्ट अर्न कर लिया, तो क्या बैंक वाला कोर्ट का टीडीएस काटेगा? राइट आंसर है सर अगर कभी प्रॉपर्टी कोर्ट के पास है फॉर टेम्पररी बेसिस, तो भैया कोर्ट इज नॉट द पे, इसलिए कोर्ट का कभी टीडीएस नहीं काटा जाता है। सर ये एक छोटा सा पॉइंट था, इसके बाद आप आ जाओ सीधे 194 सी में। सर रुका हूँ 1-2 मिनट, कोई सवाल हो, संशय हो, संदेह हो, आई एम हियर फॉर अ मिनट। नो डाउट सर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट व्हाट इट सेज, प्रोविजन कहता है अगर आप कभी भी हाईजैकर लोगो, सी इस चैप्टर में ना वेटेड स्किन सेक्शंस का, तो मैं आपको बताऊं, कभी भी टीडीएस पढ़ने जाओ ना, टीडीएस की खास बात है क्या होती है, हिस्ट्री नेवर रिपीट इटसेल्फ। नॉर्मली टीडीएस का क्वेश्चन अगर किसी टॉपिक से आ गया ना, आपको क्वेश्चन रिपीट नहीं मिलेगा, नॉर्मली रिपीट नहीं मिलता, अनलेस अपार्ट फ्रॉम दिस हाईजैकर प्रोविजन सर, AHIJ ACR, इन 5-6 सेक्शंस के अलावा नॉर्मली रिपीट नहीं मिलेगा आपको कभी। हर बार ये नया सेक्शन पूछता है विच हैज नॉट बीन आस्क्ड इन एग्जाम टिल नाउ, तो आज तक कोई पूछा नहीं गया वो पूछता है। तो अपने को ना, वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर न्यूअर प्रोविजंस और वी शुड बी प्रिपेयर फॉर अमेंडमेंट प्रोविजंस। सर इस बार भी से 194 आर आज तक कभी पूछा नहीं था उसने, 194 आर इस बार पूछ लिया मई में। वी वर एक्सपेक्टिंग 192 अमेंडमेंट है आपका जो 5% से 2% हो गए रेट, वी वर एक्सपेक्टिंग, तो भी उसने पूछ लिया इस बार मई में। उस बार उसने मई में और भी अलग अलग चीजें पूछ ली सर, जैसे 194 को ऑनलाइन गेमिंग अमेंडमेंट होने के बाद कोई पूछा नहीं था, तो ऑनलाइन गेमिंग भी उसने इस बार पूछ लिया। और इसके अलावा 194 क्यों भी उसने एक आध बार पूछ लिया, इस बार May 25 में ये भी पूछ लिया। तो अपने को ना हमेशा तैयारी उसकी करनी पड़ेगी विच इज न्यू प्रोविजंस। जो न्यू प्रोविजंस है, जो अमेंडमेंट पोर्शन इन टीडीएस में, दैट इज ऑलवेज टेस्टेबल इन एग्जाम। तो मैं एक बार आपको अमेंडमेंट भी गो थ्रू करवा दूंगा कि टीडीएस में कौन कौन सा अमेंडमेंट है इस बार की, ठीक है सर। अगर आप हाईजैकर पर्सन हो, रेसिडेंट पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करे, सर कॉन्ट्रैक्ट हो, सब कॉन्ट्रैक्ट हो, या फिर सर जॉब वर्क को पेमेंट कर रहे हो, देखो सर सामने वाला पर्सन अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है 2%, 1% टीडीएस काटोगे, अदर केस में 2% काटोगे।
इंडिविजुअल एचयूएफ 1%, अदर केसेस में 2% टीडीएस। सर ठीक है। सर कहता है अगर साल भर का कॉन्ट्रैक्ट, सर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 तक का है, नो टीडीएस। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख तक का है तो कोई टीडीएस नहीं सर, लेकिन अगर कोई भी चीज ब्रीच हो जाती है तो भैया टीडीएस काटना पड़ जाएगा। सर 194 सी में अगर कभी पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट कर रहा हूँ, सर फॉर एग्जांपल घर बनवाना है, अपना घर बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया, 60 लाख रुपए में घर बनवा रहा हूँ, क्या टीडीएस काटना पड़ेगा? सर 194 सी में नहीं काटना पड़ेगा, 194 सी में नहीं काटना पड़ेगा। इवन दो मेरा टर्नओवर लास्ट ईयर में 1 करोड़ ज्यादा का है, 194 सी में नहीं काटना पड़ेगा, 194 ए में एप्लीकेबल हो जाएगा वहां पे। सर 194 सी में टीडीएस किस किस काम पे काटना पड़ता है? कहता है सर अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट है, ओ एडवर्टाइजमेंट है, ओके। सर कोई ब्रॉडकास्टिंग है, सर ब्रॉडकास्टिंग नहीं अप्लाई होगा। शंभू यादव, सवाल क्या आता है सर? एक ट्रांजेक्शन आज मैंने फॉर एग्जांपल आज शंभू के साथ कॉन्टेक्ट किया 20,000 रुपए का, अगले दिन फिर 12,500 का किया, दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है, दोनों ट्रांजेक्शन 30,000 से कम के हैं, एग्रीगेट 1 लाख से कम का है, कोई टीडीएस नहीं जाएगा। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया। सर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर रहे हो, सर एडवर्टाइजमेंट का सर 194 सी में टीडीएस कटेगा। ब्रॉडकास्टिंग टीडीएस कटेगा 194 सी में, टेलीकास्टिंग 194 सी में, सर केटरिंग 194 सी में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मेरे को चाहिए कि सर इंदौर से सामान चेन्नई पहुंचवा दूं, मैंने ट्रांसपोर्टर को बोला कि भैया ये लो अन्ना, यहाँ से ले लो सामान, चेन्नई पहुंचवा दो। सरकार कहता है जो भी पेमेंट मैं ट्रांसपोर्टर को करूंगा 194 सी में टीडीएस काटूंगा। बट सर व्हाट इफ मैंने ट्रांसपोर्टर से ट्रक लेके आ गया और बोला मैं ही चला के ले जाऊंगा चेन्नई, गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा, ऐसा मैंने बोला ट्रांसपोर्टर को और उसकी ट्रक लेके आ गया, तो सरकार कहती है उस केस में तुम ट्रक का रेंटल पे करोगे सामने वाले को, ट्रक का रेंटल पे करोगे तो टीडीएस काटोगे 194 आई में, सर 2% टीडीएस काटोगे। सर 194 आई में प्लांट एंड मशीनरी पे 2% लगता है, 2% टीडीएस काटोगे सामने वाले का। सर ठीक है। सर अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का पेमेंट कर रहे हो, सर फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए कि जितने बच्चे इस मैराथन में लाइव बैठे हुए हैं, इन सबको मैं इधर से गोवा ट्रिप, सबको भी इधर से गोवा ट्रिप, मैंने सबको बुलाया इंदौर और बोला इंदौर में हमारी एक बस है बढ़िया, इस बस में सबको ही गोवा जाएंगे, गोवा वाले बीच में, रानिया के बीच में ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में नाचेंगे, ऐसा हमने प्लान किया। प्रोविजन कहता है जो भी बस का भाड़ा बियर करूंगा ना मैं, जो भी बस का भाड़ा बियर करूंगा ना फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, सर इट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर 194 सी टीडीएस। ठीक है सर, इसके अलावा कहता है अगर रेलवे को पेमेंट कर रहा हूं मैं, मान लो अगर आप लोगों को बोलूं कि नहीं आप इंदौर आ जाओ, इंदौर से मैं ट्रेन टिकट करवा रहा हूं, तो इंदौर से ट्रेन टिकट के लिए मैं रेलवे का टीडीएस नहीं काटूंगा। ओके सर। सर नेक्स्ट पॉइंट सर जॉब वर्कर वाला, ये क्या होता है समझना। सर अगर मान लो मेरे पास टी शर्ट है और मैंने टी शर्ट में सबका नाम, मैं अपना नाम प्रिंट करवाना है, डीटी बाय राहुल सतीजा, जितने मैराथन वाले बच्चे सबको फ्री में अपनी टी शर्ट बांटूंगा, सरकार कहती है ओके थैंक यू। सुनो, मैंने सोचा टी शर्ट छपाऊंगा, टी शर्ट छपाने के लिए सर मैंने बोला ए छोटू ये लो टी शर्ट, इस पर प्रिंटिंग करो, ए छोटू इस पर प्रिंट करो। मैंने छोटू को टी शर्टें दी और बोला प्रिंट करो। सरकार कहती है जो भी छोटू आपके दिए हुए प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है, आपने प्रोडक्ट सप्लाई किया और सामने वाला छोटू उस पर अपनी कलाकारी कार्यस्थानी दिखा रहा है, सर इट इज द काइंड ऑफ जॉब वर्क, इसको जॉब वर्क बोला जाएगा। टीडीएस आप काटोगे उसका 194 सी में। अगर आपके भेजे हुए सप्लाई पे अगर वो काम कर रहा है, इट इज जॉब वर्क। सर मैंने सामान नहीं भेजा, मेरे मदर फादर ब्रदर सिस्टर, अगर इनमें से किसी ने सामान भेजा या मेरे स्पाउस ने, सर अगर इनमें से किसी ने सामान भेजा तो सरकार कहती है इसको भी जॉब वर्क मानते हैं। सर मैं सामान भेजूं उस पे छोटू काम करे, या मेरा कोई रिलेटेड पार्टी अगर सामान भेज रहा है, मदर फादर ब्रदर एलडी, सर अगर ये लोग अगर सामान भेज रहे हैं तो इनके काम, इनके ऊपर भेजे हुए सामान पे भी छोटू के हाथ में टीडीएस 194 सी में काटना पड़ेगा। लेकिन छोटू इतना तेज निकला कि छोटू खुद ही सामान खरीदता है, कपड़ा टी शर्ट खरीदता है और फिर उस पर काम करता है और फिर मेरे को बिल करता है 500 रुपए पर टी शर्ट के हिसाब से। सरकार कहती है इस केस में कोई टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अ जॉब वर्क कॉन्ट्रैक्ट, इज परचेज सेल ऑफ गुड कॉन्ट्रैक्ट, तो इस केस में ना टीडीएस 194 सी में नहीं काटना पड़ेगा। मैं सामान दूंगा टीडीएस 194 सी में, मेरा रिलेटिव देगा 194 सी में, लेकिन वो खुद सामान खरीद के आ जाएगा, 194 सी नहीं लगेगा। सर अगर मैं किसी ऐसे ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहा हूं, ऐसे किसी ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहा हूं जो कि 44 एई में कवर्ड है, 44 एई में, यानी सर उसके पास 10 ट्रक्स हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में टैक्स भर रहा है, उसने अपना डिक्लेरेशन दे दिया है, तो भैया उसका टीडीएस मैं नक्को, उसका टीडीएस मैं नहीं काटने वाला। सर ठीक है। सर फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मी ने सामान बेचा, मेरी मम्मी ने टी शर्ट सप्लाई की छोटू को और छोटू ने यही टी शर्ट मेरे को बना के दे दी। सर फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए की टी शर्ट थी, उसने बोला कि भैया देखो 300 रुपए शर्ट का है, उसके अलावा 200 रुपए, 300 रुपए शर्ट का, 200 रुपए सर मेरी मेहनत आना, सर मेरे को टीडीएस काटना पड़ेगा। सरकार कहती है कि कभी भी अगर छोटू मेरे को स्प्लिट देता है
कि भैया कितना मेहनताना है, कितना ज़्यादा क्या नाम है, मटेरियल का काम है, कितना सर्विस का काम है। तो कहते हैं मटेरियल वाले कंपोनेंट को हटा के आप टीडीएस काटोगे। कभी भी टीडीएस काटना है अगर जॉब वर्क में, तो मटेरियल वाले कंपोनेंट टीडीएस आप नहीं काटने वाले, मटेरियल वाले कंपोनेंट पे कभी टीडीएस नहीं काटा जाता है। सर लेकिन अगर छोटू ने सिर्फ बिल ही ऐसा रेज़ किया ₹500 का, बिल ही रेज़ किया सर, एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस किया सर, कोई कोई मटेरियल का सामान दे ही नहीं रखा, कोई ओवरहेड्स कुछ स्प्लिट नहीं दे रखा, तो भैया जो प्राइस दे रखा है उस पे मैं 1 और 2% टीडीएस काटूँगा। सर फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार प्लस वाला हूँ, मुझे बहुत जलन होती है, मेरे अंदर एक एसिडिटी होती है ये सोच के कि यार सब टीवी में इतने बढ़िया-बढ़िया शो आते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और कौन सा शो आता है? बालवीर, और कौन सा आता है? पता नहीं, कोई तो भी आते होंगे, सब टीवी में बहुत सारे शोज़ आते हैं बढ़िया-बढ़िया वाले। स्टार प्लस को भी अच्छा शो चाहिए, तो मैंने नीला टेलीफिल्म्स वाले असित मोदी जी को बोला, असित जी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमारे यहाँ चलवा दो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा को हमको बेच दो, हम अपने यहाँ चलाना चाहते हैं। सरकार कहती है अगर आप एग्जिस्टिंग टीवी शो को खरीदते हो, अपने यहाँ चलाने के लिए, सर खरीद लेते हो, तो भैया इस केस में 194 में टीडीएस नहीं लगता। सर एग्जिस्टिंग टीवी शो के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स अगर आप खरीदते हो, ब्रॉडकास्ट करवाने के लिए आप पेमेंट करवाते हो अपने यहाँ पे, ब्रॉडकास्ट करवाने के लिए नहीं सर, एग्जिस्टिंग टीवी शो को अगर आप खरीदते हो ना, एग्जिस्टिंग टीवी शो को खरीदते हो अपने यहाँ के लिए, स्टार प्लस के लिए, तो भैया इस केस में 194 सी में टीडीएस नहीं लगता। लेकिन सर मैंने असित मोदी को बोला कि असित भाई तारक मेहता का सीधा चश्मा बना दो और मेरे यहाँ स्टार प्लस पे चलवा दो। तो कहते हैं अगर मैं अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अगर चैनल पे शो बनवा रहा हूँ, अगर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अपना शो बनवा रहा हूँ सर, इस केस में 194 सी में टीडीएस मुझे काटना पड़ जाएगा। सर अगर मैं कभी भी, मेरे पास सर मान लो मैं मैंगो उगाता हूँ, मैं बहुत बढ़िया-बढ़िया मैंगो उगाता हूँ और मैंने मैंगो उगा के सर कोल्ड स्टोरेज में जमा करवा दी कि भैया ठंड में भी आम खाऊँगा, ठंड में भी आम खाऊँगा। सरकार कहती है अगर आप कोल्ड स्टोरेज में कभी पैसा सामान जमा करवाते हो ना, तो कोल्ड स्टोरेज में सामान जमा करवाने से आपको 2-2 फायदे होते हैं। सर कौन से 2 फायदे? पहला फायदा तो ये होता है कि भैया आपको स्टोरेज मिल जाती है। दूसरा फायदा हो जाता है कि रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी मिल जाती है। सर यू रिसीव अ बंच ऑफ एक्टिविटीज एंड फॉर दैट मैटर प्रोविजन कहता है कि सर इस केस में आपके ऊपर 194 सी लगता है, 194 आई नहीं लगता, आपको बंच ऑफ एक्टिविटीज मिलती है। दूसरा, कई बार सर एयरलाइन कंपनीज रहती हैं, वो मान लो अगर एयरपोर्ट पे लैंड करती है सर, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिगो है, इंडिगो सर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर रही है, तो लैंड करने के बाद सर इसकी सफाई होती है, पेट्रोल रिफ्यूलिंग होती है, मेंटेनेंस होता है सर, चेकअप होता है सर, सब कुछ चीजें होती हैं सर। इसके लिए हर साल इंडिगो सर लगभग 20 लाख रुपए देती है एयरपोर्ट को, प्रोविजन कहता है। एयरलाइन लैंडिंग चार्जेस पे करती है सर, फ्लाइट, ये सब बंच ऑफ एक्टिविटीज होती है सर, ये सब 194 सी अट्रैक्ट करता है क्योंकि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज बंच ऑफ सर्विसेज, इसलिए सर हमेशा इसको कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। सर फॉर एग्जांपल मैं कभी गैस खरीद रहा हूँ, सर मेरे को मान लो एलपीजी गैस चाहिए अपने बिजनेस के लिए, गैस खरीद रहा हूँ, मान लो सर हिंदुस्तान पेट्रोलियम से गैस खरीद रहा हूँ। सरकार कहती है अगर हिंदुस्तान पेट्रोलियम से गैस खरीद रहे हो आप और हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाला ही आपको डिलीवर करके आता है, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो आपकी परचेज सेल का ही पार्ट माने जाएंगे। सर हिंदुस्तान पेट्रोलियम अगर मान लो किसी और से ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है गैस की और मुझे सेपरेटली उस गैस के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। सर फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान पेट्रोलियम खुद से नहीं गैस बेचता खुद से, लेकिन सर ट्रांसपोर्टेशन किसी और से करवाता है। सरकार कहती है कि अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट कर रहा हूँ ना, तो सर इसमें मेरे को 194 सी में टीडीएस काटना पड़ेगा। सर इसको अगर मैं अलग अलग लोगों को सेल के लिए अलग पेमेंट कर रहा हूँ, फ्रीट के लिए अलग पेमेंट करूँ, तो फ्रीट के लिए मुझे अलग से 194 सी में टीडीएस देखना पड़ जाएगा। सर दैट वाज ऑल अबाउट 194 सी। एनी डाउट? एनी डाउट सर? बीच बीच में आप भी पानी पीते रहे, गट 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 पानी पीते रहे। है जोश, अभी भी जोश हाई है। देखो मेरे अंदर तो बहुत हाई है अभी, मैं अभी बहुत एनर्जेटिक हूँ, मैं आपको बता दूं मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ अभी भी। आई एम वेरी मच एनर्जेटिक एज ऑफ नाउ। है जोश आप लोगों के अंदर हाई? ये सर मस्त हाई है सर। हम नहीं रुकने वाले, अरे वाह 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 मस्त। सर इंश्योरेंस कमीशन, सर जैसे कई बार क्या होता था, तुम छोटे थे, तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे घर में मम्मी तुम्हारे घर में एक आंटी आती थी, आंटी मम्मी के कान भरती थी, भाभी जी बेटा छोटा है, लाइफ इंश्योरेंस ले लो इसके नाम पे।
बेटा छोटा है, लाइफ इंश्योरेंस ले लो। सर जैसे ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती थी, उन आंटी के हाथ में कमीशन आता था। उन आंटी के हाथ में कमीशन आता था, और सर वो कमीशन 194D में टीडीएस के लिए डिडक्टेबल रहता है। सर आई रिक्वेस्ट यू सर, ये सेक्शन मेरे को बहुत लग रहा है कि इस बार आने के चांसेस है, क्योंकि सर सेक्शन में टैक्स रेट्स में टीडीएस रेट्स में चेंज हुआ है। सर इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। और सर एग्जामिनर को पता है, ये पसंद आता है एरियाज जहाँ पे आपको ना चीजें नहीं बन रही होती, एग्जामिनर को पसंद आती चीजें, तो इसलिए ना सर ये सेक्शन इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। 194D बोलता है सर, कभी भी अगर आपको इंश्योरेंस कमीशन मिल रहा है और साल भर में 15,000 ज्यादा का कमीशन मिल, इंश्योरेंस कमीशन वो भी साल भर में 15,000 ज्यादा का, तो भैया इस केस में क्या होगा सर, इस केस में टीडीएस कटेगा। कितना टीडीएस कटेगा सर, डोमेस्टिक कंपनी हूं मैं तो भैया 10% टीडीएस कटेगा मेरा। अगर कोई भी और पर्सन हो तो भैया इस केस में 5% टीडीएस कटने वाला है। ठीक है सर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सर, मुझे लग रहा है इस सेक्शन में ना, क्योंकि बाकी सारे सेक्शन में जहां जहां 5% था, इसको 2% कर दिया। 30 सितंबर के पहले जहां जहां 5% था उन सबको 2% कर दिया गया, लेकिन उसको 5 से 2 नहीं किया सर, पता नहीं क्यों नहीं किया, लेकिन अभी तक अभी 5% है इसमें। तो ऐसे चाहता तो कंफ्यूज कर सकता है आपको। ठीक है सर। सर एक बार और छोटा सवाल आता है सर, री इंश्योरेंस इज नॉट इंश्योरेंस कमीशन। सर फॉर एग्जांपल मतलब क्या? सर फॉर एग्जांपल मेरे को अपने लाइफ इंश्योरेंस का कमीशन, मेरे को लाइफ इंश्योरेंस करवाना है अपना सर, लेकिन मेरे को कवर चाहिए 1,000 करोड़ का, मेरे को चाहिए 1,000 करोड़ का कवर चाहिए। मैं ये 20-25 लाख के कवर में नहीं मानता, मुझे चाहिए 1,000 करोड़ का कवर। मैं गया स्टार इंश्योरेंस के पास। स्टार वाले को डर लगता है कि भैया अगर सही में 1,000 करोड़ देना पड़ गया तो हमारी तो सालों की मेहनत चली जाएगी। तो स्टार वाले ने अपना इंश्योरेंस शेयर कर लिया किसी और के साथ। स्टार इंश्योरेंस वाले ने सर किसी और के साथ शेयर कर लिया, सर शेयर कर लिया एज, स्टार इंश्योरेंस वाले ने शेयर कर दिया, मतलब क्या होता है समझना। सर आधा इंश्योरेंस स्टार देगा, आधा इंश्योरेंस आदित्य बिरला देगा। आधा इंश्योरेंस स्टार देगा, आधा इंश्योरेंस आदित्य बिरला देगा। अच्छा। ओह। सर इसमें क्या होता है ना, जो भी प्रीमियम मैंने स्टार को दिया है सर, आधा प्रीमियम स्टार रखेगा, आधा प्रीमियम आदित्य बिरला रखेगा। आधा प्रीमियम स्टार रखेगा, आधा आधा प्रीमियम आदित्य बिरला रखेगा। हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया अपने को। इस केस में क्या होता है ना, जो भी प्रीमियम का शेयरिंग हो रही है ना, दिस प्रीमियम का शेयरिंग इज नॉट इंश्योरेंस कमीशन। ये जो इंश्योरेंस जो ये प्रीमियम शेयरिंग हो रही है दोनों के बीच में, स्टार और आदित्य बिरला के बीच में, सर ये कोई इंश्योरेंस कमीशन नहीं है सर, ये तो प्रॉफिट शेयरिंग है। सर कभी भी अगर कमीशन आपको जानना है नहीं जानना सर, इसके लिए हमेशा ये देखो, प्रिंसिपल प्रिंसिपल रिलेशनशिप है कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है। सर ये कैसे पहचानेंगे? देखो दोनों पार्टीज में क्या प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है, लॉस शेयरिंग हो रही है कि नहीं हो रही। अगर एक पार्टी सिर्फ मुफ्त का प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा हुआ है, कोई भी लॉस नहीं बियर कर रहा, तो भैया उस केस में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप लग जाता है। लेकिन अगर एनी ऑफ द पार्टी, बोथ द पार्टी सफर द लॉसेस, सर अगर दोनों को ही लॉसेस हो सकते हैं, तो इस केस में सर इट इज प्रिंसिपल प्रिंसिपल रिलेशनशिप। प्रिंसिपल प्रिंसिपल रिलेशनशिप में प्रिंसिपल प्रिंसिपल रिलेशनशिप में प्रिंसिपल प्रिंसिपल रिलेशनशिप में सर कभी भी कमीशन वाला एलिमेंट नहीं आता। 194D 194G 194H कुछ भी नहीं आता है सर। ठीक है सर, 194DA आई ऑल्सो थिंक दिस इज, आई थिंक दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सर पूछा नहीं कि अब तक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर, सर दिस इज अ थिंग दैट दे कैन आस्क। सर कहता है कभी भी अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी टैक्सेबल है, मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्सेबल। सर मेच्योरिटी कब टैक्सेबल होती है सर, या तो 15%, 20%, 10% लिमिट क्रॉस कर रही हो। दूसरा, साल भर में 5 लाख से ज्यादा की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर खरीद रहे हो तो भैया मेच्योरिटी टैक्सेबल। सरकार कहती है अगर मेच्योरिटी टैक्सेबल है प्लस मेच्योरिटी अमाउंट 1 लाख से ज्यादा का है, तो जो भी आपका मेच्योरिटी माइनस प्रीमियम अमाउंट है, इस पे 5% टीडीएस कटेगा 30 सितंबर तक, 2% टीडीएस कटेगा देयर आफ्टर। आप फॉर द टाइमिंग अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर 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 आपको 5% वाला याद नहीं तो भी चलेगा, आप सिर्फ 2% याद कर सकते हो, इट्स ओके। आप बस ये याद रखना, जहां जहां 2% ना पढ़ रहे हो ना, वहां किसी जमाने में 5% हुआ करता था सर। 30 सितंबर से पहले 5% हुआ करता था। पहला सेक्शन डी। आईबीएम का घोड़ा, अच्छा है यार, दिस इज अ गुड 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 निमोनिक। क्रेडिट गोस टू तुषार। आईबीएम का घोड़ा डी ए, ठीक है, ये तो ठीक है, चलो डी ए। आई क्या होता है? 194 आई, 194 आई में कहा, अच्छा आईबी में है, यस आईबी में है, जी में है, एच में है, ओ में भी चेंज है, और किसी में भी है क्या? 194 आई बी ए में क्या है? अच्छा आईबीएम है, हाँ यस आईबीएम का घोड़ा, यस यस, बढ़िया, अच्छा निमोनिक है, वेल डन तुषार, मस्त 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 तुषार। आईबीएम का घोड़ा, अरे वाह यार, बढ़िया बढ़िया, चलो ठीक है।
सर अभी अपने को कुछ ऐसे याद नहीं करो, अब बस इतना याद रखो सर, सब में 2% ही लग रहा है, डी में भी 2 पर, डी में 10 और 5 है, डी में 10 और 5 है, ठीक है, डी में 10 और 5 है, डी ए में 2% है, डी ए में बाय डिफॉल्ट आपको 2% लगाना है, कुछ मेंशन नहीं है, 2% लगाओगे आप। लेकिन सर अगर कभी भी आपको बोले कि नहीं पुराना कमीशन है तो भैया 5 लगा सकते हो, बाकी अदरवाइज सर अभी आपको 2 ही मानना है सर, ठीक है, मान लेंगे। तो 94 ई क्या बोलता है सर, अगर कभी भी नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर या फिर नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन को आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट किस चीज का कर रहे हो सर, अगर कभी भी नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन प्लस नॉन सिटीजन स्पोर्ट्स पर्सन इंडिया आ रहा है, सर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, या न्यूज़पेपर में अपने आर्टिकल्स दे रहा है, सर इस केस में जो भी पेमेंट इनको किया जाएगा सर, इसमें 20% टीडीएस काटना है, प्लस 4% एजुकेशन सेस काटना है, प्लस अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है सरचार्ज भी काट लगाएंगे। ओ सर सिर्फ इन 3 इनकम्स पे टीडीएस 20% कटता है सर, इसके अलावा जो अदर इनकम होगी सर उनके उनके रिस्पेक्टिव सेक्शन में टीडीएस काट लेंगे। ओके सर, अगर स्पोर्ट्स एसोसिएशन को कोई पेमेंट आप कर रहे हो, स्पोर्ट्स एसोसिएशन को जो पेमेंट किया जा रहा है उस पर 20% टीडीएस काटेंगे, प्लस जो भी आप नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर को पेमेंट कर रहे हो सर, फॉर एग्जाम्पल अंबानी जी की शादी में, अंबानी जी के बेटे की शादी में किम कार्दाशियन आई थी, उसको पेमेंट किया गया, कोल्ड प्ले इंडिया आया था सर, उसको पेमेंट किया गया सर, इसको इसको यहाँ पे ऐसे टीडीएस काटना है 20 प्लस 4% से। ध्यान देना सर, कभी भी अगर स्पोर्ट्स पर्सन की बात करेंगे ना, तो अगर कोई रेफरी आ रहा है, कोई कमेंटेटर आ रहा है, कोई अंपायर आ रहा है सर, ये लोग स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होते सर, इनको स्पोर्ट्स पर्सन नहीं मानते। स्पोर्ट्स पर्सन कौन होते हैं सर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आ गया, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं सर फॉर एग्जांपल क्रिस गेल आ गया, स्पोर्ट्स पर्सन एबी डिविलियर्स आ गया, स्पोर्ट्स पर्सन लियोनेल मेसी आ गया, सर ये लोग स्पोर्ट्स पर्सन कहलाते हैं सर। लेकिन अगर मान लो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंडिया आता है और वो ड्रीम 11 पे टीम बनाता है और 1 करोड़ रुपए जीत जाता है, ओ वाह, तो क्या उसकी इस इनकम पे भी टीडीएस 20% से काटेंगे? राइट आंसर इज नो। उसकी इस इनकम पे सर 194 बीबीजे में ही लेके जाएंगे, 194 बीबीजे नहीं, 194 बीए में लेके जाएंगे, 115 बीबीजे में लेके जाएंगे, ठीक है सर। सर आईबीएम का घोड़ा की लिस्ट में सर कहते हैं 194 जी, अगर कभी भी लॉटरी सेल्स की कमीशन है सर, फॉर एग्जांपल अगर हम में से कोई लॉटरी बेच रहा है, मैं लॉटरी बेच रहा हूँ, सबको लॉटरी बेच रहा हूँ, मैं वो कमीशन मिल रही है, सरकार कहती है उस कमीशन, अगर वो कमीशन साल भर में 15,000 ज्यादा की है तो भैया 2% टीडीएस कटेगा। सर अगर कमीशन 30/9/2024 के पहले की है तो उस केस में 5% कटेगा, बट अदरवाइज 2% टीडीएस काटा जाता है सर, ठीक है। 94 एच क्या बोलता है सर, हाई जेकर, हाई जेकॉर, हाई जेकॉर, अगर मैं कभी भी कमीशन पे कर रहा हूं, अगर मैं कभी भी कमीशन पे कर रहा हूं, अगर मैं कभी भी कमीशन पे कर रहा हूं, ओ सर अगर कभी मैं कमीशन पे कर रहा हूं, सर कमीशन कौन सी सर, जो भी इंश्योरेंस कमीशन है वो वाली नहीं, कोई भी वो वाली नहीं सर, या फिर अगर मैं कोई लॉटरी कमीशन दे रहा हूं वो भी नहीं सर, कोई भी अगर अदर कमीशन बेच रहा हूं ना मैं, अदर कमीशन दे रहा हूं ना मैं, उस केस में क्या होगा, अगर मैं हाईजैकर पर्सन हूं, सामने वाले को 15,000 ज्यादा की कमीशन दे रहा हूं, 2% टीडीएस काटने वाला हूं, 2% टीडीएस काटने वाला हूं। 30/9/2024 से पहले सर 5% काटूंगा सर। इस सेक्शन का इंपॉर्टेंस मुझे अब थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि अभी मई में ही आ गया ये क्वेश्चन। सर कई बार मैं अंडर राइटर्स कमीशन दे रहा होता हूँ, कई बार अंडर राइटर्स कमीशन देता हूँ, अंडर राइटर कमीशन पे कभी टीडीएस नहीं कटता। सर कई बार क्या होता है, जैसे मान लो, अगर आपको पता नहीं आप किस जमाने के आते हो सर, बट मैं उस जमाने का आता हूँ जिस जमाने पे मेरे घर के बगल में पीसीओ हुआ करता था। उस पीसीओ में वैसे फोन उठाते थे, इतना बड़ा सा डब्बा हुआ करता था जिसमें 1 रुपया डालो तो मेरे को 1 मिनट कॉल करने को मिलता था। मैं उस जमाने से आता हूँ। हमारे जमाने में होता था ना ऐसे, हमारे जमाने में वो बातें हुआ करती थी कि जब पीसीओ बगल में होता था उसमें 1 रुपए का सिक्का डालो तब जाके मेरे को 1 मिनट कॉल करने को मिलता था। सर होता क्या था, जैसे ही मैं 1 रुपया डालता, 1 रुपए का 50 पैसा तो भैया एसपीसीओ वाला रखता, 50 पैसा सर बीएसएनएल के पास जाता। प्रोविजन कहता है सर इस पे 194 एच में टीडीएस नहीं काटा जाता क्योंकि देयर इज प्रॉफिट स्प्लिट। ये प्रॉफिट स्प्लिट है, अल्टीमेटली लॉस भी दोनों का होता है, प्रॉफिट भी दोनों का होता है, तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट स्प्लिट फॉर बोथ ऑफ देम, इसलिए सर इसमें 194 एच में टीडीएस नहीं काटा जाता है। सर अगर कभी बैंक अपने एटीएम एटीएम नेटवर्क्स यूज करने के लिए किसी को पेमेंट कर रही है, यस एसटीडी बोला, एसटीडी कॉलिंग को बोला जाता था, एसटीडी बोला जाता था कॉलिंग को, सेम सिटी के अलावा अगर बाहर किसी दूसरी सिटी में करते उसको एसटीडी बोलते थे, लेकिन बाकी बोलते थे पीसी ऑफिस, पब्लिक कॉलिंग ऑफिस बोलते थे उसको। सर अगर बैंक कभी भी अपने एटीएम नेटवर्क, अगर बैंक कभी भी कमीशन पे करे एटीएम नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को, इस केस में 194 एच में टीडीएस नहीं काटते। सर दो अच्छे पॉइंट्स है, 3 अच्छे पॉइंट्स है, मैं चाहता हूँ 1-2 मिनट टाइम लेके आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। अच्छे बिल्कुल तड़कते भड़कते कड़क कड़क पॉइंट्स है, बिल्कुल तड़कते भड़कते कड़क कड़क पॉइंट्स, आए हाय हाय। सर कैसे तड़कते भड़कते कड़क कड़क पॉइंट समझना, फॉर एग्जाम्पल ये है सर मेक माई ट्रिप, नहीं ये है इंडिगो। इंडिगो की सर फ्लाइट चलती हैं सर इंदौर से लेके सर थाईलैंड तक की। सर टिकट का प्राइस है 25,000 रुपए,
सर यही प्राइस अगर आप मेक माई ट्रिप पे जाते हो ना, मेक माई ट्रिप दिला देगा आपको सर, मेक माई ट्रिप भी 25,000 में देता है सर। फॉर एवरी टिकट सोल्ड, जितनी टिकट सर मेक माई ट्रिप सोल्ड करता है सर, मान लो 100 टिकट करता है, इससे 5% कमीशन देता है इंडिगो सर। फॉर एग्जाम्पल 25 लाख में 5% कितना होता है? 1.25 लाख का कमीशन दे रहा है इंडिगो। यानी सर जितनी टिकट है मेक माई ट्रिप बेचेगा सर, उसका 5% सर कमीशन देता है मेक माई ट्रिप को, इंडिगो इंडिगो मेक माई ट्रिप को देता है सर। इस कमीशन पे टीडीएस अंडर सेक्शन 194H जाएगा ही जाएगा। बट सर कई बार क्या होता है, सर, ये जो मेक माई ट्रिप है ना, इस ये अपने टिकट्स को हायर प्राइस पे बेच पाता है सर। फॉर एग्जाम्पल सीजन चल रहा था, 25,000 में टिकट बहुत ज्यादा क्रश आ गया, इसने 30,000 में टिकट बेच दी और कमीशन कितना मिला भैया? कमीशन अभी भी इतना ही मिला, कमीशन तो फिक्स प्राइस पे मिलता है, कमीशन इतना ही मिला। लेकिन सर जो 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया 100 टिकट्स पे, सर 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। मेरा सवाल आपसे आता है, क्या इस 5 लाख पे टीडीएस अंडर सेक्शन 194H कटेगा? क्या इस सप्लीमेंट्री प्रॉफिट पे या सप्लीमेंट्री कमीशन पे सर टीडीएस काटूं मैं? सर दिस इज ओनली द सप्लीमेंट्री कमीशन, इसको सप्लीमेंट्री कमीशन बोलते हैं। इस पे टीडीएस कटेगा 194H में, इस पे टीडीएस कटेगा 194H में। ऐसा कौन बोलता है सर? सिंगापुर एयरलाइन से केस में, सिंगापुर एयरलाइन से केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है, एंड सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था सुन लो थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना, सुप्रीम कोर्ट का कहना था, क्यों रे मेक माई ट्रिप, क्यों रे मेक माई ट्रिप, आई मीन यू बोलू इंडिगो का, इंडिगो को बोलता है, इंडिगो से बोलता है टीडीएस, तो इंडिगो काटना चाहिए था ना। इंडिगो को बोलता है क्यों रे इंडिगो, क्यों टीडीएस नहीं काटा? इंडिगो बोलता है साहब कहेगा कमीशन, उसने तो अपने कितने में बेचेगा मुझे थोड़ी पता, वो कितने में बेचेगा मुझे थोड़ी पता, वो 50,000 में बेचे, 1 लाख बेचे, मुझे थोड़ी पता, मुझे कैसे पता चला कितने में बेचा? बात तो सही है। लेकिन सर दिक्कत क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक सवाल पूछता है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक चीज पूछता है कि क्या मेक माई ट्रिप प्रॉफिट्स में तुम्हारा हिस्सेदार था? अगर वो टिकट बेच पाए तो क्या उसको प्रॉफिट मिलना था? इंडिगो बोलता है हाँ। सुप्रीम कोर्ट पूछता है क्या अगर तो तुम्हारी टिकट नहीं बेच पाता, वो अगर वो तुम्हारी टिकट नहीं बेच पाता तो क्या लॉसेस उसके सर पे थे? राइट आंसर इज नहीं, लॉसेस उसके सर पे तो कभी है ही नहीं। तो अगर कभी लॉसेस उसके सर पे है ही नहीं, वो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदारी रख रहा है, यानी सर इजंट योर ही इज योर एजेंट, वो तुम्हारा एजेंट नहीं कहलाएगा। सरकार कहती है अगर कोई भी एजेंट को अगर आप पेमेंट करते हो ना, तो एजेंट के साथ में टीडीएस हमेशा काटना पड़ता है 194H में। कभी भी अगर सर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है 194H में टीडीएस जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा सर, नो डाउट व्हाटसोएवर, जाएगा ही जाएगा सर। ठीक है, सिमिलरली कई बार क्या होता है, सिमिलरली क्या होता है सर, जैसे कई बार जो वकील लोग होते हैं सर, वो कोर्ट से खरीदते हैं स्टैम्प पेपर सस्ते में। फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए का स्टैम्प है, वकील लोग सर 980 रुपीज में खरीद के आता है, 20 रुपए जो बच जाता है सर, उसको कमीशन नहीं बोलते सर, क्योंकि अल्टीमेटली देयर इज प्रिंसिपल प्रिंसिपल रिलेशनशिप, देयर इज प्रिंसिपल प्रिंसिपल रिलेशनशिप सर, इसको कोई भी कमीशन नहीं बोलते सर। अगर कभी भी स्टैम्प्स खरीदते हैं सस्ते में, स्टैम्प पेपर अगर वकील लोग सस्ते में खरीदते हैं, तो इट इज नॉट अ कमीशन, इट इज जस्ट अ डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को कभी कमीशन नहीं बोला जाता, ठीक है सर। कई बार क्या होता है सर, मुझे नहीं पता आप कौन से जमाने के हो, बट मैं उस जमाने का हूँ जहां पे सर एक स्क्रैच कार्ड करते थे, तो अपने पास ना 10 रुपए का स्क्रैच कार्ड आता था, उसको स्क्रैच करके नंबर अगर अपने मोबाइल पर डालो, तो भैया 7 रुपए 91 पैसे, 7 7 रुपीज 91 पैसा का मेरे पास रिचार्ज आता था। 7 मिनट में उससे बात कर सकता था, 7 मिनट 91 सेकेंड, कुल मिला के 8 मिनट मुझे बात करने देता था वो रिचार्ज। आई बिलोंग टू दैट टाइम। या 13 रुपीज का रिचार्ज करो तो भैया 100 MB का डेटा मिलता था उस केस में। प्रोविजन कहता है सर, अगर कभी भी आपको, अगर मान लो सर ये जो कंपनी फॉर एग्जांपल रिलायंस कार्ड्स बेच रही है सर, कार्ड्स बेच रही है मोबाइल वाले को, सर ये कमीशन देती है, फॉर एवरी कार्ड सोल्ड 1 रुपी कमीशन जाता है मोबाइल ओनर को। सर क्या इस कमीशन पे टीडीएस काटना चाहिए सर, रिलायंस को टीडीएस काटना चाहिए 194H में? राइट आंसर इज, राइट आंसर इज, राइट आंसर इज, राइट आंसर इज सर नहीं काटना चाहिए। सर वाई नहीं काटना चाहिए? भिड़े का जमाना, मतलब आई डोंट नो वेदर इट इज दैट ओल्ड और नॉट, बट मैं बचपन में वो बहुत किया। 13 रुपए का 100 MB रिचार्ज आया करता था, 27 रुपीज में 250 MB आया करता था, ऐसे करके रिचार्ज आया करता था। ऐसे बिल्कुल गोल गोल घूमता था। इफ यू वांटेड टू डाउनलोड टॉकिंग टॉम, डाउनलोड करने में बहुत टाइम लगता था। तो रिलायंस जो हर हर वाउचर सोल्ड पे टिक्का कमीशन दे रहा है, क्या ऐसे 194 एस में टीडीएस काटेगा? राइट आंसर इज नहीं काटता सर। क्यों?
क्योंकि अल्टीमेटली देयर इज प्रिंसिपल प्रिंसिपल रिलेशनशिप। जो भी पेमेंट किया जा रहा है रिलायंस, अगर मान लो सर ये नहीं बेच पाता, अगर मान लो ये नहीं बेच पाता, लॉस तो इसके सर पे आता है मोबाइल वाले पे। सर रिलायंस तो लॉस बियर करता नहीं। तो भैया अगर कोई भी जो कमाई कर रहा है मोबाइल वाला सर ये अपने रिस्क पे कर रहा है, तो ये कोई कमीशन थोड़ी हुआ, तो कमीशन है ही नहीं, तो 194 एच भी एप्लीकेबल नहीं होता। सर ये निकला था सर भारतीय सेल्युलर के केस लॉ में। भारतीय सेल्युलर केस लॉ में ऐसा निकला था सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे सर देयर हैज टू हैव प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, देन ओनली टीडीएस अंडर सेक्शन 194 एच कैन बी अप्लाइड। सर इतना सा बस प्रोविजन था 194 एच का। सर 194 आई क्या बोलता है? 194 आई आई डोंट थिंक इज मच इंपॉर्टेंट। सर आई में इतना ध्यान देने की ऐसा जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान दे लेना 194 आई में इंपॉर्टेंट क्या है, गुड ओल्ड डेज। हाँ, वो टॉकिंग टॉम में ऐसे बोला करते थे, मतलब आए, मतलब मैंने ना एक टाइम पे ना टॉकिंग टॉम, टॉकिंग जिंजर, टॉकिंग एंजिला, टॉकिंग टॉम टू, इन सबके साथ खेला हुआ है थोड़ा बहुत बचपन में, तो खेला हुआ है। सर सर क्या कहता है? अगर कभी 194 आई में टीडीएस काटने की बारी आती है, अगर 194 आई में टीडीएस काटने की बारी आती है ना, सरकार कहती है आप लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर पे तो 10% काटोगे, लेकिन सर प्लांट एंड मशीनरी पे 2% काटने वाले हो। ध्यान देना, प्लांट एंड मशीनरी और ऑफिस अप्लायंसेस पे 2% टीडीएस काटा जाता है। सर 194 आई में 2% टीडीएस, ओके सर ठीक है। प्लस सर एक और चीज, सर एक और चीज, सर आप लैंड को का मान लो 10,000 रेंट दे रहे हो, बिल्डिंग का सर 2,000 दे रहे हो, सर मशीनरी का सर 4,000 दे रहे हो, सर अगर मान लो फर्नीचर का 6,000 दे रहे हो, सर इन सबको मर्ज करोगे वाइल कैलकुलेटिंग दी 2,40,000 रुपए लिमिट, तभी जाके 194 आई में टीडीएस काटने वाले। सर 194 आई ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इस बार मुझे लग रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नो व्हाई। सर क्या बोलता है ये? 194 आई ये बोलता है, अगर कभी भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, सर इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, सर कौन सी? रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए, रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए। सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड छोड़ के कोई भी मूवल प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो ना, उस केस में अगर आप प्रॉपर्टी जो खरीद रहे हो, जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू या तो एसडीवी, या तो वैल्यू या तो एसडीवी, जो भी ज्यादा है, अगर 50 लाख से ज्यादा है, जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसकी कंसिडरेशन या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर, अगर 50 लाख से ज्यादा की है ना, तो भैया इस केस में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा सेलर का 1% से। ध्यान देना पड़ेगा सर। टीडीएस सर बेचने वाला, खरीदने वाला कोई भी हो, खरीदने वाला कोई भी हो, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर बेचने वाला रेसिडेंट होना चाहिए। इसका टीडीएस काट रहे हो सर, वो रेसिडेंट होना चाहिए। सर उसका टीडीएस कितने से काटोगे? सर टीडीएस काटोगे 1% से, जो ज्यादा है उस पर टीडीएस काटोगे। सर फॉर एग्जाम्पल परचेजेस करो 50 लाख की, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 60 लाख है, 60 पे टीडीएस काटूंगा। स्टैम्प ड्यूटी 60 है, परचेज करो 80 लाख पे, 80 पे टीडीएस काटूंगा। ओके सर, जब कभी परचेज कंसिडरेशन देखूंगा तो भैया जो भी परचेज कर रहे हैं, मैंने क्लब मेंटेनेंस चार्जेस पे कर रखे हैं, पार्किंग चार्जेस दे रखे हैं, उसके अलावा सीसीटीवी सर्वेलेंस फीस दे रखी है। सर जो भी इंसिडेंटल चार्जेस पे कर रखे हैं ना सर, उन सबको ऐड करने वाला हूँ 50 लाख की लिमिट में। सर कई बार क्या होता है सर, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी चाची, मेरी मौसी, मेरे फूफा जी, सब लोग मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं। प्रॉपर्टी कीमत है 5 करोड़ रुपए। 6 लोग मिलकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, 5-6 लोग, मतलब 7 लोग मिलकर, 8 लोग मिलकर, 10 लोग मिलकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। प्रॉपर्टी कीमत है मान लो 5 करोड़। सबके नाम पे सर 40-40-40-40-40 लाख की रजिस्ट्री आ रही है। सर सबके नाम पे 40 लाख रुपए आ रहे हैं, सबको 40-40 लाख रुपए देके चल रहे हैं। क्या मेरे को टीडीएस काटना पड़ेगा? अगर मेरे नाम पे 40 लाख की सर प्रॉपर्टी आ रही है, क्या मेरे को टीडीएस काटना पड़ेगा? राइट आंसर इज सर, इस केस में मुझे काटना पड़ेगा सर, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। अगर आपका शेयर 50 लाख से कम का है, मान लो आप ज्वाइंट ओनर हो प्रॉपर्टी में, आपका शेयर 50 लाख से कम का है सर, लेकिन अगर एग्रीगेट में आपकी सबकी प्रॉपर्टी अगर सर मिला के 50 लाख से ज्यादा की हो रही है ना, तो इस केस में आप सबको टीडीएस काटना पड़ेगा, भले आपका शेयर 50 लाख से कम का क्यों ना होवे। सर इसमें अगर कभी भी अगर आप टीडीएस काटोगे तो फॉर्म 26 क्यू भी जमा कराओगे सरकार को। सर जिस दिन काटोगे टीडीएस, उसके एंड ऑफ द मंथ, 1 महीने के अंदर फॉर्म 26 क्यू भी जमा करवा देते हो। एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन सर, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन सर, ये मुझे लग रहा है ये भी एग्जाम में टेस्टेबल है सर, अच्छा खासा टेस्टेबल है। और सर इसमें कई बार ना गलतियां हो जाती है लोगों से, पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी। कैसी गलतियां होती है समझना। सर कभी भी अगर आप 194 आई में टीडीएस नहीं काटे हो, आप रेंट पे करो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और 194 आई में टीडीएस नहीं काटे हो, ठीक है सर, 194 आई में टीडीएस नहीं काटा। किसका सर? रेसिडेंट पर्सन का। ओह, इज्जत से एक्वायर्ड आइए, मतलब आइए याद हो जाता है, मतलब सीए फाइनल स्टूडेंट को ऐसे सेक्शन नंबर मुझे याद नहीं करवाने पड़ते। एलए से लैंड एक्विजिशन हो सकता है, लैंड एक्विजिशन हो सकता है, अच्छा खासा शॉर्ट फॉर्म है। वाई कंपल्सरी एक्विजिशन बोलो, लैंड एक्विजिशन बोल लो ना।
ठीक है, सुनो सुनो सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। आईबी क्या बोलते हैं? मेरे को लग रहा है आईबी इज इंपॉर्टेंट, आईबी इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। वाई? क्योंकि इसमें एक आध क्वेश्चन है जो गलत होते हैं लोगों से, ठीक है, समझना कैसे। सर अगर कभी भी आप लैंड, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट पे कर रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट पे कर रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट पे कर रहे हो, सर आपको इंडिविजुअल एचयूएफओ जो कि 194 आई में कवर नहीं हो रहा है, और सर हर मंथ सर आप 50,000 रुपए से ज्यादा का रेंट पे कर रहे हो। सर 50,000 पे कर रहे हो, नॉट अलाउड। सर 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, 50,000 नॉट अलाउड। सर 50,000 ज्यादा का रेंट पे करो सर, देन ओनली यू आर टू बी कवर्ड सर, ठीक है। सरकार कहती है आपको टीडीएस काटना पड़ेगा सर 2% से। 30 सितंबर के बाद से सर 2%, पहले होता था 5%। सर टीडीएस कब काटना है, इट इज इंपॉर्टेंट। सर टीडीएस कब काटना है? सर टीडीएस आपको काटना है सर या तो ईयर एंड पे 31 मार्च पे टीडीएस काटना है, 31 मार्च पे या तो टीडीएस काटना है, और सेकंड थिंग जो आपको टीडीएस काटना है इज द लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी, जो पहले आ जाए। सर मान लो 31 मार्च को टीडीएस 31, अभी साल भर में आपने खाली किया ही नहीं है, साल भर में नहीं खाली किया, 31 मार्च को आप रह रहे हो, तो 31 मार्च का जब रेंट दोगे उसमें लास्ट मंथ रेंट से टीडीएस काटोगे। सर लेकिन अगर पहले खाली कर जा रहा हूँ, सर या तो पहले खाली कर जा रहा हूं तो कहता है जिस दिन खाली करोगे उस दिन काट लेना। सर लेकिन टीडीएस रेट कौन सा लेंगे? सर यहाँ मंथली रेंट से फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है सर आपने कुछ रेंट पहले दे रखा हो, कुछ रेंट अभी दे रखा हो, 30 सितंबर से पहले कुछ रेंट दिया हो, 30 सितंबर के बाद कुछ रेंट दे रहे हो, सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉट मैटर्स अंडर 194 आईबी इज जिस दिन जिस दिन आप रेंट पे, जिस दिन आप टीडीएस काट रहे हो उस दिन क्या रेट चल रहा है। सर हो सकता है आपने साल भर रेंट पे किया हो और टीडीएस काट रहे हो 31 मार्च को टीडीएस काट रहे हो, तो भैया उस केस में सर 2% ही काटोगे, साल भर के अमाउंट में 2% काटोगे। सर दिस मे बी आस्क्ड इन एग्जाम, आई हैव अ फियर कि आएगा आपके सामने एग्जाम में। सर जो भी आप रेंट पेमेंट कर रहे हो ना, जो 31 मार्च को जो रेंट पेमेंट कर रहे हो सर, 31 मार्च को उस दिन जो रेट चल रहा है वो वाला रेट लोगे, 2% रेट चल रहा है, 2% लोगे। सर लेकिन आपने पहले वेकेट कर लिया, मान लो दिसंबर में वेकेट कर दिया, तो दिसंबर में भी 2% चला, 2% काटोगे। आपने अक्टूबर में वेकेट कर दिया तो भी 2% काटोगे। आपने अगर सितंबर में वेकेट कर दिया तो फिर 5% काटना पड़ेगा। आपने अगर सितंबर में वेकेट कर दिया तो 5% काटना पड़ जाएगा। सर ये बात समझ में आ जाती है? सर ठीक है। सर मैक्सिमम टीडीएस कितना काटना होता है? सर जैसे मैक्सिमम टीडीएस बाद में आती है, सर मैक्सिमम टीडीएस के बाद में आती है, पहले आता है सर अगर कभी भी मैं टीडीएस काटना चाहता हूँ सामने वाले को, सामने वाला पैन ही फर्निश नहीं कर रहा, मैं टीडीएस काटना चाहता हूँ सामने वाले को, सामने वाला पैन फर्निश नहीं कर रहा, उस केस में क्या करना पड़ेगा? सर सरकार कहती है छोटी सी बात, सरकार बोलती है छोटी सी बात, सरकार बोलती है कि सर अगर कभी भी आपको टीडीएस काटना, सामने वाला पैन फर्निश नहीं करता, अगर सामने वाला पैन फर्निश नहीं करता, इस केस में क्या करोगे आप? सर 20% से टीडीएस काटोगे। लेकिन सर 20% कई बार सफिशिएंट होता ही नहीं है। आपका लास्ट मंथ का रेंट बहुत ज्यादा होता ही नहीं है, लास्ट मंथ का रेंट कुल होता है 8-10% के बराबर। तो सरकार कहती है इस केस में आपको सर लास्ट मंथ के रेंट के बराबर टीडीएस काटना पड़ जाएगा। सर फॉर्म 26 क्यूसी लगने वाला एक एग्जांपल समझना, फॉर एग्जांपल समझना। राहुल है, पर मंथ रेंट दे रहा है 60,000 रुपीज का पर मंथ फॉर 12 मंथ्स। सर मान लो सर इसको टीडीएस काटना है 31 मार्च को, 31 मार्च को इतना टीडीएस काटेगा। देखो सर साल भर में रेंट दिया 720, जिस दिन टीडीएस काट रहा है उस दिन रेट कितना चल रहा है? सर 2% चल रहा है, तो 2% रेट कितना होगा? सर 14,400 का टीडीएस काटेगा। सर ठीक है, मान लो लेकिन सर इसी दिन टीडीएस काट रहा था लेकिन सामने वाले ने पैन फर्निश नहीं किया, तो क्या करेगा? सर 20% से काटेगा, सर 1,44,000 से टीडीएस काटेगा। बट सर लेकिन 1,44,000 तो सफिशियंट ही नहीं है, लास्ट मंथ का रेंट तो सिर्फ 60,000 है, लास्ट मंथ का रेंट तो सिर्फ 60,000 रुपीज है, कैसे काटेगा टीडीएस 144? भैया जब रेंट में से ही काटना है टीडीएस, तो रेंट तो है ही कुछ 60,000। सर क्या कहती है अगर टीडीएस कभी सफिशिएंट नहीं हो रहा तो लास्ट मंथ रेंट का मैक्सिमम टीडीएस काटा है, लास्ट मंथ रेंट आपको काटना है 60,000 रुपीज, मैक्सिमम आपको काटना है। सर ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, वी गॉट दैट पॉइंट सर, ठीक है। मान लो सर राहुल रेंट दे रहे 60,000 रुपीज फॉर्म, और मान लो सर राहुल 31 अगस्त को वेकेट कर जा रहा है, 31 अगस्त 2024 को वेकेट कर जा रहा है, यानी सर 5 मंथ का रेंट दिया 3 लाख रुपए। इस केस में टीडीएस कितना काटना पड़ेगा? सर इस केस में टीडीएस काटना पड़ेगा सर 5% से, कितना हो जाता है सर? 5% होता है 15,000 रुपए। ओ एंड सर राहुल टीडीएस काटना चाह रहा था लेकिन सामने वाले ने पैन फर्निश नहीं किया, तो कितना करूंगा? सर 5% के बदले सर 20% काट दूंगा। कितना हो गया? 60,000 काटूंगा। सर 60,000 लास्ट मंथ के रेंट के बराबर है, तो लास्ट मंथ के रेंट के बराबर काट लूंगा। ओके सर, आई होप यू गॉट इट शंभू। क्या स्वीट सा नेम है यार, शंभू। 194 आईसी इज सिंपल, 194 जे इज सिंपल। 194 जे में आप परेशान नहीं हो पाओगे मुझे लग रहा है। बस जे में क्या ध्यान देने वाली बात है सर, एक दो बातें ध्यान दे देना।
सर 194 जे में ये जो 30,000 की लिमिट है ना, ये पर फीस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं शंभू को रॉयल्टी पे कर रहा हूँ 25,000 रुपए की, मैं शंभू को टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट कर रहा हूँ 25,000 का, तो भैया ये पर पेमेंट 30,000 की लिमिट चेक करनी है आपको। पर पेमेंट 30,000 की लिमिट चेक करनी है सर। एग्रीगेट नहीं करना अलग अलग पेमेंट्स को, ठीक है सर। नॉर्मली 10% लगता है, लेकिन टेक्निकल सर्विसेज में, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स में एंड सर कॉल सेंटर्स में 2% लग जाता है सर, ठीक है। सर एक छोटा सा पॉइंटर आपको दे रहा हूँ, छोटा सा स्पॉइलर अलर्ट दे रहा हूँ सर, शायद आपको ध्यान हो नहीं हो पता नहीं। सर अगर मान लो मेरा टर्नओवर ग्रेटर देन 1 करोड़ है इन प्रीवियस ईयर 22, 23, 24, मैं अगर पर्सनल पर्पस के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ले रहा हूं, मान लो 5 लाख रुपए की, क्या टीडीएस काटना पड़ेगा 194 सी में? नहीं काटना पड़ेगा सर, नहीं काटना पड़ेगा, पर्सनल सर्विसेज को एक्सक्लूड कर रखा है। सर अगर मैं प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहा हूं 5 लाख रुपए की अंडर सेक्शन 194 जे, पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा हूं सर, पर्सनल पर्पस को भी एक्सक्लूड कर रखा है सर। लेकिन घर खरीदने के लिए मैं ब्रोकरेज पे कर रहा हूं 5 लाख रुपए की, सर घर खरीदने के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस, सर क्या 194 एच में टीडीएस काटना पड़ेगा? राइट आंसर इज काटना पड़ जाएगा सर। पर्सनल पर्पसेस को एक्सक्लूड कर रखा है 194 सी और जे ने सर, एच ने नहीं कर रखा है। एच में आप पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट करो, फर्क नहीं पड़ता, अगर आप हाईजैक करो टीडीएस काटना पड़ेगा। ओ गॉड सर, ओ गॉड सर, क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो आप, ये सर क्या कर रहे हो सर? 194 एलए क्या बोलता है? एलए बोलता है भैया कभी भी अगर लैंड एक्विजिशन हो रहा है 2.5 लाख से ज्यादा एक्विजिशन हो रहा है तो भैया टीडीएस काटेंगे साल भर में, अगर पेमेंट 2.5 लाख से ज्यादा का टीडीएस काटेंगे। रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर छीनी जा रही है तो टीडीएस नहीं काटेंगे सर। 194 एम क्या बोलता है? 194 एम क्या बोलता है? क्या हो तुम? हम बोलते हैं तुम कौन हो। 194 एम बोलता है क्या हो तुम, हम बोलते हैं तू कौन है। सर कहता है अगर आप कोई इंडिविजुअल एचयूएफ हो, अगर आप कोई इंडिविजुअल एचयूएफ हो, आप इंडिविजुअल एचयूएफ 194 एच सी और जे में कवर्ड नहीं है, 194 एच सी और जे में कवर्ड नहीं हो। और सर पर्सनल पर्पसेस के लिए, सर पर्सनल पर्पसेस के लिए पेमेंट कर रहे हो कमीशन का, पर्सनल पर्पसेस के लिए, मतलब हो सकता है आपका 1 करोड़ से कम टर्नओवर हो, या हो सकता है 1 करोड़ ज्यादा टर्नओवर हो, लेकिन पर्सनल पर्पसेस के लिए पेमेंट कर रहे हो। सर किसका? कमीशन का, ब्रोकरेज का। सरकार कहती है इस केस में सर आपको 2% टीडीएस काटना पड़ेगा। वही आईबीएम का घोड़ा जो है, आईबीएम का घोड़ा है, वो आपको लेना पड़ेगा इसमें। उसके अलावा अगर 1 सितंबर से पहले, 1 अक्टूबर से पहले पेमेंट कर रहे हो तो इस केस में 5% टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस सर तभी काटना पड़ेगा जब 50 लाख से ज्यादा का है पेमेंट सर। 50 लाख तक अगर पेमेंट करो तो कोई टीडीएस नहीं काटना सर। हर सेक्शन में टीडीएस में सर लिमिट क्रॉस होनी चाहिए सर, लिमिट पे कभी टीडीएस नहीं रहता। आपकी जो 40,000 की पेमेंट है, 40,000 में टीडीएस नहीं, 40,000 के ऊपर पेमेंट है। पर्सनल पर्पस यहाँ कवर, देखो हर सेक्शन में टीडीएस में एक्सीडिंग लिमिट है। अगर 40,000 की लिमिट कहीं दे रखी है तो 40,000 पे टीडीएस नहीं कटेगा। 20,000 की लिमिट है, 20,000 पे टीडीएस नहीं कटेगा। 10,000 की लिमिट है, टीडीएस नहीं कटेगा। 30 पे टीडीएस नहीं कटेगा। एक्सीड करनी पड़ेगी तब टीडीएस कटता है। ओके सर, ओके सर। इसके लिए फॉर्म 20 क्यूडी लगता है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। 194 एन सर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाती चीजें। 194 एन क्या बोलता है सर? 194 एन क्या बोलता है सर? एन बोलता है क्या हो तुम, तो बैंक से पैसा निकालोगे। 194 एन बोलता है कि सर अगर आप कभी बैंक से पैसा निकालते हो ना, नॉर्मल केसेस में अगर कभी भी 1 करोड़ तक का पैसा निकालते हो तो कोई टीडीएस नहीं काटेंगे। 1 करोड़ के ओवर एंड अबव जो निकालते हो ना, ओवर एंड अबव सर, इस पे 2% टीडीएस काटेंगे सर। पर्पस कोई भी हो सर, पर्पस हो सकता है एग्रीकल्चर, इसको पेमेंट करना हो, पर्पस हो सकता है सर शादी करनी हो अपनी, सर कोई पर्पस हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, टीडीएस काटेंगे। पर्पस कुछ भी हो, टीडीएस काटेंगे 2%। सर लेकिन अगर तुम कोई ऐसे महानुभाव हो जो कि सर प्रीवियस ईयर 22-23, 21-22 और 20-21 तीनों साल के लिए अपना आरओआई नहीं फाइल करके बैठे हो, तीनों साल के लिए अपना आरओआई नहीं फर्निश करके बैठे हो, तो भैया आपका टीडीएस 2% से काटेंगे। आपका टीडीएस 2% से काटेंगे सर, अप टू 20 लाख पे। अप टू 20 लाख तक कोई टीडीएस नहीं है। 20 लाख से लेके जो 1 करोड़ तक का सम है सर, 80 लाख वाली लिमिट है, यानी 1 करोड़ तक का सम है सर। इस केस में सर आपका 2% टीडीएस काटेंगे, और सर 1 करोड़ के ऊपर जो विड्रॉवल है इससे 5% टीडीएस काटने वाले हैं। अच्छा, ओह, आई सी सर। यही अगर कोई कोऑपरेटिव है तो उसके लिए सर 1 करोड़ की लिमिट 3 करोड़ बन जाते हैं, यानी सर अब तो 3 करोड़ कोई टीडीएस नहीं, 3 करोड़ के ऊपर 2%। और यहाँ 20 लाख तक कोई टीडीएस नहीं, 20 लाख से लेकर सर 3 करोड़ तक कोई 2%, और 3 करोड़ के ऊपर 5%। सर अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पैसा निकाल रही है तो इनके ऊपर कोई टीडीएस की लिमिट नहीं। कोई कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, देयर करेस्पॉन्डेंट पैसा निकाल रहा है, कोई लिमिट नहीं है।
कोई कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज या एटीएम ऑपरेटर्स अगर पैसा निकाल लें, इनके ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है। कोई रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट है, ट्रेडर ऑपरेटिंग अंडर एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस कमिटी, इनके ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है। उसके अलावा सर कहता है कोई ऑथराइज डीलर है, फुल फ्लेजेड मनी चेंजर है, इसके ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है। सर कोई अदर पर्सन नोटिफाइड बाय आरबीआई, सर आरबीआई अगर किसी पर्सन को नोटिफाइड करेगा तो इनके ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है। सर क्या यार, आरबीआई नोटिफाई किए हैं सर, आपके अटेम्प्ट के लिए 2 लोग को नोटिफाई किया सर, यूएन एजेंसीज कोई हैं या कोई इंटरनेशनल कॉन्सुलेट्स हैं सर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इनको नोटिफाई करने के लिए बोला गया। सर ये लोग अगर पैसा निकालेंगे तो इनका कोई टीडीएस नहीं कटता, यूएन एजेंसीज या इंटरनेशनल कॉन्सुलेट्स, ठीक है। ओ बाबा रे। 194 ओ। सर 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 194 ओ क्या बात करता है सर? दिस मे बी आज एन एग्जाम, चांसेस कम है इसके पूछने, क्योंकि अभी पूछ लिया ना वो, इसने मे में पूछ लिया क्वेश्चन। और वैसे भी आईसीआई का रीत है जो रिपीट नहीं करता, मैं बता रहा हूँ ना, अमेंडमेंट ज्यादा चांसेस है पूछने के आपके केस में। प्लस द क्वेश्चन दैट हैव नेवर बीन आस्क्ड, जो क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना उनके ऊपर पूछेगा, तो इसलिए ना मुझे लग रहा है 194 एच कैन अगेन बी आस्क्ड, 194 डी, 194 डी ए, दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड, थोड़ा अच्छा प्रोबेबिलिटी इनकी पूछने की। सर ठीक है, 194 ओ पे आ जाओ। सर जैसे फॉर एग्जांपल राहुल है, राहुल ने ड्रेस बनाई, मैं मतलब मैं एक मिंत्रा है, ठीक है, मिंत्रा, मैं एक सेलर हूँ, मिंत्रा इज ई कॉमर्स ऑपरेटर, और सर ये है मान लो हमारे बीच में कौन है, भोमेश है। सर मैंने एक बहुत सुंदर सी ड्रेस मिंत्रा पे डाली और भोमेश देख के बिल्कुल पागल सी हो गई। जस्ट आफ्टर लुकिंग एट द ड्रेस शी सेड, ओ माय गॉड, ड्रेस ऑफ माय ड्रीम्स, आई वांट टू बाय इट, आई वांट टू बाय इट, और 10,000 रुपीज दे दिए मिंत्रा को, 10,000 रुपीज दे दिए मिंत्रा को। प्रोविजन कहता है अगर 10,000 रुपीज आप मिंत्रा को दे रहे हो तो मिंत्रा सर कभी भी राहुल को पेमेंट करेगा तो टीडीएस काट के पेमेंट करेगा, ठीक है सर, टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। सर क्या जीएसटी में टीडीएस काटेगा? सर जीएसटी वाले कॉम्पोनेंट टीडीएस नहीं काटेगा। सर मान लो 10,000 रुपीज का पेमेंट है, 2500 रुपए कमीशन है मिंत्रा की, तो 7500 पे टीडीएस काटेगा? राइट आंसर इज नहीं सर, कमीशन के पहले वाले अमाउंट पे टीडीएस काटेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर कई बार क्या होता है, जैसे मिंत्रा है सर, राहुल सेल कर रहा है, राहुल है सेल कर रहा है मिंत्रा के थ्रू, लेकिन सर सामान खुद ही भूमेश को भेज दे रहा है, भूमेश खुद ही पेमेंट कर दे रही है राहुल को, भूमेश ने खुद ही पेमेंट कर दिया राहुल को। सर इस केस में क्या होता है सर, मिंत्रा इज स्टिल लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, मिंत्रा इज स्टिल लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सर, कभी भी अगर कोई इंडिविजुअल सेलर है जिस जो कि सर सिर्फ 5 लाख तक की सेल कर रहा है, अपना पैन और आधार फर्निश कर रहा है, तो भैया इस केस में टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। सर फॉर एग्जांपल राहुल है सर, एक इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, अपना पैन और आधार फर्निश कर रहा है सर, सर इस केस में नो टीडीएस। सर अगर पैन और पैन नंबर फर्निश नहीं कर तो भैया हायर रेट से करेगा टीडीएस, हायर रेट से सर, हायर रेट से देखना। टीडीएस क्या, टीडीएस रेट क्या सर, 0.1% है सर, एज ऑफ नाउ 0.1% है, पहले हुआ करता था 1%, 30 सितंबर से पहले। आईबीएम का घोड़ा में सर ओ है, ओ सेक्शन है, जिसमें पहले 1% होता था, अब 0.1% हो गया है। सर ठीक है, ग्रॉस सेल्स देनी पड़ेगी, सर ठीक है। सर फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर राहुल है, डॉक्टर राहुल है, ये प्रैक्टो के थ्रू सर्विसेज दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये है, मान लो कोई कोई है, कोई इंसान है जिसको मतलब कोई दिक्कतें हैं, ज्यादा पढ़ने की दिक्कतें हैं, ज्यादा पढ़ने की दिक्कतें हैं, सर ये कंसल्टेंसी ले रहा है प्रैक्टो के थ्रू राहुल को, इसने 1,000 रुपए पेमेंट किया, प्रैक्टो जब राहुल को पेमेंट करेगा तो 194 जे में टीडीएस नहीं काटेगा सर, 194 ओ में ही काटने वाला है सर, इवन तो प्रोफेशनल है राहुल, 194 जे में टीडीएस नहीं कट के 194 ओ में कटने वाला है सर, 5% हाई रेट पर, बढ़िया तुषार। सर इसके अलावा क्या कहता है सर, इंश्योरेंस एजेंट जैसे रहते हैं सर, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस एजेंट लाइक सर कौन होते हैं सर, जैसे पॉलिसी बाजार, पॉलिसी बाजार अगर कभी भी सेल फैसिलिटेट करवाते हैं, बायर और सेलर को मिलाते हैं, बायर ऑफ इंश्योरेंस और सेलर ऑफ इंश्योरेंस को मिलाते हैं, सर इस केस में पहले साल में पॉलिसी बाजार टीडीएस काटता है, लेकिन सब्सिक्वेंट सेल में क्योंकि सर आपस में डायरेक्टली बायर सेलर डील करने लग जाते हैं, तो फिर इनका टीडीएस नहीं काटता पॉलिसी बाजार, पहले साल में बस काटता है। सर कभी अगर पेमेंट गेटवे इन्वॉल्व है तो उसको पेमेंट गेटवे टीडीएस नहीं काटना सर, मेन सेलर ही टीडीएस काटेगा।
सर ई ऑक्शनियर सर्विसेज कभी भी अगर प्रोवाइड कर रहा है कोई भी ई ऑक्शनियर सर्विसेज मतलब क्या होता है? सर मेरे को अपना प्रोडक्ट सेल करना है, मेरे को अपना प्रोडक्ट सेल करना है, सेल नहीं करना सर, प्राइस जानना है। मैंने अपनी मान लो बाइक बेचनी है, मैंने ई ऑक्शन पोर्टल पे डाल दी, ई ऑक्शन पोर्टल लोगों को दिखाता है और लोगों से बिड मांगता है, तुम कितने में खरीदना चाहते हो, तुम कितने में खरीदना चाहते हो, तुम कितने में खरीदना चाहते हो। सर इस केस में लोग बिड करते हैं, जो हाईएस्ट टॉप 3 बिड्स रहती है सर वो मेरे पास आती है, सेलर के पास आती है और फिर सेलर चूज करता है हाईएस्ट बिड में। इसमें ये ऑक्शन पोर्टल का काम क्या होता है सर? प्राइस डिस्कवरी करवाना। ना वो सेल करवाता है, ना वो परचेज करवाता है, ना वो पैसा लेता है, ना वो पैसा देता है, सर उसका काम है सर प्राइस डिस्कवरी करवाना, प्राइस डिस्कवरी करवाना। इन दिस केस क्या होता है सर? इन दिस केस सर जो ई ऑक्शन पोर्टल है ना सर, ये मेरा 194 ओ में टीडीएस नहीं काटेगा। नॉर्मली ई ऑक्शन पोर्टल टीडीएस नहीं काटता सर, लेकिन 5 कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। जो ई ऑक्शन पोर्टल है ना, वो प्राइस डिस्कवरी के लिए बैठा हुआ हो। सर जो डिस्कवर्ड प्राइस है ना, जो डिस्कवर्ड प्राइस है ई ऑक्शन पोर्टल पर प्राइस डिस्कवर हो रहा है सर, जरूरी नहीं वही ट्रांजैक्शन प्राइस हो। तीसरा सर ट्रांजैक्शन पोर्टल के बाहर हो रहा हो सकता है, पोर्टल पर ट्रांजैक्शन नहीं हो, बाहर होना चाहिए। सर जो पेमेंट है ना, पेमेंट पोर्टल के बाहर हो रही है। एंड लास्ट में कहता है सर जो भी सर्विसेज है ना, राहुल ने ई ऑक्शन पोर्टल की सर्विस ले रखी है, इनका 194H वगैरह में टीडीएस काट रखा हो, जो भी सेक्शन है उसमें टीडीएस काट रखा हो राहुल ने। 194P नॉट रिलेवेंट आपके लिए, आई डोंट पर्सनली थिंक 194P में आपसे पूछेगा। 194P आई डोंट थिंक पूछना चाहिए आपसे, ठीक है। 194Q एज सच नॉट रिलेवेंट। सर 194Q में एक चीज बस ध्यान दे देना, अभी सितंबर मई में आ गया। 194Q इज नॉट लाइकली टू बी आस्क्ड आई थिंक। सर 194Q में एक चीज ध्यान देना सर, अगर मान लो कभी आप परचेजेस कर रहे हो, यू कैन बी रेसिडेंट, यू कैन बी नॉन रेसिडेंट। सर सेलर हैज टू बी रेसिडेंट, जिसका टीडीएस काट रहे हो ना वो रेसिडेंट होना चाहिए। जिसका टीडीएस काट रहे हो सर ही मस्ट बी रेसिडेंट। सर आप नॉन रेसिडेंट हो चलेगा, लेकिन जिसका टीडीएस काट रहे हो ही मस्ट बी रेसिडेंट, ठीक है सर, समझ में आ गया। सर एक और चीज ध्यान देना सर, अगर मान लो किसी ऐसे पर्सन का टीडीएस काट रहे हो जिसके लिए वो इनकम एग्जेम्प्ट होने वाली है, सर मान लो अगर आप किसी ऐसे पर्सन का टीडीएस काट रहे हो, अगर आप किसी ऐसे पर्सन का टीडीएस काट रहे हो जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं आलू खरीदने जा रहा हूँ, आलू खरीदने जा रहा हूँ। सर अगर आलू खरीदने जा रहा हूँ तो क्या टीडीएस काटना पड़ेगा क्या? राइट आंसर इज नहीं ना। सर उसकी इनकम जब एग्जेम्प्ट है तो काय को टीडीएस काटूंगा? सरकार कहती है नहीं काटना। अगर सामने वाले की इनकम एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस नहीं काटना। सिमिलरली 206C1H में भी टीसीएस नहीं कलेक्ट किया जाएगा अगर सामने वाले की इनकम एग्जेम्प्ट। अगर मैं किसी ऐसे पर्सन को सेल कर रहा हूँ, सॉरी अगर मैं किसी ऐसे पर्सन से परचेजेस कर रहा हूँ, सामने वाला भी टीसीएस नहीं कलेक्ट करेगा, ठीक है। ये मान लो मैं आलू बेच रहा हूँ किसी को और सामने वाले के लिए वो इनकम एग्जेम्प्ट है, इस केस में कहता है कि मैं उसे टीसीएस भी नहीं कलेक्ट करने वाला। सवाल क्या आया सर? तुषार 194P में टीडीएस का रिफंड कैसे मिलेगा? आरओआई नहीं फाइल करना पड़े तो? आरओआई फाइल करना पड़ेगा रिफंड के लिए। रिफंड थोड़ी मिलेगा तुमको, तुम्हारा टैक्सेस के बराबर टीडीएस कट रहा है, जितने टैक्सेस रिक्वायर्ड उतना ही टीडीएस कट रहा है, ज्यादा थोड़ी कट रहा है टीडीएस। तुम्हारा टीडीएस कटेगा ही उतना जितना तुम्हारा टैक्सेस है। मान लो तुम्हारी इनकम बहुत कम है, मान लो बेसिक एग्जामेशन से ही कम है, तो टीडीएस ही नहीं काटेगा तुम्हारा। जो तुम्हारा पेंशन वाला है, पेंशन वाला टीडीएस का को काटेगा? पेंशन जब भी तुमको मिलती है टीडीएस कट के मिलती है। अगर तुम्हारी इनकम बेसिक एग्जामेशन से भी कम है तो टीडीएस कटेगा ही नहीं पेंशन पे। अगर मतलब लॉजिकली ना आपका रिफंड आता नहीं कभी 194 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका टैक्सेस कम ही पे होंगे। और अगर कम, अगर इन केस अगर ना आपका ज्यादा टैक्सेस पे, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, 194 में करना पड़ता है फाइल, अगर इन केस आपका टीडीएस कट जाता है तो, ज्यादा कटा हुआ है तो। सर 194R क्या बोलता है? सर 194R बोलता है सर अगर आप कोई हाईजैकर हो, अगर अपने बिजनेस प्रोफेशन में कोई परक्विजिट दे रहे हो, देखो परक्विजिट्स आपकी कैश में नहीं होती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इंसेंटिव्स, देखो परक्विजिट्स आर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, ये बात समझो। अगर कभी भी कैश बेनिफिट दे रहे हो तो इट इज अ काइंड ऑफ कमीशन ओनली ना। कैश बेनिफिट दे रहे हो, अगर मैं किसी को कैश बेनिफिट दे रहा हूं तो इट इज अ काइंड ऑफ कमीशन, इट इज अ काइंड ऑफ कैजुअल इनकम, लॉटरी टाइप की हो गई है। प्रोविजन कहता है सर आप अगर कभी किसी को इंसेंटिव नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दे रहे हो, देन इट इज परक्विजिट। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स आर परक्विजिट्स। अगर 20,000 रुपए तक ही दे रहे हो प्रीवियस ईयर में, कोई टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। अगर 20,000 ज्यादा दे रहे हो, टीडीएस 10% से काटना पड़ेगा। फ्री सैंपल दे रहे हो, फ्री टिकट दे रहे हो सर, स्पॉन्सर कर रहे हो ट्रिक टिकट, इंसेंटिव दे रहे हो डीलर को, सर ये सब परक्विजिट माना जाता है। हो सकता है कई बार सर पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड हो जाता है सर, कई बार पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड हो जाता है सर, पूरी तरह से कैश में नहीं देते, पूरी तरह से बैंक, पूरी तरह से काइंड में भी नहीं देते। तो इस केस में क्या होगा सर? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिडक्टर टू गेट द टीडीएस डिडक्टेड। आई नो, आई नो, आई नो। सर कभी भी टीडीएस काटना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है।
सर अब कहाँ से काटेगा? मान लो अगर मैं कार दे रहा हूँ अपने किसी बिजनेस पार्टनर को, कार गिफ्ट कर रहा हूँ या सोने की चेन गिफ्ट कर रहा हूँ, तो भैया सोने की चेन में क्या सर थोड़ा सा ऐसा तोड़ के लूंगा क्या? सरकार कहती है नहीं, आप सामने वाले से पैसा लो टीडीएस का, या तो अपने जेब से बियर करो या तो सामने वाले को बोलो एडवांस टैक्स भर दे, कुछ भी करो, लेकिन सर यू हैव टू गेट द टीडीएस डिपॉजिटेड, देन ओनली यू विल बी रिलीजिंग द एसेट। सर कुछ चीजों को हम परक्विजिट नहीं मानते, कुछ चीजों को हम परक्विजिट नहीं मानते सर। कौन कौन सी? सर फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल्स डिस्काउंट दे रहा हूँ, कोई कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ, कोई रिबेट दे रहा हूँ, सर दीज आर नॉट परक्विजिट। सर बाय 5 गेट 5 फ्री, सर दीज आर नॉट परक्विजिट्स। सर अगर बोनस शेयर से राइट इशू कर रहा हूं सर, इट इज नॉट परक्विजिट। अगर लोन विव ऑफ हो रहा है बाय वाया बैंक, इट इज नॉट परक्विजिट। सर फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई मोबाइल फोन बना रहा हूँ और मोबाइल फोन किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से प्रमोट करवा रहा हूँ, तो विष्णु कहता है अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मोबाइल फोन वापस कर देता है तो इट इज नॉट अ परक्विजिट गिवन टू हिम ना। लेकिन अगर वो अपने पास रख लेता है तो भैया इट इज अ परक्विजिट, देन आई हैव टू पे टैक्सेस ऑन दैट। ओके सर ठीक है। सर अगर मैं किसी गवर्नमेंट स्कूल को अगर कोई बेंचेस वगैरह दे रहा हूँ, इट इज नॉट परक्विजिट। सर अगर कोई भी एक्सपेंडिचर प्योर एजेंट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन और क्रेडिट शैल बी टेकन बाय द अदर पर्सन, तो इसको भी सर परक्विजिट नहीं बोलते। एग्जांपल सर मान लो मैं इंदौर में बैठा हुआ हूँ और सर मैंने अपनी एक ब्रांच खोली फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में, मेरी साड़ी का काम है, मैंने अहमदाबाद में अपनी ब्रांच खोली। अहमदाबाद में बिठाया एक एजेंट को, सर अब अहमदाबाद में एसी उस एजेंट ने लगवा दिया, उस एजेंट ने एसी लगवा दिया, उस एजेंट ने उस अहमदाबाद वाली ब्रांच में एसी लगवा दिया। सर क्रेडिट मेरे को मिल रहा है, खर्चा मेरा, लेकिन बेनिफिट पूरा एजेंट खा जा रहा है। सर इस केस में क्या उसको परक्विजिट मानूंगा? राइट आंसर इज नो। अगर आप कभी भी ऐसे कोई नॉन मॉनेटरी परक्विजिट दे रहे हो, उसमें खर्चा आप बेयर कर रहे हो, सब कुछ आप, बिल भी आपके नाम पे, क्रेडिट भी आप लेने वाले हो, तो भैया इट इज नॉट अ काइंड ऑफ परक्विजिट गिवन टू सच एम्प्लॉय, वो आप ही का ही बिजनेस एक्सपेंडिचर है। सर आप अगर मान लो लैंड दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने बिजनेस रिलेशन के कारण किसी को लैंड गिफ्ट कर दी, सरकार कहती है दैट लैंड गिवन इज ऑल्सो अ कैपिटल एसेट। सर फ्री सैंपल टू डॉक्टर इज इन अ हॉस्पिटल, सर अगर कभी डॉक्टर को फ्री सैंपल मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंदौर में एक हॉस्पिटल है बॉम्बे हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल में एक बहुत ही खूबसूरत डॉक्टर बैठती है, बहुत ही खूबसूरत, मतलब जिनकी तुम आवाज सुन लो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए, शक्ल देख लो बीमारियां गायब हो जाए, मतलब इतनी सुंदर खूबसूरत डॉक्टर, डॉक्टर कशिश, डॉक्टर कशिश आहूजा। ओ वाओ सर, आई मीन ब्यूटी सो मच दैट कि मतलब पागल हो जाओ आप। सर देखना ऐसी दिखती थी वो, ऐसे 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 आईज थी। ऐसी दिखती डॉक्टर कशिश आहूजा। हाँ, ऐसी दिखती डॉक्टर कशिश आहूजा। देखिए ठीक हो जाए, देखिए सारी बीमारियां खत्म हो जाए। सर सिप्ला वाले गए, अरे कशिश जी दवाइयां लिखेंगे हमारी। सिप्ला वाले गए कशिश के पास, आई मीन डॉक्टर कशिश के पास, आई मीन कशिश मैडम, अरे डॉक्टर साहब के पास गए। सिप्ला वाले बोलते अरे मैडम जी दवाइयां लिखेंगी हमारी। कशिश बोलती हैं लिख दूंगी मैं, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? ऐसे प्यार से बोलती है लिख दूंगी मैं, मुझे क्या मिलेगा? बोलती है मैडम जी आपसे क्या लेना देना, आपसे क्या छुपाना, जो दवाइयां आप बेचेंगी सर 40% जो भी जितनी सेल होगी सब आपको दे देंगे, जो भी सेल होगी उसका 40% आपको दे देंगे। सर क्या ये 194 आर का परक्विजिट है? सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ओके सर अगर मैं ऐसा बोलता हूं, सर अगर मैं डॉक्टर कशिश आहूजा को ऐसा बोलता हूँ कि जो भी दवाइयां आप लिखेंगी उस दवाइयों की सेल का 40% आपके पास ही आ जाएगा, सर इट इज नॉट अ परक्विजिट। सर ये परक्विजिट नहीं है, मानना इसको परक्विजिट नहीं सर, इट इज अ कमीशन गिवन टू हिम, 194 एच में टीडीएस काटना पड़ेगा। सर लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूँ अरे डॉक्टर साहिबा दवाइयां लिखेंगी, बोलती है लिख दूंगी लेकिन मुझे क्या? मैंने बोला अगर आपकी दवाइयां बेची हुई 50 लाख के ऊपर सेल कर जाती है, मैं आपको ना एक फॉर्च्यूनर दे दूंगा, फॉर्च्यूनर दे दूंगा, सबसे सस्ती वाली फॉर्च्यूनर आपको दूंगा। देन दिस इज परक्विजिट गिवन टू डॉक्टर कशिश आहूजा। अगर आप पैसे ना देके उनको कोई गिफ्ट दे रहे हो, कोई नॉन मॉनेटरी पर्पज दे रहे हो, फॉर एग्जांपल कार दे रहे हो, सर इट इज अ परक्विजिट। बट सर क्या टीडीएस काटना पड़ेगा कशिश आहूजा का? सर इट इज डिपेंडेंट अपॉन द फैक्ट कि क्या डॉक्टर कशिश एम्प्लॉय है। अगर डॉक्टर कशिश आहूजा इज द एम्प्लॉय एट द बॉम्बे हॉस्पिटल, इन दैट केस अगर डॉक्टर वो एम्प्लॉय है ना, तो भैया आपको हॉस्पिटल का टीडीएस काटना पड़ेगा 194 आर में, 194 आर में हॉस्पिटल का टीडीएस काटना पड़ेगा। और हॉस्पिटल जब पेमेंट करेगा सैलरी का, सैलरी के फॉर्म में, सैलरी के फॉर्म में सेक्शन 192 में टीडीएस काटेगा। सर लेकिन अगर डॉक्टर कशिश आहूजा अपनी खुद की डिस्पेंसरी लेके बैठी हुई है,
डॉक्टर कशिश आहूजा अपनी खुद की डिस्पेंसरी लेके बैठी हुई है, तो भैया 194 आर में टीडीएस काटने वाले हैं हम उनका। सर आई होप समझ में आ गया होगा। दिस वाज 194 आर। सर एक बार चीजें और देख लें दो। ओके सर, ठीक है। ये रीइंबर्समेंट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को आप छोड़ सकते हो, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। सर फूड ट्रैवल एक्सपेंडिचर, सर इसको क्या बोलते हैं समझना। सर अगर कभी भी अगर कभी डीलर कॉन्फ्रेंस होता है सर, बिजनेस कॉन्फ्रेंस होता है और सर मेरे को बुलाया जाता है एज बिजनेस पार्टनर, मुझे डीलर कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है, क्या ये मेरे लिए परक्विजिट है? राइट आंसर इज सर नहीं है। कभी भी अगर डीलर कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया जाता है तो इट इज नॉट अ परक्विजिट गिवन टू एसएससी। डीलर कॉन्फ्रेंस बुलाना अपने आप में कोई परक्विजिट नहीं होता सर। लेकिन डीलर कॉन्फ्रेंस होने किस चीज के लिए चाहिए सर? डीलर कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए प्रोडक्ट दिखाने के लिए, सैंपल दिखाने के लिए, सेल्स टेक्निक दिखाने के लिए, सर अकाउंट्स मैच करने के लिए। सर अगर इसके लिए डीलर कॉन्फ्रेंस हो रही है, मेरे को दुबई बुलाया जा रहा है सर, इट इज नॉट अ परक्विजिट गिवन टू। लेकिन सर अगर मेरे फैमिली मेंबर्स को बुलाया गया तो भैया कहता है जितने फैमिली मेंबर्स उतनी परक्विजिट माना जाएगा। सर अगर मेरे को 5 दिन के लिए दुबई बुलाया, मैं 15 दिन के लिए चला गया, सरकार कहती है इट इज परक्विजिट। अगर आपका डीलर कॉन्फ्रेंस 5 दिन की है तो जितने दिन कॉन्फ्रेंस है ना उसके एक दिन पहले चले जाओ, एक दिन बाद वापस आ जाओ सर, इतना परक्विजिट नहीं मानेंगे। इसके बियॉन्ड जो है सब परक्विजिट है। ठीक है सर। अगर डीलर कॉन्फ्रेंस में दुबई बुलाया गया, सुबह को कॉन्फ्रेंस करता हूँ, रात को बुर्ज खलीफा घूमता हूँ, सरकार कहती है सर इट इज परक्विजिट। जो भी लीजर खर्चा आपके ऊपर खर्चा कर रही है ना कंपनी, इट इज ऑल्सो परक्विजिट। सर 194 आर में परक्विजिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सरकार कहती है अगर मान लो परक्विजिट खरीद के दे रही, फॉर एग्जांपल मैंने कशिश आहूजा को घर से फॉर्च्यूनर थी, अगर मैंने खरीदी फॉर्च्यूनर तो प्रोविजन कहता है जो भी परचेज प्राइस है ना आप वो दे दोगे, वो आपके लिए परक्विजिट माना जाएगा कशिश के हाथ में। सर अगर यही मान लो मैं मैन्युफैक्चर करता हूं तो आपको ये प्राइस लेना पड़ेगा एज इफ यू आर सेलिंग दिस एसेट टू एन आउटसाइडर। जैसे मैंने मोबाइल फोन एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को दिया था, अगर मैं किसी थर्ड पर्सन को बेच रहा होता, जिस प्राइस से बिकता ना सर उस प्राइस को मैं परक्विजिट मानूंगा इन द हैंड्स ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। और सर फॉर एग्जांपल एनी अदर केस, फॉर एग्जांपल मेरे को रोड पे पड़ा हुआ सोने की चेन मिल गई और मैंने वो परक्विजिट में बांट दी, सरकार कहती है एफएमवी ऑफ दैट बेनिफिट शैल बी कंसिडर्ड एज परक्विजिट। सर 194 एस। ममेश कहती है ब्रेक। ब्रेक चाहिए क्या? सी अभी अपने को ना इसके बाद असेसमेंट टॉपिक के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, फिर पेनल्टीज भी करनी है ना बाबा, तो थोड़ा सा ना अपने को टाइम बचा के चलना पड़ेगा अपना। टाइम को थोड़ा सा हिफाजत के साथ चलना पड़ेगा हमें, टाइम की हिफाजत के साथ। दूं क्या ब्रेक? यस सर, चलो चलो ब्रेक देते हैं। चलो ठीक है, चलो ज्यादा लंबा नहीं लेते। इट इज 4:49, 5 बजे तक। 10 मिनट का ब्रेक ले लो। 10 मिनट का ब्रेक ले लो आराम से। आफ्टर 10 मिनट्स वी विल रिज्यूम। इसके बाद सर असेसमेंट भी करना है, पेनल्टीज भी करनी है ना, सो वी हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट द टाइमिंग्स। ठीक है, सी यू गाइस आफ्टर द ब्रेक।
हेलो। गाइस वेलकम बैक। Please let me message down in the group once. ओके, ब्रेक से वापस आ चुके हैं सर। सवाल आया एक छोटा सा, लेट मी सी दैट क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है शुभम? सर, वन रिवीजन डन फॉर डीटी एंड आईडीटी सेकंड स्टार्टेड। डीटी का मॉक है टेस्ट सॉल्व। हाउ कैन आई मैनेज इन 20 days? काइंडली हेल्प। मैसेज कर देना शुभम, मैसेज कर देना, मैसेज कर देना। इट विल नॉट बी ऑप्टिमम फॉर मी टू आंसर राइट नाउ दिस थिंग। बाकी लोग जो देखेंगे ना उनको थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। मेरे को एक बार मैसेज कर दो, आई विल आंसर, ठीक है? वापस आ गए क्या ब्रेक से? हाँ सर, वापस आ गए सर। 194 S से कंटिन्यू कर रहे हैं। 80 कॉन्सेप्ट तक जाना था अपने को, अभी 55 तक पहुंचे हुए हैं। तो हो पाएगा 80, ज्यादा ही हो जाएंगे। नीड नॉट टू वरी सर। ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट सर, कभी भी अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट बाय करते हो, वर्चुअल डिजिटल एसेट बाय करते हो सर, सर जो सेलर है ना, सेलर हैज टू बी रेसिडेंट। इन दैट केस यू हैव टू डिडक्ट 1% टीडीएस। 1% आपको टीडीएस काटना पड़ेगा सेलर का सर। 1% टीडीएस काटना पड़ेगा सेलर का सर, ठीक है सर। अगर पेयर कभी भी, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ, अगर मैं खरीदने वाला, अगर मैं एसेट खरीदने वाला, अगर इंडिविजुअल हूँ एचयूएफ, तो भैया 50,000 तक की परचेजेस में कोई भी टीडीएस नहीं काटने वाला। 50,000 तक की परचेजेस पे कोई टीडीएस नहीं काटने वाला सर, ठीक है। इंडिविजुअल एचयूएफ पिछले साल में टर्नओवर 1 करोड़ से कम का है, ये वो करके अगर छोटी छोटी मोटी कंडीशन है ना, तो भैया मैं कोई टीडीएस नहीं काटने वाला सर, ठीक है। लेकिन सर अगर मैं कोई अदर पेयर हूँ, अगर मैं कोई अदर पेयर हूँ सर, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी वगैरह हूँ, तो इस केस में क्या होगा सर? इस केस में मेरे को 10,000 के ऊपर टीडीएस काटना पड़ेगा सर। 10,000 के ऊपर कभी परचेस करूंगा, टीडीएस काटना पड़ जाएगा सर। नो इशू व्हाटसोएवर, वी गॉट दिस पॉइंट। टीडीएस काटना पड़ेगा फॉर्म 26 QE में, और सर जिस मंथ में काट रहे हैं उसके एंड ऑफ द मंथ से 30 डेज के अंदर जमा करवाना पड़ जाएगा सर, ठीक है। सर 194S में ना बहुत सारे डाउट्स आते हैं कई बार सर। जैसे मान लो राहुल है और यहाँ पे मान लो सर बेचने वाला है शुभम। राहुल इज द बायर और शुभम इज द सेलर। सर मान लो अगर डायरेक्टली एक दूसरे से परचेज सेल कर रहे हैं तो भैया टीडीएस डायरेक्टली राहुल काट लेगा, जो पेयर है ना वो टीडीएस काट लेगा। लेकिन सर अगर मान लो एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हैं तो कहता है सर इट इज द ड्यूटी ऑफ एक्सचेंज टू डिडक्ट टीडीएस। सर एक्सचेंज प्लस ब्रोकर दोनों इन्वॉल्व है, तो भैया एक्सचेंज ब्रोकर आपस में डिसाइड कर लेंगे सर कौन टीडीएस काटेगा। सर मोस्टली ब्रोकर काटता है टीडीएस इन दैट केस, ठीक है। सर कई बार क्या होता है, एक्सचेंज करते हैं लोग, एक्सचेंज करते हैं तो भैया जो भी एसेट आपको रिसीव हो रहा है ना सर, उस रिसीव जो भी आप पेमेंट कर रहे हो ना, जो भी आप मान लो, अगर मान लो मेरे पास क्रिप्टो करेंसी है, मान लो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ऐसा समझो, फॉर एग्जांपल राहुल है, राहुल है यहाँ पे शुभम है सर। राहुल के पास बिटकॉइन है और यहाँ पे सर इथीरियम है। जो प्राइस सामने मेरे को मिलना चाहिए ना उसका 1% टीडीएस काटना है सर। मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल राहुल के पास बिटकॉइन है, बीच में सर आ गया वजीर एक्स। अब सर मैंने बिटकॉइन दे दिया वजीर एक्स को, शुभम ने बिटकॉइन इथीरियम दे दिया वजीर एक्स को। सर वजीर एक्स क्या करेगा सर, 1% ऑफ द इथीरियम बेच देगा और सर रेमिट कर देगा बैलेंस इथीरियम किसको, राहुल को। और सर वजीर एक्स क्या करेगा, 1% ऑफ बिटकॉइन बेच देगा और सर बिटकॉइन बेच के सर शुभम को पैसा दे देगा। यानी सर इट इज द मीडिएटर, इट इज द ब्रोकर और एक्सचेंज हु इज द मिडिल विल डिडक्ट टीडीएस। अगर कभी एक्सचेंज कर रहे होंगे तो ऐसे टीडीएस काटना है सर। कई बार क्या होता है ना, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन आ जाता है, फॉर एग्जांपल जो ट्रांजेक्शन हो रहा है किसी ऐसे क्रिप्टो करेंसीज में जो सेल ही नहीं हो सकती, तो फिर प्रोविजन कहता है कि अगर मान लो ब्रोकर इज नॉट एबल टू सेल सच सिक्योरिटीज 1%, अगर वो ब्रोकर नहीं बेच पा रहा इन रियल टाइम बेसिस, तो रात के 12 बजे जो प्राइस अवेलेबल होगा ना, जो करंट मार्केट प्राइस अवेलेबल होगा, उस प्राइस पे वो बेच के आगे बढ़ जाएगा सर, ठीक है। वर्चुअल डिजिटल एसेट की इनकम के अगेंस्ट में क्या अपने को सर रिबेट 87A की मिलती है? अरे रिबेट 87A इज अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक सर। इसमें आपको ओल्ड रेजिम में
मिल जाएगी, ओल्ड रेजिम में फॉर श्योर मिल जाएगी। न्यू रेजिम में भी यस सर, आईसीआई मना नहीं करता है, आईसीआई वैसे आपको क्वेश्चन नहीं देने वाला, आईसीआई ने कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, तो आपसे देयर इज लेस चांस कि आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में न्यू टैक्स रेजिम में क्रिप्टो करेंसीज की इनकम पे 87 की रिबेट, देयर इज वेरी लेस चांस कि आपसे पूछे। सर ठीक है, ये जो इनकम रहती है सर वर्चुअल डिजिटल एसेट की कौन से हेड में जाती है? सर इसका कोई हेड नहीं प्रिस्क्राइब्ड है। अगर कभी वर्चुअल डिजिटल एसेट आपके सामने आएगा ना, तो आप कभी भी हेड में क्लासिफाई नहीं करोगे, जो जो क्वेश्चन इनकम दे रखे हैं क्वेश्चन में, आप उनका बस टोटल करके आ जाओगे। लाइक यू हैव सैलरी, तो सैलरी ले लोगे। आपके पास सर अगर कोई और ऑनलाइन गेमिंग की इनकम, ऑनलाइन गेमिंग ले लोगे। आपके पास क्रिप्टो की इनकम है, क्रिप्टो ले लोगे। सर हेड में क्लासिफाई नहीं करने वाले। हेड वाइज क्लासिफिकेशन विल नॉट टेक प्लेस इफ headwise classification will not take place if you have income under 115 BBH। ठीक है सर, 1940 is not applicable for your attempt। सर सितंबर के लिए अटेम्प्ट आईएफओएस नहीं शुभम, नहीं नहीं नहीं, आईएफओएस में नहीं जाती। यू कैन नॉट से दैट इट इज आईएफओएस, नहीं जा सकती। आईसीआई कभी क्लासिफाई नहीं करता, कभी भी हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई नहीं करता आईसीआई। ठीक है, 1940 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर अटेम्प्ट। सितंबर के लिए अटेम्प्ट नहीं है, जैन वाले जो देंगे उनके लिए एप्लीकेबल है। सर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन, सर कुछ लोग ऐसे होते हैं, अच्छा 195 भी एक सेक्शन होता है। 195 में क्या होता है सर, अगर आप नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो, तो जो भी रिस्पेक्टिव सेक्शन है, जो भी रिस्पेक्टिव सेक्शन है सर, रिस्पेक्टिव सेक्शन कौन सा है सर? रिस्पेक्टिव सेक्शन एज इन सर, मान लो उसकी इनकम 20% से टैक्सेबल है, तो 20% से डीडीएस काटेंगे सर, रेट एंड फोर्स से डीडीएस काटने वाले हैं। नॉन रेसिडेंट की इनकम जिस रेट से टैक्सेबल होगी सर, उस रेट से डीडीएस काटना पड़ता है। प्लस सर नॉन रेसिडेंट इनकम पे एप्लीकेबल सरचार्ज, एप्लीकेबल एजुकेशन सेस भी लगता है सर। अगर उसकी इनकम पे सरचार्ज लग रहा है, एजुकेशन सेस भी लग रहा है, तो भैया जिस रेट से उसकी इनकम टैक्स भरेगी, उस रेट से टैक्स डीडीएस काटना पड़ेगा। इट इज पॉसिबल कि सर 10 प्लस 4 प्लस 2 ऐसा करके उसकी इनकम टैक्सेबल हो, तो इस केस में क्या होगा सर, अपने को टोटलिटी पे टीडीएस काटना पड़ेगा। जो टोटल टैक्सेस है ना, इंक्लूडिंग एजुकेशन, उस पर टीडीएस काटना पड़ता है। सर कई बार क्या होता है, नॉन रेसिडेंट की इनकम डीटी डबल ए के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होती है। कई बार सर रेट एज पर डीटी डबल ए होता है। फॉर एग्जांपल नॉन रेसिडेंट की इनकम 10% से टैक्सेबल है एज पर डीटी डबल ए, तो डीटी डबल ए के अकॉर्डिंग अभी टीडीएस काटोगे ना, तो सरचार्ज एजुकेशन से मत जोड़ना। कभी भी अगर डीटी डबल ए के अकॉर्डिंग टीडीएस काट रहे हो ना, इस केस में सरचार्ज एजुकेशन से नहीं जोड़ा जाता है सर। इसको गांठ बांध लो, कोई प्यारा इंसान इसको इस पॉइंट पे वीडियो को लाइक करके टाइम स्टैम्प दे देना, जरूर टाइम स्टैम्प जरूर दे देना कि अपने को टीडीएस उस पर नहीं काटना है सर। टीडीएस मतलब कभी भी एजुकेशन से इसको नहीं ऐड करना फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस, ना ही सामने वाले के इनका, हाँ, सामने वाले पर्सन के हाथ में वो इनकम टैक्सेबल होगी, एजुकेशन से सरचार्ज नहीं लगेगा। विच एम्प्लाइज सर, कभी भी अगर टैक्सेशन एज पर डीटी डबल ए हो रहा है ना, सरचार्ज नहीं ऐड करना होता, एजुकेशन सेस नहीं ऐड करना होता। सर 196 बहुत अच्छी बात करता है सर, इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट है। क्या बोलता है सर? सर कहता है कभी भी अगर कोई भी एसएससी है, कोई भी एसएससी है जो कि सर 196 में फॉल करता है, तो इसका टीडीएस किस सेक्शन में नहीं काटा जाएगा? इसका टीडीएस कभी भी किसी भी सेक्शन में नहीं काटा जाएगा अगर ये 196 में फॉल करता है। सर ऐसे कौन से एसएससी होते हैं सर? सरकार कहती है कभी भी गवर्नमेंट का टीडीएस आप नहीं काटने वाले। सर आरबीआई का टीडीएस नहीं काटने वाले, आप किसी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का टीडीएस नहीं काटने वाले। फॉर एग्जाम्पल एलआईसी, एलआईसी का टीडीएस नहीं कटता सर। इसके अलावा सर म्यूचुअल फंड का टीडीएस नहीं कटता कभी भी सर। इसके अलावा दो नाम और प्रिस्क्राइब किए गए, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड। सर ये दो ऐसे नाम है जिनका टीडीएस अपने को नहीं काटना, किसी भी सेक्शन में नहीं काटना। सर 197 नॉट रेलेवेंट, 198 इज आल्सो नॉट रेलेवेंट सर, 198 9 सर, दीज आर नॉट रेलेवेंट सेक्शंस। सर एक आजा 206 डबल ए और ए बी, सर क्या कहता है? सिंपल पॉइंट, अगर सर सामने वाले का टीडीएस काटना चाह रहा हूं मैं और सामने वाले ने पैन फर्निश नहीं किया, तो क्या करूंगा सर? रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन और 20% ले लूंगा, रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन और 20% विचएवर इज हायर ले लूंगा। लेकिन सर कहता है कि अगर मैंने सामने वाले का टीडीएस काटना चाह रहा हूं, सामने वाले ने पैन फर्निश कर दिया, लेकिन पिछले साल में उसने रिटर्न नहीं फाइल किया, प्लस पिछले साल में उसका टीडीएस डिडक्टेड बहुत ज्यादा था, उस केस में क्या करूंगा सर? उसका टीडीएस हायर रेट से काटते हैं सर, एट द रेट ऑफ ट्वाइस द रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन और 5%, ट्वाइस द रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन और 5%, ट्वाइस द रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन और 5%। मैंने क्या बोला? सुनो, पैन फर्निश नहीं किया तो सर रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन और 2x, पैन नहीं फर्निश किया रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन और 2x। लेकिन सर अगर सामने वाले ने अगर लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में आरओआई नहीं फर्निश किया है, प्लस उसी साल का उसका सर टीडीएस डिडक्टेड टीसीएस कलेक्टेड 50,000 ज्यादा का है, उस केस में टीडीएस काटना पड़ जाएगा सर अपने को ट्वाइस रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन और 5% से। सर जब कभी भी यहाँ पैन नहीं फर्निश करने के कारण टीडीएस काटेंगे ना, तो सर नॉर्मली रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन और 20% रहता है, लेकिन सर 194 ओ के लिए और क्यू के लिए सर मैक्सिमम रेट सर 5% एप्लीकेबल होता है, मैक्सिमम रेट 5% एप्लीकेबल होता है सर। कभी भी अगर इन दोनों में क्लैश होता है, तो जो भी हायर रेट कहता है ये अप्लाई कर जाएगा। आ जाए टीसीएस में, आ जाइएगा जी टीडीएस पे।
टीसीएस पे, टीसीएस पे, टीसीएस पे, टीसीएस पे, टीसीएस पे पहुंचने की कृपा करें। सर सबसे पहले तो ये गांठ मान लो, टीसीएस में अपने पास मल्टीपल सेक्शन नहीं, सेक्शन एक ही है। टीसीएस में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, सेक्शन नंबर याद नहीं रहता। सेक्शन नंबर सिर्फ एक है, 206 सी। टीसीएस का सेक्शन सिर्फ एक है, 206 सी। सर टीसीएस के सब सेक्शन कैन बी मेनी। Subsection can be one, subsection can be one C, subsection can be one G, subsection can be one S, subsection can be one F. सर मल्टीपल सबसेक्शन हो सकता है सर, सेक्शन सिर्फ एक ही है, 206C, 206C इज द सेक्शन। सर 206C का सबसेक्शन वन क्या बोलता है? सर अगर आप कोई भी हाईजैकर पर्सन हो, बेच रहे हो अल्कोहल, बेच रहे हो अल्कोहल, 1% टीसीएस कलेक्ट करोगे। बेच रहे हो सर स्क्रैप, सर 1% टीसीएस कलेक्ट करोगे। बेच रहे हो सर मिनरल और लाइक कोल और लिग्नाइट, सर 1% टीसीएस कलेक्ट करोगे। बेच रहे हो सर टिम्बर या फिर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, सर 2.5% टीसीएस कलेक्ट करोगे। बेच रहे हो बीड़ी पत्ता, बीड़ी पत्ता इंप्लाइज सर बेच रहे हो तेंदू लीव्स, 5% टीसीएस कलेक्ट करोगे। सर लेकिन कुछ लोगों से टीसीएस कभी भी कलेक्ट नहीं किया जाता। सबसे पहला सर, अगर आप कभी बेच रहे हो किसी को पर्सनल कंजम्पशन के लिए, सर फॉर एग्जांपल कोई अगर अल्कोहल ले रहा है पर्सनल कंजम्पशन के लिए, टीसीएस नहीं कलेक्ट करोगे। कोई बीड़ी पत्ता खरीद रहा है फॉर पर्सनल पर्पस, तेंदू लीव्स खरीद रहा है फॉर पर्सनल पर्पस, टीसीएस नहीं कलेक्ट करोगे। सर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अगर कभी भी सामान बेच रहे हो, टीसीएस कलेक्ट नहीं करोगे। पीएसयू को बेच रहे हो, सामान नहीं कलेक्ट करोगे, टीसीएस नहीं कलेक्ट करोगे। प्लस सर अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को अगर टीसीएस अगर सामान बेच रहे हो ना, अल्कोहल बेच रहे हो या फिर स्क्रैप बेच रहे हो या फिर कोल बेच रहे हो, एंड सामने वाली एंटिटी ने डिक्लेरेशन दे दिया कि भैया ये जो आपका कोल है, ये जो आपका स्क्रैप है, दिस विल बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, इस केस में ना सर उसका टीसीएस किस सी सेक्शन में नहीं आता। नॉट इवन C1, बट सर C1H किसी भी सेक्शन में टीसीएस नहीं आता। सर टीडीएस जा सकता है, सामने वाला पर्सन टीडीएस डिडक्ट कर सकता है, लेकिन सर टीसीएस कभी भी डिडक्ट नहीं होगा इस सेक्शन, किसी भी सेक्शन में, अगर सामने वाला डिक्लेरेशन दे दे कि वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने वाला है। सर समझ में आती है क्या बात? यस सर समझ में आ जाती है। सर 1C इज नॉट रेलेवेंट। सर 1H में आ जाओ, 1H सॉरी 1F आ जाओ, 1F इज लाइकली टू कम। सर वो लाइकली टू बी कम वाला क्वेश्चन है सर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त वाला है, इधर देख लो। सर वो मोटर कार में मान लो 11 लाख, 45 लाख, 8 लाख का कार परचेज तो 50 लाख की लिमिट कब लगी? अरे यार रुको तो देखा, मोहित आ जाएगा, आऊंगा उस पे, आऊंगा उस पे, इसमें आऊंगा। सर 1F इधर आ जाओ। 1F में क्या कह रहा है? 1F में एक प्यारा सा छोटू सा कुल्लो पुल्लो सा अमेंडमेंट है, जो मुझे लग रहा है आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, मुझे लग रहा है कि आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए सुनना। मोहित आपके सवाल का जवाब आ जाएगा यहाँ, आपके सवाल का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा आपको। सर क्या बात चल रही, समझना। सर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी पर्सन हूं जो मोटर व्हीकल सेल कर रहा हूँ, मोटर व्हीकल सेल करूं जो कि टू व्हीलर नहीं होना चाहिए सर, टू कोई चलो कोई मोटर व्हीकल, कोई मोटर व्हीकल है सर, लेकिन किसी ऐसे पर्सन को सेल कर रहा हूं हु इज नॉट द डीलर, हु इज नॉट द मैन्युफैक्चरर ऑफ द मोटर व्हीकल। अगर मैं मोटर व्हीकल किसी को भी सेल कर रहा हूं, मैं हाईजैकर हूं, मोटर व्हीकल सेल कर रहा हूं और सर मोटर व्हीकल की वैल्यू 10 लाख से ज्यादा की है। मोहित आऊंगा उस पॉइंट पे, आऊंगा 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 आऊंगा, रुको सर आऊंगा। सर अगर मैं मोटर व्हीकल सेल कर रहा हूँ, जिस मोटर व्हीकल का एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस में फर्क होता है सर, एक्स शोरूम प्राइस में रजिस्ट्रेशन चार्जेस, आरटीओ चार्जेस, मल्टीपल चीजें ऐड की जाती है, तब जाके ऑन रोड प्राइस बनता है। हम बात करें एक्स शोरूम प्राइस की, एक्स शोरूम प्राइस की अगर 10 लाख से ज्यादा की वैल्यू है, मोटर व्हीकल आप बेच रहे हो और एक्स शोरूम प्राइस उस मोटर व्हीकल का सर 10 लाख से ज्यादा का है, 10 लाख से ज्यादा का है, 10 लाख रुपया से ज्यादा का है, 10 लाख रुपया से ज्यादा का है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर व्हीकल कहता है सर, मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल इज नॉट अ मोटर व्हीकल, आइडियली होना तो नहीं चाहिए। मोटर इंजन तो लगता नहीं है, तो मोटर व्हीकल तो कहलाता नहीं। मोटर तो लगा नहीं, इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है, मे बी इलेक्ट्रिक व्हीकल शुड बी इंक्लूडेड इन दैट केस। इलेक्ट्रिक व्हीकल शुड बी इंक्लूडेड। देखो मैंने देखा है कार खरीदता है तो लगता है, इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो डीजल लगता है, लगता होगा। यू हैव टू एक्सेप्ट। सी मोटर व्हीकल का यहाँ पे जनरल मीनिंग में इन डेप्थ मीनिंग क्या, आई एम नॉट अवेयर कि हो सकता है मोटर व्हीकल कैन बी इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल कैन ऑल्सो बी इम्प्लाइंग दिस, बट रियल लाइफ में अगर आप खरीदते हो ना कार, इलेक्ट्रिक कार खरीदते हो 10 लाख के ऊपर की, तो लगता है। सी रियल लाइफ में लगता है, यू कैन अज्यूम दैट कि रियल लाइफ में इसी बेसिस पे लगाया जाता है क्योंकि लगता होगा। यू कैन टेक दिस एज एन रीजन कि भैया मोटर व्हीकल अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उस पर भी लग जाएगा टीसीएस, ठीक है। अल्टीमेटली अपने को देखो इस टॉपिक पे ज्यादा आर्ग्यू नहीं करना क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास ज्यादा इस चीजों के लिए। एग्जाम के एक दिन पहले अगर पढ़ रहे होंगे तो वी डोंट हैव दिस टाइम। चलो मान लो, मान लो
लग जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल को मोटर व्हीकल मान लेते हैं, बेस्ड ऑन इंडस्ट्री पार्लेंस हम मान सकते हैं कि भैया रियल लाइफ में लगता है, तो इसमें भी मान ही सकते हैं, ठीक है। सर मोटर व्हीकल पे टीसीएस, बाकी अगर बेयर एक्ट रीड करेंगे वी विल गेट द कंक्लूजन, वी हैव टू चेक दैट। बट सर अभी के लिए आप ये मान लो कि सर मोटर व्हीकल अगर आप बेच रहे हो तो मोटर व्हीकल पे आपको कलेक्ट करना है टीसीएस, 1% कलेक्ट करना है सर, ठीक है, क्लियर। सर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज सर, अगर किसी डीलर को बेच रहे हो, अगर किसी मैन्युफैक्चरर को बेच रहे हो, टीसीएस नहीं कलेक्ट करना, किसी पीएसयू सेंट्रल गवर्नमेंट को बेच रहे हो, टीसीएस नहीं कलेक्ट करना सर, ठीक है। सर पहले इस सेक्शन में सिर्फ मोटर व्हीकल हुआ करता था, लेकिन अब ना सर इस सेक्शन में 9 और आइटम्स को ऐड किया गया। सर अगर आप 10 लाख से ज्यादा के शूज बेच रहे हो तो भैया एक शूज, एक पेयर ऑफ शूज, 10 लाख के ऊपर अगर आप बेच रहे हो, टीसीएस 1% कलेक्ट करना है। अगर आप किसी को रिस्ट वॉच बेच रहे हो 10 लाख से ज्यादा की, 1% टीसीएस कलेक्ट करना है। सर कोई आर्ट पीस बेच रहे हो, एंटीक बेच रहे हो, पेंटिंग बेच रहे हो, भैया उस सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा 1% से। सर सन ग्लासेस बेच रहे हो 1 लाख से ज्यादा के, टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। सर पर्सेस बेच रहे हो, हैंडबैग्स बेच रहे हो, टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। सर कोई कॉइन्स, कोई स्टैम्प, कोई कलेक्टेबल आइटम, कोई स्पोर्ट्स वेयर, कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कोई हॉर्स फॉर हॉर्स रेसिंग, या कोई यार्ड, कोई रोइंग बोट, या कोई हेलीकॉप्टर बेच रहे हो, सर इन सब केसेस में 1% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ जाएगा। 9 आइटम है सर। सर ये सब आपको देखना पड़ेगा अगर कभी भी आप बेच रहे हो। सर अगर कभी भी ये 10 आइटम अगर आप बेच रहे हो ना, 10 लाख के ऊपर वाले, 10 लाख के ऊपर वाले, इस केस में ना सर आपको इन पे भी टीसीएस 1% से कलेक्ट करना पड़ेगा। 1F में टीसीएस कलेक्ट करना पड़ जाएगा सर, ये अमेंडमेंट है। सर सवाल सुनना, आप सवाल सुनना, भक्ति क्या कहती है? अच्छा कर दिया क्या ऐड? हाँ ऐड कर दिया। मोहित आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है भक्ति। सर 10 लोग लाइव है उनके लिए, अरे कोई बात नहीं यार, ये तुम सर 10 तुम सोच रहे हो लोग कम है, ये बाद में ज्यादा देखा जाता है, इसलिए मैं तो खुश हूँ कि भैया एटलीस्ट 10 लोग लगातार पूरा टाइम बैठे हुए हो। लोग आएंगे जाएंगे, यू डोंट नो द व्यूअरशिप ऑफ दिस सेशन, आपको पता नहीं है ना, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। ठीक ठाक व्यूअरशिप आ गई अभी तक तो, ठीक है सर। इधर सुनो 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 सुनो, अभी सुनो सुनो। सर फॉर एग्जाम्पल ये है राहुल मोटर्स, और ये सर मान लो मोहित। मोहित का काम है गारमेंट्स का। मोहित ने सर पहली बार में क्या खरीदी सर, फॉर एग्जाम्पल मेरे से एक सेल्टॉस खरीदी 20 लाख की। क्या टीसीएस कलेक्ट करूंगा? राइट आंसर यस सर, टीसीएस कलेक्ट करूंगा। सी एनर्जी सेम रखनी पड़ेगी ना, नहीं तो तुम सो जाओगे। तुम्हारे को पास करवाना चाहता हूँ, तुमको जगा के रखना, तो मुझे एनर्जी सेम मेंटेन करनी पड़ेगी। तुम भी एनर्जी लाओ अपने अंदर, ठीक है। 10 मिनट का ब्रेक और बहुत ज्यादा। और तुमको एक और बात बता दूं, मैं अभी मेरा 7 बजे से एक इंग्लिश क्लास है जो 4 घंटे और खींचेगी, तो मुझे वो भी कंप्लीट करनी है, ठीक है, वो भी लेनी ही लेनी है। सो आई हैव टू एंड दिस बैच ऑन टाइम ऑल्सो, उसके बाद जाके वो क्लास भी लेनी है, तो इसलिए ना थोड़ा सा एनर्जी अपने अंदर भी रखनी पड़ेगी, आपको भी मेरे को। सर सर अगर आप कभी भी, जैसे मैंने मान लो मोहित को सेल्टॉस बेची 20 लाख रुपए में, क्या टीसीएस कलेक्ट करूंगा सर? 1% करूंगा। सर मैंने सोनेट बेची सर, सोनेट कितने की सर? मान लो सोनेट बेची 8 लाख रुपए की, क्या टीसीएस कलेक्ट करूंगा सर? नहीं, टीसीएस नहीं कलेक्ट करेंगे ना, नको नको नहीं करेंगे। सर मान लो मैंने एक और सेल्टॉस बेची सर, क्या टीसीएस कलेक्ट करूंगा? सर करोगे ना सर, ठीक है। सर इसके बाद वापस सोनेट बेची 8 लाख रुपए की, सर क्या वापस टीसीएस कलेक्ट करूंगा? सर यहाँ पे सवाल सोचने वाला है, सवाल सोचने वाला है सर। क्या सवाल सोचने वाला है? जस्ट थिंक ऑफ इट। सर अगर राहुल है, क्या राहुल 1F में कलेक्ट करेगा टीसीएस? नहीं सर, 1F में तो नहीं करेगा क्योंकि कार 10 लाख से कम की है। 1F में तो नहीं करेगा क्योंकि कार 10 लाख से कम की है। लेकिन सर जो मोहित है, isn't isn't he the ones isn't he the ones इसका 194 क्यू में टीडीएस काटने की लाइबिलिटी आ सकती है, क्योंकि सर अल्टीमेटली इसने तो 50 लाख के ऊपर परचेजेस कर ली ना। अब सेक्शन 194 क्यू में ये तो नहीं लिखा हुआ कि आपको गुड्स ही परचेज करना है, या गुड्स क्या है सर, ऐसा तो कहीं मेंशन किया नहीं है। तो अगर आप कार खरीद रहे हो आपके बिजनेस पर्पस के लिए, तो आपको इसमें भी टीडीएस काटना पड़ सकता है। अगर आप अपनी कार खरीद रहे हो ना बिजनेस पर्पस के लिए, तो इसमें भी टीडीएस काटना पड़ सकता है सर। पहली कार खरीदी 20 लाख, दूसरी कार खरीदी 8 लाख, तीसरी कार खरीदी 20 लाख, कुल मिला के 48 लाख हो गया। जब मैं फोर्थ कार खरीद रहा हूँ, जब मोहित फिफ्थ फोर्थ कार खरीद रहा है, इसमें से 2 लाख रुपए तो 50 लाख की लिमिट में चला गया। 6 लाख रुपीज की जो कार खरीदा है सर, हो सकता है इसमें 194 क्यू में मोहित को टीडीएस काटना पड़े, या हो सकता है सर राहुल को 206C1H में टीसीएस कलेक्ट करना पड़े। तो सर कभी भी अगर सर 1F नहीं लग रहा होता, तो अपने को सर 1H चेक करना पड़ जाता है सर, उसके अलावा 194 क्यू भी चेक करना पड़ता है। सिमिलरली सर अगर यही मान लो कोल होता, सर कोल होता,
सर कोल 2 लाख का है, 1% सेल करूंगा सर, टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा सर। ऐसा आपको कोल में भी चेक करना पड़ेगा, जो C2061 पढ़ा था ना हमने, C1 पढ़ा था सर, वो भी अपने को चेक करना पड़ेगा। अगर वो लग रहा है तो अपने को वो भी लगाना पड़ जाता है सर। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये हो गया 1F की कहानी। सर 1F में कोई दिक्कत सर? देखो 1F में सर शॉर्टकट है याद करने का, क्या सवाल अच्छा है मोहित सर। फिलहाल मेरे पास शॉर्टकट नहीं, आप बनाओ तो बढ़िया, मुझे शेयर करना। बट सर एक चीज ध्यान दो सर, आपको देख के समझ में आ जाएगा, महंगे महंगे आइटम होते हैं सारे। शूज महंगे महंगे होंगे सर, ये सब चीजें महंगी वाली हैं सर, सस्ती चीजें नहीं है। मतलब जो शौकिया लोग होते हैं ना, कि महंगे शूज खरीदे, 10 लाख के ऊपर के रिस्ट वॉच खरीदी, 8 पीस खरीदा, सन ग्लासेस खरीदा, पर्स हैंड बैग। और देखो ना, अगर आप निकाल भी लोगे तो एक ही के अंदर मल्टीपल मल्टीपल भी है, एक ही के अंदर मल्टीपल मल्टीपल भी। आप कॉइन्स याद कर लोगे, स्टैम्प कलेक्टिबल कैसे याद रखोगे? या फिर सर अगर आप याट यॉट याद कर लेते तो हेलीकॉप्टर कैसे याद करोगे? तो इसलिए ना, देयर हैज टू बी इंस्टिंक्ट की भैया ये जो कलेक्ट, ये जो स्पेशल आइटम्स है ना, ये स्पेशल आइटम्स पे टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा सर। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए मुझे लग रहा है एक इंस्टिंक्ट आ रहा है कि आपके सामने आ जाएगा कि एक पर्स बेचे, एक पर्स बेचा 5 लाख रुपए का, एक रिस्ट वॉच बेची 6 लाख रुपए की, क्या टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा? राइट आंसर इज नहीं करना पड़ेगा। यस यस यस, अंबानी रोलेक्स, अंबानी गुड्स, यस अंबानी गुड्स, आई मीन ठीक है, मतलब लग्जरी गुड्स। सर 1G, जी फॉर घूमने जाओ, जी फॉर घूमने जाओ, जी फॉर घूमने जाओ, व्हाट डज दैट मीन? सर अगर कभी भी आप इंडिया के बाहर रेमिटेंसेस कर रहे हो अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, अगर कभी भी आप रेमिटेंसेस कर रहे हो अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, सर आपको सर 7 लाख रुपए तक का ब्लैंकेट कवर मिलता है। ब्लैंकेट कवर यानी फॉर एनी रीजन यू कैन रेमिट इट आउटसाइड इंडिया, आप किसी भी कारण से इंडिया के बाहर रेमिट कर सकते हो सर। ठीक है, 7 लाख के ऊपर जब भी रेमिट करने की बारी आएगी ना, यू हैव टू टेल द रीजन, आपको कारण बताना पड़ेगा। सर दैट कारण कैन बी एनीथिंग, दैट कारण कैन बी एनीथिंग। सर कारण क्या हो सकता है? सर कारण कैन बी सर एजुकेशन, रीजन कैन बी सर हेल्थ पर्पसेस, रीजन पर कैन बी सर भाई को चाहिए रिश्ते वहां पे घूमने के लिए, सर रीजन कैन बी सर वहां पे मैं बीमार पड़ा हूँ, रीजन कैन बी वहां पे मेरे को शेयर्स खरीदने। सर किसी भी पर्पज से आप रेमिट कर सकते हो इंडिया के बाहर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में, 7 लाख तक विदाउट एनी लिमिट। 7 लाख के ऊपर जब रेमिटेंसेस करोगे सर, एजुकेशनल पर्पज के लिए 5% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, अदर पर्पजेस के लिए 20% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा सर। ठीक है, कलेक्ट कौन करेगा? सर ऑथराइज डीलर कलेक्ट करने वाला है सर। ठीक है ठीक है ठीक है सर, समझ में आ गया, मस्त समझ में आ गया। सर अगर कभी भी एजुकेशनल लोन से पैसा निकाल के अगर आप बाहर जा रहे हो, एजुकेशनल लोन से अगर पैसा निकाल के बाहर जा रहे हो, तो सर बाहर एजुकेशनल लोन से पैसा निकाल के अगर बाहर भेज रहे हो पढ़ाई के लिए, तो 5% नहीं होगा सर, 5-7 लाख का कोई टीसीएस नहीं, 7 लाख के ऊपर रेमिटेंस करोगे तो 0.5% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। सर फॉर एग्जाम्पल मोहित है, मोहित हनीमून पे जाना चाहता है सर, कहाँ पे? पाकिस्तान जाना चाहता है। ठीक है, उसकी वाइफ बोलती है मैं जाऊंगी तो पाकिस्तान जाऊंगी, मुझे पेशावर के जलते हुए आग देखनी है, उसके अलावा कैसे बम फेंके जाते हैं, कैसे बारूद बनाया जाता है, ये सब उसकी वाइफ को देखना है। एग्जाम्पल, तो मोहित की वाइफ बोलती जाऊंगी तो पाकिस्तान जाऊंगी, सो मोहित हैज टू बाय अ पाकिस्तान पैकेज प्रोग्राम, उसको पाकिस्तान जाने के लिए पैकेज प्रोग्राम खरीदना पड़ेगा। सरकार कहती है अगर आप कोई भी ओवरसीज टूर्स एंड पैकेज प्रोग्राम खरीदते हो तो उसके लिए पहले 7 लाख तक पे आपको 5% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, और सर 7 लाख के बियॉन्ड जितना भी है ना सर, उसमें 20% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। और ये कलेक्ट कौन करता है? सर ओवरसीज टूर्स एंड पैकेज प्रोग्राम वाला कलेक्ट करता है सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है, सिंपल सी बातें हो गई। सर कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनर आपसे बोलेगा, फॉर एग्जाम्पल मोहित गया पैकेज प्रोग्राम खरीदने के लिए, मोहित गया पैकेज प्रोग्राम खरीदने के लिए, अरे भैया पाकिस्तान का पैकेज प्रोग्राम दे दो। सर सामने वाला बोलता है मोहित पाकिस्तान जाएगा पक्का? मोहित बोलता है हाँ जाऊंगा। पाकिस्तान सच्ची? मोहित बोलता है हाँ जाऊंगा, ऐसे कैसे नहीं जाऊंगा? अच्छा सर, अगर मोहित पाकिस्तान जाना चाहता है और मोहित अपना पैन फर्निश नहीं करा, मोहित का टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, मोहित का टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। सर मोहित अगर पैन फर्निश नहीं करता तो भैया मोहित का टीसीएस हायर रेट से कलेक्ट किया जाएगा। प्रोविजन कहता है सर कितना रेट होगा? सर ट्वाइस रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन और 5% विच एवर इज हायर। मोहित अगर पैन फर्निश नहीं करता, सर चुपके से आपने सेक्शन पढ़ा दिया। अरे सब चुपके से पढ़ा दूंगा तुमको, रुको से। अगर मोहित अपना पैन फर्निश नहीं करता तो 20 हायर इंस्टीट्यूट कलेक्ट किया जाएगा, ट्वाइस रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन और 5%। मेरा सवाल ये है सर, पहले 7 लाख में 5% लगना है, उसके ऊपर में 20% लगना है, तो हायर रेट कितना लगाओगे आप? ट्वाइस रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन है और 5% विच एवर इज हायर आपको कलेक्ट करना है, तो कौन सा रेट लेने वाले हो आप? कौन सा रेट लेने वाले हो सर? बड़ी लॉजिकल सी बात है, जहां 5% लगेगा यहाँ पे 2x और 5% विचेवर हाई लगा दो, यानी सर 10%, और यहाँ पे 2x और 5% विचेवर हाई यानी 40%। लेकिन सर टीसीएस में मैक्सिमम रेट 20% होता है, तो भैया पहले 7 लाख पे 10% और बैलेंस पे 20%, ऐसे हाई रेट लगा के चलना है यहाँ पे।
सर ठीक है, सर ठीक है। सर मैक्सिमम टीसीएस कलेक्शन रेट कैन बी 20%, 20% ज्यादा टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जा सकता, सरकार कहती है। अगर सामने वाले से आप टीसीएस कलेक्ट करना चाहते हो, आपने सामान बेचा और सामने वाले का टीसीएस कलेक्ट करना चाहते हो और सामने वाले ने लास्ट ईयर रिटर्न ही नहीं फर्निश किया, प्लस उसका टीसीएस कलेक्टेड टीसीएस डिडक्टेड सर 50,000 ज्यादा का है, तो भैया उसका टीसीएस कलेक्शन रेट ट्वाइस द रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन होगा और 5% विचएवर इज हायर, ट्वाइस द रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन और 5% विचएवर इज हायर, उसका टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। सर इसके अलावा सर एसएस टीसीएस में कुछ और पॉइंट नहीं था पढ़ने वाला। सर रिफंड्स इज अ टॉपिक जहां पे मुझे आपको थोड़ा सा एम्फेसिस देना है। सर रिफंड क्या बताता है? सर कभी भी अगर आपका एक्सेस ये रिफंड आज तक पूछा नहीं है तो आई डाउट एमसीक्यू पूछ सकता है, इसलिए सर इट इज अ इंपॉर्टेंट सेगमेंट। सर कभी भी अगर आपका टीडीएस ज्यादा कटा हुआ है, एडवांस टैक्स ज्यादा पेड है या सेल्फ असेसमेंट ज्यादा टैक्स पेड है, तो भैया आपको रिफंड आता है, सीधी सी बात है। रिफंड पे सर इंटरेस्ट भी आता है। सर रिफंड पे इंटरेस्ट कितना आता है वहां? सर हॉर्स सर अगर कभी भी आपको रिफंड आ रहा होता है तो भैया रिफंड पे टीडीएस कटना है। सर रिफंड पे टीडीएस कटता है। सर रिफंड पे टीडीएस कटता है नहीं सर, रिफंड पे इंटरेस्ट आता है। सर रिफंड पे इंटरेस्ट आता है, कितना इंटरेस्ट आता है? सर 0.5% पर मंथ एंड पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट आता है। सर 0.5% पर मंथ एंड पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट आता है। सर कितना इंटरेस्ट आता है, कब से कब तक आता है, दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। सर इंटरेस्ट आता है आपका, ये मैटर करता है। सर रिफंड आपको कहां से आ रहा है? सर रिफंड अगर आपको आ रहा है टीडीएस टीसीएस से या एडवांस टैक्स से रिफंड आ रहा है और आपने रिटर्न टाइम पे फाइल कर रखा है, तो भैया आपका इंटरेस्ट आएगा 1 अप्रैल से लेके ग्रांट ऑफ रिफंड तक की डेट तक का। लेकिन सर अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया है तो इस केस में सर डेट ऑफ आरओआई से लेके ग्रांट ऑफ रिफंड, डेट ऑफ आरओआई से लेके ग्रांट ऑफ रिफंड करना पड़ेगा। सर अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया तो जिस दिन आरओआई फाइल करते हो उस दिन से लेके ग्रांट ऑफ रिफंड तक आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। नहीं इंटरेस्ट लेट हो जाता है अगर लेट रिटर्न फाइल करते हैं तो। सेल्फ असेसमेंट टैक्स, सर कभी भी अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स से इंटरेस्ट चाहिए अपने को, रिफंड आ रहा है, तो प्रोविजन कहता है भैया इसमें आपको 1 अप्रैल से नहीं मिलेगा, जिस दिन आपने टैक्सेस पे किए या जिस दिन आप आरओआई फाइल करते हो, जो भी लेट वाली डेट है, इस डेट से लेके ग्रांट ऑफ रिफंड तक आपको इंटरेस्ट आएगा। सो सरकार चाहे तो आपका रिफंड कभी भी रोक सकती है अगर सरकार को लगता है इट इज इन दी इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। अगर रिफंड देने सरकार को नुकसान हो रहा है, सरकार आपका रिफंड रोक लेगी। सेकेंड थिंग सर, अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड पेंडिंग पड़ी हुई तो सरकार उस आउटस्टैंडिंग डिमांड से सेट ऑफ कर लेगी, उसके बाद ही इंटरेस्ट आपको आपको देगी। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है ठीक है। सर कहता है कभी भी अगर आप रिफंड, कभी भी आपको रिफंड दिया जा रहा है, कभी भी अगर आपको रिफंड दिया जा रहा है, ध्यान देना, अगर आपका असेस्ड टैक्स से 10% रिफंड है, 10% से कम रिफंड है, तो भैया उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। मतलब सर फॉर एग्जाम्पल मेरा टीडीएस डिडक्टेड, टीसीएस कलेक्टेड, एडवांस टैक्स सब पेड मिला के 110 लाख रुपए था। मेरी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी निकली 105 लाख रुपए की और सर इसमें से मेरे को सर 110 पेड था। सर टैक्स लायबिलिटी 105 लाख निकली, मेरा रिफंड कितना आ रहा है 5 लाख। सर कह रहा है जितनी भी असेस्ड टैक्स लायबिलिटी उससे अगर 10% से कम अगर रिफंड आ रहा है ना, उसके 10% से कम रिफंड आ रहा है तो इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट विल बी गिवन टू मी। सर सिंपल सा पॉइंट था, इसके अलावा इंटरेस्ट पे कुछ भी नहीं था पॉइंट, इससे अलावा कोई पॉइंट नहीं था। दैट कंप्लीट्स आवर टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स टॉपिक। सर मेरे को समझ नहीं आया क्या पूछ रहा हो और सर इसके लिए नहीं लिखा तो मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मतलब घोड़े और किस काम के रहते हैं? मतलब मुझे नहीं पता घोड़े रनिंग के अलावा किस काम के? बग्गी वालों के लिए अगर घोड़े खरीद रहे हैं तो महंगे थोड़ी होते हैं इतने। मतलब अगर तुम 10-10 लाख के घोड़े खरीद रहे हो तो फिर किस काम के खरीद रहे हो? मतलब बिना रेसिंग के कैसे खरीदोगे तुम इतने महंगे घोड़े? आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के बियॉन्ड क्वेश्चन है, बट ठीक है अगर पूछता भी है ना तो आप उसमें लिख देना इट इज अज्यूम दैट फॉर इट इज फॉर हॉर्सेस। अगर हॉर्सेस के लिए तो आपका 1% इसे कलेक्ट किया जाएगा। सुनो 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 गौर से। सर कभी भी अगर आप पेमेंट करते हो आईएफएससी की यूनिट को, वही तो कह रहा हूँ इतने महंगे थोड़ी आते हैं घोड़े 10-10 लाख रुपए के यार, शादी वादी वालों के इतने महंगे थोड़ी आते हैं। सर सुनो 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 सुनो, अगर आप किसी ऐसी एंटिटी को पेमेंट करते हो विच इज लोकेटेड इन आईएफएससी, सर आईएफएससी में लोकेटेड एनी एंटिटी को पेमेंट करते हो जो कि 80 LA का डिडक्शन ले रही है, तो सरकार कहती है आप उसका टीडीएस नहीं काटने वाले। इंटरेस्ट कमीशन या फिर सिमिलर लाइक पेमेंट, प्रोफेशनल फीस पेमेंट करो, उस पर टीडीएस नहीं काटने वाले। भैया जब उसकी इनकम पे टैक्स ही नहीं लगना तो फिर काय को तुम टीडीएस काटोगे? तीसरा दूसरा सर, अगर आईएफएससी की कोई बैंकिंग यूनिट अगर किसी नॉन रेसिडेंट को कोई इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है तो भैया उस पर टीडीएस नहीं काटने वाली। आईएफएससी की यूनिट अगर किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रही है इंटरेस्ट का,
नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रही इंटरेस्ट का किसी लोन पे, डिपॉजिट पे, तो उस पर टीडीएस नहीं काटने वाली सर, ठीक है। सर अगर कभी भी यूएन बॉडीज, फॉरेन कॉन्सुलेट्स, इंटरनेशनल कॉन्सुलेट्स अगर पैसा निकाल रहे हैं बैंक से तो इनका टीडीएस नहीं काटा जाता। सर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड का टीडीएस नहीं काटा जाता। प्लस सर कहता है सर अगर कोई भी पर्सन आईएफएससी की यूनिट को सेल कर रहा है गुड्स, कोई पर्सन आईएफएससी की यूनिट को सेल कर रहा है गुड्स, तो भैया इस केस में टीसीएस नहीं कलेक्ट किया जाता। सर लग्जरी आइटम्स वाला पॉइंट मैंने आपको कवर करवा दिया। प्लीज वर्दी कलेक्शन ऑफ ऑल द अमेंडमेंट्स टीसीएस में, अमेंडमेंट शीट मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखी है। आ जाए असेसमेंट टॉपिक पे। आ जाए असेसमेंट पे। कोई डाउट टीडीएस टीसीएस में? बढ़े आगे। बढ़े आगे सर, ठीक है बढ़ सकते हो, आप आराम से बढ़ सकते हो सर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड असेसमेंट प्रोसीजर। सर लास्ट टॉपिक, लास्ट सेकंड चैप्टर ऑफ द डे। ओके सर, आईटी अथॉरिटीज में कुछ देखने की जरूरत है क्या? सर नहीं। सीबीडीटी की पावर्स नहीं देखने की जरूरत है सर। जनरल पावर्स ऑफ आईटी आईटी अथॉरिटी, आमतौर पे आईटी अथॉरिटी के पास 4 जनरल पावर्स रहती है सर। सबसे पहले डिस्कवरी इंस्पेक्शन। दूसरी पावर्स सर, एग्जामाइनिंग सच पर्सन ऑन ओथ। तुमसे शपथ पे बुलवा सकती है कि भैया तुमने उसके साथ चोरी की है कि नहीं की, अच्छा तुमने उसके साथ परचेज किया कि नहीं की, तुमने सेल्स किया कि नहीं किया, तुमने लोन दिया कि नहीं दिया, तुमसे शपथ पे बुलवा सकती चीजें। तीसरा सर, कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। भैया आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकते हैं और सर मैक्सिमम 15 वर्किंग डेज के लिए मांग सकते हैं। तीसरा सर, आपके खिलाफ सर कमीशन इशू कर सकते हैं सर, आपको बुलावा बुला सकता है। ओए मोहित, रूम नंबर 402 उस पुरानी हवेली में रात को 10 बजे मिलना मेरे को, क्या बुला सकते हैं? राइट आंसर है सर, बुला सकते हैं। नॉर्मली डिपार्टमेंट में बुलाएंगे आपको, ऐसे बुलाएंगे नहीं, लेकिन सर दे हैव पावर टू इशू समन, दैट इज द पॉइंट। सर अब 3 पावर्स चलती है साइड बाय साइड, 3 पावर्स चलती है साइड बाय साइड। मैं आपको चाहता हूं सर लेके चलना एक छोटे से फेज पे। सर 3 सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन होता है 133 बी, एक होता है सर 133 ए, और एक होता है सर 133 ए 2 ए। 3 सेक्शन सिमिलर बातें करते हैं सर। ये होता है सर विजिट, डिपार्टमेंट हमारे यहाँ विजिट करता है, विजिट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। सर इसमें होता है सर्वे, और इसमें होता है सर टीडीएस टीसीएस सर्वे। सर तीनों में डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस समझ लोगे तो अपने आप अपने को समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली इन दोनों में, तीनों में चलता क्या है। सर क्या इसमें एंटर करते हैं? राइट आंसर यस सर, इसमें एंटर करते हैं। सर इसमें भी एंटर करते हैं क्या? हाँ सर इसमें भी एंटर करते हैं। सर इसमें एंटर करते हैं क्या? सर इसमें भी एंटर करते हैं। सर ठीक है, हमारे घर में घुसते हैं तीनों ही केसेस में। सर क्या प्रायर अप्रूवल लगता है क्या? सर इस केस में प्रायर अप्रूवल, सर इस केस में प्रायर अप्रूवल नहीं लगता है। सर इस केस में 133 में प्रायर अप्रूवल नहीं लगता है। सर क्या यहाँ प्रायर अप्रूवल लगता है? यस सर, प्रायर अप्रूवल लगता है। किसका? सीसीआईटी का प्रायर अप्रूवल लगता है, डीजीआईटी का प्रायर अप्रूवल लगता है। सर यहाँ प्रायर अप्रूवल लगता है क्या? सर सिमिलर सीसीआईटी और डीजीआईटी का प्रायर अप्रूवल लगता है सर, ठीक है। सर दोनों ही केसेस में, सर दोनों ही तीनों ही केसेस में सर क्या एंट्री, कोई एंट्री के टाइम पे रेस्ट्रिक्शन है क्या? या यू बोलो, चलो पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करूं। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करूं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड कर सकते हैं? सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड इस केस में नहीं कर सकते। सर्वे के केस में, सर सर्वे केस में स्पेशल पावर्स रहती है सर। बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड 2 पावर्स, सर इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इसको इंपाउंड भी कर सकते हैं। सर ज्वेलरी मिले कोई, कैश मिले कोई, सर अदर वैल्यूएबल एसेट्स मिले, सर इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा सकते हैं, इसके ऊपर सर इन्वेंट्री बना सकते हैं, प्लस किसी भी पर्सन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं।
अच्छा सर, इंपाउंड करेंगे मैक्सिमम 15 वर्किंग डेज के लिए। अच्छा सर, टीडीएस टीसी सर्वे में क्या पावर्स रहती हैं? सर सेम पावर्स रहती है, सेम पावर्स रहती हैं। बस सर यहाँ पे दो चीजें कम हो जाती हैं। टीडीएस टीसी सर्वे में ना बुक्स को इंपाउंड करने की पावर नहीं होती। उसके अलावा सर इन्वेंट्री ऑफ लिस्ट, इन्वेंट्री यानी लिस्ट बनाने की पावर नहीं होती। सर क्या पावर समझ में आती है? सर तीसरा, क्या कोई एंट्री रेस्ट्रिक्शन होता है? एंट्री रेस्ट्रिक्शन सर कभी भी अगर 133 बी में आप क्या एंट्री करेंगे तो भैया सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे सर बिजनेस आवर्स में घुसने वाले हैं। सर्वे करेंगे सर, अगर बिजनेस प्रेमिसेस पे सर्वे कर रहे हैं तो बिजनेस आवर्स में करने वाले हैं। अदर प्लेसेस पे सर्वे करेंगे तो इस केस में सर सनराइज और सनसेट के बीच में करने वाले हैं। और उसके अलावा सर अगर मान लो सर टीडीएस टीसीएस सर्वे की बात करूंगा तो इस केस में सर बिजनेस प्रेमिसेस पे ही होता है सनराइज, और सनसेट के बीच में होता है सर हमेशा। सर यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है सर, सनराइज सनसेट के बीच में। इसके अलावा सर और कोई सर, इसका मेन रीजन क्या होता है? सर टू जस्ट हैव अ ग्लांस, टू हैव अ ग्लांस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। यहां का पर्पस होता है टू फाइंड वेदर यू आर फ्रॉड और नॉट, टू फाइंड यू अ फ्रॉड और नॉट, क्या तुम फ्रॉड हो कि नहीं हो। और यहाँ पे सर सिर्फ टीडीएस टीसीएस का करेक्टनेस देखा जाता है। इसके अलावा सर, इसके अलावा सर सर्वे का और क्या पावर रहता है सर्वे के केस में? सर्वे केस में सर अगर चाहें तो किसी एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। सर मान लो कोई एरिया है जहां पे सर सर्वे करना चाह रहे हैं, सर मान लो दुकान के अलावा सर गोडाउन में, फैक्ट्री में, वेला में, कहीं और सर्वे करना रहता है, सर कर सकते हैं। सर उसके अलावा सर क्या किसी सेरेमनी में कर सकते हैं? सर सेरेमनी में भी कर सकते हैं, लेकिन सेरेमनी में तभी करेंगे जब सर्वे कंक्लूड हो जाए। सर क्या डिफरेंसेस समझ में आ गए? सर अगर डिफरेंसेस समझ में आते हैं तो सर्वे में इससे ज्यादा आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। यू विल बी एबल टू सॉल्व every question with respect to survey, every question with respect to sir TCS survey, every question with respect to sir information to collect, power to collect information. सर एक पावर होती है 133 सी, 133 6 में। मतलब सर अगर डिपार्टमेंट को मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है तो मेरे पड़ोसी से पूछ सकता है, मेरे चाचा से, मेरे फूफा से, मेरे मौसा जी से, मेरे डेटर से, मेरे क्रेडिटर से, मेरे सेल्स से, मेरे लेंडर से, मेरे बोरोवर से, मेरे बैंक से, मेरे स्टॉक ब्रोकर से, मेरे रजिस्ट्रार से, किसी से मेरी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। एंड दे हैव अ कंपल्शन टू शेयर इन्फॉर्मेशन, दे हैव अ कंपल्शन टू शेयर इन्फॉर्मेशन, दे आर गोइंग टू शेयर इन्फॉर्मेशन। सर 136 में करेंगे वो। सर लेकिन एक कैच रहता है, ऐसा अगर मेरे अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही है ना तो भैया मेरे अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है तो भैया कोई भी मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकता है। लेकिन अगर मेरे अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही है तो जो असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्यूटी कमिश्नर है सर, ज्वाइंट कमिश्नर है सर, या फिर आईटीओ है, या फिर इनको अगर इन्फॉर्मेशन जाननी है तो ये लोग भैया सीआईटी लोग का अप्रूवल लेंगे, उसके बाद ही मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। सर ठीक है, इतना सही बस था। पावर टू सर्च, सर सर्च के बारे में सर बताना है, जहां सर्च बताया हमारा आईटी अथॉरिटी ही खत्म हो जाएगा। सर्च में सिर्फ लिमिटेड बातें बता रहा हूँ, जो काम की है सर वही बातें बताऊंगा, सुनो ध्यान से। सर सर्च कौन ऑथराइज करता है? सीआईटी डीआईटी ऑथराइज करते हैं। ध्यान देना सर, अगर कभी भी किसी एरिया में ज्वाइंट कमिश्नर बैठता है, एडिशनल कमिश्नर बैठता है, और उस ज्वाइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर को एम्पावर कर रखा है सीबीडीटी ने, तो भैया सीए लोग भी एम्पावर करिए, ये लोग भी सर्च ऑथराइज कर सकते हैं। उसके अलावा सर सर्च कब हो सकती है? सर अगर आप 142(1) का नोटिस आपको इशू किया जाने वाला है, या 140 131 में समन इशू किया जाने वाला है, आप रिस्पॉन्ड नहीं किए, आपने किया ही नहीं रिस्पॉन्ड, या फिर सर डिपार्टमेंट को लग रहा है आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, इस केस में आपके यहाँ पे सर्च हो सकती है। तीसरा कारण होता है सर अगर कभी भी आपके पास कोई ऐसी ज्वेलरी, बुलियन है, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल जो आपने डिस्क्लोज नहीं कर रखा डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट को लग रहा है कि भैया आपको पकड़ना जरूरी है, इस केस में सर आपके यहाँ पे सर्वे कर, आप क्या सर्च कर सकते हैं? सर किस कारण से सर्च किया गया है, किस कारण से सर्च किया गया है, दैट विल नेवर बी टोल्ड टू यू, दैट विल नेवर बी टोल्ड टू यू अनलेस इट हैज बीन आस्क्ड बाय द हाई कोर्ट। जब तक हाई कोर्ट ना पूछेगा, जब तक हाई कोर्ट ना बोले, तब तक डिपार्टमेंट नहीं बताएगा काय को सर्च किया उन्होंने। सर एक बार सर्च होती है तो भैया वो आपके घर में घुस सकते हैं, बिल्डिंग में घुस सकते हैं, आपकी कार में, आपके वेसल में, आपके गोडाउन में, आपकी फैक्ट्री में, आपके विला में, आपके फार्म हाउस में, सब जगह घुस सकते हैं।
सर सब जगह घुसने के बाद सर ताला तोड़ सकते हैं, ताला की चाबी नहीं दी तो। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स डाल रखे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। सर आपकी टोपी, आपका जेब, आपका पॉकेट, आपका गला सब चेक कर सकते हैं वो लोग। सर उसके अलावा सर अगर कोई बुक्स रखी हुई है तो उसको सीज कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक एंड ट्रेड को अभी सीज नहीं कर सकते। सब बुक्स, मनी, ज्वेलरी को सीज कर सकते हैं। सर उसके अलावा सर अगर चाहिए तो लोकल ऑफिसर की भी हेल्प ले सकते हैं। सर कुछ प्रिजम्पशंस रहते हैं, जब भी सर्च होती है तो ये मान लिया जाता है कि जो सामान है वो आपका है। मान लो मेरे गले में सोने की चेन मिली और मैंने बोला नहीं नहीं, ये तो भक्ति ने मेरे को दी है पहनने के लिए, भक्ति की चेन है, भक्ति की चेन है। सरकार कहती है नहीं, तुम्हारे गले में मिली, तुम्हारी मानी जाएगी। सर जो भी तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा हुआ है माना जाएगा वो सच है। जो भी डॉक्यूमेंट्स में साइन किया हुआ है, जो भी हैंडराइटिंग ऐसा मान लिया जाएगा मेरी हैंडराइटिंग है। जो भी स्टैंप हुआ गया है ऐसा मान लिया जाएगा मैंने स्टैंप कर रखा है उसको, या फिर मेरी निगरानी में स्टैंप हुआ है। मान लो सर मेरी इंदौर प्रेमिस में भी सर्च हो रही, मेरी दिल्ली प्रेमिस में भी सर्च हो रही, मेरी गुड़गांव प्रेमिस में भी सर्च हो रही, सर तीनों जगह साथ में सर्च हो रही। सरकार कहती है सर समबडी हैज टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी ना। तो सर अगर इंदौर का असेसिंग ऑफिसर अगर असेसमेंट कर रहा है तो इंदौर के असेसिंग ऑफिसर के पास सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। सर इतना सर्च की बात थी। सर कंक्लूजन ऑफ सर्च कब माना जाता है? सर कंक्लूजन ऑफ सर्च माना जाता है तब जब सर पंचनामा ड्रॉ हो जाता है। सर जैसे ही मेरे डॉक्यूमेंट्स मिले, सर ये डॉक्यूमेंट्स जिस दिन मिलते हैं सर, जिस दिन साइन होते हैं सर, पंचनामा साइन होता है उस दिन कंटिन्यू सर्च माना जाता है। मतलब क्या होता है सर, जो भी डॉक्यूमेंट्स मेरे मिले, एसेट मिले सर, एक लिस्ट बनाई जाती है। उस लिस्ट में डिपार्टमेंट भी साइन करता है, उस डेट में उस लिस्ट में मेरे को भी साइन करना पड़ता है। जिस दिन हम दोनों साइन कर देते हैं उस दिन पंचनामा की डेट मानी जाती है सर। सर एक्विजिशन करके कॉन्सेप्ट होता है। मतलब क्या होता है सर, मेरा यहाँ किसी और एक्ट में सर्च हुई, फिर किसी और एक्ट में सर्च हुई, मेरी इन्फॉर्मेशन मिली तो भैया आप डिपार्टमेंट मेरे अगेंस्ट इनकम टैक्स में प्रोसीडिंग चालू करेगा। सर प्रोसीडिंग चालू करने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है सर? फैक्टर इंपॉर्टेंट ये होता है कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिसीव हो जाए। जिस दिन मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिसीव हो गई सर, उस दिन एक्विजिशन कंप्लीट माना जाता है। सर एप्लीकेशन ऑफ एसेट सर आप चाहो तो छोड़ सकते हो। बस ये चीज ध्यान देना सर, एक छोटा सा केस लॉ था। देखो, असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले, सुनो सुनो, असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले डिपार्टमेंट इज नॉट गोइंग टू सेल ऑफ एनी ऑफ माय एसेट्स। सर मैं बोलूं कि अपनी मर्जी से बोल दूं, मैं अपनी मर्जी से बोल दूं कि डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट सुनो ना मेरे एसेट्स बेच दो ताकि मेरी इंटरेस्ट लायबिलिटी बच जाए। डिपार्टमेंट मेरे बोलने पे भी मेरे एसेट्स नहीं बचेगा। जब तक असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मेरे कोई एसेट सेल नहीं होंगे। सर उसके बाद आता है रिटर्न फाइलिंग। बस इतना था इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इतना भी कर लिया ना, यू आर वेल प्रिपेयर्ड, यू आर वेल प्रिपेयर्ड देन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। सर सही में, हाँ हाँ, इतना भी लोग छोड़ के जाते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज। ठीक है सर, रिटर्न फाइलिंग में सबसे पहले सेक्शन 139(1). सर इसमें सब कुछ पढ़ना है क्या सर? दो चार चीजें बस बता रहा हूँ, सिर्फ ये सुनना। सर रिटर्न फाइलिंग किसको करनी पड़ती है सर? 139(1) में एक कंपनी को रिटर्न मैंडेटरली फाइल करना पड़ता है सर, एक पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी को करना ही पड़ता है। उसके अलावा कोई भी ऐसा asset जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ज्यादा की, उसको रिटर्न फाइल करना ही करना पड़ता है। उसके अलावा सर एग्जाम्पशन देखोगे, सेक्शन 54 का एग्जाम्पशन लेने से पहले सर, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गेन था 10 लाख रुपए, मैंने एग्जाम करवा लिया, जीरो करवा दिया उसको, फिर भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, भले बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 0 हो गई। एग्जाम्पशन लेने से पहले की इनकम देखनी है। सर अगर मैं रेसिडेंट हूँ, मेरे पास कोई फॉरेन एसेट पड़ा हुआ है, फॉरेन में साइनिंग इंटरेस्ट है सर, फॉरेन में पार्टनरशिप फॉर्म में इंटरेस्ट है मेरे पास, फॉरेन में प्लॉट है, प्रोविजन कहता है सर इस केस में मेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, भले मेरी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम की क्यों ना हो। अगर मैं उस फॉरेन एसेट का बेनिफिशियल ओनर हूं, यानी मैंने खरीद रखा है वो फॉरेन एसेट, तो भैया मेरे को रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। सर अगर मैं फॉरेन एसेट का बेनिफिशियल ओनर नहीं हूं सर, किसी और ने खरीदा था मेरे नाम पे करवा दिया, तो भैया मेरे को एज अ बेनिफिशियरी वो रिटर्न में फाइल करना पड़ जाएगा सर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है जी। सर अगर बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी अगर दोनों के पास एक सेम एसेट है, अगर बेनिफिशियल ओनर ने अपने रिटर्न में दिखा दिया तो बेनिफिशियरी को नहीं दिखाना पड़ता। सर बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूँ सर, ये सब आपको पता है। सर कुछ केसेस में सर एसएससी को रिटर्न मैंडेटरली फाइल करना पड़ता है, भले फॉरेन एसेट नहीं हो, भले सर इनकम बेसिक एग्जाम से कम की हो, फिर भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कौन सा? सर अगर आप करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट करवा रहे हो, अगर करंट अकाउंट में साल भर में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट करवा रहे हो, या सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख या उससे ज्यादा डिपॉजिट करवा रहे हो, करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा, सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख या उससे ज्यादा। सर फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर 2 लाख से ज्यादा इनकर कर रहे हो, सर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 1 लाख से ज्यादा इनकर कर रहे हो, या फिर सर आपकी टोटल सेल्स टोटल ग्रॉस रिसीट साल भर 60 लाख से ज्यादा की है, प्रोफेशन कर रहे हो 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशन में अर्न कर रहे हो, या मतलब रिसीट्स अर्न कर रहे हो, या टीडीएस टीसीएस कलेक्टेड सर 25,000 से ज्यादा का है तुम्हारा, तो उस केस में तुमको आरओआई फाइल करना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन केस में 50,000 की लिमिट लग जाती है। कब तक फाइल करना पड़ता है आरओआई? सरकार कहती है सर आपको आरओआई फाइल करना पड़ेगा, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग वाले केस हो 30 नवंबर तक फाइल करना पड़ेगा। ट्रांसफर प्राइसिंग में अगर आपको ऑडिट हो रहा है, आप पार्टनरशिप फॉर्म हो, तो आपके पार्टनर्स के लिए भी 30 नवंबर बन जाएगी डेट। कोई कंपनी है, कोई पर्सन है, कोई भी कंपनी है, पर्सन है सर जिसका ऑडिट हो रहा है इनकम टैक्स लॉ में, किसी भी एक्ट में ऑडिट हो रहा है, कंपनीज एक्ट में, एलएलपी एक्ट में, किसी भी एक्ट में ऑडिट हो रहा है सर, उसके लिए ड्यू डेट बदलती 31 अक्टूबर। सर अगर 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 अगर
पार्टनरशिप फॉर्म हो तो पार्टनर्स के लिए भी यही ड्यू डेट बन जाएगी और बाकी सारे एसएससीज के लिए 31 जुलाई। सर लॉस रिटर्न क्या बात करता है? सर लॉस रिटर्न कहता है कि सर अगर आपको कभी भी कैपिटल गेन का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, स्पेक्युलेटिव लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, आपको सर स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है या हॉर्स रेसेस वाला लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। अगर टाइम पे फाइल नहीं करोगे आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। सर कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है। सर क्या सेट ऑफ कर सकता हूँ इंटरनल प्रोविजंस में? सर कर सकता हूँ, सेट ऑफ तो कर सकता हूँ, लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस फिर भी कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, लेट लेट फाइल करोगे तो भी करने देंगे। सर अगर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में लेट फाइल करोगे तो भी अलाउड कर देंगे। सर ठीक है। सर हमेशा करंट ईयर के लॉस की बात चलती है। सर अगर पुराने साल का लॉस है तो उससे अपने कोई लेना देना नहीं, करंट ईयर का लॉस अपने को देखना होता है। करंट ईयर का लॉस अपने को कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं होता है। सर अगर कभी जेन्युइन रीजन रहता है, सर कभी भी अगर जेन्युइन रीजन रहता है, सर कभी भी अगर जेन्युइन रीजन रहता है जिस कारण से मैं रिटर्न नहीं फाइल कर पाया, तो उस केस में मैं कॉन्डोनेशन सीख कर सकता हूँ। दिस इज इंपॉर्टेंट सेगमेंट। सर कॉन्डोनेशन किसके पास जाऊंगा? सर कॉन्डोनेशन के लिए जाऊंगा सर किसके पास? अगर मेरा लॉस 1 करोड़ तक का है तो सीआईटी पीसीआईटी के पास जाऊंगा। अगर मेरा लॉस 1 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में तो सीसीआईटी के पास जाऊंगा, और अगर सर मेरा लॉस 3 करोड़ ज्यादा तो पीसीसीआईटी के पास जाऊंगा। सर दिस इज इंपॉर्टेंट। शेयर कर दूंगा तुषार। अगर मेरा लॉस अप टू 1 करोड़ का है तो फिर सीआईटी पीसीआईटी के पास, 1 करोड़ से 3 करोड़ सर पीसीसीआईटी के पास जाऊंगा। सॉरी पीसीआईटी नहीं, सीसीआईटी के पास जाऊंगा। और अगर 3 करोड़ के ऊपर है तो भैया इस केस में पीसीसीआईटी के पास जाने वाला हूँ। सर ठीक है, ये लॉस एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये लिमिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार अब तक पूछा नहीं गया, ये नई लिमिट के बेसिस पे एग्जाम में आएगा, फिर लंका लगाएगा। इसको याद रखना, इसको याद करना सर। दिस इज इंपॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट लेना ले लो अगर आपकी बुक में है। मेरा ऐसा ओपिनियन है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम असेसमेंट में। अब तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही बता रहा हूँ मैं आपको। सर एक और इंपॉर्टेंट चीज, सर लॉस अगर कभी भी है और मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया तो भैया कॉन्डोनेशन कब तक फाइल करना पड़ता है? कॉन्डोनेशन कब तक फाइल करना पड़ता है? प्रोविजन कहता है सर जिस साल का लॉस है उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से, उसके उसके एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर से, एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर से सर 5 साल तक मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। सर 5 साल तक मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। जिस टाइम पे रिक्वेस्ट करता हूँ सर उसके एंड ऑफ द मंथ से 6 महीने के अंदर सर उनको मेरा अप्रूव करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा। सर बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न में ऐसा कुछ है नहीं जो आपको परेशान करे। सर आधार नंबर से रिलेटेड एक छोटा सा अमेंडमेंट है, ध्यान देना। आधार नंबर में वैसे ऐसा कुछ पढ़ने वाला होता नहीं है, लेकिन आधार नंबर में क्या देखने वाला होता है? सर पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, आधार नंबर होता नहीं था। आज ही आधार के लिए अप्लाई किया और आधी आधार के बदले आपको एक एनरोलमेंट आईडी मिल जाती है। आधार तो 20-25 दिन बाद आता है। तो आज आधार एनरोलमेंट आईडी लेते और आधार एनरोलमेंट आईडी सब जगह लगा देते। अब डिपार्टमेंट परेशान, सबकी एनरोलमेंट आईडी पड़ी हुई है, आधार नंबर है ही नहीं किसी का। तो डिपार्टमेंट ने बोला 1 अक्टूबर 2024 के बाद से सर कभी भी आप एनरोलमेंट आईडी नहीं लगा सकते, आपको आधार नंबर ही डालना पड़ेगा। जहां जहां आपने एनरोलमेंट आईडी डाल रखी है वहां वहां आपको आधार नंबर अपडेट करना पड़ जाएगा। सर ये एक अमेंडमेंट आया आपके लिए। सर 1-2 नंबर का अगर पूछना चाहे एग्जामिनर, परेशान कर सकते हैं। सर अपडेटेड रिटर्न अनदर टॉपिक जो कि सुपर 80 का पार्ट नहीं है, लेकिन सर कवर कर लेना बिकॉज सर अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर क्या बोल रहे हैं सर? सर एसएससी चाहे तो असेसमेंट ईयर के एंड से 24 महीने के अंदर एक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। ये अपडेटेड रिटर्न हमेशा डिपार्टमेंट के बेनिफिट के लिए होने वाला है, आपके बेनिफिट के लिए नहीं होने वाला। इस रिटर्न में आप टैक्सेस पे कर सकते हो, सर पे कर सकते हो। इस रिटर्न में क्या आप अपने लॉस बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते। क्या लॉसेस क्लेम कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या इनकम कम कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या सर रिफंड ले सकते हो? नहीं ले सकते। क्या रिफंड बढ़ा सकते हो? नहीं ले सकते। सर सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट का बेनिफिट हो सकता है, आपका बेनिफिट इस रिटर्न में नहीं हो सकता। सर अगर कभी भी मेरे यहाँ सर्च हो गई और मैं सोच रहा हूँ कि मैं पिछले साल का अपडेटेड रिटर्न फाइल करता हूँ, उसमें सारी इनकम डिक्लेयर कर देता हूँ, क्या सरकार अलाउ करेगी? सरकार कहते हैं नहीं। एक बार आपके यहाँ सर्च हो गई, रिक्वेजिशन हो गया, सर्वे हो गया, डीटीडब्ल्यू की इन्फॉर्मेशन आ गई आपके बारे में, आपके खिलाफ किसी भी प्रोविजन में प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग चालू हो गई ना, आप किसी भी पुराने साल का अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर पाओगे। तो उसके अलावा सर कहते हैं अगर मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में और मेरे को बता दी जाती है ऐसी इन्फॉर्मेशन, सरकार कहती है एक बार मनी लॉन्ड्रिंग इन्फॉर्मेशन तुमको बता दी गई, तुमको अपडेटेड रिटर्न फाइल करने देंगे पिछले साल का? तुम तो चालाकी करके अपडेटेड रिटर्न फाइल करोगे, टैक्सेस भर दोगे, तो क्या तुमको अलाउ कर देंगे? सरकार कहती है नहीं 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 अलाउ करने वाले। सर कई बार क्या होता है कि हम अपडेटेड रिटर्न जब हम फाइल करते हैं, जब हम अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, हो सकता है मेरा पहले 10 लाख का लॉस था, उस 10 लाख के लॉस को मैंने अब 5 लाख की इनकम बना दिया। 10 लाख के लॉस को 5 लाख की इनकम बना दिया। सर पुराने 2-3 साल पहले का था। 10 लाख 10 साल का 10 लाख का लॉस था,
उसको मैंने 5 लाख इनकम बना दिया, तो मैंने 15 लाख का चेंज कर दिया ना। सरकार कहती है कि जो भी साल में आपने उस लॉस का डिडक्शन ले रखा है, हो सकता है ना आगे वाले साल में आपने लॉस का डिडक्शन ले रखा हो या बेनिफिट ले रखा हो। सरकार कहती है जिस-जिस साल में आपने उस लॉस का बेनिफिट ले रखा है ना, उस साल में आप अपडेटेड रिटर्न दोबारा फाइल करोगे। ओके सर, ठीक है। सर कभी भी अपडेटेड रिटर्न के टाइम पे अपने को ना एक्सेस टैक्स पे करना पड़ता है। कैसे टैक्स पे करना पड़ता है? एक एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता है। देखो, कभी भी सर अपडेटेड रिटर्न फाइल कब करते हैं? मान लो सर प्रीवियस ईयर 24-25 से मान लो। प्रीवियस ईयर 24-25 सर 31 मार्च को प्रीवियस ईयर खत्म होता है। असेसमेंट ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2026 को। आपके पास असेसमेंट ईयर से 24 मंथ है, 12 मंथ्स प्लस 12 मंथ्स टू फाइल दिस अपडेटेड रिटर्न। अगर आप असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद पहले 12 मंथ्स में फाइल करते हो तो आपको 25% एडिशनल टैक्स लगता है। और सर अगर नेक्स्ट 12 मंथ्स में करते हो तो भैया 50% एडिशनल टैक्स लगता है। 50% एडिशनल टैक्स लगता है। ओह माय गॉड सर, 50%। सर एडिशनल टैक्स किसका लगता है समझना। सर जितना भी आपका टैक्स था एज पर इनकम टैक्स एक्ट वो पकड़ोगे, प्लस सर सरचार्ज पकड़ोगे, प्लस एजुकेशन सेस पकड़ोगे, सर प्लस आपका इंटरेस्ट भी पकड़ोगे, सर प्लस फीस पकड़ोगे। सर फीस पे नहीं लगता सर, बाकी सब पे 25% आपको एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा और 50% भरना पड़ेगा एडिशनल टैक्स। सर ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। असेसमेंट प्रोसीजर सर जो काम का है सर वही बताऊंगा, जो काम का है इस पूरे टॉपिक में सर वही बताऊंगा, कुछ भी फालतू का नहीं बताने वाला था, क्योंकि मुझे पता है ना असेसमेंट में तो परेशान रहते हो। अब तक अगर तुमको बात सही लगी, मैंने अब तक तुमको जो भी ऐसी कोई भी ऐसी चीज बताई हो जो तुमको लग रहा हो कि नहीं सर ये आपने क्यों बता दी, तो नहीं बनता था, ये तो डरता था हम, अगर कोई बता दी हो तो भैया आई एम सॉरी, मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं बताई। मैंने अब तक तुमको वही चीज बताई है जो तुम पढ़ सकते हो और जो चीज एक्सपेक्टेड एग्जाम में आना। अभी वही चीज बताने वाला हूँ जो चीज तुम पढ़ सकते हो और जो चीज एक्सपेक्टेड एग्जाम में आना है, इसलिए ना आराम से सुनो, बिल्कुल पेशेंस के साथ सुनो। अगर नहीं बनता तो भी बनेगा चीजें, मैं बता रहा हूँ, नहीं बनता तो भी बनेगा। ओके सर, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है। सर सुनो, सबसे पहले इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट को छोड़ सकते हो, काम का नहीं सर, स्पेशल ऑडिट काम का होता है। सर अगर डिपार्टमेंट बिल्कुल झूठा छाप, उसको तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल पल्ले नहीं पड़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो भैया वो स्पेशल ऑडिट डायरेक्ट कर सकता है। स्पेशल ऑडिट डायरेक्ट करने के लिए क्या करेगा सर, असेसिंग ऑफिसर अल्टीमेटली असेसमेंट करता है, तो ये बोलेगा सीआईटी पीसीआईटी को, देखो भैया मेरी बुक समझ में, इसकी बुक समझ में नहीं आ रही। सीआईटी पीसीआईटी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करेगा, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी कौन देता है? सैलरी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, असेसिंग ऑफिसर को बुक समझ में नहीं आ रही, ये बोलेगा सीआईटी पीसीआईटी को, सीआईटी पीसीआईटी लेके आएगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा सर एसएससी का। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाला है। सर फीस कितनी होगी सर? 3750 रुपीज से लेके 7500 रुपीज पर आवर, इतनी फीस मिलने वाली सीए को। ठीक है सर, ऑडिट करने के लिए सर कितना टाइम? 180 दिन के अंदर टाइम ऑडिट करना पड़ेगा। सर अगर पहले ऑडिट हो चुका है एसएससी का सर 44 AB में, सर दोबारा ऑडिट हो सकता है। सर ऑडिट रिपोर्ट कंसीडर करने से पहले असेसिंग ऑफिसर ने एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा एसएससी को। सर ऑडिट हो या इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो, दोनों चीजें इस सेक्शन में हो सकती है। ऑडिट हो या इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो, दोनों हो सकती हैं। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट, सर चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट सर 180 डेज के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, मैक्सिमम 180 डेज के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। सर उसके अलावा, से जो भी टाइम लिमिट अलाउ होगा उसके अंदर प्लस मैक्सिमम 180 डेज के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। सर अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट नहीं करवा पाता बिकॉज एसएससी छोटा निकला, एसएससी बिल्कुल छोटा निकला, तो इस केस में क्या होगा सर? इस केस में सर एसएससी का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा, प्लस उसके ऊपर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। सर इतना सही पॉइंट है ऑडिट में। क्या कोई इसमें बहुत मुश्किल बात बोल गया मैं? क्या इस ऑडिट में मैं कोई बहुत मुश्किल बात बोल गया भैया कि जो बिल्कुल बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ती? बिल्कुल ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं बोल गया, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं बोल गया सर जो आपको हमको पल्ले ना पड़े। सर बेसिक बेसिक सी बातें आपने सर बताई हैं, बेसिक बेसिक सी बातें आपने बताई हैं। देखो मैं ना पूरा क्रैप हटा रहा हूँ, मुझे पता है जो तुमको नहीं बनता ना उसको छोड़ दे रहा हूँ, मुझे पता है तुमको जो नहीं बनता छोड़ दे रहा हूँ, मुझे पता है जो नहीं बनता और एग्जाम में आने के चांसेस है उसको मैंने टाइम दे दिया, जितना टाइम देना चाहिए था मैंने दे दिया। अब सिर्फ वो चीजें पढ़ा रहा हूँ ना जो तुमको नहीं, जो तुमको बनता है थोड़ा रिविजिट करना है, जो नहीं बनता थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दूं, वही पढ़ा रहा हूँ मैं। तो आपको बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं, बहुत चिल टॉपिक है, बहुत चिल टॉपिक है। असेसमेंट बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ, बस टाइम देने की बात होती है। सर सबसे पहला काइंड ऑफ असेसमेंट इज स्क्रूटनी असेसमेंट। पेप्सी फूड्स लिमिटेड वाला केस लो, याद नहीं आ रहा किस चीज में था, पेप्सी फूड्स इसमें नहीं था। पेप्सी फूड्स आएगा आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर पेप्सी फूड्स किस में था, किसी में था, लेकिन आई डोंट रिमेम्बर किस में था, कहीं पे था पेप्सी फूड्स का।
इंटीमेशन सर, इंटीमेशन क्या बोलता है? सर अगर कभी भी आप रिटर्न फाइल करते हो, अगर कभी भी आप रिटर्न फाइल करते हो, इसको सर रिटर्न प्रोसेस होता है बैकएंड पे, रिटर्न प्रोसेस होता है बैकएंड पे सर, सम प्रोसेसिंग बस होती है रिटर्न की, एक आपको इंटीमेशन मिलता है। सर अगर कभी भी रिटर्न में आपने कोई अरिथमेटिकल एरर कर रखा है, रिटर्न में कोई भी सर ऐसे मिस्टेक कर रखी है जो कि एपरेंट फ्रॉम मिस्टेक रिकॉर्ड है। सर अरिथमेटिकल एरर मतलब क्या होता है सर, आपने गलती से डिसअलाउंस करना चाहिए था 1000 रुपए, आपने गलती से 10 लाख कर दिया है, या ये वो 10 लाख डिसअलाउंस करना चाहिए था, आपने 1 लाख कर दिया है, तो इसको अपने आप करेक्ट कर देंगे। 10 लाख करना चाहिए था, आपने 1 लाख कर दिया, अपने आप करेक्ट कर देंगे। ठीक है। सर कोई मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है सर, जैसे मान लो मेरा इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट है, सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट मान लो 5000 है, मैंने 80 टीटीए में सर 10,000 का डिडक्शन ले लिया है। सर ये तो मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, देखिए समझ में आ रहा है, इतना तो इंटरेस्ट नहीं था, डिडक्शन ले लिया है। सर कोई करंट अगर मान लो लेट रिटर्न फाइल कर रहा हूँ सर, डिसअलाउड होना चाहिए लॉस, तो भैया डिसअलाउड हो जाएगा। मान लो सर कोई टैक्स ऑडिट में डिसअलाउंस हो रखा है, भैया वो डिसअलाउंस अभी यहाँ पे कर दिया जाएगा। कोई चैप्टर 6 से पार्ट सी का डिडक्शन मेरे को लेट फाइल कर रहा हूँ, नहीं मिलना चाहिए, वो डिसअलाउड कर दिया जाएगा। 10AA डिसअलाउ करना चाहिए, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। सर कोई भी डिसअलाउंस करने से पहले सर मेरे पास एक नोटिस आएगा, 30 डेज तक का टाइम दिया जाएगा मेरे को रिस्पॉन्ड करने का। अगर मेरा रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, अगर मेरा रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है ना, उस केस में अगर मेरा रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, उस केस में सर जो भी चेंजेस है इसको इनकॉर्पोरेट करके ऑर्डर पास किया जाएगा। अदरवाइज सर, अदरवाइज क्या होगा सर, अगर मैंने रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्ट्री दे दिया तो इस केस में कोई चेंजेस नहीं किए जाते। कोई भी चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने से पहले मेरे को 30 दिन का मौका दिया जाता है सर। अगर कभी डिमांड होता है तो रिफंड तो इंटीमेशन आता है, रिफंड होता है तो भी इंटीमेशन आता है। अदरवाइज रियल लाइफ में नॉर्मल केसेस में सब केसेस में इंटीमेशन आता है। सर जिस फाइनेंशियल ईयर में आप आरओआई फाइल करते हो ना, इस फाइनेंशियल ईयर से एंड से 9 मंथ्स के अंदर आपके पास इंटीमेशन आता है। ठीक है। सी फूड्स, ठीक है। सर स्क्रूटनी नोटिस पे आ जाओ, स्क्रूटनी। तो स्क्रूटनी क्या बोलते हैं, स्क्रूटनी में क्या पढ़ना है अपने को? सर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये बस समझना है। कभी भी अगर स्क्रूटनी में असेसमेंट होता है, स्क्रूटनी असेसमेंट होता है, स्क्रूटनी असेसमेंट कभी भी होता है, स्क्रूटनी असेसमेंट करने से पहले एक स्क्रूटनी का नोटिस आता है। नोटिस कब तक आता है सर, जिस साल में आरओआई फाइल करते हो उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल से 3 साल के अंदर। सर ये डेट याद कर सकते हो क्या? जिस फाइनेंशियल ईयर में आप आरओआई फाइल करते हो उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 3 महीने के अंदर स्क्रूटनी का नोटिस आ सकता है। हाँ सर, सर जिस फाइनेंशियल ईयर में आप आरओआई फाइल कर रहे हो उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से सर 3 महीने के अंदर नोटिस आ सकता है। स्क्रूटनी का ऑर्डर कब तक आना चाहिए? स्क्रूटनी का ऑर्डर कब तक आना चाहिए? सर कहता है जिस असेसमेंट ईयर का असेसमेंट होना है ना, उसके एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर से 12 महीने के अंदर, बस। सर नोटिस आ सकता है, नोटिस आ सकता है कब तक सर? नोटिस आ सकता है फाइनेंशियल ईयर से 12 महीने के अंदर, तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने जिस फाइनेंशियल ऑफ आरओआई से 3 महीने के अंदर। ऑर्डर आ सकता है सर कब तक? ऑर्डर आ सकता है असेसमेंट खत्म होने के 12 महीने के अंदर, बस खत्म बात, स्क्रूटनी असेसमेंट हो गया। सर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सर कब कब हो सकता है? सर मैंने रिटर्न नहीं फाइल किया, मैंने इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट का रिस्पॉन्स नहीं किया, मैंने सर स्क्रूटनी असेसमेंट की नोटिस का रिस्पॉन्स नहीं किया, मैंने सर स्पेशल ऑडिट के टाइम पे मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट आया था, मैंने उसको गुंडों से पिटवा दिया। सर 4 केसेस में मेरे यहाँ पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। सर कभी भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट डिपार्टमेंट करना चाहे ना, तो मेरे पास एक शो कॉज नोटिस भेजना पड़ेगा। डिपार्टमेंट हैज टू सेंड मी अ शो कॉज नोटिस। बिना शो कॉज नोटिस के मेरा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं हो सकता। बिना शो कॉज नोटिस के मेरा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं हो सकता। नोटिस और ऑर्डर में यही डिफरेंस है। पहला नोटिस शुरुआत होती है, नोटिस इज द इनिशिएशन ऑफ द असेसमेंट। नोटिस भेजा कि देखो भैया मैं तुम्हारा असेसमेंट कर रहा हूँ, योर केस हैज बीन सिलेक्टेड, ऐसा करके नोटिस आता है। तुम्हारा केस सिलेक्ट हो गया, फिर उसके बाद बातें होंगी, लेन देन होगा, इन्फॉर्मेशन का लेन देन, फिर ऑर्डर पास होता है। सर कभी भी अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की बात करूं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की बात करूं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में 4 केसेस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है। सर मैंने रिटर्न नहीं फाइल किया, मैंने इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट का रिस्पॉन्स नहीं किया, मैंने सर स्क्रूटनी नोटिस का रिस्पॉन्ड नहीं किया, या फिर सर मैंने स्पेशल ऑडिट में मेरे यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंट आया था, उसको मैंने पिटवा दिया। सर इस केस में मेरे अगेंस्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। कभी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा सर, मेरे पास पहले एक शो कॉज नोटिस आएगा कि भैया क्यों ना तुम्हारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जाए। ऐसा करते हुए डिपार्टमेंट पूछेगा, आई हैव टू शो अस व्हाई, आई हैव टू शो देम व्हाई, क्यों मेरा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं होना चाहिए।
सर नॉर्मली हमेशा शो कॉज नोटिस आएगा मेरे पास सर, लेकिन कभी भी अगर इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट वाला केस है ना, तो शो कॉज नोटिस नहीं आता सर। क्यों नहीं आता? क्योंकि इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट अपने आप में ही एक शो कॉज नोटिस होता है सर। मेरे को उसका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। जैसे ही मैं रिस्पॉन्स दूंगा सर, मेरी इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है, उस बेसिस पे मेरी इनकम निकालने वाला है सर। ऐसा ऐसा रिटर्न निकाला है सर। कभी भी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में इनकम कैलकुलेशन आर्बिट्ररी नहीं हो सकता, एड हॉक बेसिस पे तुक्के से नहीं हो सकता कि अच्छा राहुल का दोस्त कह रहा था कि उसकी 5 करोड़ की इनकम है साल भर की, तो क्या उसकी इनकम 5 करोड़ बना देंगे? नहीं सर, आर्बिट्ररी बेसिस पे नहीं हो सकता सर। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का ऑर्डर कब तक पास हो जाना चाहिए सर? इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का ऑर्डर पास होना चाहिए 12 मंथ्स के अंदर। असेसमेंट ईयर के कंप्लीट होने के 12 मंथ्स के अंदर ऑर्डर पास हो जाना चाहिए सर। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में कभी भी रिफंड नहीं आता आपके पास सर, कभी भी आपके बेनिफिट के लिए नहीं होता है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, सॉरी इनकम एस्केपिंग बोल रहा हूँ सर। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आपके बेनिफिट के लिए नहीं होता सर, ये आप हमेशा डिपार्टमेंट के बेनिफिट के लिए होता है। तो सुनो सर, नोटिस की कोई डेट दे रखी है क्या सर? नोटिस की कोई डेट नहीं दे रखी, लेकिन सर ऑर्डर की डेट दे रखी है 12 महीने के अंदर, असेसमेंट ईयर खत्म होने के 12 महीने के अंदर ऑर्डर आ जाना चाहिए सर। ठीक है सर। देयर आर 3 इंस्टेंसेस जहां पे आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सर अदरवाइज भी हो सकता है सर। व्हाट आर दोस 3 इंस्टेंसेस? सबसे पहला सर, आपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग ढंग से फॉलो नहीं किया, आपने आईसीडीएस ढंग से फॉलो नहीं किया, या फिर सर एओ सेटिस्फाइड है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकम्प्लीट है ना, इस केस में भी आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है, डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। सर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल सर, कई बार ना नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी का केस होता है ना, तो इसके लिए सर फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले एक ड्राफ्ट ऑर्डर दिया जाता है एसएससी को। ड्राफ्ट ऑर्डर या तो वो एक्सेप्ट करे, या तो वो रिजेक्ट करे, या तो सर इग्नोर मारे। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो भैया 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ सर ऑर्डर फाइनल हो जाता है। अगर वो सर कुछ नहीं करता तो भैया फाइनल ऑर्डर हो जाता है, वही ड्राफ्ट ऑर्डर ही फाइनल ऑर्डर बन जाता है। लेकिन सर अगर वो ऑब्जेक्ट करता है तो भैया ऑब्जेक्शन के बाद केस आता है डीआरपी के पास। डीआरपी सर 9 मंथ्स के अंदर सर गाइडलाइंस इशू करती है, और सर 1 मंथ के अंदर सर असेसिंग ऑफिसर को उन गाइडलाइंस के बेसिस पे काम करके ऑर्डर पास करना पड़ता है सर। याद रहता तो ठीक है, नहीं याद रहता इसको काटा लगा सकते हो, एग्जाम से पहले इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर कहता है डीआरपी आपके इनकम को कम कर सकती है, डीआरपी आपकी इनकम को सर मॉडिफाई कर सकती है, डीआरपी आपकी इनकम को एनहांस भी कर सकती है सर, सब कुछ कर सकती है। अगर आप डीआरपी के ऑर्डर से खफा हो तो भैया आपको आईटीएटी में अपील करनी पड़ेगी सर। अगर आप डीआरपी के पास गए हो ऑब्जेक्शन के, अगर आप ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन के लेके अगर डीआरपी के पास गए हो तो भैया आपको अपील आईटीएटी में करनी पड़ेगी। आपने ड्राफ्ट ऑर्डर को अपील ही नहीं किया, आपने ड्राफ्ट ऑर्डर में कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं रेज किया, तो आप सीआईटी अपील्स पे भी अपील कर सकते हो। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट सर नीड नॉट टू रीड। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट सर इंपॉर्टेंट नहीं है सर। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है सर। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के लिए सर 2 नोटिस जाते हैं। आपको अगर पता हो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट अगर कभी भी करना हो तो इसके लिए 2 नोटिस जाते हैं सर, एक शो कॉज नोटिस होता है और एक एक्चुअल नोटिस होता है। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट अगर होना होता है ना, तो इसके लिए 2 नोटिस आते हैं सर, एक शो कॉज नोटिस और एक एक्चुअल नोटिस सर। ठीक है, शो कॉज नोटिस भेजने के लिए टाइम लिमिट क्या दे रखी है सर? अगर आपकी इनकम एस्केप्ड 50 लाख से ज्यादा की है तो 5 साल के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर आपके पास शो कॉज नोटिस आ जाएगा सर। अगर 50 लाख से कम की है ना, तो उस केस में 3 साल के अंदर आ जाएगा फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। लेकिन सर अगर आपको नोटिस भेजना है, एक्चुअल नोटिस भेजना है, तो इसके लिए सर 50 लाख से ऊपर इनकम पे 5 ईयर्स 3 मंथ्स देखना पड़ेगा। एंड सर अगर इनकम 50 लाख से कम की है तो 3 ईयर्स 3 मंथ्स देखना पड़ेगा सर। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कब तक हो सकता है आपके पास, कितना कब तक हो सकता है सर? इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कौन करता है? देखो बाय डिफॉल्ट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट ज्वाइंट कमिश्नर ही करता है। बाय डिफॉल्ट सर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट ज्वाइंट कमिश्नर ही करता है। बाय डिफॉल्ट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट ज्वाइंट कमिश्नर ही करता है सर, ज्वाइंट कमिश्नर। लेकिन अगर सर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर, अगर ये लोग चाहे ना तो ये लोग भी असेसमेंट कर सकते हैं। ये लोग भी असेसमेंट कर सकते हैं, बट ओनली इफ दे आर एम्पावर्ड बाय जॉइंट कमिश्नर। जॉइंट कमिश्नर ऑथराइज करेगा तो सर ये लोग इनकम असेसमेंट कर सकते हैं सर। सिर्फ 4 केसेस में कर सकते हैं सर, नाम याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 4 केसेस में सर। ऑडिट ऑब्जेक्शन के केस में, या फिर सर 1990 ए की इन्फॉर्मेशन के केस में, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के केस में, या फिर सर 135 ए के केस में, इन 4 केसेस में सर ये लोग इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज आईटीओ तो कभी नहीं कर सकता। आईटीओ कभी भी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट नहीं कर सकता है सर, ये बस अपने को पता होना चाहिए। इसके अलावा सर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, ओनली दे आर एम्पावर्ड बाय द जॉइंट कमिश्नर, देन ओनली दे कैन डू द इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। कभी भी अगर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हो रहा होता है ना, तो भैया जिस साल की इनकम निकाल रहे हो ना, उस साल का टैक्स रेट लगता है। उसके अलावा सर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट खत्म कब तक करना पड़ता है सर? खत्म करना पड़ता है 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच 148 इज सर। सर क्या कुछ बोल गया मैं, क्या कुछ बोल गया सर? बिल्कुल फालतू बातें समझो इसको, और इसको सर ये मेरे नोट्स बस मेंशन करो। बस मैं जो लिख रहा हूँ इसको फोकस करना, जो मैं लिख रहा हूँ उस पर फोकस करना।
जो मैं लिख रहा हूं उस पर फोकस करना सबसे पहले सर। 143.1 कब तक हो जाना चाहिए सर? फाइनेंशियल ईयर 9 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरओआई। जिस साल में आप आरओआई फाइल कर रहे हो सर, इसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 9 मंथ्स के अंदर आपका सर 143.1 का ऑर्डर आ जाना चाहिए। 143.3 नोटिस कब तक चले जाना चाहिए? 3 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरओआई। जिस साल में आप आरओआई फाइल कर रहे हो उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 3 महीने के अंदर आपके पास स्क्रूटनी का नोटिस चले जाना चाहिए। ऑर्डर कब तक आ जाना चाहिए? 12 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। सर आपके पास असेसमेंट ऑर्डर आ जाना चाहिए, ठीक है सर। 144 सर नोटिस की डेट दे रखी है क्या? सर नोटिस की डेट कुछ भी प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। ऑर्डर की डेट दे रखी है क्या? सर ऑर्डर की डेट दे रखी है 12 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। सर ये भी अपने को प्रेस्क्राइब है। 147 147 में अपने पास दो लिमिट्स हैं सर। अगर शो कॉज नोटिस की बात करूं, शो कॉज नोटिस 148A वाला, या यूं बोलूं सर, आप ये देखो, अगर आपकी इनकम एस्केप्ड लेसर देन 50 लाख है तो आपको शो कॉज नोटिस आ जाना चाहिए। शो कॉज नोटिस आ जाना चाहिए सर 148A वाला। कब तक शो कॉज नोटिस 148A वाला आ जाना चाहिए? आपकी आपके आपके पास सर 3 इयर्स फ्रॉम एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। आपके पास एक्चुअल नोटिस आ जाना चाहिए अंडर सेक्शन 148 कब तक? 3.3 इयर्स फ्रॉम एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। ऐसा करना पड़ेगा अपने को इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में। अगर इनकम आपकी एस्केप्ड 50 लाख या उससे ज्यादा है तो इस केस में क्या हो जाएगा? सर शो कॉज नोटिस आ जाना चाहिए अंडर सेक्शन 148A सर 5 इयर्स फ्रॉम एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। एक्चुअल नोटिस आ जाना चाहिए अंडर सेक्शन 148 5.3 इयर्स फ्रॉम एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। सर ये अपने पास टोटल डेट दे रखी है। सर नोटिस की डेट हो गई। सर ऑर्डर की डेट कितनी हो जाती है? सर ऑर्डर की डेट हो जाती है 12 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर in which notice under section 148 is served। सर ये आपको ड्यू डेट्स बस याद रखनी है सर। जितनी ड्यू डेट्स मैंने यहाँ लिख रखी है ना, बस इतनी आपको याद रखनी है। इसके अलावा कोई ड्यू डेट्स आपको असेसमेंट चैप्टर में नहीं याद रखनी। सर इंटीमेशन को कब तक किया जा सकता है? फाइनेंशियल एंड होने के बाद 9 मंथ्स के अंदर। स्क्रूटनी फाइनेंशियल एंड होने के 3 महीने के अंदर नोटिस हो सकता है। उसके अलावा ऑर्डर असेसमेंट ईयर खत्म होने के 12 महीने के अंदर। इनका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नोटिस की कोई डेट नहीं है। ऑर्डर की डेट रखिए 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, अगर इनकम 50 लाख से कम की है तो नोटिस 3 साल में आ जाएगा। शो कॉज नोटिस 3 साल में, नोटिस 3.3 इयर्स में। इनकम 50 लाख से ज्यादा की है, नोटिस आ जाएगा 5 साल में। शो कॉज नोटिस आ जाएगा 5 साल में, नोटिस आ जाएगा 5.3 इयर्स में। सर ऑर्डर आ जाएगा जिस साल में आपको 148 का नोटिस आ गया उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल से 12 महीने के अंदर आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। सर अगर कभी अपडेटेड रिटर्न का केस है, अपडेटेड रिटर्न का केस है तो उस केस में क्या होगा? सर 12 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ रेलेवेंट फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरओआई। सर जिस साल में आप आरओआई फाइल कर रहे हो सर उस साल के एंड से 12 महीने के अंदर आपको अपडेटेड रिटर्न केस में करना पड़ जाएगा। सर ये डेट्स बस आप इतनी याद कर सकते हो। इस एक पेज के, इस एक चिट पेज पे बस आप एक बार नजर घुमा के चले जाना। मैं बता रहा हूँ असेसमेंट की सारी डेट्स आपका सॉल्व हो जाएंगी। सर इंपॉर्टेंट सेगमेंट रेक्टिफिकेशन, इंपॉर्टेंट सेगमेंट रेक्टिफिकेशन। सर रेक्टिफिकेशन अगर कभी भी आपके रिटर्न में या आपके ऑर्डर में सर कोई गलती है, आपने रिटर्न प्रोसेस किया, प्रोसेसिंग में गलती हो गई, या ऑर्डर पास हुआ उसमें गलती, और गलती भी ऐसे कि भैया मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, यानी सर मतलब अनडिबेटेबल इशू, डिबेटेबल ही नहीं, पक्की बात है कि गलत है वो, तो आप चाहो तो खुद से रेक्टिफिकेशन सीख कर सकते हो। डिपार्टमेंट चाहे तो खुद से रेक्टिफाई कर सकता है। सर रेक्टिफाई कैसे करेगा? सर फ्री ऑफ कॉस्ट रेक्टिफाई होता है, कोई फॉर्म प्रेस्क्राइब नहीं, सर फ्री में रेक्टिफाई हो जाता है। सर कहता है रेक्टिफिकेशन कैसे होता है? देखो आईटी अथॉरिटी खुद से करे। जिस साल में ऑर्डर पास हुआ उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 4 साल के अंदर ऑर्डर पास कर सकता है। जिस साल में ऑर्डर पास हुआ उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 4 साल के अंदर सर रेक्टिफाई कर सकता है। सर अगर मैं रिक्वेस्ट करूं, एसएससी रिक्वेस्ट करता है तो जिस साल में ऑर्डर पास हुआ मेरे पास भी 4 साल का टाइम लिमिट है। जैसे सर 4 साल में मैंने रिक्वेस्ट कर दिया, वो 4 साल के अंदर 6 महीने के अंदर रेक्टिफाई कर देगा। लेकिन सर अगर मेरा बेनिफिट इन्वॉल्व है और 6 महीने में वो नहीं कर पा रहा तो भैया उसके लिए भी 4 साल की लिमिट मिल जाएगी। सर अगर मान लो मैंने रेक्टिफिकेशन सीख किया और उसने वापस रेक्टिफिकेशन में दोबारा गलती कर दी तो भैया फिर से 4 साल का टाइम लिमिट मेरे को उस स्पेसिफिक गलती के लिए दोबारा मिल जाएगा। सर कोई भी रेक्टिफिकेशन वाला ऑर्डर आता है ना, विच इज इट इज ऑल्सो अपीलेबल ऑर्डर। रेक्टिफिकेशन ऑर्डर इज ऑल्सो अपीलेबल ऑर्डर।
सर लास्ट सेक्शन, लास्ट सेकंड सेक्शन, एक्चुअली लास्ट सेकंड सेक्शन, लास्ट थर्ड सेक्शन आज का। सर डिमांड नोटिस वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसमें अमेंडमेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सर कभी भी अगर एसएससी 6 मंथ्स, डिपार्टमेंट 4 इयर्स, नहीं नहीं नहीं, दोनों के लिए 4 इयर्स रहते हैं। डिपार्टमेंट खुद से करता है तो 4 साल में, एसएससी 4 साल में रिक्वेस्ट करता है तो डिपार्टमेंट को 6 महीने के अंदर रेक्टिफाई करना पड़ता है। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज तुषार। डिमांड नोटिस, सर अगर कभी भी मेरे अगेंस्ट कोई डिमांड ऑर्डर आ गया, भैया की पे करना है, 3-4 करोड़ पे करना है, आई हैव टू पे दैट डिमांड ऑर्डर, और सर 30 दिन के अंदर पे करना पड़ता है। अगर 30 दिन में पे नहीं करता ना, तो क्या होता है सर, मेरे प्रति गुंडे भेज देंगे, सीज कर लेंगे एसेट, सर रिकवरी प्रोसीडिंग्स वो लोग चालू कर सकते हैं। सर कई बार क्या होता था, डिमांड ऑर्डर मेरे पास आता ही नहीं था। सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। प्रोबेबल क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट, प्रोबेबल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। सर कई बार क्या होता था कि मेरे पास डिमांड ऑर्डर आता ही नहीं था, मान लो रास्ते पहुंचा ही नहीं, इनकम टैक्स पोर्टल का पासवर्ड मेरे पास है ही नहीं, या फिर सर मेरे पास रख के गया बाबू, लेकिन वो पानी में बह गया, चूहे खा गए, कुछ तो भी हो गया सर, लेकिन मेरे पास डिमांड ऑर्डर आया ही नहीं, मैं पे नहीं कर पाया। सर अगर मैं पे नहीं कर पाता ना, प्रोविजन कहता है सर लास्ट डे टू पे से अगले दिन से, मान लो अगर मेरे को 30 दिन के अंदर डिमांड ऑर्डर पे करना है, सर मेरे को 30 दिन के अंदर डिमांड ऑर्डर पे करना है, तो भैया कहता है 31st डे से मेरे ऊपर 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगने लग जाता है। अगर मैंने 30 दिन के अंदर पे नहीं किया तो रिकवरी प्रोसीडिंग तो चालू करेंगे, जब वो करेंगे करेंगे, लेकिन सर मेरे ऊपर 31st डे से 1% इंटरेस्ट लगने लग जाता है। सर कितनी बार ऐसा होता है कि 15 साल पहले मेरी कोई डिमांड पड़ी होती, मुझे पता ही नहीं है, 15 साल में इतना इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो गया, इतना इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो गया, मेरा तो सारा जिंदगी खराब हो गया, इतना इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो गया। सर उस केस में क्या करेंगे? सर आपके केस में एक अमेंडमेंट आया, क्या अमेंडमेंट आया सर, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो हायर अथॉरिटी से कि आपका जो इंटरेस्ट है ना, उसको वेव ऑफ कर सके। इंटरेस्ट वेव ऑफ करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है। सर किसके पास जाओगे? सर अगर कहता है अगर आपका इंटरेस्ट 50 लाख तक का है तो भैया आप सीआईटी पीसीआईटी के पास जाओगे। अगर आपका इंटरेस्ट 50 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक का है तो भैया आप सीसीआईटी के पास जाओगे। अगर आपका इंटरेस्ट 1.5 करोड़ का है, इस केस में आप पीसीसीआईटी के पास जाने वाले हो। सर इस चीज को जरूर पढ़ के जाना। सर अगर आपका डिमांड नोटिस में इंटरेस्ट इतना पाइल अप हो गया तो दिस इज अ पॉसिबल क्वेश्चन। जो पढ़ा है सब एक तरफ, ये पॉसिबल क्वेश्चन है सर। ये चीज मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको नहीं मिलने वाला, मोस्ट ऑफ द बुक्स में नहीं मिलने वाला। 133, 292 भी है। सर क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर नोटिस इशू किया गया तुषार के लिए, तुषार के सामने नोटिस इशू किया गया, सर तुषार, तुषार के नाम पे तुषार TUSHAR के बदले TUSSHAR लिख दिया डिपार्टमेंट ने। तुषार बोलता है मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। पैन नंबर में 10 डिजिट में लास्ट डिजिट गलत हो गई, तुषार बोलता है मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। एड्रेस में सर P1/7 के बदले P1/8 हो गया, सर छोटी सी गलती हो गई, तुषार बोलता है पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। सर प्रोविजन कहता है अगर छोटे मोटे क्लेरिकल एरर्स हैं, छोटे मोटे ओमिशंस हैं, छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं, सर छोटे मोटे डिफेक्ट्स हैं, छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं, सर बिकॉज ऑफ दिस सर असेसमेंट इनवैलिड नहीं बनता, नोटिस इनवैलिड नहीं बनता। अगर कभी भी छोटे मोटे मिस्टेक्स है ना, तो भैया इस केस में असेसमेंट इनवैलिड नहीं बनता। सर बट क्या होता है, कई बार डिपार्टमेंट गलती कर देता है। फॉर एग्जाम्पल सर एक राहुल प्राइवेट लिमिटेड थी, सर 1 जनवरी 2022 को सर राहुल गॉट हिच्ड विथ पिंकी और बन गए राहुल पिंकी प्राइवेट लिमिटेड। और 1/4/2024 को असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस इशू किया इन द फॉर्म ऑफ राहुल प्राइवेट लिमिटेड। सर कंपनी बंद हो चुकी है, उसके नाम पे नोटिस इशू कर रहा है डिपार्टमेंट। सर इज इट गुड, इज इट ओके? राइट आंसर इज नो ना। हाउ डिपार्टमेंट कैन इशू नोटिस अगेंस्ट द कंपनी विच इज नॉट इवन एग्जिस्टेंस? और ये बात आपको पता, जब मर्जर होता है कंपनीज का, डिपार्टमेंट को बताया जाता है भाई हाउ अ डिपार्टमेंट कैन सेंड अ नोटिस फॉर अ कंपनी विच इज नॉट इवन एग्जिस्टेंट। इस केस में सर इट इज इनवैलिड। भले अगर एसएससी पार्टिसिपेट भी करता है ना, तो भी इनवैलिड नोटिस है, इनवैलिड है सर। मतलब सर अगर छोटे मोटे डिफेक्ट्स है ना नोटिस में, तो वो हमेशा डिपार्टमेंट के फेवर में जाएंगे, इट इज ऑलवेज अ वैलिड नोटिस। लेकिन सर अगर नाम ही गलत है, सर अगर नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी के नाम पे अगर आप इशू करो, इट इज नॉट वैलिड। सेकंड थिंग, अगर आप स्क्रूटनी नोटिस का नोटिस ही नहीं भेजते, स्क्रूटनी असेसमेंट के केस में नोटिस ही नहीं भेजते एसएससी को, एसएससी पार्टिसिपेट करे या ना करे, सर इट इज ऑलवेज इनवैलिड नोटिस, ऑलवेज इनवैलिड नोटिस। तीसरा सर कई बार क्या होता है, सर नोटिस टाइम बार्ड हो जाता है, नोटिस टाइम बार्ड हो जाता है। सर फॉर एग्जांपल स्क्रूटनी का नोटिस भेजना चाहिए था 30 जून तक, आपने सर 5 जुलाई को भेजा, सर आपने लेट भेजा। प्रोविजन कहता है सर अगर वो टाइम बार्ड हो गया तो बाय डिफॉल्ट इट इज इनवैलिड। लेकिन सर अगर एसएससी पार्टिसिपेट कर देता है
एसएससी कोऑपरेट कर देता है, एसएससी कोऑपरेट करता है तो प्रोविजन कहता है सर प्रोसीडिंग शैल बिकम वैलिड प्रोसीडिंग्स। अगर एसएससी कोऑपरेट करता है प्रोसीडिंग्स शैल बिकम वैलिड, लेकिन सर अगर एसएससी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स अगर ऑब्जेक्ट कर देता है प्रोसीडिंग्स वापस इनवैलिड बन जाएंगी, लेकिन अगर ऑर्डर पास हो गया और एसएससी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया तो प्रोसीडिंग्स वैलिड हो जाएंगी। सर भले लेट नोटिस ही था, अगर एसएससी ने पार्टिसिपेट किया टिल द डेट ऑफ ऑर्डर तो भैया इट इज वैलिड प्रोसीडिंग्स। लेकिन अगर एसएससी कभी ऑब्जेक्ट कर देता है तो इस केस में इट इज इनवैलिड। सेक्शन 292 बीबी ऐसा बोल के चलता है। ब्लॉक असेसमेंट, सर क्या कहता है ब्लॉक असेसमेंट में? चलो कोई बात नहीं, लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक फॉर द डे, लास्ट टॉपिक फॉर द डे, इसको लास्ट करते हैं, ठीक है? ब्लॉक असेसमेंट को मस्त लास्ट रखते हैं। सर अगर कभी भी सर्च रिक्वेजिशन या फिर अदर पार्टी सर्च का केस रहता है, ब्लॉक असेसमेंट में असेसमेंट होता है। ब्लॉक पीरियड क्या होता है सर? ब्लॉक पीरियड एमसीक्यू में पूछता है, कई बार पता होना चाहिए। सर जिस साल में सर्च हो रही है, जिस साल में सर्च हो रही है उस साल को पकड़ लोगे, जिस दिन कंक्लूजन ऑफ सर्च हो रहा है उस डेट तक, 1 अप्रैल से लेकर जिस दिन कंक्लूजन ऑफ सर्च हो रहा है उस डेट को पकड़ लोगे, प्लस पिछले 6 साल इज योर ब्लॉक पीरियड। प्रीवियस ईयर 24-25 में जिस डेट को कंक्लूड हो रही सर्च उस डेट को प्लस पुराने 6 साल विल बिकम योर ब्लॉक पीरियड। सेकंड थिंग, सेकंड इंपॉर्टेंट बेसिक डेफिनेशन इज सर कभी भी इस ब्लॉक पीरियड की जो अनडिस्क्लोज इनकम है ना, सरकार उसको टैक्स लगाना चाहती है। अनडिस्क्लोज इनकम मतलब जो इनकम आपने डिपार्टमेंट को नहीं दिखा रखी। तीसरा, सर जिस दिन कंक्लूड होती है ना सर, उस दिन जिस दिन पंचनामा ड्रॉ होता है ना उस दिन सर्च कंक्लूड होती है, ऐसा माना जाता है। चौथा, सर अगर कभी भी आपके खिलाफ ब्लॉक असेसमेंट चालू होता है ना, तो आपको जो पुराने असेसमेंट है जो कि पेंडिंग चल रहे हैं वो अबेट कर जाते हैं, पुराने असेसमेंट अबेट कर जाते हैं। सर जैसे ही पुराने असेसमेंट अबेट करेंगे ना आपका ब्लॉक असेसमेंट चलता रहेगा, ठीक है? जिस दिन सर ब्लॉक असेसमेंट सेट असाइड कर दिया जाता है, मान लो सर सीआईटी अपील्स में आप गए, ब्लॉक असेसमेंट को सेट असाइड कर दिया गया, तो भैया आपके पुराने असेसमेंट वापस जिंदा हो जाते हैं, ठीक है? आगे चल के मान लो सर आईटीआईटी में वापस ये असेसमेंट जिंदा हो जाता है, ब्लॉक असेसमेंट वाला वापस जिंदा हो जाता है, क्वेश्चन कहता है जो वापस जिंदा वाले असेसमेंट थे वापस से अपडेट कर जाएंगे। सर कोई बात नहीं। सर मान लो आपके एक बार सर्च हुई और दोबारा वापस सर्च हो गई, तो कहता है पहला वाला असेसमेंट कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरा वाला असेसमेंट चालू किया जाएगा। सर कभी भी अगर आपके खिलाफ सर्च होती है तो आपके यहाँ से एसेट्स लेके चले जाते हैं, बुक्स लेके चले जाते हैं, फिर आपको एक नोटिस इशू किया जाता है और नोटिस में आपको एक 158 बीसी का रिटर्न फाइल करने के लिए दिया जाता है। 158 बीसी का आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। नॉर्मली सर 60 डेज का टाइम लिमिट आपको मिलता है। 60 डेज के अंदर अगर आप रिटर्न फाइल कर लेते हो ना तो इसको 139 का रिटर्न बोला जाता है। 60 डेज के बाद फाइल करते हो ना तो इसको सर 139 का रिटर्न नहीं बोला जाता। डिपार्टमेंट इसको एक्सेप्ट करे या ना करे उनके ऊपर है। सर अगर आप 60 डेज में फाइल नहीं करते ना तो 1.5% पर मंथ एंड पार्ट ऑफ द मंथ का आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। जो भी अनडिस्क्लोज इनकम निकलेगी ना उस पर 1.5% पर मंथ एंड पार्ट ऑफ द मंथ का आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। कब तक? जब तक आपका असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपके ऊपर 1.5% पर मंथ एंड पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। अगर 60 डेज में फाइल कर देते हो ना तो इसको 131 का रिटर्न बोलते हैं। जैसे ही सर रिटर्न फाइल करते हो ना, मेरे को सर 143(1) का कोई इंटीमेशन रिसीव नहीं होता, कोई 148 का सर शो नोटिस इशू नहीं होता। सर जो भी रिटर्न मैंने 158 बीसी में फाइल किया ना सर, इसको रिवाइज भी नहीं कर सकता, मैं रिवाइज भी नहीं कर सकता। ओके, जैसे सर रिटर्न फाइल करता हूँ ना मेरे पास एक स्क्रूटनी नोटिस आता है 143(2) और सर आगे चल के स्क्रूटनी प्रोसीजर के फॉर्म में मेरा काम आगे बढ़ रहा होता है। मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा वो मेरे से मांगेगा, मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा वो मेरे से मांगेगा, मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा मेरे से मांगेगा और अल्टीमेटली ऑर्डर पास होगा। सर कभी भी अगर असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास करेगा ना ब्लॉक असेसमेंट में, ध्यान देना सर वो एड हॉक बेसिस पे नहीं करने वाला सर, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन ही हैज उसी बेसिस पे पास करने वाला है। सर इस चैप्टर में ब्लॉक असेसमेंट में अगर किसी को असेसमेंट करना है तो इट इज ओनली जॉइंट कमिश्नर दैट कैन डू असेसमेंट। लेकिन अगर सर जॉइंट कमिश्नर एम्पावर करता है किसको, असिस्टेंट कमिश्नर डिप्यूटी कमिश्नर को, तो ये लोग भी असेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना सर आईटीओ कभी भी ब्लॉक असेसमेंट नहीं कर सकता है सर, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके सर, ठीक है। सर कभी भी अगर ब्लॉक असेसमेंट होता है ना, ब्लॉक असेसमेंट में जो ब्लॉक पीरियड है उस पीरियड में अगर कभी भी आपका कोई स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन मिलता है, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन मिलता है या कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मिलता है, तो उस पीरियड के लिए ना सर टीपीओ को रेफर किया जा सकता है। लेकिन जो प्रीवियस ईयर ऑफ सर्च है ना, अगर उस साल के लिए कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मिलता है ना उसके लिए सर टीपीओ को रेफर नहीं किया जाता। ठीक है सर, सिंपल बात है। सर अगर मान लो इस ब्लॉक पीरियड के पहले का कोई लॉस मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं इस ब्लॉक पीरियड के इनकम से सेट ऑफ भी नहीं कर सकता। अच्छा सर, अगर पार्टनरशिप फर्म का अगर कभी ब्लॉक असेसमेंट हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म का ब्लॉक असेसमेंट हो रहा है, तो जो भी सैलरी आपने दे रखी है, जो भी इंटरेस्ट आपने दे रखा है, जो भी रेम्यूनरेशन दे रखा है टू अ नॉन वर्किंग पार्टनर सर, उसको डिसअलाउ कर दिया जाता है, उसको डिसअलाउ करके हमेशा असेसमेंट किया जाता है। सर ठीक है। सर ब्लॉक पीरियड में
ब्लॉक पीरियड में जो भी आपकी अनडिस्क्लोज इनकम निकाली जाती है ना, उस पर 60% से टैक्स लगाया जाता है, 60% से टैक्स लगाया जाता है। टैक्स के ऊपर सर कोई भी इंटरेस्ट अलग से नहीं लगाया जाता। अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो तो इंटरेस्ट लगेगा, बाकी अदरवाइज सर इस पे 234 ABC का कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता। सर ये टैक्स आपकी अनडिस्क्लोज इनकम में लगाया जाता है। सर अगर कोई भी ऐसी अनडिस्क्लोज इनकम जो डिपार्टमेंट ने ढूंढी है, उस टैक्स पे ना आपके ऊपर 50% की पेनल्टी अलग से लगाई जाती है। इस टैक्स में सरचार्ज भी एप्लीकेबल होता है, एजुकेशन सेस भी एप्लीकेबल होता है, बट सर वो सरचार्ज एजुकेशन सेस नहीं जो आप पढ़ के इनकम टैक्स में। सरकार आगे चल के नोटिफाई करेगी सरचार्ज एजुकेशन सेस, वो एप्लीकेबल होगा इस टैक्स में। आपको अभी अपने मन से कोई सरचार्ज और एजुकेशन सेस नहीं लगाना है इस केस में। सर जैसे ही आपके यहाँ सर्च हुई ना, उसके एंड ऑफ द मंथ से 12 मंथ्स के अंदर आपको ऑर्डर आ जा आपके यहाँ पे उसके यहाँ पे आपके यहाँ पे असेसमेंट ऑर्डर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक और डेट आपको मेंशन करनी पड़ेगी। सर ब्लॉक असेसमेंट में ऑर्डर कब तक आ जाना चाहिए? 12 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ मंथ इन विच सर्च इज कंक्लूडेड। सर जैसे ही कंक्लूड होती है इसके एंड ऑफ द मंथ से 12 मंथ्स के अंदर मेरे ऊपर ऑर्डर आ जाना चाहिए। सर ठीक है, ऑर्डर आ जाएगा। सर ये सेम टू सेम प्रोसीडिंग्स तब भी लगेगी जब मान लो किसी और के यहाँ सर्च होती है और मेरी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिलती है, तो सेम टू सेम मेरी प्रोसीडिंग्स यहाँ पे आपको लगने वाली है। सिर्फ सिंपल सा प्रोविजन इतना ही था। ब्लॉक असेसमेंट जहां खत्म होता है, हमारा असेसमेंट प्रोविजन भी खत्म हो जाता है। आप इसी टॉपिक को बार बार सुनो, मैं बता रहा हूँ ब्लॉक असेसमेंट में जितना रेलिवेंट चीजें मैंने आपको बता दी। इससे ज्यादा अगर आपको डेप्थ में जाना है तो भैया ब्लॉक असेसमेंट का पूरा वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, आप उस ब्लॉक असेसमेंट को भी देख सकते हो। सर पेनल्टीज का पूरा वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, यू कैन रेफर दैट। प्लस कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का भी पूरा यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, यू कैन ऑल्सो रेफर दैट। सर आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। जितना मैंने पढ़ा और जितना मैं पढ़ा पाया, इट होलिस्टिकली कवर्स योर एंटायर इनकम टैक्स। सर एक बार मेरी बात को कंप्लीट होकर लेने देना, उसके बाद जाना। सर आई एम कमिंग ऑन टू इंडेक्स, एक बार मैं आ रहा हूँ। सर आज मैंने जब स्टार्ट किया था, व्हेन आई स्टार्टेड टुडे, एक बार मेरी बात तो कंप्लीट कर लेना, ठीक है, ताकि होलिस्टिकली आपको अप्रोच समझ में आए। बेसिक्स, नॉर्मल टैक्स रेट्स मैंने आज के दिन में पढ़ा है, कैपिटल गेन मैंने आपको पढ़ा है, अदर सोर्सेज मैंने आपको पढ़ा है, पीजीबी मैंने पढ़ाया। सर जब मैंने स्मॉल कैटेगरी वाला टॉपिक लिया था ना, मैंने स्मॉल कैटेगरी वाला लिया था ना, उसमें मैंने आईसीडीएस पढ़ा दिया था, क्लबिंग वाला पढ़ा दिया था, सेट ऑफ भी पढ़ा था, डिडक्शन भी पढ़ा दिया था। आज के दिन में हमने असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज किया, ट्रस्ट भी कर लिया, टीडीएस भी कर लिया, आईटी अथॉरिटी भी कर लिया। स्मॉल टॉपिक में मैंने अपील भी पढ़ लिया था, मैंने पढ़ा दिया था, टैक्स प्लानिंग भी पढ़ा दिया था, प्लस मैंने डीआरसी मिसलीनियस टैक्स ऑडिट और ब्लैक मनी, ये भी स्मॉल टॉपिक वाले मैराथन में पढ़ा दिया था। उसके अलावा सर जो भी एनआर टैक्सेशन है, डबल टैक्सेशन है, ट्रांसफर प्राइसिंग, इक्वलाइजेशन लेवी, एडवांस रूलिंग, बेप्स, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, टैक्स ट्रीटीज और लेटेस्ट डेवलपमेंट एंड फॉरेन करेंसी कन्वर्जन, सर ये सारे टॉपिक मैंने आपके इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ा दिए। ओवरऑल सर वी टुक 3 मैराथन्स, हमने 3 मैराथन्स लिए। इसमें पहला वाला था इंटरनेशनल टैक्सेशन विच वाज अराउंड 6.45 आवर्स। दूसरा था सर स्मॉल टॉपिक मैराथन, जिसमें सर हमने 5 आवर्स में सर 10 चैप्टर किए थे। और आज हमने लिया सर मेजर ए कैटेगरी टॉपिक, जिसमें हमने ऑल टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, ऑल टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए। होलिस्टिकली मेरी तरफ से सर 19 आवर्स में आपका पूरा इनकम टैक्स समराइज करवा दिया गया है। अगर आप इसको मल्टीपल टाइम सुनते हो ना, मैं बता रहा हूँ ये किसी भी रिवीजन वीडियो से बेहतर है। 18 19 घंटे में आप कोई भी रिवीजन वीडियो रेफर करो, उससे बेहतर कंटेंट कवरेज आपको यहाँ पे मिली हुई है। आपको बस इसको बार बार सुनना है, इफ इट इज रिक्वायर्ड। एग्जाम डे पे जो टॉपिक आपका लैक करता है ना, उन टॉपिक्स को आपको इस मैराथन से रेफर करना है। मैं बता दूं, यू विल बी डन। सर मैं यहाँ पे रोका हुआ नहीं हूँ, मैं बताऊं आपको, मैं हर वो कंटेंट अभी भी आपके लिए लाऊंगा, बट दैट इज व्हाट इज रेलेवेंट। सर एमसीक्यू की समरी पे भी काम चल रहा है, क्वेश्चन आंसर एडिशनल क्वेश्चन पे भी काम चल रहा है। सर वर्क इज गोइंग ऑन डे इन एंड डे आउट। सर सब बहुत ज्यादा काम चल रहा है चीजों पे। सो थिंग्स आर गोइंग फॉर योर बेनिफिट। बस अब आपको काम करना है। देखो मेरी तरफ से मैंने अपना समझाने का काम पूरा कंप्लीट करवा दिया, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाने का काम कर दिया। बस अब आपको यहाँ पे पढ़ना है एंड बस अच्छे से पेपर करके आना है। मैं बता रहा हूँ, इट हैज आई हैड नेवर थॉट कि मैं कभी 8 घंटे इतना ज्यादा एनर्जी में बोल पाऊंगा, बट इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू ऑल। आपके कारण मैं कर पाया ये चीजें, एंड ऑल थैंक्स टू यू फॉर बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस मैराथन, फॉर मेकिंग दिस मैराथन मोर lively, for participating in this marathon and making it a wonderful one. Thank you so much. I would wish all the best, all the very best to all of you. अच्छे से करना। किसी को कोई भी डाउट आता है ना, सब्जेक्ट रिलेटेड, नॉन सब्जेक्ट रिलेटेड, आई एम देयर ऑन टेलीग्राम। आप ये बात मानना कि यहाँ पे आप अकेले नहीं हो, आपके साथ एक जना तो है यहाँ पे, एंड एक हमेशा आपके साथ है, ठीक है। तो आपको बस अपनी मेहनत करनी है। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है ना, ये बात मान के चलना, रिसोर्सेज वाइज यू विल नेवर लाइक, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली रिसोर्सेज वाइज। आपको अगर टॉपिक में दिक्कत आती है, मैं फिर से कोई टॉपिक आपके लिए समझा दूंगा, नीड नॉट टू वरी। बस ये है ना कि आपको अपने तरीके से ना पूरा 100% देना है।
एट द एंड ऑफ द डे ये नहीं लगना चाहिए कि यार सब कुछ था लेकिन मैं ट्राई नहीं कर पाया। तो बस उसको थोड़ा-सा देख लेना एंड मस्त मज़ा आ जाएगा इस बार। बट मैसेज करना, अगर मैराथन के थ्रू ही अगर आपको कोई बेनिफिट मिलता है ना एट द एंड ऑफ द डे, ज़रूर मुझे मैसेज करना और अपना एक प्यारा-सा कमेंट ना ज़रूर इस मैराथन के एंड होने के बाद एक डाल देना कि सर आज हमको मज़ा ही आ गया मैराथन में, ऐसा करके कमेंट डाल देना ना, इट विल गिव मी मोटिवेशन। तो मस्त बिल्कुल एकदम मज़ा ही आ जाएगा। सर गाइस थैंक यू सो मच गाइस फॉर बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल, वंडरफुल डिटेल्ड मैराथन। Thank you so much for being here. See you guys in some other video. Many, many, many thanks for watching. Bye bye. Take care and enjoy studying.